तो गाइस इस सीरीज में हमारा हीरो रीइंकार्नेट होने के बाद स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स में एक ऑर्डिनरी लाइफ जीने का सपना देखता है, जहां पर वो ऑर्डिनरी लाइफ जीता भी है। तो उसे देखकर ये मत समझिएगा कि कोई फैमिली ड्रामा टाइप की सीरीज है, लेकिन असल में ये बहुत ज्यादा खतरनाक रुथलेस टाइप की सीरीज है, बिल्कुल ब्लीडिंग फेट की तरह की। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है, हमें यहाँ पर हुनान प्रोविंस का एक सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर सिटी के यानी शहर के बीचों बीच सभी लोग देख रहे होते हैं कि ये बंदा कौन बैठा हुआ है। तो वहाँ पर हमारा हीरो शहर के बीचों बीच कल्टिवेट करने के लिए बैठा होता है। तो वहाँ पर वो अपने दोनों टांगे क्रॉस लेग करके बैठा होता है और सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। तो असल में जहाँ पर इसको रीइंकार्नेशन कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारा हीरो जो है वो रीइंकार्नेट हुआ, बल्कि अपनी सील को तोड़कर 100 साल के बाद दोबारा जहाँ पर आकर बैठा है। वहाँ पर बैठा बैठा अपनी पास्ट की मेमोरीज को याद कर रहा होता है और कहता है कि जिस तरह हवा चलती है इसी तरह टाइम भी गुजर जाता है और पास्ट का टाइम तो गुजर गया। और देखो तो सही, यहाँ पर पूरे 100 साल गुजर गए और 100 साल के बाद आज यहाँ पर मुझे लगता है कुछ भी नहीं बचा, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। और साथ ही वो यहाँ पर अपनी पास्ट की कहानी सुनाता और कहता है अभी मैं एक बहुत ही रुथलेस इंसान हुआ करता था, बिल्कुल एक डीमन की तरह। मैं किसी के ऊपर तरस नहीं खाया करता था, मेरे सामने जो भी आया मैंने उसे काट दिया। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें बिखरी होती थी, खून ही खून हुआ करता था। मेरे सामने चाहे पूरी की पूरी आर्मी क्यों ना आ जाती, लेकिन मैं अपनी तलवार की मदद से पूरी की पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देता, सभी को बहुत ही बेदर्दी से मार देता। चाहे वो लोग भागने की कोशिश करते, लेकिन मैं किसी एक को भी नहीं छोड़ता था। और जहां पर भी मैं जाता था वहां पर लाशों के ढेर होते थे। यहाँ तक कि जो दुनिया मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक मजाक थी और इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग मेरे लिए मजाक थे। और इसी वजह से लोगों ने, यानी कि यहाँ के इस दुनिया में रहने वाले लोगों ने मुझे एक निक नेम दिया था। उन्होंने मुझे यहाँ पर रुथलेस डीमन का नाम दिया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं उस वक्त में इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन था। चाहे कोई कितना बड़ा क्यों ना हो, चाहे कोई कितना छोटा क्यों ना हो, चाहे कोई कितना पावरफुल क्यों ना हो, मेरे सामने आने के बाद उसका मरना तो तय था। और ये कितना ज्यादा बोरिंग था कि सभी लोग मेरे हाथों से मारे जाते थे। यहीं पर हमारा हीरो जो होता है वो अपनी लाइन क्रॉस करता है, यानी कि वहां पर सभी लोगों को मार आता है। तो एक दिन जब वो सभी लोगों को मारकर वहां पर खड़ा होता है, इसी के साथ ही वहां पर 8 प्रोटेक्टर्स आ जाते हैं, जो कि इस दुनिया के प्रोटेक्टर्स हैं। उनके पास डिवाइन पावर्स हैं। तो वो कहते हैं ये कितना ज्यादा बोरिंग है, एक बंदा जो कि इस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान बन चुका है, सबसे रुथलेस इंसान है, उसे यहाँ पर ये टाइटल दिया गया है, लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रहा है। इसके साथ ही वहां पर उसके पांव जो होते हैं वो बर्फ में जमना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसको बर्फ में जमा रहे होते हैं। पर वो सभी लोग जो होते हैं उसे देखकर हंस रहे होते हैं। तो वो 8 इमोर्टल्स होते हैं जो कि इस दुनिया के रखवाले होते हैं, और उनके बारे में बताया जाता है कि वो सभी लोग सेंट्रल प्लेन्स की रक्षा करते हैं। उनमें से एक कहता है कि जरा देखो तो सही, इसने यहाँ पर सारी हदों को क्रॉस किया है, इसने यहाँ पर रुथलेसनेस की हर एक हद को पार किया। और यहाँ पर एक कहता है कि मैं इसको यहाँ पर इतनी सजा देना चाहता हूँ कि पर्सनली अपने हाथ से इसको मारना चाहता हूँ। दूसरा कहता है लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको अपने हाथ से नहीं मार सकते, क्योंकि इस वक्त ये इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बन चुका है और यहाँ पर इस दुनिया में कोई इंसान इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसी वजह से हम इमोर्टल्स को इसका मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन काफी अफसोस की बात है कि हम लोग इस बंदे को यहाँ पर मार तो नहीं सकते, लेकिन इसे यहाँ पर सील किया जा सकता है। तो वो सभी लोग अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद आइस के साथ उसकी पूरी बॉडी को वहां पर कवर कर देते हैं। और आइस के साथ उसकी पूरी बॉडी को वहां पर कवर करने के बाद वो उसकी बॉडी को एक लेक के अंदर फेंक देते हैं, जहां पर लेक काफी ज्यादा गहरी होती है। उसकी गहराई में वो आइस जो होती है गहराई के अंदर जाकर बैठ जाती है। तो वो कहते हैं कि हम लोग इसे यहाँ पर डोंगटिंग लेक के अंदर हमेशा के लिए सील कर रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को हम लोग अपने हाथों से मार नहीं सकते, तो इसे सिर्फ सील कर सकते हैं और इस इंसानियत की दुनिया को बचा सकते हैं। तो सॉरी, पीछे मैंने जहाँ पर 100 साल बोला था, लेकिन असल में 100 साल नहीं बल्कि पूरे 1000 साल गुजर चुके हैं। तो 1000 साल तक हमारा जो डीमन था वो उस बर्फ के अंदर जमा रहता है और जमा रहने के बाद उसी लेक के अंदर पड़ा रहता है। लेकिन 1000 साल के बाद कुछ ऐसा होता है कि वो बर्फ के अंदर से निकल आता है, उसकी सील ढीली हो जाती है और सील के अंदर से वो बाहर निकल आता है। जब तो बाहर आने के बाद वुजुन कहता है कि पूरे 1000 साल तक मुझे वहां पर उस पानी के अंदर, उस बर्फ के अंदर ट्रैप रखने के बाद ये सभी लोग, यानी वो 8 इमोर्टल्स हैं, वो अभी तक यहाँ पर जश्न मना रहे होंगे और बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे कि उन्होंने यहाँ पर इस दुनिया को बचा लिया। साथ ही वो उठकर खड़ा हो जाता है, वहां पर से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है और कहता है लेकिन अब यहाँ पर 1000 साल के बाद दोबारा यहाँ पर आने के बाद मुझे लगता है कि मेरा यहाँ पर कोई भी नहीं है, जिन लोगों को मैं जानता था वो भी यहाँ पर नहीं है, इस दुनिया में मैं सिर्फ और सिर्फ अकेला हूँ। क्योंकि मैं पूरे 1000 साल तक उस बर्फ के अंदर जमा रहा और पानी के अंदर से अभी निकल कर आया हूँ। तो 1000 साल तक तो कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता, वो सभी लोग तो मर चुके होंगे। मेरे पास यहाँ पर रहने के लिए कोई घर भी नहीं है, कोई जगह भी नहीं है जहाँ पर मैं जा सकता हूँ। तो क्या मुझे बाकी की सारी जिंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी, बेघर, जिसके पास कोई अपना नहीं है? क्या मैं बाकी की सारी जिंदगी इसी तरह गुजारने वाला हूँ? लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर जो रुथलेस डीमन है, यानी मेरे पास्ट का जो पास्ट सेल्फ है, वो दोबारा से मेरे सामने अपीयर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1000 साल तक वहां पर सील रहने के बाद मैं काफी ज्यादा बदल गया हूँ, यानी कि अब मैं वैसा नहीं रहा। मेरे आसपास बहुत सारे इंसान हैं, लेकिन मैं किसी को मार नहीं रहा, यानी कि अब ये मेरी दुनिया नहीं है, लेकिन मुझे इसी दुनिया में रहना सीखना होगा। और इसी के साथ ही वहां पर जंगल की तरफ चल पड़ता है। तो जब वहां पर जंगल की तरफ जा रहा था, वहां पर रास्ते में उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है, जो कि शायद मांगने वाली होती है, लेकिन वो बुरी हालत में होती है और अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। तुम्हारा वुजुन उसके पास आता है, उसके पास खड़ा होकर देखता है कि क्या ये लड़की, इसके कपड़े देखकर तो लगता है ये भीख मांगने वाली है। वो आगे बढ़ता है, उसकी पल्स
को चेक करता है और कहता है कि इसकी पल्स तो है, यानी अभी तक जिंदा है लेकिन अपनी आखिरी सांसें ले रही है और कुछ ही घंटों में यहाँ पर मर जाएगी। लगता नहीं है कि यहाँ पर 4 घंटों से ज्यादा ये जी पाएगी, ये मरने वाली है। फिर साथ ही वो उस लड़की की तरफ देखता है तो उस लड़की की आंखें खुली होती है, यानी कि उसकी तरफ देख रही होती है। तो वू जुन कहता है कि मुझे इस सबसे क्या फर्क पड़ता है, बहुत सारे लोगों की जान तो मैंने अपने हाथों से ली थी, एक बच्ची यहाँ पर मर जाएगी तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन साथ ही उसे यहाँ पर अपना छोटापन दिखाई देता है, जब वो छोटा बच्चा था और वो भी यहाँ पर इसी तरह भीख मांगा करता था। तो वो वहां पर उठकर खड़ा होता है, फिर साथ ही कहता है मैं इसे यहाँ पर मरने नहीं दे सकता। तो वो उस बच्ची से कहता है कि लड़की अपने आप को बहुत ज्यादा लकी समझो कि आज मैं यहाँ पर तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। और वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर डालता है। तो जब स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर डालता है तो वो कहता है मुझे लगता है कि कुछ और घंटों तक ये जिंदा रह पाएगी, तब तक कोई ना कोई यहाँ पर आ जाएगा और इसको बचा लेगा। लेकिन यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये लड़की भूखी है, क्योंकि उसके पेट के अंदर से गुड़ुल गुड़ुल की आवाज आ रही होती है। तो वो कहता है कि इस लड़की को भूख लगी, अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैंने इसे अपनी एनर्जी तो दे दी लेकिन फिजिकल एनर्जी कहाँ से लेकर आऊँ, इसको खाना देना पड़ेगा। इसी के साथ ही वो अपनी जेब के अंदर हाथ डालता है तो उसकी जेब के अंदर से 2 पिल्स निकलती हैं। तो वो कहता है यहाँ पर 2 पिल्स हैं जो कि एनर्जी को बढ़ा सकती हैं, लेकिन ये पिल्स 1000 साल पुरानी है, ये तब से मेरी जेब के अंदर है, पता नहीं इनका इफेक्ट यहाँ पर होगा भी या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि इस लड़की के ऊपर कोई साइड इफेक्ट हो जाए। ये पिल्स पिछले 1000 साल से मेरी जेब के अंदर थी और गंदी हो सकती हैं, और हो सकता है कि इसको खाने के बाद इस लड़की बेचारी को डायरिया हो जाए, हो सकता है कि इसमें ये मर भी सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त फिलहाल के लिए मेरे पास इसको देने के लिए कुछ भी नहीं है, खाने को देने के लिए कुछ नहीं है, तो इसी पिल से काम चलाया जा सकता है। वैसे भी तुझे मरने वाली है तो क्या पता पिल खाकर ठीक हो जाए। तो हमारा वू जुन जो होता है उसके मुंह में पिल डालता है, पिल डालने के बाद वहां पर से उठ जाता है और वहां पर से चला जाता है, जबकि वो लड़की अपनी आंखें खोलती है और कहती है कि अब यहाँ पर कौन है, इसने उसकी मदद की है। नेक्स्ट सीन में सुबह का दिखाया जाता है। तो सुबह के वक्त वो लड़की जो होती है अपने हाथ में एक बन लेकर उसके पास आती है। वू जुन वहीं पर दूर जाकर एक पेड़ के पास बैठा होता है, वहां पर सो रहा था। तो वो लड़की उसके पास आती है और उसके सामने बंद करती है। तो ये देखकर वू जुन काफी हैरान होता है। तो वो लड़की चमकती हुई आंखों के साथ उसकी तरफ देख रही होती है। वू जुन उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, तुम इस बन को मेरे लिए सामने क्यों कर रही हो। तो वो लड़की आगे से मासूमपना दिखाते हुए से कहती है ये तो डंपलिंग है और तुम्हारे लिए है। तो वो उसे कहता है क्या ये मेरे लिए है, लेकिन तुम मुझे क्यों दे रही हो, मैं यहाँ पर तुम्हारे पास से कुछ लेकर क्यों खाऊंगा। तो फिर साथ ही वहां पर फिर से स्पार्कल करना शुरू कर देती है। वू जुन उसके पास से बन लेकर नहीं खाता और कहता है कि नहीं मैं इसके पास से बन क्यों लूं। फिर साथ ही वो सोच रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने इसकी जान बचाई और यहाँ पर एहसान का बदला चुकाना चाहती है। वू जुन उसकी तरफ देखता है तो वो मुस्कुरा रही होती है। तो उसी के साथ ही वो पीछे की तरफ घूम जाता है और कहता है नहीं मैं ये नहीं खाने वाला, क्योंकि वो लड़की उसके सामने ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन देती है जिसकी उसे बिल्कुल भी आदत नहीं होती। तो वो कहता है कि मैं पास का डीमन हूँ जो कि इस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन से बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं हूँ, मुझे सिर्फ वो फेशियल एक्सप्रेशन पसंद है जिनमें लोग मेरे से बहुत ज्यादा डरे हों और उनके चेहरे के ऊपर डर हो। नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन वो लड़की फिर से उसके लिए बन लेकर आती है। तो अगले दिन जब वो उसके लिए बन लेकर आती है तो वो फिर से उसे ना करता है, लेकिन जब वो तीसरे दिन उसके लिए बन लेकर आती है तो वो दोनों वहीं पर बैठकर बन खा रहे होते हैं। तो हमारा वू जुन कहता है कि उसके बाद से हर रोज वो लड़की मेरे लिए बन लेकर आती है और मैं वहीं पर बैठकर उसके पास से बन लेकर खाता, और दोनों में अब यहाँ पर काफी ज्यादा दोस्ती हो गई है। तकरीबन 2 हफ्ते गुजर चुके हैं और दोनों अब यहाँ पर इकट्ठे बैठकर बंस खाते हैं। तो वू जुन कहता है कि ये काफी ज्यादा अजीब था, वो लड़की मेरे पास बैठकर वो बन खाती थी और उसके चेहरे के ऊपर एक स्माइल रहती थी, हालांकि उसके कपड़े फटे हुए हैं और शायद वो कहीं से भीख मांग कर लाती है। मुझे उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा अजीब लगते हैं और बहुत ज्यादा अच्छे भी लगते हैं, लगता है कि मैं यहाँ पर बदल रहा हूँ। तो अब मुझे महसूस होता है कि अच्छा होना इतना भी बुरा नहीं है। जो होता है वो दोबारा उस शहर में आता है। तो जब वो शहर की गलियों में वहां पर घूम रहा था तो उसी के साथ उसे साइड के ऊपर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। एक शॉपकीपर चिल्लाकर कहता है कि लड़की तुम रोजाना यहाँ पर आती हो और मेरे पास यहाँ पर से बंस चोरी करती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर से चोरी करने की। वहां पर उसे बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा था और कहता है कि ये पहली बार नहीं है, तुम बार बार यहाँ पर आती हो और आकर यहाँ पर से चोरी करती हो, अगर 1-2 बार हो तो फिर तो यहाँ पर चलो तुम्हें माफ कर दें, लेकिन रोजाना तुम यहाँ से चोरी करती हो, 2 पांच उठाकर ले जाती हो और उसके बाद मुझे यहाँ पर रात को पे करना पड़ता है। लड़की बेचारी वहां पर उससे मार खा रही होती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। वू जुन भी वहीं पर जाकर खड़ा हो जाता है और वहां पर देख रहा होता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, ये लड़की को क्यों मार रहा है। लेकिन साथ ही वो सोच रहा था कि यहाँ पर इस लड़की को मार पड़नी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चोरी करके उसे बंस खिला रही थी, क्योंकि इस एज में अगर बच्चे चोरी करेंगे तो वो बड़े होकर और बड़े चोर बन सकते हैं। शॉपकीपर भी उसे पीट रहा था और कहता है कि अगर तुम यहाँ पर अभी चोरी कर रही हो तो फिर बाद में क्या होगा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं, चलो जल्दी से अपने पेरेंट्स का बताओ, मैं उन्हें जाकर बताकर आता हूँ कि तुम एक चोर बन चुकी हो। इसके बावजूद के वू जुन वहां पर ये सोच रहा था कि इस लड़की को मार पड़नी चाहिए क्योंकि इसने चोरी किया, लेकिन साथ ही वो आगे बढ़ता है और जाकर उस शॉपकीपर को एक जबरदस्त किक मारता है। उसे किक मारता है तो बेचारा वहीं पर नीचे गिर जाता है और कहता है मेरा हाथ, तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया। माना वू जुन उसके सामने बिल्कुल बात भी नहीं करता, लेकिन उस लड़की की तरफ देखता है कि उसकी हालत काफी खराब होती है। फिर साथ ही वू जुन वहां से भागना शुरू कर देता है। वो उस बंदे को मारकर वहां से भाग रहा था और कहता है कि मैं यहाँ पर और ज्यादा नहीं रुक सकता। तो वो भागते भागते सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर अचानक से क्या हुआ कि मैंने जाकर उस बंदे पर अटैक कर दिया, क्या मैं उस छोटी लड़की के ऊपर तरस खा रहा था, क्या मैं उस छोटी लड़की की मदद कर रहा था। वो लड़की यहाँ पर जिंदा रहने के लिए बंस चोरी करती है और साथ ही मुझे बंस खिला रही थी। पिछले 2 हफ्ते से मैं उस लड़की के पास से चोरी के बंस खा रहा
वाला था। मुझे पता ही नहीं था कि वो लड़की किस हालत में वहां पर से बांस लेकर आ रही थी। हालांकि जब वो पहली बार मुझे मिली थी उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और आज देखो जहाँ पर बांस चोरी करते हुए फिर से पकड़ी गई और उसकी हालत फिर से खराब हो गई है। मुझे ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या पसंद नहीं है। तो वो भागते भागते वहां पर से काफी दूर निकल आता है, उसे समझ नहीं आती कि वो कहां पर आ गया है। तो वहां पर आने के बाद जब वो रुकता है और कहता है मुझे तो समझ ही नहीं आई कि मैं कहां पर पहुंच आया हूं, लगता है कि भागते भागते मैं काफी दूर निकल आया। तो जैसे ही वहां पर वो सामने की तरफ देखता है तो वहां पर एक झरना होता है और झरने के नीचे वहां पर एक झील होती है। जब वो उस झील की तरफ देखता है तो वो कहता है ये तो वही है, यानी कि ये वही लेक है जिस लेक के अंदर मुझे फ्रीज करके सील किया गया था। 1000 साल से मैं इसी लेक के अंदर ट्रैप था, मुझे ये लेक बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसी के साथ वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है ये लेक बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मेरे जैसा एक पावरफुल इंसान जिसे पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती थी कि ये सबसे पावरफुल इंसान है, मैं इस दुनिया का गार्ड कहलाने के लायक था, उसे पूरे 1000 साल तक इस लेक के अंदर ट्रैप करके रखा गया। मैं आज के बाद कभी इस लेक को नहीं देखना चाहूंगा, मुझे ये लेक दोबारा कभी नहीं देखनी। और साथ ही वहां पर से वापस मुड़ पड़ता है। जब वो वापस आ रहा था तो वहीं पर झाड़ियों के अंदर वो लड़की होती है। तो वो लड़की वहां पर बुरी हालत में बाहर निकलती है और उसे कहती है फाइनली तू मुझे मिल ही गए। तो वो बड़ी बुरी तरह से मार खा के वहां पर आई होती है, उस बेचारी के पांव भी सूजे होते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या, ये लड़की यहाँ पर फिर से उसी हालत में मुझे मिल रही है जिस तरह ये पहली बार मुझे मिली थी। तो वूजन उसे कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि तुम यहाँ पर मेरा पीछा क्यों कर रही थी, तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ पर क्यों आई हो। इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर, और फिर भागती हुई आगे बढ़ती है और कहती है कि मैं अकेला नहीं रहना चाहती, मुझे और ज्यादा अकेले नहीं रहना, मैं अकेले रह के तंग आ गई हूँ। और उसके साथ जाकर लिपट जाती है। जबकि हमारा वूजन वहां पर ये सुनने के बाद खामोश हो जाता है। फिर साथ ही वो कहता है मैं अपनी सारी जिंदगी बिल्कुल अकेला रहा हूँ, यानी कि मैं भी इसी की तरह एक अनाथ बच्चा था और उसके बाद जब पावरफुल हो गया तो फिर मैं एक रुथलेस इंसान बन गया, बिल्कुल एक डीमन की तरह। मैं उस वक्त बिल्कुल अकेला था, कोई मेरे पास नहीं था और फिर साथ ही पूरे 1000 साल तक मैं इस लेक के अंदर अकेला रहा। तो मुझे लगता है कि अब मुझे भी यहाँ पर अकेला नहीं रहना चाहिए। वो उस लड़की से कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़की उसे कहती है कि मेरा नाम हवा स्वामी है। तो हमारा वूजन अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि यही मेरी किस्मत है, दोबारा से यहाँ पर 1000 साल के बाद मैं इस दुनिया में वापस आया हूँ। तो मुझे लगता है कि इस लड़की के साथ रिलेशनशिप मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि अब दोबारा से मैं वो लाइफ जी सकता हूँ जो लाइफ मुझे पहले कभी नहीं मिली। उसके सर पे हाथ रखते हुए उसे कहता है कि मेरा नाम डैन वूजन है, चलो फिर ठीक है, हम दोनों आज के बाद से एक साथ रहेंगे। और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर एक साथ रहने का फैसला करते हैं। तो उसी जंगल के अंदर वो लोग आग जलाकर वहां पर बैठते हैं, रात को वहीं पर सोते हैं। तो रात के वक्त जब वहां पर वो सो रही होती है, सोमी वहां पर सो रही होती है, तो हमारा ज़हयून सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर इससे ये तो कह दिया कि हम लोग एक साथ रहेंगे, लेकिन यहाँ पर मेरे पास भी रहने के लिए कोई घर नहीं है, क्या हम लोग सारी जिंदगी यहीं पर जंगल में आग जलाकर बैठे रहेंगे। वूजन कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर एक घर बनाना चाहिए। जब मैं यंग था उस वक्त मैं एक घर बनाना चाहता था, अपने लिए एक बहुत ही बड़ा मेंशन बनाना चाहता था जिसके अंदर मैं रह सकूं। तो जो सपने में मैं अब घर देखता था मुझे लगता है कि वो अब मैं बना सकता हूँ। और इसी के साथ ही वो लड़की को वहीं पर लेटाता है और वहां पर घर बनाना शुरू कर देता है। तो रात के वक्त वो रातों रात वहां पर पूरा एक घर बना देता है। तो सुबह के वक्त जब सोमी उठती है, उठने के बाद वो सामने देखते हैं उसके सामने एक बड़ा सा घर होता है, जबकि हमारा वूजन अभी भी वहां पर काम कर रहा होता है। तो वूजन अभी भी वहां पर कुछ काम कर रहा था। सोमी उसे कहती है कि ये क्या, ये बड़ा सा घर कहाँ से आ गया। वूजन उसे कहता है हाँ यहाँ पर एक बड़ा सा घर है। तो सोमी उसे कहती है लेकिन रात के वक्त तो यहाँ पर कोई घर नहीं था, जब हम लोग रात के वक्त यहाँ पर आए थे। तो वो उसे कहता है नहीं रात के वक्त यहाँ पर घर था। तो वो कहती है नहीं मुझे याद है यहाँ पर कोई घर नहीं था। तो वो उसे कहता है नहीं यहाँ पर एक घर था। तो सोमी उसकी बात सुनने के बाद कहती है अब जबकि यहाँ पर इतने सीरियसली बात कर रहा है तो मुझे लगता है कि मुझे याद नहीं होगा, हो सकता है कि रात के वक्त यहाँ पर कोई घर और अंधेरे की वजह से मुझे दिखाई ना दिया हो, क्योंकि ये मेरे साथ यहाँ पर झूठ तो नहीं बोलेगा, ये यहाँ पर इस बार में झूठ तो नहीं बोल सकता ना कि यहाँ पर एक घर नहीं था। फिर साथ ही वो कहती है यहाँ पर इतना खूबसूरत घर एक ही रात में कैसे अपीयर हो गया, लेकिन ऊपर से इतना खूबसूरत है कि यहाँ पर इसके ऊपर जो लकड़ी लगी है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है और ऊपर से इसके ऊपर इतने अच्छे कलर है, मैंने ऐसा घर पहले कभी नहीं देखा। तो कहती है ये घर तो बहुत ज्यादा कूल है और बहुत ज्यादा बड़ा भी है कि ये तो बिल्कुल एक विला की तरह है। तो वो उसे कहता है क्या तुम्हें ये घर पसंद आया, तो हम लोग इस घर के अंदर रह सकते हैं, मुझे पूरी रात लगी इसको बनाने में। तो वो उसकी बात सुनने के बाद कहती है तुमने तो कहा था कि तुमने इस घर को नहीं बनाया, बल्कि ये घर यहाँ पर पहले से मौजूद था। तो वूजन उसे कहता है मेरे कहने का मतलब ये था घर यहाँ पर पहले से था लेकिन मैंने इसको रिपेयर करके अच्छा बना दिया है। तो सोमी ये बात सुनने के बाद कहती है चलो जो भी हो ये घर तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, हम लोग इस घर के अंदर रह सकते हैं। फिर साथ ही वो कहती है लेकिन इस घर की दीवार क्यों नहीं है, क्योंकि घर तो बहुत ज्यादा अच्छा है लेकिन इसके इर्द गिर्द यहाँ पर फेंस एरिया होना चाहिए, इसके इर्द गिर्द यहाँ पर दीवार होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसी वजह से यहाँ पर इस घर के ओनर ने इसको छोड़ दिया होगा। तो फिर वहाँ पर रात गुजरती है और अगले दिन सुबह सुबह वहाँ पर फेंस भी बन जाती है। तुझे देखकर सोमी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है अब यहाँ पर ये फेंस कहाँ से आ गई, कल तो यहाँ पर फेंस नहीं थी। तो वो उसे कहता है ये फेंस पहले यहाँ पर थी। तो वो कहती है नहीं यहाँ पर नहीं थी। तो वो उसे कहता है नहीं यहीं पर थी, तुम्हें दिखाई नहीं दी होगी। भागती हुई अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद वो देखती है और कहती है ये घर तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। फिर साथ ही वहीं पर वो बैठ जाती है और काफी उदास हो जाती है। तो वो उसे कहता है अब तुम्हें क्या हुआ। तो वो कहती है क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो वो कहती है कि घर के बाहर ये गार्डन है और गार्डन का एरिया बहुत ज्यादा खाली है, मुझे लगता है कि वहाँ पर फूल पौधे होने चाहिए, खूबसूरत फूल, और साथ में एक पूल भी
होना चाहिए। सुनने के बाद अगली रात वहाँ पर पूल बना देता है और साथ ही वहाँ पर फूल पौधे भी लगा देता है। तो सुबह उठने के बाद सोमी कहती है जहाँ पर तो ये सब कुछ नहीं था। तो वो उसे कहता है नहीं ये सब कुछ यही पर था, तुमने देखा नहीं था। वो कहती है अच्छा ठीक मैं मान लेती हूँ, क्योंकि अब उसे पता है कि ये सब कुछ यही कर रहा है। तो वो पौंड में जाकर हाथ मारना शुरू कर देती है। जब वो पौंड की तरफ देख रही होती है तो हमारा वूजन उसी की तरफ देख रहा होता है कि अब यहाँ पर कोई कहेगी कि इसमें कोई कमी रह गई है। मुझे पता है कि अभी इस घर में काफी ज्यादा कमी है, मुझे यहाँ पर इस घर के अंदर कुछ रूम्स बनाने होंगे, हर एक का अलग अलग रूम बनेगा और उसके बाद मुझे यहाँ पर बेड्स भी तो लेकर आने हैं, बेड्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर लकड़ी काट कर बेड बनाऊंगा और फिर साथ ही इस बच्ची को भूखा तो नहीं मारना, इसके लिए मुझे फिशिंग करनी पड़ेगी और जाकर यहाँ फिर कोई रैबिट वगैरह पकड़ कर लाना पड़ेगा। तो इस बात से वूजन काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि मुझे लगता है कि फाइनली अब मुझे यहाँ पर एक नॉर्मल जिंदगी मिल गई है। ठीक है, साथ ही सोमी फिर से उसे कहती है अंकल मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ कमी है। तो वो उसके मुंह पर हाथ रखता है और कहता है तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि यहाँ पर क्या कमी है। फिर साथ ही वो अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सोमी उसके पास ही बैठी होती है और कहती है कि अब तुम यहाँ पर क्या बना रहे हो। तो हमारा हीरो जो होता है वहां पर एक टब बना रहा होता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर एक बाथ टब बना रहा हूँ। तो वो कहती है लेकिन इस टब का हम लोग करेंगे क्या। तो वो कहता है कि हम लोग इस टब के अंदर नहाया करेंगे। सर अपनी तरफ देखो तुम कितनी ज्यादा गंदी लग रही हो, तुम्हें यहाँ पर इसके अंदर बैठकर नहाना चाहिए। तुम वहां से भागने की कोशिश करती है। तो वो कहता है नहीं तुम भागकर नहीं जा सकती, बल्कि तुम्हें यहाँ पर इसके अंदर बैठकर नहाना है। तो वो उसे नहला धुलाकर वहां पर नए कपड़े पहनाता है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। जबकि हमारा वूजन कहता है कि लगता है कि हम लोग यहाँ पर अब यहाँ पर जगह के ऊपर पीसफुल लाइफ गुजार सकते हैं। के साथ ही उनके घर के बाहर कुछ लोगों को दिखाते हैं कि वो लोग उनके घर को देख रहे होते हैं। वूजन कहता है कि मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता हूँ, लेकिन अफसोस कि यहाँ पर वो नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती जिसका मैं सपना देख रहा था। तो फाइनली अब यहाँ पर से हमारी सीरीज स्टार्ट होने वाली। वापस जाने के बाद अपने सिटी का जो गवर्नर होता है उसको सारी बात बताते हैं। शहर में ये खबर फैल जाती है कि अचानक से वहाँ पर जंगल में एक मेंशन आ गया है, हमारे गवर्नर के घर के जैसा एक बड़ा सा घर वहाँ पर अचानक से जंगल में कहीं से अपीयर हो गया है। तो सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। कुछ लोगों को इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रातों रात वहाँ पर एक घर आ गया हो, जंगल में पहले तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो लोग सोच रहे होते हैं कि शायद किसी पियक्कड़ ने यहाँ पर आकर जब अफवाहें फैला दी है, जी सिर्फ कोई अफवाह हो सकती है कि वहाँ पर अचानक से घर आ गया हो। तो यही बात होती है गवर्नर के पास पहुंचती है। तो यंग गवर्नर के पास जब ये खबर पहुंच गया तो वो अपने बंदे से पूछता है बताओ क्या ये बात वाकई में सच है, मेरे पास एक खबर पहुंची है। तो वो बंदा कहता है कि सर मैंने यहाँ पर अपनी आंखों से तो ये नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात वाकई में सच है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी खबरें फैली हुई है। सभी लोग कह रहे हैं कि जंगल में अचानक से एक बड़ा सा मेंशन आ गया है। तो गवर्नर उसे कहता है कि ये तो काफी ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि अचानक रात के वक्त वहाँ पर एक मेंशन आ गया, जबकि पहले वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मुझे तो ये झूठ ही लगता है, तो क्यों ना हम लोग रात के वक्त वहाँ पर जाएं और जाकर इसको टेस्टिफाई करके आए। तो फिर ठीक है, रात के वक्त मेरे साथ चलना, हम लोग ताजा हवा भी लेंगे और साथ उस मेंशन को देख कर आएंगे। तो नेक्स्ट दिन रात के वक्त का दिखाया जाता है। तो वो गवर्नर अपने साथी को लेकर वहाँ पर उस जंगल में पहुंच जाता है। जब वो जंगल की तरफ जा रहा था तो उसके साथी पीछे बातें कर रहे होते हैं। एक कहता है सोल्जर जो होता है वो दूसरे से कहता है कि मुझे लगता है कि गवर्नर जो है पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल ठीक बिहेव नहीं कर रहे और जो बाहर बहुत ही कम आते हैं। दूसरा उसे कहता है क्या तुम्हें नहीं पता, पर एक बहुत ही पावरफुल बैंडेड है, एक पावरफुल बैंडेड जिसकी फैमिली को गवर्नर ने सजा के तौर पर मारकर उसके सर काटकर उसके पास भिजवाया था और उसके बाद से वो जो बैंडेड है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया और तब से वो गवर्नर को ढूंढ रहा है ताकि वो गवर्नर को मार सके। उसकी फैमिली को गवर्नर ने सजा देकर मारकर उसके सर कटवाकर उसके पास भिजवाया, तब से वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया और इसी वक्त गवर्नर सिर्फ और सिर्फ उसी से डर रहे हैं कि कहीं उसके सामने वो ना आ जाए। उस बैंडेड का नाम जैंग बेगसान है। जैंग बेगसान एक बहुत ही पावरफुल बैंडेड है। जैंग बेग ना सिर्फ यहाँ पर आसपास के जितने बैंडेड्स हैं सभी का लीडर बन चुका है, बल्कि वो एक फर्स्ट क्लास का मार्शल आर्टिस्ट भी है। उसके मार्शल आर्ट्स के स्किल्स बहुत ज्यादा कमाल के हैं। कहा जाता है कि बहुत सारे असैसिन उसे मारने के लिए गए थे लेकिन कोई भी उसे मार नहीं सका। वो सभी असैसिन्स को मार डालता है क्योंकि उसके जो स्किल्स हैं वो काफी ज्यादा बेहतर हैं। और ये भी कहा जाता है कि उसकी कैवलरी इतनी ज्यादा बेहतर है कि अगर आप लोग यहाँ पर अपने बेस्ट घोड़ों को लेकर भी उसके पीछे जाएंगे तब भी आप उसको नहीं पकड़ पाएंगे। यही वजह है कि गवर्नर कभी भी उसका पता नहीं लगा पाया और गवर्नर उसको पकड़ नहीं पाए। हालांकि वो जब जाए जहाँ पर जाता है लूटमार मचाता है और लोगों को मार डालता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर रॉयल फैमिली की तरफ से उन बैंडेड्स को ढूंढा जा रहा है, स्पेशली जैंग बेग को ढूंढा जा रहा है और बहुत ही जल्दी उसको ढूंढकर मार दिया जाएगा। तो वो गवर्नर से कहता है कि गवर्नर मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी जो है आपको टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो गवर्नर कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि जल्दी से उसको पकड़ लिया जाएगा। साथ ही उनकी नजर वहाँ पर सामने पड़ती है। तो जैसे वहाँ पर वो सामने देखते हैं तो वहाँ पर उनके सामने एक मेंशन होता है। तो वो लोग इस बात से पहुंचता हैरान होते हैं और कहते हैं ये क्या, हमारे सामने तो एक बड़ा सा मेंशन है, ये मेंशन अचानक से यहाँ पर से कहाँ आ गया। तो गवर्नर कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये वाकई में सच्ची बात होगी, मुझे तो लगा था ये सिर्फ और सिर्फ कहानियां होंगी, लेकिन जहाँ पर तो वाकई में एक बहुत बड़ा मैनर है। वो लोग वहाँ पर उस मैनर को देख रहे होते हैं। इसी के साथ एक सोल्जर अपने घुटने टेक कर वहीं पर बैठ जाता है और वहाँ पर साथ ही अपने देवता की वहाँ पर पूजा करना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये हमारे देवता की तरफ से ये घर अचानक से यहाँ पर बना दिया गया है। वो वहाँ पर उसके से भीख मांग रहा होता है कि हमारे पर रहम करो। कि दूसरा सोल्जर उसका मजाक उड़ा रहा था और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम्हें क्या लगता है कि रातों रात भगवान ने आकर यहाँ पर तुम्हारे लिए इस घर को बना दिया। तो गवर्नर कहता है कि मुझे लगता है कि मैं अंदर चल के देखना चाहिए कि अंदर क्या है। जैसे वो लोग अंदर जाने की बात करते हैं उन्हें वहाँ पर जबरदस्त प्रेशर महसूस होता है। गवर्नर कहता है कि ये अचानक से मुझे मर्डरस हो रहा कहाँ से महसूस हो रहा है। वो पीछे की तरफ घूमकर
देखता है तो वहां पर हमारा वूजुन खड़ा होता है। वूजुन अपने हाथ में खरगोश पकड़कर वहां पर खड़ा होता है क्योंकि वो शिकार करने के लिए रात के वक्त गया था। तुम्हारा वूजुन उनसे कहता है कि मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर अपने घर पर इन्वाइट किया था या नहीं, लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो गवर्नर उसे देखने के बाद कहता है कि मुझे यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले किलिंग इंटेंट महसूस हुआ था, लगता है किसी लड़के से वो किलिंग इंटेंट निकला था। तो गवर्नर कहता है क्या इस मैनर के ओनर तुम हो। तो हमारा वूजुन कहता है कि हाँ, इस मैनर का ओनर मैं ही हूँ, ये मेंशन मेरा है। तो गवर्नर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर मैं इस सिटी का गवर्नर हूँ, मेरा नाम होंग वोन चैंग है और तुम यहाँ पर ऐसी किसी जगह के ऊपर अपना घर बनाकर नहीं रह सकते। इस जगह के ऊपर पहले घर नहीं हुआ करता था। इस प्रॉपर्टी के ऊपर जब तक तुम इस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन जाते तब तक तुम इस मैनर को नहीं बना सकते हो, ना ही यहाँ पर रह सकते हो। तो हमारा वूजुन उसे कहता है कि मैंने इस घर को नहीं बनाया बल्कि मैंने इसे रिपेयर किया है, ये बुरी हालत में था तो मैंने इसे थोड़ा सा बेहतर बना दिया है। तो वो उसे कहता है चाहे जो भी हो, अगर तुमने यहाँ पर इस जगह के ऊपर घर को रिपेयर करके वहाँ पर रहने का फैसला किया तो पहले तुम्हें यहाँ पर गवर्नर से इजाजत लेनी पड़ेगी क्योंकि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है। के साथ वो उसकी तरफ उंगली करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि अब ये मत कहना कि तुम्हें यहाँ के कानून के बारे में कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पर रहने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है, वो भी गवर्नर की। तो हमारा वूजुन उसे कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है, तो क्या तुम यहाँ पर अभी इसको अप्रूव करोगे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अभी यहाँ पर इसका फैसला करो कि मैं यहाँ पर रह सकता हूँ या नहीं। और साथ ही वो खरगोश को उसके सामने फेंक देता है। वो खरगोश अब ग्राउंड के ऊपर गिरता है तो गवर्नर कहता है क्या यहाँ पर मुझे धमका रहा है। तो वूजुन उसे कहता है कि मैं बस यहाँ पर तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम्हें बस इसके लिए अपनी आंखें बंद करनी होगी, यानी ये सोचो कि यहाँ पर कभी एक मेंशन था ही नहीं और तुमने यहाँ पर मुझे इजाजत दे दी कि मैं यहाँ पर रह सकता हूँ। लेकिन गवर्नर इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है। वो अपने गार्ड से कहता है कि इसको जल्दी से अरेस्ट कर लो और इसे जेल में लेकर चलो, उसके बाद इसे कुछ दिन जेल में रखेंगे तो खुद ही इसकी होश ठिकाने आ जाएगी। तो वो आगे बढ़ते हैं और उसे पकड़ने के लिए रस्सी निकाल लेते हैं। जबकि हमारा वूजुन सोच रहा है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर और ज्यादा मुश्किल में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि सोमी इस वक्त अंदर सो रही है और मैं यहाँ पर शोर नहीं करना चाहता, तो चुपचाप इन लोगों के साथ चला जाता हूँ, जेल में रहकर वापस आ जाऊंगा। हो सकता है कि वहां पर जाकर मैं इनसे बात करके मसला सुलझा लूं। तो इसी के साथ ही वो उसे रस्सी में बांध लेते हैं और रस्सी में बांधने के साथ वो लोग उसके साथ वहां पर से वापस की तरफ चल पड़ते हैं। जब वो लोग वापस की तरफ चल रहे होते हैं, होंग वोंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से हिसाब से निकल जाओगे, मैं तुम्हें इतनी आसानी से निकलने नहीं दूंगा। तुमने यहाँ पर बिना इजाजत के घर बना लिया, जबकि तुमने यहाँ पर गवर्नर को धमकी दिया है, तो फिर तुम इतनी आसानी से यहाँ पर जेल से नहीं निकल पाओगे। पहले हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे, हो सकता है कि तुम वहाँ पर टॉर्चर के दौरान मारे जाओ, लेकिन अफसोस कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। साथ ही गवर्नर दूसरी तरफ घूम जाता है और कहता है कि मैं इसकी आंखों में डायरेक्टली नहीं देख सकता, ये तो बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, कहीं ऐसा ना सिर्फ देख कर ही मुझे मार डाले। जल्दी से वापस लेकर जाना होगा, जाकर जेल में बंद करते हैं, खुद ही गार्ड इसको संभाल लेंगे। जैसे वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो हमारे वूजुन को वहां पर कुछ महसूस होता है, तो वूजुन साइड के ऊपर देखता है। तो इसी के साथ ही एक गार्ड उसे कहता है कि लड़के जी तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर साइड के ऊपर क्यों देख रहे हो। और इसी के साथ एक तीर उड़ता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ता है, सीधा आकर उसके गले में लग जाता है। तो वो लड़का जो वो गार्ड जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और मर जाता है। बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। गवर्नर अपने साथी से कहता है कि हो क्या रहा है, और साथ ही उनके ऊपर तीरों की बरसात होती है। ऊपर से बहुत सारे तीर उनके ऊपर गिरते हैं और वो सभी तीर जो होते हैं उनके ऊपर लगना स्टार्ट हो जाती है। तो सभी तीर जब उनके ऊपर लगते हैं तो वो सभी गार्ड्स मर जाते हैं। सभी गार्ड्स के मरने के बाद अब सिर्फ और सिर्फ गवर्नर और उसके साथ वूंजिन वहां पर बचते हैं। वूंजिन तो रस्सियों में बंधा होता है, लेकिन गवर्नर अभी वहां पर नीचे गिरा पड़ा होता है। गवर्नर कहता है कि यहाँ पर हुआ क्या, किसने ये सब कुछ किया, मेरे साथियों को किसने मार दिया। तो यहीं पर जैंग बेक पहुंच जाता है। इसी के साथ ही सामने से जैंग बेक की आवाज आती है। जैंग बेक चिल्लाकर कहता है कि सभी लोग आगे बढ़ो, इनको घेर लो, किसी को यहाँ से जाने मत देना। गवर्नर वहां पर जैंग बेक को देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो जैंग बेक है। जैंग बेक उसे कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया था कि रात के वक्त यहाँ पर अकेले निकलो, तुम्हें नहीं पता कि मैं अभी तक जिंदा हूँ और तुम यहाँ पर रात के वक्त आकर सैर सपाटा कर रहे थे। तो जैंग बेक गवर्नर से कहता है कि आज यहाँ पर मैं उस सबका बदला लेने वाला हूँ जो तुमने मेरी फैमिली के साथ किया था, तो आज यहाँ पर तुम मरने वाले हो। तो हमारा गवर्नर जो होता है वो बेचारा बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर तकरीबन 6 महीने पहले हमने इसकी फैमिली को पकड़ लिया था और इसकी फैमिली को मारने का फैसला रॉयल फैमिली ने किया था और उनके सर काटकर हमने इसके पास भिजवाया था। और इसके साथ अपनी फैमिली के सर कटे हुए देखकर जो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसके बाद इसने रैंपेज शुरू कर दिया और आसपास के गांव में जिसको भी ये पकड़ता उसको मारना शुरू कर दिया था। जबकि वूजुन वहां पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि इस वक्त सोमी अंदर आराम से सो रही है और जी सभी लोग यहाँ पर शोर मचा रहे हैं, इन सभी लोगों को यहाँ पर अपनी आवाज को कम करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा जाग जाए। तो गवर्नर के पास सिर्फ एक तलवार होती है। वो अपनी तलवार निकालता और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये बंदा अगर मैं इसको आजाद कर भी देता हूँ ये मेरी कोई मदद कर पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बंदी है और मेरे पास एक तलवार और एक तलवार के साथ मैं इतने सारे बैंडेट्स के साथ फाइट नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर तकरीबन 50 से भी ज्यादा बैंडेट्स होंगे। तो लगता है कि अब यहाँ पर ये सब कुछ खत्म होने वाला है, लगता नहीं है कि मैं यहाँ पर बच पाऊंगा। तो सिर्फ एक तलवार और सामने उसके 50 से भी ज्यादा लोग हैं, वहाँ पर बिल्कुल अकेला है। तो जबकि दूसरी तरफ से जैंग बेक के साथ ही चलाकर उसे कहता है कि बॉस हमें यहाँ पर इस कमीने को मारने दो, इसने तुम्हारी फैमिली को मारा था, हम तुम्हारी फैमिली का बदला लेंगे। और उनमें से एक आगे बढ़ता है, जाकर उसको पकड़ लेता है, उसको गले से पकड़ता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इसको मारता हूँ, प्लीज मुझे यहाँ पर इसे मारने दो। मैं इसके पहले बाजू काटूंगा और इसके बाजुओं को कुत्तों को खिलाऊंगा और इसके खुद वहां पर देखने को मजबूर करूंगा कि जब इसके बाजू को कुत्ते
खा रहे होंगे तब ये अपनी आंखों से ये सब कुछ देखेगा। तो वो उसे कहता है प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। लेकिन इसी के साथ ही उसे उठाकर ग्राउंड के ऊपर पटक देता है और कहता है मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था कि कब तुम्हारे मुंह से मैं ये अल्फाज सुन सकूं। तो गवर्नर तुमने यहाँ पर फाइनली ये अल्फाज कह ही दिए। तुमने मेरी फैमिली के साथ जो कुछ भी किया था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था और अब यहाँ पर फाइनली तुम मेरे सामने घुटने टेक कर पड़े हो। मुझे लगता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशी वाला दिन है कि आज यहाँ पर मैं तुम्हें अपने घुटनों पर नीचे झुकाया हुआ है। वैसे तो मैं यहाँ पर तुम्हारा ये डरा हुआ चेहरा सारी जिंदगी देखना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस कि मैं ये सब कुछ कर नहीं सकता। तुम एक गवर्नर और बहुत ही जल्दी रॉयल फैमिली यहाँ पर मेरे पीछे आ जाएगी, तो इसलिए आज यहाँ पर मुझे तुम्हें मारना होगा और आज यहाँ पर तुम्हारा फ्यूनरल होगा। और इसी के साथ ही उसे सर से पकड़कर ऊपर उठाता और कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। और अपने साथियों से कहता है कि इसे पकड़ लो, इसे अपने साथ लो, हम इसे पहले अपने साथ लेकर जाएंगे और अपने अड्डे पर जाकर इसको टॉर्चर करेंगे, इसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करेंगे और उसके बाद जाकर इसे सजाए मौत मिलेगी। जबकि हमारा वूशुन वहीं पर खड़ा होता है, वो चिल्लाकर उसे कहता है कि वूशुन प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो, तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो, तुम यहाँ पर मेरी मदद करो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बैंडिट का एक साथी उसे कहता है कि बॉस जैंग बेग अब हम लोग इस लड़के का क्या करें, इसको क्या करें, क्या इसको भी साथ ले आए या फिर इसको छोड़ दें। तो वो उसकी तरफ देखता है तो वो रस्सी में बंधा होता है, उसे लगता है कि शायद जैसे कोई क्रिमिनल है जिसने यहाँ पर कोई क्राइम किया होगा, इसे पकड़कर लेकर जा रहे थे। तो वो उसकी रस्सी काट देता है और कहता है कि लड़के अपने आप को लकी फील करो कि हमने यहाँ पर तुम्हारी मदद कर दी है, जाओ तुमने जो कुछ भी किया था वो सब कुछ माफ किया जाता है और तुम यहाँ पर से आजाद हो। और गवर्नर तो वैसे यहाँ पर मरने वाला, तुम्हें कोई भी सजा नहीं देगा। तो सभी लोग वहां पर उसे लेकर जा रहे होते हैं। जब वो लोग वहां से लेकर जा रहे होते हैं तो गवर्नर चिल्लाकर कहता है प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, अगर तुम मुझे बचा लोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। तो हमारा वूशुन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था, थोड़ी देर सोचने के बाद उसे कहता है ओ बिना बालों वाले जरा मेरी बात तो सुनो। ये बात सुनने के बाद जैंग बेग वहीं पर रुकता और कहता है क्या तुमने यहाँ पर मुझसे कुछ कहा। वो चिल्लाकर उसे कहता है कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे बिना बालों वाला कहने की, आखिर मैंने यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ दिया और तुम्हें यहाँ पर से आजाद किया और तुम बदले में यहाँ पर मुझे ये कह रहे हो। वूशुन उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर तुम्ही से बात कर रहा हूँ, मुझे ये बताओ कि तुम लोग इस मेयर के साथ क्या करने वाले हो, क्या तुम इसे मार डालोगे। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसके साथ क्या करूंगा, इसने मेरी फैमिली का सर काट कर मेरे पास भिजवाया थे, मैं इसका सर काट कर रॉयल फैमिली के पास भिजवाऊंगा। तुम्हारा वूशुन उसे कहता है कि तुम्हारी शक्ल देखकर ही लगता है कि तुमने बहुत सारे लोगों की जान ली होगी, तो अगर यहाँ पर इसने तुम्हारी फैमिली के 3 लोगों को मारकर उसका सर काट कर तुम्हारे पास भिजवा दिया तो इस बात से मुझे तो यही लगता है कि इसने उन लोगों का बदला लिया है। तो इसने सही किया और तुमने यहाँ पर गलत किया, अब तुम यहाँ पर इस बदले में इसको नहीं मार सकते। तुम्हें इस बारे में क्या लगता है, क्या मैं यहाँ पर कुछ गलत कह रहा हूँ। तो वहां पर उसके साथ ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो सभी बैंडिट्स कहता है कि इस लड़के की हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर हमारे बॉस को गलत कहने की, से लगता है कि हमारे बॉस यहाँ पर गलत है और जो गवर्नर ठीक है। तो बॉस कहता है कि रुक जाओ तुम सभी यहाँ पर खामोश रहो। फिर साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि लड़के तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम इस गवर्नर को बचाना चाहते हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस गवर्नर को बचा पाओगे। हमारा वूशुन फिर से उसकी बात सुनने के बाद खामोश होता है। फिर साथ ही हमारा वूशुन सोच रहा होता है कि यहाँ पर आसपास तकरीबन 50 लोग होंगे, मैं यहाँ पर 50 लोगों को मार तो सकता हूँ लेकिन उससे काफी ज्यादा शोर होगा और मैं नहीं चाहता कि स्वामी यहाँ पर उठ जाए। तो हमारा वूशुन आगे बढ़ता है और उसे कहता है गवर्नर मुझे बताओ क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो। तो गवर्नर कहता है हाँ मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। तो वूशुन कहता है तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन होगी, अगर मैं तुम्हारी जान बचाता हूँ तो बदले में तुम्हें यहाँ पर इस मैनर के बारे में भूलना होगा, मुझे यहाँ पर रहने की अप्रूवल देनी होगी, दोबारा कभी भी मेरे मैनर की तरफ आंख उठाकर ना देखना। बैंडिट्स होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहे होते हैं और कहते हैं कि ये यहाँ पर क्या बातें किए जा रहा है, पता नहीं ये क्या बकवास किए जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या बातें कर रहा है। दूसरा कहता है कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। कि गवर्नर वहां पर सोच रहा था मुझे लगता है कि यहाँ पर अपने मैनर के अंदर रहने की इजाजत मांग रहा है, क्योंकि इसी मैनर में ना बिना इजाजत के रहने की वजह से तो हम लोग यहाँ पर इसको अरेस्ट कर रहे थे। वूशुन से कहता है कि जल्दी से सोचकर बताओ क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी ऑफर है गवर्नर, जल्दी से सोचो, तुम्हारे पास टाइम कम है। तो वो कहता है ठीक है, अगर तुम मुझे बचा लेते हो तो फिर ये जगह तुम्हारी, ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुम यहाँ पर रह सकते हो। गवर्नर जब वहां पर बात कर रहा था जैंग बेग उसे किक मारता और कहता है कि तुम तो अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर क्यों बात कर रहे हो। तो वूशुन आगे बढ़ता और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग पीछे हट जाओ, अगर अभी तुम लोग यहाँ से चले जाओगे तुम सभी लोग जिंदा बच जाओगे, जो यहाँ से चला जाएगा वो जिंदा रहेगा। एक बैंडिट आगे बढ़ता और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ये कहने की, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई बहुत ही बड़े मार्शल आर्टिस्ट हो जहाँ पर हम सभी को हरा सकते हो। हम यहाँ पर तकरीबन 50 से भी ज्यादा लोग हैं। और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, उसके पास उसकी तलवार होती है, वो अपनी तलवार के साथ जैसे जाकर उसके ऊपर अटैक करता है तो वहां पर वो लोग देख भी नहीं पाते। हमारा वूशुन वहीं पर खड़े खड़े अपने हाथ को घुमाता है, सिर्फ हाथ को घुमाकर वो उसके ऊपर अटैक करता है। तो वो बैंडिट जो होता है बाकी के सभी बैंडिट के बीच से बड़ी तेजी के साथ उड़ता है, काफी दूर जाकर पीछे गिरता है और वहीं पर गिरकर मर जाता है। सभी लोग देखकर बहुत सा हैरान होते हैं और कहते हैं यहाँ पर हुआ क्या, जैंग वू के साथ क्या हुआ, जैंग वू इतनी आसानी से मर कैसे गया। तो गवर्नर भी ये देखकर बहुत सा हैरान होता है, जबकि जैंग बेग भी वहां पर सोच रहा था कि मैंने यहाँ पर देखा भी कुछ नहीं और इस लड़के ने बड़ी आसानी से जैंग वू को बड़ी आसानी से एक ही अटैक के साथ मार दिया। आखिर ये लड़का कौन है, क्या ये कोई बहुत ही महान मार्शल आर्टिस्ट मास्टर है। अगर ये वाकई में इतना बड़ा महान मास्टर है तो फिर इसने यहाँ पर इन गार्ड से अपने आप को बंदी क्यों बनने दिया और यहाँ पर रस्सियों में क्यों बंधा हुआ था। तो जैंग बेग क्योंकि खुद एक मार्शल आर्टिस्ट होता है तो वहां पर उसके स्किल्स को सेंस करने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है
मुझे लगता है कि ये लड़का जो भी है ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर ज्यादा लोग हैं। अगर हम लोग यहाँ पर नंबर्स की बात करें तो वो सिर्फ अकेला, अगर वो एक महान मार्शल आर्ट मास्टर ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर तकरीबन 50 लोगों से एक साथ फाइट करने में उसे भी काफी ज्यादा दिक्कत होगी। हमारे पास यहाँ पर जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है और ये लड़का सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और वो अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग आगे बढ़ो, तो वो उनसे कहता है कि सभी लोग आगे बढ़ो और इस लड़के को अभी यहीं पर मारना होगा, कल को ये हमारे लिए मुश्किल क्रिएट कर सकता है, तो मुश्किल को आज ही यहाँ पर जड़ से खत्म करते हैं। जैसे वो अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग आगे बढ़ो और इसे मार डालो, तो वो सभी लोग भागते हुए आगे बढ़ते हैं और हमारे वुजन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो सभी लोग चारों तरफ से घेरने के बाद जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा वुजन वहां पर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर क्या करूं। वो एक ब्रीफ मोमेंट के लिए वहां पर ये सोचता है कि क्या मुझे यहाँ पर अपनी तलवार को यूज करना चाहिए, क्योंकि तलवार को यूज करके वो बड़ी आसानी से सभी को मार सकता है। लेकिन उसे अपनी पास्ट की मेमोरीज याद आती है कि पास्ट में वो किस तरह से एक रूथलेस डीमन बन गया था तलवार को यूज करके, खून को देख देख कर, इसलिए दोबारा खून देखने का उसका कोई भी मन नहीं होता। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर तलवार को यूज नहीं करना। इसी के साथ वो अपनी तलवार को फेंक देता है क्योंकि उसे यहाँ पर सोमी का हंसता हुआ चेहरा महसूस होता है। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर अब वो पुरानी जिंदगी नहीं जीनी, बल्कि मुझे अब यहाँ पर एक नई ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए जिसमें सोमी और मैं बहुत ज्यादा खुश हैं। क्योंकि अगर शाम सुबह उठने के बाद सोमी इतना सारा खून देखेगी तो वो बेचारी बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे। तो इसी के साथ ही वहां पर एक धमाका होता है और इसी धमाके के हटने के बाद दिखाते हैं कि वहां पर उसने आखिरी बैंडेट को अपने हाथ में पकड़ रखा होता है, यानी कि बाकी के सभी बैंडेट्स वहां पर मर चुके होते हैं। तो वहां पर जैंग बेक जो होता है हमें बैकग्राउंड सीन दिखाता है कि असल में यहाँ पर हुआ क्या, इतनी तेजी के साथ उसने क्या किया। तो यहाँ पर वुजू ने अपनी तलवार को ऊपर की तरफ फेंका था और तलवार को ऊपर फेंकने के बाद वो एक पत्थर उठाता है और उस तलवार को मारता है, जिससे वो तलवार टुकड़े टुकड़े हो जाती है। फिर साथ ही उसके शार्ड्स के साथ वहां पर बाकी सभी लोगों को शार्ड्स को कंट्रोल करते हुए या फिर पत्थर मार मार के उन सभी को मार देता है। कहता है कि यहाँ पर इसके स्किल्स बहुत ज्यादा अनरियल है, मैंने ऐसा पहले कभी किसी को करते हुए नहीं देखा। इसने यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर से पत्थर उठाया और शार्ड्स को साथ तलवार को तोड़कर उसके शार्ड्स के साथ बाकी सभी लोगों को मार दिया। यहाँ पर तकरीबन सेम वैसी टेक्निक यूज हुई है जैसे योंग योंग ने यूज की थी। वो तलवार को तोड़कर उसके शार्ड्स के साथ फ्लावर रेन टेक्निक के साथ सभी को मारता, तो इसने भी बिल्कुल सेम वैसी टेक्निक को यूज करते हुए सभी लोगों को मारा है। जैंग बिग वहां पर खड़ा खड़ा सोच रहा था कि आज तक मैं इस तरह के किसी मार्शल आर्टिस्ट से नहीं मिला, क्योंकि आज तक जितने मार्शल आर्ट से मिला वो सारे के सारे इससे ज्यादा कमजोर थे, लेकिन लगता है कि ये किसी अलग ही लेवल पर है। इस वक्त यहाँ पर ये महसूस हो रहा है कि अगर मैंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये बंदा मुझे मार डालेगा। तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है यहाँ पर से जान बचाने का, और वो चिल्लाकर उसे गाली देता, फिर साथ ही वहां पर से बड़ी तेजी से भागना शुरू कर देता है। तो अपने साथियों को वहीं पर छोड़कर वहां पर से बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ जा रहा होता है, तो क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो यहाँ पर रुकेगा तो वो भी अपने साथियों की तरह मारा जाएगा। जबकि हमारा वुजन फिर से वहां पर से एक पत्थर उठाता है और कहता है क्या ये यहाँ से भागकर जा रहा है, मुझे तो लगा था कि ये इन सभी बैंडेट्स का बॉस है, तो ये खुद यहाँ पर मुझसे फाइट करेगा और ये मुझे काफी टफ फाइट देगा, लेकिन अफसोस कि ये तो एक डरपोक निकला। गवर्नर चिल्लाकर उसे कहता है कि प्लीज इसे जाने मत दो, अगर तुमने इसे पकड़ लिया तो फिर हमारी डील पूरी हो जाएगी, इसको जल्दी से पकड़ लो, इसे जाने मत दो, क्योंकि अगर ये बच गया तो फिर से मुझे मारने के लिए जरूर आएगा। तो वुजन कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे इसे पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आज से पहले यानी मेरी पास्ट लाइफ में मैंने कभी भी किसी उस बंदे के ऊपर अटैक नहीं किया था जो डर कर भाग रहा हो, क्योंकि डर के भागने वालों के ऊपर मैं कभी अटैक नहीं करता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि फाइनली मुझे कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे इस मैनर के अंदर रहने की अप्रूवल मिल जाए। तो हमारा हीरो आगे बढ़ता है, जाकर उसको पकड़ लेता है। उसको पकड़ने के साथ साथ वो गवर्नर दोनों को वहां पर एक पेड़ के ऊपर टांग देता है। वो दोनों को वहां पर टांग देता है, तो गवर्नर उसे कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है। तो हमारा हीरो से कहता है हम दोनों के दरमियान में जो एग्रीमेंट हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उस एग्रीमेंट को अच्छे से याद रखो, दोबारा कभी इस एग्रीमेंट के बारे में मत बोलना। क्या तुम समझ गए मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ? तो गवर्नर उसे कहता है हाँ हाँ मुझे समझ आ गया कि तुम मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। फिर साथ ही गुस्से के साथ उसे कहता है कि लेकिन मेरी इस बात को याद रखना, अगर दोबारा कभी भी तुमने यहाँ पर जंगल में आकर मेरे मैनर की तरफ आंख उठाकर भी देखा या फिर कोई सवाल किया कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, तो वो कहता है नहीं ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा कभी होगा ही नहीं, मैं यहाँ पर कसम खाता हूँ कि दोबारा कभी तुम्हारे मैंशन की तरफ आऊंगा भी नहीं। तो फिर साथ ही वो कहता है कि यहाँ पर डील में एक और शर्त ऐड करो, तुम यहाँ पर मेरे बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताओगे, किसी को भी यहाँ पर पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पर इन सभी बैंडेट्स को मैंने पकड़ा है। तो वो कहता हाँ क्यों नहीं। तो वुजन से कहता है कि तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें यहाँ पर सारी बातें अच्छी से समझ आ गई हैं। जबकि दूसरी तरफ से गवर्नर बेचारा बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो कहता है कि ये कोई इंसान नहीं हो सकता, ये एक मॉन्स्टर है, इसने यहाँ पर 50 आदमियों को अकेले हरा दिया और ऊपर से इसका किलिंग इंटेंट तो देखो इतना पावरफुल है कि मैं यहाँ पर प्रेशर की वजह से मरे जा रहा हूँ। मुझे यहाँ पर एक बात तो समझ आ गया है कि मुझे चाहे यहाँ पर रॉयल फैमिली के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन मैं इस बंदे के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। अगर मैं इस बंदे के खिलाफ गया तो ये बंदा मुझे मार डालेगा और मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा कभी भी इसके मैनर के करीब भी ना आऊं। सीन जो होता है हमें यहाँ पर सिटी का दिखाया जाता है। तो हमारा वुजन अपनी सोमी को अपने साथ लेकर सिटी में आता है। तो वो दोनों जब सिटी में वहां पर कुछ शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं, तो वहां पर गली में लोग बातें कर रहे होते हैं कि जैंग बेक को पकड़ा गया है। तो ये बात सुनने के बाद सोमी कहती है मुझे लगता है कि जहाँ पर आसपास कुछ बैड गाइस थे उन सभी को पकड़ लिया गया है, जिसकी वजह सभी लोग काफी ज्यादा खुश है। देखो जरा इनके चेहरे की मुस्कुराहट तो देखो, ये कितने ज्यादा खुश हैं। तो हमारा वुजन उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ होते हुए भी डर लगता है, अब तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ। तो वो कहती है हाँ मुझे तुम्हारे साथ होते हुए भी डर लगता है, क्योंकि हम दो लोग हैं और दो लोग
इतने बड़े मेंशन में रहते हैं, कभी भी गुंडे आकर हमारे पर अटैक कर सकते हैं। साथ ही उसे वहाँ पर खुशबू आती है तो वो कहती है वहाँ पर देखो, वहाँ पर क्या, वो जल्दी से भागती हुई उस तरफ चली जाती है। जब वो भागती हुई उस तरफ जाती है तो वहाँ पर काफी सारी खाने की चीजें लगी होती हैं, वहाँ पर से खुशबू उठ रही होती है। तो वो जाकर उन सभी को देखकर लार टपकाना शुरू कर देती है और कहती है ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही है। जबकि हमारा वूजन जो होता है अपनी मुट्ठी खोलता है, अपनी जेब के अंदर से पैसे निकालता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता, एक सिक्का भी नहीं होता। तो वो कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मुझे यहाँ पर जिंदगी के बारे में एक और बात सीखनी है। वो बात यह है कि मुझे यहाँ पर बहुत सारे पैसों की जरूरत है। अगर मैं यहाँ पर किसी बच्चे को पालना चाहता हूँ तो फिर मुझे और भी बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बाजार में जो कुछ भी चीज खरीदनी है उसके बदले में हमें पैसे देने पड़ते हैं। बच्चे ये तो बाजार में किसी भी चीज को देकर लार टपकाना शुरू कर देते हैं। कुछ वहाँ पर सोच रहा था कि अब यहाँ पर से पैसे कैसे कमाने हैं, क्योंकि अपनी पास्ट लाइफ में वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह जंगल में रहकर गुजारा करता था। खाना खाने के लिए वो किसी भी जंगली जानवर को पकड़ता, उसे पकाकर खा जाता था और यही उसकी लाइफ स्टाइल थी। उसे कोई पैसों की जरूरत पड़ी ही नहीं। लेकिन अब जबकि उसके पास एक छोटी बच्ची है तो उसे यहाँ पर ये सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। इसी वजह से वो सोमी को वहाँ पर से कुछ भी लेकर नहीं देता और उसे कहता है चलो वापस चलते हैं। सोमी कहती है हाँ ठीक है, और वो दोनों वहाँ से वापस की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन सोमी अभी भी वहाँ पर बाजार में चीजें देख रही होती है, क्योंकि उसे वहाँ पर वो सारी चीजें चाहिए होती हैं। और वहाँ पर से वापस आते वक्त भी रास्ते में वो लोग यही सोच रहे होते हैं। स्पेशली हमारा भूषण जो होता है वो ये सोच रहा होता है कि पैसे कहाँ से आएंगे। तो यहीं पर रास्ते में चलते चलते उन्हें सड़क के ऊपर ही वहाँ पर एक फूल दिखाई देता है। तो हमारी सोमी जो होती है भागती हुई आगे बढ़ती है और कहती है कि मिस्टर देखो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो एक फूल है। और वो जल्दी से जाकर उसके इर्द गिर्द से मिट्टी हटाना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं इसे उखाड़ लूं, मैं इसे उखाड़ लूं, इसे हम लोग अपने गार्डन में जाकर लगाएंगे। तो वूजन उसे कहता है कि अब अचानक से तुम्हें यहाँ पर से क्या मिल गया है, तुम इसका करोगे क्या, हमारे गार्डन में तो पहले बहुत सारे फूल है, इसे यहीं पर रहने दो। तो वो उसे कहते हैं नहीं देखो ना ये कितना ज्यादा खूबसूरत फूल है, यहाँ पर बिल्कुल अकेला है, मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर अकेला रहे, इसे हमारे गार्डन में होना चाहिए। तो वो कहता है क्या तुम इस फूल को उखाड़ लोगी। तो वो कहती है हाँ मैं उखाड़ लूंगी, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, जरा मेरी तरफ देखो। अब छोटे से नन्हे से फूल को उखाड़ने में मुझे इतनी ज्यादा मेहनत तो नहीं लगेगी। और फिर साथ ही वहां पर उसको पकड़ दिया, उसके तनों को पकड़कर खींचना शुरू कर देती है। वो वहां पर उस फूल को उखाड़ने की कोशिश कर रही होती है। तो हमारा वूजन वहां पर जगह को आसपास एनालाइज कर रहा था, तो वहां पर काफी सारे फुटप्रिंट्स के निशान होते हैं, लेकिन वो फुटप्रिंट सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के होते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या, ये फुटप्रिंट्स हमारे नहीं है, हम लोग तो अभी यहाँ पर पहुंचे हैं। लगता है कि जिसके भी ये फुटप्रिंट्स है उसने स्पेशली यहाँ पर आकर मिट्टी को खोदा होगा, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी काफी ज्यादा नरम लग रही है। ऐसे लगता है जैसे अभी भी यहाँ पर इस फ्लावर को इस जगह के ऊपर लगाया गया है। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा, क्या यहाँ पर कोई रहता है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, क्योंकि ये तो मेरे मैनर का रास्ता है, यहाँ पर से मैं कई बार गुजर कर गया हूँ, लेकिन पहले यहाँ पर फूल मुझे कभी भी दिखाई नहीं दिया। इसी के साथ ही सोमी वहां पर जोर लगाने के बाद उस फूल को उखाड़ लेती है। तो जब वो फूल को उखाड़ लेती है तो उसके साथ एक छोटी सी पोटली भी वहां पर से बाहर निकलती है, एक छोटी सी थैली उसके साथ लगी होती है। सोमी कहती है ये क्या, मैंने फूल को तो निकाल लिया, लेकिन इसके नीचे ये इतना बड़ा सा क्या है, क्या ये इसका बीज है या फिर इसके नीचे कोई फ्रूट लगा हुआ है, ये तो एक थैली की तरह का लग रहा है। तो सोमी उसे कहती है क्यों ना हम लोग इसे खोलकर देखेंगे इसके अंदर क्या है। तो जैसे वहां पर उस फ्लावर पॉट को अपने हाथ में पकड़कर उस थैली को खोलने लगती है, वो कहती है कि मैं इसको खोलने लगी हूँ। जब उसे खोलने लगती है तो साइड के ऊपर से एक लड़का चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी चीज को हाथ लगाने की, मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। और वो अपने पास से अपना नाइफ निकालता है, बड़ी तेजी के साथ सोमी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो नाइफ जो होता है वो सोमी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, वो सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन सोमी वहां पर हैरान होकर उसकी तरफ देख रही होती है कि ये क्या कर रहा है। इसी के साथ ही वूजन आगे बढ़ता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ को पकड़ने के बाद उसका नाइफ उसके हाथ से छुड़वा देता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है तो वो उसे पूछता है बताओ कि तुम कौन हो, यहाँ पर सोमी के ऊपर अटैक क्यों किया। जबकि वो लड़का सोच रहा था कि यार इस बंदे का क्या मसला है, इसने यहाँ पर मेरा हाथ इतना टाइटली पकड़ा हुआ है। और साथ ही हमारा वूजन जो होता है उसके हाथ के ऊपर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से उसका हाथ और भी दर्द करना शुरू कर देता है। और इसी के साथ ही उस लड़के को समझ आ जाती है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है। तो वूजन को जब वहां पर उसका जवाब नहीं मिलता तो इसी के साथ ही वो एक ही हाथ के साथ उस लड़के को उठाकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। जब उसे उठाकर ग्राउंड के ऊपर पटकता है तो वो काफी ऊंचा उठता है और उसके साथ ग्राउंड के ऊपर गिरने के साथ ही वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो जब वो लड़का बेचारा वहां पर गिरने के बाद बेहोश हो जाता है तो ये देखने के बाद सोमी जो होती है उसे भी एक झटका लगता है, शॉक की वजह से वो बेहोश हो जाती है। तो हमारा वूजन कहता है कि अब इस बच्ची को क्या हो गया, लगता है कि मैंने यहाँ पर उस बंदे को उठाकर पटकाया तो उसे देखकर ये बेहोश हो गई, लगता है इसे झटका लगा है। तो वूजन जो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि उसे यहाँ पर इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कोई सोमी के ऊपर अटैक कर सकता है। वो कहता है कि मुझे पता था कि यहाँ पर पैरों के निशान देकर कोई ना कोई यहाँ पर छुपा हुआ है, यहाँ पे यहीं पर पास ही है, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि ये सोमी के ऊपर अटैक करना चाहता है। शुक्र है कि इस लड़के के पास किलिंग इंटेंट नहीं निकला, अगर मुझे यहाँ पर इसके पास जरा सा भी किलिंग इंटेंट महसूस होता तो मैं इसे सोमी के करीब भी नहीं आने देता और इसकी बॉडी को 2 हिस्सों में काट देता। शुक्र है कि यहाँ पर जिसको मारना नहीं चाहता था, बस इसको डराना चाहता था। लेकिन आखिर इस बंदे ने ऐसा किया
क्या क्यों होगा, आखिर इस फ्लावर पॉट के अंदर है क्या, चलो देखते हैं कि इस थैली के अंदर उसने क्या रखा हुआ है जिसकी वजह से वो यहाँ पर हमें डराकर भगाना चाहता था और उसने इतनी मेहनत करके इसको जमीन के अंदर गाड़ा था। तो उसी के साथ ही वूजुन जो होता है उस थैली के ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा हटाता है और उसके अंदर देखता है। जब उसके अंदर देखता है तो मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, साथ ही अपनी डेविलिश स्माइल देता है और कहता है लो मेरी तो लॉटरी लग गई। मैं जहाँ पर ये सोच रहा था कि पैसों का बंदोबस्त कहाँ से होगा, लो जहाँ पर मुझे पैसे मिल गए। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है, जाकर उस लड़के को भी अपने कंधे पे उठा लेता है, वो स्वामी को भी उठा लेता है और साथ में उस लड़के को भी उठा लेता है और दोनों को उठाकर वहां से वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन उसके मैनर का दिखाया जाता है। तो उस लड़के को होश आती है, जब उसे होश आती है तो वो उठता है और उठकर जल्दी से बैठ जाता है और कहता है कि ये क्या, ये कौन सी जगह है, ये बिस्तर कैसे, मैं किसके बिस्तर पर हूँ। वूजुन भी वहीं पर उसके पास ही खड़ा होता है, वो उसे कहता है कि तुम्हें होश आ ही गई। तो वो कहता है हाँ मुझे होश आ गई, लेकिन ये कौन सी जगह है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। लेकिन हमारा वूजुन इसी के साथ से घूर कर देखता है, जब उसे घूर कर देखता है तो वो लड़का और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि इसकी आंख इतनी ज्यादा कोल्ड कैसे हो सकती है, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी सांप ने मेरे पर नजर रखी हो, अगर मैं यहाँ पर से थोड़ा सा भी हिला तो वो मुझे काट देगा और मैं यहीं पर मर जाऊंगा। तो वूजुन उस लड़के से कहता है कि मैं वहां पर उसी जगह के ऊपर तुम्हें जान से मारना चाहता था क्योंकि तुमने स्वामी के ऊपर अटैक किया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों जिंदा छोड़ दिया, मैंने तुम्हें मारा क्यों नहीं। तो वो लड़का उसे कहता है कि सर मुझे नहीं पता कि आपने मुझे क्यों जिंदा छोड़ा है। तो वूजुन उसे कहता है कि हर एक इंसान की जिंदगी की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, हर इंसान की वैल्यू अलग अलग होती है, तुम जरा अपने बारे में बताओ कि तुम्हारी वैल्यू कितनी होगी, यानी कि अगर तुम्हारी जान की कीमत लगाई जाए तो बताओ कि तुम्हारी जान की कितनी कीमत हो सकती है। तो वो लड़का उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी लाइफ की वैल्यू कम से कम 1 मिलियन न्यांग तो होगी ही। ये बात सुनने के बाद उसे कहता है तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जान की बहुत ज्यादा वैल्यू है, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही मानते हो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी जान की वैल्यू 1 मिलियन होगी। जबकि वो लड़का उसे कहता है कि अब जहाँ पर इतना भी नहीं है, मेरी वैल्यू इतनी तो है ही, 1 मिलियन से कम तो मेरी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होने वाली। तो वूजुन उसे कहता है कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें सच्ची बताऊं तो मेरी नजर में तुम सिर्फ और सिर्फ एक चोर हो, और चोर की वैल्यू जहाँ होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिल्वर न्यांग के बराबर होती है, यानी कि तुम्हारी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के बराबर है। बात सुनने के बाद बेचारा काफी ज्यादा अपसेट होता है कि यहाँ पर मेरी जान की कीमत सिर्फ 1 न्यांग लगा रहा है। तुम्हारा वूजुन उसे कहता है कि अब जबकि तुमने यहाँ पर अपनी वैल्यू को खुद डिटरमिन किया है कि तुम 1 मिलियन न्यांग की अपनी लाइफ की कीमत लगाते हो, ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी एबिलिटीज के ऊपर पूरा भरोसा होगा, इसी वजह से तुमने यहाँ पर 1 मिलियन कहा था। वूजुन साथ ही वहाँ पर हंसते हुए कहता है कि अब जबकि तुमने 1 मिलियन खुद ही कहा तो फिर ठीक है, तुम्हारी जान बचाने के बदले यानी कि तुम्हें जिंदा छोड़ने के बदले तुम्हें यहाँ पर मुझे 1 मिलियन रुपए देने हैं, और 1 मिलियन रुपए तुम्हें यहाँ पर इसलिए देने पड़ेंगे क्योंकि तुमने स्वामी को मारने की कोशिश की थी, और अगर यहाँ पर हम लोग इन दोनों को आपस में तोड़े तो यहाँ पर तुम्हें टोटल मुझे 5 मिलियन देने हैं। अगर तुम यहाँ पर मुझे 5 मिलियन देते हो तभी तुम यहाँ से मेरे हाथों से बचकर जा सकते हो, वरना तुम बाकी की सारी जिंदगी यहीं पर मेरे पास गुलामी करने वाले हो। ये बात सुनने के बाद उस बेचारे को काफी बड़ा झटका लगता है, वो कहता है कहीं ये पागल तो नहीं है, ये यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहा है कि यहाँ पर इसे इतने पैसे चाहिए। जबकि हमारा वूजुन उसे घूर कर देखता है और उसे कहता है कि मुझे जल्दी से बताओ कि तुम मेरे पैसे कब देने वाले हो, मुझे यहाँ पर 5 मिलियन रुपए चाहिए, 5 मिलियन रुपए तुम मुझे कब दोगे। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें गवर्नर का दिखाया जाता है कि गवर्नर के पास लड़कियां जो होती हैं उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है, क्योंकि गवर्नर हमारा है भी बहुत ज्यादा यंग और साथ हैंडसम भी है। तो लड़कियां जो होती हैं उसके लिए फूल को कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आई होती हैं और सभी बहुत ज्यादा खुश होती हैं, यहाँ तक कि बाकी के सभी लोग भी गवर्नर से खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसने टैंग बेग को पकड़ लिया है, सॉरी जैंग बेग को पकड़ लिया है, इस बैंडेड बॉस को पकड़ा है। लेकिन असल में इसने बेचारे ने नहीं पकड़ा, वो उन सभी के सामने से वहां पर से निकलकर जैसे अपने रूम में आता आकर चिल्लाना शुरू कर देता और कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका हूँ, अगर यहाँ पर इन लोगों की बात ही होती, ये सभी लोग मुझे हीरो समझ रहे हैं तो मैं यहाँ पर खुशी खुशी इस बात को एक्सेप्ट कर सकता था, लेकिन अफसोस कि यहाँ पर मैं और भी बड़े झमेले में फंस चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर रॉयल फैमिली के लोगों को भी लगता है कि मैंने यहाँ पर बैंडेड बॉस को पकड़ लिया, जैंग बेग को मैंने पकड़ा है, इसी वजह से वो लोग मेरे पास एक और बड़ा केस लेकर आ गए हैं। रॉयल फैमिली से एक बंदा यहाँ पर आया था और उसने कहा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, हमारे टेंपल के अंदर से बुद्धा की सोने की मूर्ति को किसी ने चोरी कर लिया, एक बहुत ही स्पेशल थीफ ने उसको चोरी किया है और हम उस थीफ को पकड़ना चाहते हैं। अगर तुम यहाँ पर इस केस को हैंडल करते हो और उस थीफ को ढूंढ लेते हो तो तुम्हें यहाँ पर रॉयल फैमिली की तरफ से बहुत सारे इनाम मिलेंगे और साथ ही हम तुम्हारा स्टेटस भी अप करेंगे। ओके, मैं यहाँ पर उस चोर को कैसे ढूंढ दूं? अगर वो चोर इतना ज्यादा महान है कि उसने वहां पर से सोने की मूर्ति को चोरी कर लिया तो वहां पर पीछे सुराग छोड़कर क्यों जाएगा कि मेरे जैसा एक नुसरखिया जाकर वहां पर से उसको ढूंढ ले, उसके सुरागों को देखते हुए। मैं तो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से फंस गया, सभी लोगों के सामने मेरा भांडा फूट जाएगा कि मैंने ना ही जैंग बेग को पकड़ा ना ही मैं यहाँ पर सोने की मूर्ति वाले चोर को ढूंढ सकता हूँ, अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें उस बेवकूफ चोर का दिखाया जाता है, यानी कि यही वो चोर है जिसने सोने की मूर्ति को चोरी किया है। तो ये बेचारा इस वक्त हमारे वूजुन के घर के ऊपर नौकरी कर रहा है, यानी कि उसकी सफाइयां कर रहा होता है, झाड़ू पकड़कर वहां पर झाड़ू फेर रहा होता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पर किस तरह से इस जगह में फंस गया हूँ। मैं एक चोर हूँ जो कि मजे के साथ अपनी जिंदगी गुजारने पर यकीन करता हूँ, लेकिन देखो जरा हुआ क्या है। फिर साथ ही वो रात का सीन दिखाता है जहाँ पर हमारा वूजुन से कहता है कि तुम्हें टोटल 5 मिलियन देने हैं। तो वो सोच रहा होता है कि इसने यहाँ पर 5 मिलियन कैसे बना लिए, 1 मिलियन मेरी जान के, 1 मिलियन स्वामी को मारने के लिए, यहाँ पर ये टोटल 2 मिलियन बनते हैं, फिर ये 5 मिलियन किस बात के कह रहा है। मैं एक
बहुत ही महान चोर हूँ, मैंने महान चोरियां की हैं, लेकिन मैंने आज तक जिंदगी में 1 मिलियन नियांग नहीं देखे, यानी कि 1 मिलियन रुपए एक साथ मैंने कभी नहीं देखे, और इससे मैं 5 मिलियन कहां से ला कर दूंगा। तो वो जो अभी भी उसे घूर घूर कर देख रहा होता है, तो उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मुझे जाने दो, और जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं पैसे लाकर तुम्हें दे दूंगा। तो वो जो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ। इसी के साथ ही वो लड़का उसके सामने घुटने चेक देता है और कहता है प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, फिलहाल के लिए मुझे जाने दो, मैं तुम्हें पैसे लाकर दे दूंगा, तुम जो भी कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे जाने दो। या फिर तुम अगर कहते हो तो मैं तुम्हारे घर की सफाई कर दूंगा, तुम्हारे बर्तन धो दूंगा, तुम्हारे लिए खाना बना दूंगा, जो भी तुम कहोगे मैं कर दूंगा। लेकिन वो जो उसे घूर घूर कर देख रहा होता है, और इसी घूरने की वजह से वो बेचारा जो होता है बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है, क्योंकि उसे महसूस हो रहा होता है कि अगर यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो उसे मार डालेगा। तो समाते कहता है कि मुझे यहाँ पर मरना नहीं है, मैं यहाँ पर मर नहीं सकता, अभी मुझे जिंदगी में बहुत सारे काम करने हैं, अभी तो मुझे शादी भी करनी है। तो वो जो उसकी बात जब सुनता है कि उसने कहा कि वो उसके लिए घर का खाना बना सकता है या फिर घर की सफाइयां कर सकता है, तो वो सोच रहा होता है कि मैं जो खाना बनाकर स्वामी को देता हूँ वो बहुत ज्यादा गंदा होता है, वो तो खाने लायक भी नहीं होता, चलो इसे घर के पर नौकर रख लेते हैं। वो जो उसे कहता है तो फिर ठीक है, जब तक तुम यहाँ पर मेरे पैसे नहीं देते तब तक तुम्हें यहीं पर इसी घर में रहना होगा, जहाँ के सारे काम करने होंगे, लॉन्ड्री तुम करोगे, सफाई तुम करोगे और खाना तुम बनाओगे, और अगर तुमने यहाँ पर से भागने की कोशिश की तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी जो अमाउंट डबल हो जाएगी, तुम्हें मुझे 10 मिलियन देने पड़ेंगे। सुनने के बाद वो सोच रहा होता है कि इसे क्या लगता है कि मैं यहाँ पर रुकने वाला हूँ, एक बार बस ये मेरी बात के ऊपर यकीन कर ले और मुझे यहाँ पर आजाद छोड़ दे और मेरे पर नजर ना रखे, फिर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और दोबारा कभी इसके सामने आऊंगा ही नहीं। तो फिर इसे क्या लगता है कि मैं इसे 10 मिलियन देने के लिए वापस आऊंगा। जी के साथ हमारा सीन प्रेजेंट में आता है और बेचारा अभी भी वहाँ पर झाड़ू फेर रहा होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर एक नौकर बन चुका हूँ, देखो तो जरा मेरी हालत क्या हो गई है, अभी 1 हफ्ता गुजर चुका है। वो कमीना बंदा यहाँ पर बार बार मुझे कोई ना कोई काम दे देता है, मुझे यहाँ पर वेला बैठने ही नहीं देता, कभी कहता है सफाई कर दो, कभी बर्तन धो दो और कभी उस लड़की के लिए खाना बना दो, और ऊपर से ये बच्ची जो हर वक्त मेरी तरफ घूरती रहती है, जब वो घर पे नहीं होता तब ये मेरे पर नजर रखती है और हर वक्त मुझे देखती रहती है। सब कुछ इसी बच्ची की वजह से हुआ है। ये मनूस बच्ची अगर उस फ्लावर को वहां पर से नहीं निकालती तो मेरी चोरी की हुआ वो बुद्धा का स्टैचू वहां पर से नहीं निकलता, अगर वो वहां से नहीं निकलता तो कभी मैं यहाँ पर फंसता नहीं। माते कहता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे वुजुन के पास से इसने जहाँ पर भी मेरे उस स्टैचू को छुपा कर रखा हुआ है उसे वापस लेना होगा और उसे जाकर ब्लैक मार्केट में बेचना होगा, क्योंकि ब्लैक मार्केट में जो इसका खरीदार है वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ चुका होगा। अगर वो यहाँ पर आ गया और उसे यहाँ पर ये वाला स्टैचू नहीं मिला तो उसके बाद वो मुझे ढूंढेंगे और ढूंढकर मुझे मार डालेंगे। लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन ये भी है कि मैं इसी के घर के पर रह लेता हूँ, यहाँ पर मुझे कम से कम खाना तो फ्री का मिल रहा है, मैं सारी जिंदगी यहाँ पर सेफ रहूंगा, क्योंकि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल लगता है। उसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में वो उनके लिए खाना बनाता है, तो जब उनके सामने खाना रखता है तो वो सभी दोनों खाना देखकर काफी हैरान होते हैं। तो स्वामी कहती है ये तो बंस और बंस काफी ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं। तो वुजुन से कहता है कि लगता है खाना बनाने में तुम काफी ज्यादा स्किल्ड हो, तुमने बहुत ही अच्छा खाना बनाया, मुझे लगता है कि तुम्हें एक चोरी चिकारी छोड़कर बल्कि कुक बन जाना चाहिए। तो वो उसे कहता है कि सर क्या आपको खाना पसंद आया? तो वो उसे कहता है हाँ मुझे खाना पसंद आया, ये काफी ज्यादा अच्छा है, जबकि तुम यहाँ पर काफी अच्छा काम कर रहे हो तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें मंथली सैलरी देनी चाहिए, मैं तुम्हें पूरे महीने के 3 सिल्वर कॉइन्स दूंगा। उस्माते उसे कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर सैलरी देने के लिए, जबकि अंदर से वो उसे गालियां दे रहा था और कहता है कि देखो तो जरा इसकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर मुझे सैलरी देने की, और वो भी सिर्फ 3 सिल्वर कॉइन्स। फिर यहाँ पर एक और दिन गुजरने के बाद वो कहता है कि मुझे यहाँ पर लोकेशन के बारे में पता चल चुका है, मुझे पता है कि इसने मेरे गोल्डन बुद्धा को कहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है, इसने उसे छत के ऊपर छुपा कर रखा हुआ है। अब मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राइट टाइम की जरूरत है, जब सही टाइम आएगा उस वक्त जब ये घर पर नहीं होगा मैं उस गोल्डन बुद्धा को वहां पर से लूंगा और यहाँ से लेकर निकल जाऊंगा, जाकर ब्लैक मार्केट में उसे बेचकर पैसे लेकर अफूर हो जाऊंगा और उसके बाद कभी इसके हत्थे नहीं चढ़ूंगा। क्या लगता है कि यहाँ पर मुझसे डबल अमाउंट ले सकता है अगर मैं यहाँ से भाग कर जाऊंगा। तो वुजुन वहीं पर बैठे बैठे खाना खाते खाते उसकी इंटेंशंस को समझ रहा होता है, तो वो स्वामी से कहता है कि स्वामी क्या तुम्हें पता है चाइना में कहानी है कि मंकी किंग जो था वो कभी भी बुद्धा के हाथों से नहीं निकल सकता था, क्योंकि वो बुद्धा जो थे हमेशा उसके ऊपर नजर रखते थे और कभी भी उसे भागने नहीं देते, इसी वजह से उन्होंने उसे सील करके रखा हुआ था। उस माते से कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने भी इस कहानी के बारे में सुना होगा। तो वो कहता है हाँ मैंने इस कहानी के बारे में सुना हुआ है। फिर साथ ही वो सोच रहा था इसे क्या लगता है कि मैं उस मंकी किंग की तरह हूँ जो कभी भी यहाँ पर बुद्धा के हाथ से नहीं निकल पाऊंगा, इसे क्या लगता है कि ये बुद्धा है। यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते जा रहे होते हैं, लेकिन स्माते बेचारे को वहाँ पर अभी भी काम करना पड़ रहा होता है, वो वहाँ पर फर्श को साफ कर रहा होता है, फिर साथ ही वहाँ पर उनके लिए आग जला रहा होता है और कहता है इन लोगों को क्या लगता है कि ये मुझसे सारी जिंदगी यहाँ पर काम करवा सकते हैं, अब मैं सारी जिंदगी यहाँ पर इनके घर का नौकर बनकर तो नहीं रह सकता, यहाँ पर इनके लिए खाना बनाओ, इनकी सफाई करो, इनके कपड़े दो, मैं ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा। फाइनली अब मैंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है मुझे यहाँ से भाग कर जाना होगा, अगर मैं यहाँ से भाग जाता हूँ तो यही सबसे बेहतर रहेगा, मुझे बस यहाँ पर एक मौका चाहिए, एक बार मुझे वो मौका मिल जाए तो मैं यहाँ से जरूर निकल जाऊंगा। तो सुमाते कहता है कि 3 दिन और गुजर चुके हैं, मुझे लगता है कि ब्लैक मार्केट का ओनर यहाँ पर आ चुका होगा, वो यहाँ पर आकर मेरा इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि मैंने उसके साथ डील की थी कि मैं गोल्डन बुद्धा उसे दूंगा, अगर मैं वहां पर नहीं पहुंचा तो वो वापस चला जाएगा और जाकर बॉस को बता देगा कि मैंने उसे गोल्डन बुद्धा नहीं दिया, और उसके बाद वो पूरी की पूरी माफिया जो है मेरे पीछे लग जाएगी। भागने की तैयारी कर रहा होता है, इसी के साथ ही यहाँ पर उसे मौका मिल जाता है। तो हमारा
हमारा वूजन उसे कहता है कि तुम कहाँ पर हो, जल्दी से यहाँ पर आओ। तो वो भागता है उसके पास जाता है और कहता है कि मास्टर मैं यहीं पर हूँ, बताओ क्या काम है, बताओ क्या करना है। तो वो उसे कहता है कि मैं इस बच्ची सोमी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, हम दोनों फिशिंग करने के लिए जा रहे हैं। अचानक से मेरा मूड बन गया फिशिंग का, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर घर का ध्यान रखना। तो वो कहता है हाँ ठीक है मैं घर का ध्यान रखूंगा। फिर साथ ही वो सोच रहा था अचानक से यहाँ पर फिशिंग का ख्याल कहाँ से आ गया। लगता है कि यहाँ पर जब फिशिंग करने के लिए जा रहा है मुझे यहाँ पर मौका मिला है, किस्मत ने मुझे यह मौका दिया है, तो मैं इस मौके को अपने हाथ से कैसे जाने दूंगा। लगता है कि मैंने इतने दिनों तक काम किया है तो इससे मेरे पर भरोसा हो गया, ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से भाग कर नहीं जाऊंगा। तो वो उसे कहता है ठीक है मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जाएं स्वामी के साथ जाकर फिशिंग करें, मैं यहाँ पर घर का पूरा ध्यान रखूंगा, किसी को भी यहाँ पर करीब भी नहीं आने दूंगा। उसे कहता है अच्छा ठीक है मैंने तुम्हें यहाँ पर सब कुछ बता दिया है, यहाँ पर से भागने के बारे में सोचना मत, क्योंकि अगर तुम यहाँ से भाग कर जाओगे तो फिर तुम्हें यहाँ पर डबल पे करना होगा। तो समाते उसे कहता है कि सर यहाँ पर इस बारे में आप क्यों सोच रहे हैं, मैं यहाँ से भाग कर क्यों जाऊंगा और मैं यहाँ से भाग कर जाऊंगा भी कहाँ, जबकि सर ने आप यहाँ पर मुझे हुक्म दे दिया कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता। जबकि वूजन उसे कहता है कि लेकिन मैं एक बात में बता दूं कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे भागने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, अगर तुम भागने की कोशिश करोगे फिर मुझे डबल पैसे मिलेंगे। इसी के साथ ही उसे बाय बोलने के बाद वहां से चला जाता है। तो जैसे ही हमारा वूजन स्वामी को लेकर घर से बाहर निकलता है तो वो कहता है कि ठीक है आप गुड बाय हमेशा के लिए, क्योंकि तुम्हें क्या लगा है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ कि मुझे इतना अच्छा मौका मिला और मैं यहीं पर घर में बैठा रहूंगा। तो हमारा वूजन जो होता है वो स्वामी को अपने साथ लेकर लेक के पास पहुंचता है, वो उसे वहां पर बिठा देता है और कहता है कि यहीं पर बैठो और जहाँ पर मछली पकड़ो। वो अपने हाथ में छड़ी पकड़कर बैठी होती है, जबकि वो उसके इर्द गिर्द वहां पर लाइन ड्रा करता है, उसे एक दायरा बना देता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर एक दायरा ड्रा किया है, तुम्हें इसी के अंदर रहना है, जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक इस दायरे से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए इस दायरे से बाहर मत निकलना। तो वो कहती है अच्छा ठीक है लेकिन जल्दी वापस आना, मैं यहीं पर इस सर्कल के अंदर रहूंगी और देखना तुम्हारे वापस आने तक ढेर सारी मछली पकड़ूंगी। तो वो कहता है हाँ ठीक है बहुत सारी मछली पकड़ कर रखना, फिर हम रात को मछली खाएंगे। जबकि साथ ही वो क्या सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर ये दायरा इसलिए बनाया ताकि मैं यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना सकूं जिसकी वजह से कोई भी खतरनाक दुश्मन या फिर कोई भी जानवर यहाँ पर इसको देख नहीं पाएगा, ये दायरा यहाँ पर इसको इनविजिबल कर देगा। भूषण कहता है कि अब जबकि मैंने यहाँ पर सब कुछ सेटअप कर दिया तो चलो चल के उस बेवकूफ को पकड़ दिया। उसे लगता है कि वो यहाँ से भाग कर जा सकता है। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है वो हमें गवर्नर के ऑफिस का दिखाया जाता है। गवर्नर बेचारा परेशान बैठा होता है और कहता है कि अब मैं क्या करूं, मैं उस चोर को कहां से पकड़ कर लाऊं जिसने गोल्डन बुद्धा को चोरी किया है, जो वो कहां से मिलेगा, मैंने तो जैंग बेग को भी खुद नहीं पकड़ा था। तो हमारा भूषण वहां पर पहुंचने के बाद उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किस गोल्डन बुद्धा की बात कर रहे हो। तो वो जल्दी से पीछे मुड़ता है और कहता है कौन है यहाँ पर, फिर साथ से देखकर घबरा जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो भूषण उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर फिर से तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ और यहाँ पर इस बार भी तुम्हारी काफी ज्यादा वाहवाही होने वाली है। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है समाते का दिखाया जाता है कि समाते भागता हुआ जा रहा था और कहता है कि मेरे पास यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मौका है, तो मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, दोबारा मैं कभी भी यहाँ पर इस बंदे के करीब भी नहीं आऊंगा। तो वहां पर से अपने गोल्डन बुद्धा को निकाल लेता है और उसे निकालने के बाद ब्लैक मार्केट में पहुंच जाता है। जब वो ब्लैक मार्केट में पहुंचता है तो उस बंदे से कहता है लो तुम्हारा गोल्डन बुद्धा तुम्हारे पास है, आप जल्दी से मुझे इसके पैसे दे दो। तो वो उसे कहता है कि मैं इसके सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए ही दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि ये चोरी का माल है और बहुत ज्यादा फेमस है, तो इसे बेचने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। समाते उसे कहता है कि मुझे तुम 200 क्या 100 ही दे दो, मैं बस यहाँ से जाऊं, मुझे इसे अपने पीछे से उतारना है ताकि मैं इसे यहाँ पर से निकाल कर जा सकूं। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। साथ ही उसे कहता है लड़के तुम वाकई में एक बहुत ही महान चोर हो, तुम यहाँ पर इस गोल्डन बुद्धा को चोरी करने के बाद अभी तक यहाँ पर जिंदा और तुम्हें किसी ने पकड़ा भी नहीं, जो तो बहुत ही हैरानी की बात है क्योंकि ये रॉयल पैलेस का था। माते उसे कहता है कि बस क्या करूं, मैं बहुत ही स्किल्ड चोर हूं और मैं यहाँ पर पीछे एक निशान नहीं छोड़ता। इसी के साथ ही उसे 200 रुपए देता और कहता है कि ये लो तुम्हारे 200 सिल्वर पॉइंट्स ये रहे, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, बल्कि इस सिटी से दूर चले जाओ, क्योंकि इस वक्त रॉयल फैमिली के लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। इन लोगों ने जहाँ पर जैंग बेग को पकड़ा है तब से ये रॉयल गार्ड्स जो है ये बहुत ही एक्टिव हो चुके हैं, तुम्हें यहाँ पर से निकल कर जाना होगा। और इसी के साथ ही वो सोच रहा था हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि जैंग बेग को गवर्नर ने पकड़ा है, उसके पकड़े जाने के बाद अब यहाँ पर रीजन में काफी सारे बैंडेट्स हैं और इसके साथ साथ सोल्जर्स जो है कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो चुके हैं और सभी बैंडेट्स को पकड़ रहे हैं। तो समाते उसे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं एक प्रोफेशनल चोर हूँ, अगर मैं यहाँ पर पकड़ा भी जाता हूँ तब भी तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, ना ही तुम्हारी लोकेशन ना ही तुम्हारे नाम के बारे में किसी को पता चलेगा। तो वो उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे लिए ज्यादा परेशान हूँ। इसी के साथ उन्हें बाहर से आवाज आती है, बाहर से कुछ आवाज आती है कि जैसे बहुत सारे कदमों की आवाज हो, फिर साथ ही उसके गार्ड भी भागते हुए अंदर आते हैं और उसे कहते हैं सर एक प्रॉब्लम हो गई, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। समाते भी काफी हैरान होता है कि अब अचानक से यहाँ पर क्या हो गया। तो ब्लैक मार्केट का मास्टर उसे कहता है क्या हुआ जल्दी से बताओ। तो उसका गार्ड उसे कहता है कि सर बाहर चारों तरफ से हमें ऑफिसर्स ने घेर लिया हुआ है, बाहर तो गवर्नर अपने साथ बहुत सारे ऑफिसर्स को लेकर आया और यहाँ पर पूरी फौज खड़ी है। ये बात सुनने के बाद ब्लैक मार्केट ओनर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो सभी लोग यहाँ पर कैसे आके, उन्हें पता कैसे चला कि यहाँ पर ये मीटिंग हो रही है और यहाँ पर हम लोग इस गोल्डन बुद्धा को खरीद रहे हैं। इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है तो हमारा हिमाते जो होता है उसके पास उसके सारे पैसों की थैली चोरी करके खिड़की में खड़ा होता है और उसे कहता है मुझे लगता है कि अब मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जबकि वो चिल्लाकर उसे कहता है तुम कहाँ पर जा रहे हो। जब उसकी नजर उसके थैले पर पड़ती है वो कहता है तुमने यहाँ पर मेरे दराज के
अंदर से मेरे पैसे कब चोरी कर लिए। स्मार्टे ने उसके पास से जो पैसों की थैली चोरी की होती है उसके अंदर कम से कम 2 मिलियन रुपए होते हैं। इसी के साथ स्मार्टे ऊपर बिल्डिंग से छलांग लगा देता है और कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जबकि ब्लैक मार्केट का ओनर चलाकर उसे कहता है कमीने कहीं कि तुमने हमें यहाँ पर धोखा दिया है क्या, तुमने हमें यहाँ पर फंसाया है। लेकिन हमारा स्मार्टे बेचारा उसे खुद भी नहीं पता होता कि यहाँ पर हुआ क्या। बात होता है कि गवर्नर अपनी आर्मी को लेकर अंदर आता है। अंदर आने के बाद उस गोल्डन बुद्धा को वहां पर से रिकवर करवा लेता है और साथ ही वो ब्लैक मार्केट के ओनर को भी वहां पर पकड़ लेते हैं। तो ब्लैक मार्केट का ओनर चलाकर उसे कहता है गवर्नर मुझे बताओ कि किसने यहाँ पर हमारे बारे में तुम्हें टिप दी थी, किसने बताया कि हम लोग यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। कहता है कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है कि हमें इसके बारे में किसने बताया, बस चुपचाप जाओ क्योंकि तुम यहाँ पर कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। जबकि वो ओनर गुस्से के साथ उसे कहता है कि तुम सभी कमीनों मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं तुम में से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा और उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे बारे में यहाँ पर टिप दी थी। जबकि गवर्नर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुमने यहाँ पर रॉयल फैमिली के टेंपल के अंदर से गोल्डन बुद्धा को चोरी किया और उसे यहाँ पर बेचने की कोशिश कर रहे थे जो तुम्हारे पास से मिला है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे ऊपर जो इल्जाम है बहुत ज्यादा संगीन है। लगता नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर सजाए मौत से कम सजा मिलने वाली है, तो तुम तो यहाँ पर सीधे मरोगे ही। साथ ही वो अंदर से सोच रहा था मुझे लगता है कि अब जबकि मैंने इस केस को भी सॉल्व कर लिया और गोल्डन बुद्धा को हासिल कर लिया तो लगता है कि रॉयल फैमिली से मुझे काफी सारे इनाम मिलेंगे और रॉयल फैमिली मेरे ऊपर और ज्यादा भरोसा करने लगी। और सिर्फ इस बंदे की वजह से हुआ है। वो जो ने ना सिर्फ यहाँ पर जैंग बेग को मुझे पकड़वाया, साथ ही यहाँ पर गोल्डन बुद्धा को भी ढूंढवा दिया। उसने मुझे कहा था कि मुझे गोल्डन बुद्धा यहाँ पर इस जगह के ऊपर मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मुझे यहाँ पर ये चीज मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद मुझे उसके ऊपर भरोसा था क्योंकि वो जिस तरह बात करता है सीरियसली मुझे उसके ऊपर भरोसा करना ही पड़ा और यहाँ पर आकर मुझे ये मिल गया। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन फिर से हमें स्मार्टे का दिखाया जाता है। तो स्मार्टे वहां पर से अपने पैसे उठाकर भाग रहा था जबकि सोल्जर उसके पीछे भी लगे होते हैं। वो सभी लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं और कहते हैं कि जल्दी से इसको पकड़ो, यही वो चोर है जिसने गोल्डन बुद्धा को चोरी किया था। जबकि वो कहता है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये सभी लोग मेरे पीछे लगे हुए और काफी देर से ये मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर किसी न किसी तरह से निकलना होगा। अगर मैं यहाँ पर इनके हाथों से पकड़ा गया तो ये लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अगर ये लोग वहां पर उसको सजा देने वाले हैं ब्लैक मार्केट के ओनर को, तो जिसने चोरी की थी उसको तो यहाँ पर सजाए मौत ही मिलेगी, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचूंगा। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे अपनी लाइट फुट टेक्निक को यूज करना पड़ेगा और वो अपनी मार्शल आर्ट्स की लाइट फुट टेक्निक को यूज करते हैं बड़ी तेजी से वहां पर से निकल जाता है और कहता है कि सामने मुझे उस पहाड़ी के ऊपर जाना होगा। और वो सामने एक माउंटेन के ऊपर पहुंचने के बाद सांस लेता और कहता है शुक्र है मैं यहाँ पर पहुंच गया, शुक्र है कि मैं बच गया, मैंने उन लोगों को चकमा दे दिया, अब यहाँ पर मैं काफी ज्यादा अमीर हो चुका हूँ। लेकिन जैसे ही वहां पर सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने वूशन बैठा होता है। वूशन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर आने में काफी ज्यादा देर लगा दी, मुझे तो लगा था कि तुम जल्दी यहाँ पर पहुंच जाओगे। उसे देखने के बाद वो एक चीख मारता और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे। तो वूशन उसे कहता है कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कैसे पहुंचा, मुझे पता था कि तुम यहीं पर भाग कर आने वाले हो। तो क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था? मैंने वो कहानी तुम्हें इसलिए बताई थी कि मंकी किंग कभी भी बुद्धा की पाम से बचकर नहीं जा सकता। बुद्धा ने हमेशा उसके ऊपर नजर रखी हुई थी, वो जहां पर भी जाता था बुद्धा उसके ऊपर नजर रखता था। ये बात सुनने के बाद स्मार्टे उसे कहता है कि तुम कोई बुद्धा नहीं हो और ना ही मैं यहाँ पर दोबारा तुम्हारे हाथ में चढ़ने वाला हूँ, तुमने बस यहाँ पर तुक्का लगाया कि मैं यहाँ पर आऊंगा। और इसी के साथ ही वो उस माउंटेन के ऊपर से नीचे जंप लगा देता और कहता है अब तुम मुझे दोबारा कभी नहीं पकड़ पाओगे। और वो वहां से ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा था और कहता है अब इस माउंटेन से तुम इतनी तेजी के साथ नीचे नहीं उतर सकते, जबकि मुझे स्पेशल टेक्निक आती है जिससे मैं लैंडिंग कर सकता हूँ। कि हमारा वूजन उसके सामने बैठकर हंस रहा था और कहता है तुम तो वाकई में एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, अब तुम्हें यहाँ पर मुझे डबल देना पड़ेगा। जब वो वहां पर ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है तो इसी के साथ ही वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हुए सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर टच करने के बाद यहाँ से भाग जाऊंगा। लेकिन इसी के साथ ही नीचे दिखाते हैं कि हमारा वूजन पहले वहां पर नीचे पहुंच चुका होता है। जब वो नीचे गिर रहा होता है तो वूजन उसे टांग से पकड़ता और कहता है कि तुम कहां पर जा रहे हो। माते भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। वूजन कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि यहाँ पर एक क्लिफ के ऊपर से इस तरह से उल्टे जंप लगानी चाहिए, अगर तुम्हारा सर टकरा जाता तो फिर मेरे पैसे कौन देता। माते जो होता है बड़ी तेजी के साथ अपनी टांग उसके पास से छुड़वाता और बड़ी तेजी से वहां से भागना शुरू कर देता और कहता है कि आखिर इस बंदे का मसला क्या है, ये बार बार वहां पर कैसे पहुंच जाता है जहां पर मैं जाता हूँ। फिर साथ ही वो वहां पर से डॉक पर की तरफ जाता है जहां पर वो जहाज में बैठकर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा वूजन जो होता है पहली वहां पर कश्ती में बैठा होता है। फिर साथ ही वहां पर से घोड़ा लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा वूजन पहली वहां पर मौजूद होता है। फिर साथ ही वो एक केव के अंदर जाकर छुपता है, लेकिन हमारा वूजन पहले उस केव के अंदर मौजूद होता है। तो इस बाद वो वहां पर अपने घुटने टेक देता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं जहां पर भी जबा कर जाना चाहता हूँ तो वहां पर पहले से मौजूद होते हो, तुम हर जगह पर कैसे हो सकते हो। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मंकी किंग कभी बुद्धा की पाम से निकलकर नहीं जा सकता, हमेशा बुद्धा की उसके ऊपर नजर रहती है। वूजन कहता है कि मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो फिर तुम्हारा कर्जा डबल हो जाएगा, अब तुम्हें जहाँ पर 10 मिलियन देने होंगे। साथ ही वो उसके पास से वो थैला भी ले लेता है जो कि ब्लैक मार्केटर के पास से वो लेकर आया था। वो कहता है कि इसके अंदर तकरीबन 2 मिलियन है, तो 2 मिलियन जहाँ पर हो गया अब तुम्हें बस 8 मिलियन और पे करने हैं। माथे उठता है और कहता है कमीने कहीं कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और उठने के बाद वो उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। जब उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ रहा है, जबकि हमारा वूजन सोच रहा था अगर मैं यहाँ पर इस बारे में सोचूं तो मैंने अभी तक जैंग बेग के सर के ऊपर जो इनाम था वो भी लेने के लिए नहीं गया, मुझे जाकर गवर्नर से इस बारे में बात करनी चाहिए, मुझे वहां पर से जो रिवार्ड मिलने
वाला है उसके साथ मैं सोमी के लिए स्नैक्स खरीद सकता हूँ। और इसी के साथ पता नहीं वहां पर वो उसे पंच मारता है या नहीं मारता, क्योंकि वो उसे मार तो नहीं पाएगा। तो नेक्स्ट सीन जो होता है हमें घर का दिखाया जाता है। तो सुमाते वापस घर आ जाता है। घर आने के बाद वो सफाई कर रहा होता है। काफी दिन गुजर जाते हैं और गुजरने के बाद अब यहाँ पर उसे पता चल चुका है कि उसे सफाई ही करनी है और जो घर से भागकर कभी नहीं जा सकता, जबकि सोमी अभी वहां पर छुपकर उसे देख रही होती है। सुमाते कहता है कि उसके बाद भी, यानी कि वहां से वापस आने के बाद मैं कई बार भागने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन जब भी मैं यहाँ से भाग कर जाता हूँ वो हर बार मेरे सामने मौजूद होता है, हर बार मुझे पकड़ लेता है। और उसके बाद जब मुझे पकड़ कर लाता है, ये सारा दिन मुझसे बहुत ही काम करवाता है और सारा दिन काम करवाने के बाद महीने के एंड पे इसने मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 नियांग्स दिए थे, यानी कि पूरा महीना काम करने के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 कॉइंस मिलते हैं। लगता है कि मेरी जिंदगी यहाँ पर एंड होने वाली है। मैंने यहाँ पर भागने के प्लान के बारे में गिव अप कर दिया है। तो मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से भाग कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही बार यहाँ से भाग कर देख चुका हूँ, लेकिन मैं कभी भाग कर नहीं जा पाया। साथ ही वहाँ पर बैठा बैठा सोच रहा था, मुझे लगता है कि अब घर के खाने के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे खत्म हो चुके हैं, मुझे अभी बाजार जाना होगा, जाकर से सारी चीजें लेकर आनी पड़ेंगी। साथ ही उठकर वहाँ से बाहर चल पड़ता है बाजार की तरफ और कहता है कि पता नहीं इस बंदे ने अपने मैनर को इतना ज्यादा दूर क्यों बनाया है, इस जंगल के अंदर बनाने की क्या जरूरत थी। अब यहाँ से शहर इतनी दूर है, मैं पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी, मुझे उसके वापस आने से पहले पहले घर वापस पहुंचना होगा। तो लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी लाइट फिट टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। जैसे वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है उसे महसूस होता है कि सोमी उसके पीछे पीछे आ रही है। तो वो कहता है कि ये बच्ची मेरा पीछा क्यों कर रही है। वो पीछे की तरफ घूमता है तो उसी के साथ सोमी जाकर पेड़ के पीछे छुप जाती है। तो वो कहता है चलो ठीक है, जल्दी से बाहर निकल आओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, आज तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तो सोमी जो होती है आगे से खामोश हो जाती है, फिर साथ उसे कहती है क्योंकि, और फिर साथ ही वहां पर वो हंसना शुरू कर देती है। तो उसे कहता है कि हंसना बंद करो, मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, चलो जल्दी से घर वापस चली जाओ, क्योंकि यहाँ पर तुम मेरे साथ बाजार नहीं जा सकती। अगर तुम्हारा मास्टर वापस आ गया और वापस आने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा होगा कि तुम मेरे साथ यहाँ पर आ गई हो, नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से मारा जाऊँ। लेकिन वो उसका पल्लू पकड़ती है और उसे कहती है लेकिन मुझे अकेले बहुत ज्यादा डर लगता है, मैं अकेले नहीं रहना चाहती। और साथ उसके साथ वो चिपक जाती है। सुमाते उसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो, मैं यहाँ पर बाजार जा रहा हूँ, बाजार एक बहुत ही खतरनाक जगह है, वहाँ पर बहुत सारे गुंडे भी हो सकते हैं, अगर तुम वहाँ पर जाकर गुम हो गई तो फिर तो मेरी गर्दन कटेगी, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। तो सोमी उसे कहती है लेकिन मैं तुम्हारे पीछे पीछे रहूंगी और तुम्हारा हाथ पकड़ कर रहूंगी, यानी कि मैं वहां पर से गुम नहीं होंगी और ना ही आसपास कहीं पर जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तो वो सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं इस बच्ची को यहाँ पर से अकेले घर वापस भी नहीं भेज सकता, क्योंकि घर यहाँ से काफी दूर है और अकेले रास्ते में अगर किसी जानवर ने इसके ऊपर अटैक कर दिया तो फिर भी सारी का सारा ब्लेम मेरे पर आएगा और मैं इसे अपने साथ भी नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि वहां पर बहुत सारे गुंडे और टपोरी होते हैं, क्योंकि वो बाजार का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। साथ ही उसे उठाकर अपने कंधे के ऊपर बिठा लेता और कहता है कि अब यहीं पर बैठी रहना, यहाँ से हिलने की कोशिश मत भी करना और ना ही यहाँ पर से नीचे उतरने की कोशिश करना, ठीक है। अब यहाँ पर जाकर बाजार में से चीजें लेकर जल्दी से वापस आ जाएंगे। तो रास्ते में जाते हैं वहां पर उसे कहती है देखो फ्रूट। फिर साथ ही अगले सीन में उनके पीछे कुछ सुअर लगे होते हैं, वो भाग रहे होते हैं। फिर साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वहां पर पंछियों की तरफ देख रही होती है और फिर साथ ही नेक्स्ट सीन में वो सो जाती है। तो सुमाते कहता है कि ये बच्ची तो बहुत ज्यादा प्यारी है। फिर साथ ही वो दोनों वहां पर चलते हुए बाजार में पहुंच जाते हैं। बाजार में पहुंचने के बाद सोमी फिर से उठ जाती है और कहती है कि हम लोग तो यहाँ पर पहुंच गए, बाजार देखो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। जबकि यहीं पर कुछ गुंडों को भी दिखाते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे गुंडे होते हैं। तो वो कहता है यहाँ पर जैंग बेग के मरने के बाद बहुत सारे गुंडे हैं जिन्होंने पूरे बाजार को टेक ओवर किया हुआ है, क्योंकि जैंग बेग का सबसे ऊपर रोब था, इसी वजह से यहाँ पर ये गुंडे बाजार के अंदर बिल्कुल भी नहीं आते थे। वैसे भी अब जबकि यहाँ पर ब्लैक मार्केटियर पकड़ा गया है तो उसके पकड़े जाने के बाद अब यहाँ पर और भी बहुत सारे गुंडे आ चुके हैं। वो सोच रहा होता है कि ब्लैक मार्केटियर, उसे लगता है कि वो मेरी वजह से यहाँ पर पकड़ा गया, उम्मीद करता हूँ कभी तक उसका सर काट दिया गया हो, यानी कि सजाए मौत दी गई हो, क्योंकि अगर वो जिंदा हुआ तो अपने लोगों को मेरे बारे में बता सकता है और उसके बाद मैं खतरे में पड़ सकता हूँ। वो सोच रहा था कि यहाँ पर गार्ड्स मुझे पकड़ लेते हैं जिसने गोल्डन बुद्धा को चोरी किया था, यानी मैं वो चोर हूँ, तो फिर तो यहाँ पर मेरे साथ उससे भी ज्यादा बुरा होगा, ये लोग मुझे भी सजाए मौत देंगे। जबकि इसी के साथ एक हाथ पीछे से निकलता है और सोमी को उठाकर वहां पर से एक बंदा भाग जाता है। तो वो एक टपोरी गुंडा होता है जो कि वहां पर से सोमी को किडनैप कर लेता है और उसे लेकर वहां से भाग रहा था। सुमाते कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है कि आज मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, वो कमीना मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और इसी के साथ ही वो उस गुंडे के पीछे भागना शुरू करता है, वो अपनी लाइट फुट टेक्निक को यूज करता है। जबकि दूसरी तरफ से वो गुंडा भी लाइट फुट टेक्निक को यूज करता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे पकड़ सकते हो। जबकि वो उसे चिल्लाकर उसे कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि ये किस मॉन्स्टर की बच्ची है, तुम यहाँ पर इसको छोड़ो और यहाँ पर से अपनी जान बचाओ। तो सुमाते कहता है कि ये कमीना तो मार्शल आर्टिस्ट है जी, यहाँ पर लाइट फुट टेक्निक को यूज कर रहा है, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इसको पकड़ नहीं पाऊंगा। और उसका पीछा करते करते जंगल में पहुंच जाता है। वो लोग बाजार से निकल जाते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या है, ये मुझे लेकर कहाँ पर जा रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे जानबूझकर किसी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये जंगल के एरिया में एक खास एरिया की तरफ ही जा रहा है जहाँ पर लोग बहुत ज्यादा कम है। आखिर से भागने की क्या जरूरत पड़ी है, और ये अगर ये भाग सकता है तो फिर इससे ज्यादा तेज भी भाग सकता है, ये जानबूझकर मेरे सामने है। साथ ही वो सोच रहा था अगर मैं यहाँ पर इस बंदे को, इस लड़की को ले जाने देता हूँ और अपने आप को यहाँ पर से जाल में फंसने से बचा लेता हूँ, तब भी वो कमीना यहाँ पर आएगा और आकर इस लड़की को बचा ही लेगा, यानी वूजुन आकर इस लड़की को किसी भी हाल में बचा लेगा।
लेकिन एक बात तो है कि वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। अगर मैं जहाँ पर इसको खतरे में डालना तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, मुझे भी मार डालेगा। तो मुझे यहाँ पर आगे बढ़ना होगा और इस लड़की को लेकर जल्दी जल्दी घर वापस पहुंचना होगा, इससे पहले कि वो घर वापस आ जाए। साथ ही वो अपनी लाइट फुट टेक्निक को यूज करता है और कहता है कि मुझे इसे पकड़ नहीं होगा। वो बड़ी तेजी के साथ अपनी फुल स्पीड को यूज करते हुए उस बंदे के पास पहुंच जाता है और उसे कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, तुम यहाँ पर से कहां पर जा रहे हो, इस लड़की को यहीं पर छोड़ो, तुम यहाँ पर से इसे लेकर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। ऐसे वहां पर उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उसे कहता है कि यहीं पर रुको। वो भी वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि पहले सर अपने आसपास तो देख लो, उसके बाद बात करना। तो जब अपने आसपास देखता है तो वहां पर बहुत सारे गुंडे होते हैं। ये सारे के सारे गुंडे जो होते हैं ये ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी से होते हैं, यानी इस ब्लैक मार्केटियर के होते हैं। ब्लैक मार्केट के गुंडे यहाँ पर अपने मास्टर का बदला लेने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। इसी के साथ एक गंजा वहां से निकलता है और उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। पंच के साथ समाते बेचारा वहीं पर नीचे गिर जाता है। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन मेंशन का दिखाया जाता है जहां पर हमारा वुजन वापस आता है। घर वापस आने के बाद बेचारा बहुत ज्यादा बोर हो रहा था और कहता है कि पता नहीं सोमी कहां पर चली गई है, हमारा घर तो इतना बड़ा है, मुझे यहाँ पर अकेले महसूस हो रहा है। अब जबकि यहाँ पर शोर मचाने वाला कोई भी नहीं है तो इसी वजह से मुझे घर काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है। समाते और सोमी दोनों यहाँ पर शोर मचाए रखते हैं। मुझे लगता है कि मुझे शोर की आदत हो गई है, क्योंकि घर के बाहर फुटप्रिंट्स को देखकर तो लगता है कि वो दोनों बाजार में से इंग्रेडिएंट्स लाने के लिए गए हैं, लेकिन काफी ज्यादा देर हो गई, अभी तक वो लोग वापस नहीं आए। इसके साथ ही दूसरी तरफ उनका सीन भी साथ साथ दिखाया जा रहा था जहां पर वो गुंडे जो होते हैं समाते को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे होते हैं, जबकि वो सोमी को अपनी बॉडी के नीचे कवर करके खड़ा होता है। दूसरी तरफ वुजन कह रहा होता है कि इस वक्त ये मार्केट जो है बहुत सा खतरनाक हो चुकी है, बहुत सारे गुंडे मार्केट के अंदर आए हुए हैं, क्योंकि मैंने कल भी बहुत सारे गुंडे देखे थे। लगता है कि मुझे खुद ही सोमी को ढूंढने के लिए जाना। इसी के साथ ही उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर वो बैंडिट्स जो होते हैं वो अभी भी उसे बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। तो वो समाते को बहुत ही बुरी तरह से मार रहे होते हैं और कहते हैं देखो तो जरा ये किस तरह से यहाँ पर इंड्योर किया जा रहा है। इसे कहता है कि जरा देखो ये यहाँ पर इस लड़की को बचा रहा है, इसने इस लड़की को अपनी बॉडी के साथ कवर किया है, इस छोटे बच्चे को निकाल लेते हैं और इस बच्चे को मारते हैं, तभी जाकर ये यहाँ पर हमारे सामने अपना मुंह खोलेगा कि इसने हमें धोखा क्यों दिया है। वो यहाँ पर ये बात करता है कि इस बच्ची को निकाल लेते हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर आगे मत बढ़ना, अगर तुम में से किसी ने भी यहाँ पर इस बच्ची को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। वो लोग कहते हैं कि नहीं, अब तो हमें यहाँ पर यकीन हो गया है कि ये बच्ची इसके लिए इंपॉर्टेंट है, चलो इस बच्ची को निकालते हैं और इसकी स्किन इसके सामने छील देते हैं, फिर इसे यहाँ पर सजा मिलेगी। जबकि सोमी की तरफ दिखाते हैं कि सोमी बेचारी बेहोश हो चुकी होती है। सोमी के बेहोश होने के बाद जब उसकी तरफ देखता है, समाते उसकी तरफ देखता है, उसी के साथ उसे अपनी छोटी बहन याद आ जाती है, क्योंकि उसकी छोटी बहन भी इसी उम्र की थी। बचपन की बात है कि ये दोनों जो है एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, क्योंकि पेरेंट्स के मरने के बाद समाते ने अपनी छोटी बहन को संभाल रखा हुआ था। वो उसके लिए चोरी करके खाना लेकर आता था और उसके बाद वो अपनी बहन का पेट पालता था और उसके लिए काफी सारी चीजें भी लेकर आता था। फिर यहाँ पर वो उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ लेकर आया, और उसके लिए वो बहुत सारी चीजें चोरी करके लेकर आता है। तो उसकी छोटी बहन उसे कहती है कि ब्रदर तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर इतनी सारी चीजें चोरी करना बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, किसी वक्त भी कोई तुम्हें पकड़ सकता है और उसके बाद तुम्हें सजा मिलेगी। तो वो उसे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए, तुम्हें यहाँ पर इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर सबसे खुश रहो, मैं यहाँ पर तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, तुम्हारा पेट भरा हुआ देखना चाहता हूँ, और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं जरूर करूंगा। तब तक तुम यहाँ पर मरती नहीं हो तब तक मैं चाहता हूँ कि तुम एक बहुत ही हेल्दी लाइफ जियो, यानी कि तुम और मैं हम दोनों एक साथ रहेंगे और साथ ही बुढ़े होंगे। तो उसकी बहन काफी ज्यादा खुश होती है। फिर साथ ही वो एक दिन वहां पर एक मर्चेंट के पास से एक नया ड्रेस चोरी करके लेकर आता है। तो उसकी बहन उन ड्रेस को पहनती है और कहती है कि ये ड्रेस तो बहुत ज्यादा प्रीटी है। समाते उसे कहता है कि लेकिन फिलहाल के लिए तुम इस ड्रेस को पहन नहीं सकती, क्योंकि हमारे बाजार में एक नया मर्चेंट आया है और वो मर्चेंट के गार्ड जो है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैंने उसके पास ड्रेस को तो चोरी कर लिया है, लेकिन कम से कम 1-2 महीने तक इस ड्रेस को मत पहनना, क्योंकि अगर बाजार में किसी ने इस ड्रेस को पहचान लिया तो वो हमें यहाँ पर सजा देंगे। वो अपनी बहन के पास से ड्रेस उतरवा लेता है और साथ उसको जाकर छुपा देता है। उसकी बहन को ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आती। तो उसका भाई यानी समाते जो होता है वो उसे वहां पर ये कहने के बाद बाहर चला जाता है। जो वहां पर से बाहर चला जाता है ताकि वो जाकर कोई और चीज चोरी करके ले सके या फिर खाना लाने के लिए वहां से जाता है। तो जब वो घर वापस आता है तो घर आने के बाद वो देखता है उसकी बहन घर वापस नहीं आई, यानी कि उसकी बहन जो है वो घर पर नहीं है। वो वहां पर देखता है कि उसने जो ड्रेस छुपाई थी वो ड्रेस भी वहां पर नहीं है, और उसके बाद वो पूरी गलियों में जाकर उसको ढूंढना शुरू करता है और एक जगह के ऊपर जाकर उसे अपनी बहन मिलती है। उसकी बहन की बॉडी के ऊपर कोई कपड़े नहीं होते, यानी कि उसके जो कपड़े पहने थे वो मर्चेंट के वो कपड़े उतार लिए गए होते हैं और उसे इतनी बुरी तरह से पीटा गया होता है कि वो मर चुकी होती है, वहीं पर दम तोड़ चुकी होती है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरी बहन ने वो ड्रेस पहनकर यहाँ से बाहर निकली थी और उस मर्चेंट के गार्ड ने पहचान लिया होगा कि ये वही ड्रेस है और उन्होंने यहाँ पर इसके पास ड्रेस तो छीनी, साथ ही बेचारी इतनी बुरी तरह से मारा कि ये बेचारी मर गई है। और उस दिन के बाद से मुझे बच्चे बिल्कुल ही पसंद नहीं। जब मेरी बहन मरी थी तब से मुझे बच्चे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा अनोइंग होते हैं और ये कभी आपकी बात नहीं सुनते, आप इनसे जो कहते हैं वो उसका उल्टा ही करते हैं। वो गुंडे जो होते हैं उसे कहते हैं कि तुमने वहां पर उस गोल्डन बुद्धा को हमारे बॉस के सामने हैंड ओवर किया था और उस बुद्धा की स्टैचू के पीछे पीछे वहां पर पुलिस आ गई, यानी कि वहां पर गवर्नर अपने गार्ड्स को लेकर आ गया। लगता है कि तुम ने वहां पर हमारे बॉस को पकड़वाया है, तुम्हारी वजह से बॉस को सजाए मौत दी जा चुकी है, यानी कि बॉस इस वक्त मर चुके हैं और अब हम लोग यहाँ पर इस बच्ची को तुम्हारी आंखों के सामने मारने वाले हैं। लगता है कि ये बच्ची तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि सोमी वहां पर चिल्ला चिल्ला कर उनसे कह रही होती है मुझे जाने दो, मुझे जाने दो।
आते ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है, लेकिन फिर भी वो लड़क कर आगे बढ़ता है, उसका पाँव पकड़ लेता है और कहता है कि तुम इस बच्ची के साथ क्या करने वाले हो, उसे प्लीज यहाँ से जाने दो, मेरे साथ जो करना है वो कर लो। लेकिन वो उसे किक मारता है और कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, जहाँ पर पड़े हो वहीं पर पड़े रहो और इस लड़की को अपनी आंखों से मरता हुआ देखो। जबकि इसी के साथ ही हमारी सोमी जो होती है उस गुंडे के बाजू के ऊपर काट लेती है। जब उसके बाजू पर काट दिया तो वो गुंडा सोमी को वहां पर जबरदस्त थप्पड़ मारकर ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। तो उसके वहां पर गिरने के बाद सोमी फिर से उठकर खड़ी हो जाती है और वहां पर समाते के सामने खड़ी होकर उन सभी के सामने खड़ी होकर कहती है तुम में से कोई भी यहाँ पर इसे हर्ट नहीं कर सकता। समाते उसे कहता है कि लड़की जी तुम क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर मेरे सामने क्यों खड़ी हो गई हो। तो वहां पर सीना तान कर उनके सामने खड़ी होती है। उनके सामने वाला गुंडा जो था वो अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि इस कुतिया ने मेरे बाजू के ऊपर काटा है, मैं यहाँ पर इसकी पूरी की पूरी जुबान काट दूंगा। हाथे भी चलाकर सोमी से कहता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे पास एक मौका है, जहाँ से भाग जाओ, जो लोग मेरे पीछे हैं। जबकि वो उसकी तरफ घूमती हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है कि मेरी बात सुनो, यहाँ से तुम्हें छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। जबकि समाते को वहां पर अपनी बहन याद आ रही होती है, तो वो अपनी बहन को याद करने के बाद उसका मरा हुआ चेहरा वहां पर सोच रहा होता है। फिर साथ से कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर तुम भी यहाँ पर मेरी बहन की तरह मरने वाली हो। लेकिन सोमी चलाकर उसे कहते हैं नहीं, मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ जबकि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। और इसी के साथ ही गुंडा आगे बढ़ता और कहता है कि लड़की तुम यहाँ पर अपना ड्रामा बंद करो, तुम्हारा ड्रामा कुछ ज्यादा ही ओवर एक्ट हो गया, अब यहाँ पर तुम्हें मरना होगा। और जैसे ही वो आगे बढ़कर अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, इसी के साथ ही वूजन वहां पर पहुंच जाता है। वूजन वहां पर पहुंचने के बाद उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ पकड़ने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो यहाँ पर सोमी को मारने की कोशिश कर रहा था। तो अब यहाँ पर वूजन इन सभी के साथ क्या करेगा। सोमी भी उसकी तरफ देखते और कहती है अंकल तुम यहाँ पर। तो वो उसकी तरफ देखता है कि उसके चेहरे के ऊपर वहां पर थप्पड़ का निशान होता है और ये देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और इसी के साथ ही वो उसको जिसको उसने अपने हाथ से पकड़ा होता है उसको वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। फिर साथ ही वहां पर सभी की तरफ देखता है, हल्का सा मुस्कुराता और कहता है अब तुम सभी लोग यहाँ पर बहुत ही बुरी मौत मरने वाले हो। से नेक्स्ट सीन में घर का दिखाया जाता है। समाते बिस्तर के ऊपर लेटा होता है, सोते सोते वहां पर वो सोच रहा होता है लगता है कि मेरी बहन को भी मेरा इंतजार करना बहुत ज्यादा बुरा लगता था क्योंकि मैं चोरी करने के लिए बाहर जाता था और बेचारी अकेली होती थी, वहीं पर उसके पास ही होती है। सोमी उसे कहती है कि अंकल जल्दी से उठ जाओ, तुम अभी तक सो क्यों रहे हो। समाते उसकी बात सुनने के बाद जल्दी से उठकर बैठ जाता है, उसकी तरफ देखता और कहता है कि ये क्या तुम यहाँ पर, तुम्हें क्या, तुम ठीक हो क्या, तुम ठीक हो। साथ ही वो उसके चेहरे की तरफ देखता और कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ, यहाँ पर तो चोट लगी हुई है, क्या यहाँ पर क्या हुआ था। इसी वजह से मैंने तुमसे कहा था ना कि वहाँ से भाग जाओ, तुम्हें वहाँ पर सामने खड़े होने की क्या जरूरत थी। जब मैंने तुम्हें कहा था कि भाग जाओ, तुम्हें वहाँ से भाग जाना चाहिए था। जबकि सोमी उसे कहता है कि यहाँ पर मेरी फिक्र करना बंद करो, बल्कि अपनी तरफ देखो, तुम्हारी पूरी बॉडी से यहाँ पर खून बह रहा है। तो उस बेचारे का खून और खून बह रहा होता है क्योंकि वो भी बुरी तरह जख्मी होता है। इसी के साथ वो फिर से वहीं पर बेहोश हो जाता है। जबकि सोमी जो होती है उसकी केयर कर रही होती है, उसका मुंह साफ करती है और साथ ही उसकी बहुत ही अच्छे से केयर करती है, उसकी पट्टियां बांध रही होती है। यहीं पर से समाते को बैकग्राउंड का सीन याद आता है कि वहाँ पर क्या हुआ था। तो समाते कहता है कि जब वहाँ पर पहुंच आया था तो वूजन ने वहाँ पर पहुंचने के बाद मुझसे कहा था कि इसे लेकर यहाँ से भाग जाओ, जल्दी से घर वापस जाओ, यहाँ पर पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अगर तुम यहाँ पर से आके चलकर नहीं जा सकते और सोमी को यहाँ से लेकर नहीं जा सकते तो फिर तुम भी इन सभी लोगों के साथ यहीं पर मर सकते हो। तो वो कहता है कुछ वक्त मुझे इतना ज्यादा प्रेशर आया, उस वक्त मुझे इतना ज्यादा डर लगा कि मैं सोमी को लेकर इतनी तेजी से भागा कि मैंने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं कि वहाँ पर हुआ क्या। उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो समाते सोमी से कहता है कि दोबारा इस तरह की अगर सिचुएशन हो तो वहां से भाग जाना, तो कभी भी ऐसा मत करना क्योंकि तुम्हारी जान यहाँ पर किसी भी दूसरे की जान के मुकाबले में बहुत ज्यादा खास है। तो वो उसे कहती है नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। समाते उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। सोमी उसे कहती है कि मैं यहाँ पर कभी भी तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं भागने वाली, तुम दोनों इस वक्त मेरी फैमिली हो, अंकल वूजन और साथ में तुम दोनों मेरी फैमिली, और मैं तुम दोनों को किसी मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो समाते ये बात सुनने के बाद सोच रहा था जरा देखो तो ये लड़की यहाँ पर किस तरह मेच्योर लोगों की बातें कर रही है। तो सोमी उसे कहती है कि आज के बाद से मैं वादा करती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगी, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बनूंगी कि तुम दोनों को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकूं, मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं। समाते भी यहाँ पर उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है कि इस बच्ची में तो कितना ज्यादा हौसला है, ये अपनी फैमिली को बचाने के लिए यहाँ पर अपनी जान देने को तैयार है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें गवर्नर का दिखाया जाता है। गवर्नर को वहाँ पर मैसेज मिलता है जंगल के अंदर फाइट हो रही है, जहाँ पर कुछ गुंडे आपस में फाइट कर रहे हैं और वहाँ पर गुंडों की हालत बहुत ज्यादा बुरी है। के साथ ही वो अपने गार्ड्स को लेकर जंगल की तरफ आगे बढ़ रहा था और वो सोच रहा था कि अब अचानक से यहाँ पर क्या हो गया। जब से जैंग बेग को मैंने पकड़ा उसके बाद से यहाँ पर बहुत सारे बैंडेड ग्रुप्स आ गए और सभी लोग आपस में फाइट करना शुरू कर दिए हैं। और अब इन सभी बेवकूफ बैंडेड्स को पकड़ने के लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है, मुझे रात के वक्त भी ड्यूटी करनी पड़ रही है। गार्ड से कहता है कि गवर्नर सर वहाँ पर हमें जो रिपोर्ट मिली है उसके साथ एक लेटर भी अटैच था जिसके साथ ये लिखा हुआ था कि वहाँ पर जितने भी बैंडेड्स हैं, यानी बैंडेड्स या गुंडे जो भी हैं, उन सभी के चेहरे के ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर, गाल के ऊपर काफी गहरा निशान था, जैसे किसी ने जानबूझकर उनकी लेफ्ट साइड के ऊपर उन्हें मारा हो। क्योंकि वहाँ पर सोमी को लेफ्ट चीक के ऊपर ही वहाँ पर थप्पड़ पड़ा था, इसी वजह से हमारा वूजन जो होता है सभी गुंडों के ऊपर लेफ्ट चीक के ऊपर ही उनको मार रहा होता है, हालांकि वो उन्हें जान से नहीं मार रहा होता। हमारी बात सुनने के बाद गवर्नर सोच रहा होता है लगता है कोई साइको है जो यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है, तो हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुंचना होगा। पर मैं वहाँ पर जाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे डर लग रहा है। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में वहाँ का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा वूजन खड़ा होता
होता है। तुम्हारा वूजन जो होता है उन सभी गुंडों को एक एक करके पकड़ रहा होता है और उन सभी के मुंह पर हाथ रखता है और साथ ही अपना अंगूठा जो होता है उनके लेफ्ट चीक के अंदर दंसार आता है ताकि उनका लेफ्ट चीक जो है वो डैमेज हो जाए। पर वो सभी लोग माफी की भीख मांग रहे होते हैं लेकिन वो किसी एक को भी नहीं छोड़ रहा था। गवर्नर जैसे वहां पर पहुंचता है तो एक गार्ड चिल्लाकर उसे कहता है कौन है जहां पर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सभी लोगों के साथ ये सब कुछ करने की। तो इसी के साथ गवर्नर उस गार्ड को रुकवा देता है, जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है हेलो ब्रदर, हेलो हेलो सर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं इतनी रात के वक्त, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या आप इन गुंडों को सबक सिखा रहे हैं। तुम्हारा वूजन उसकी तरफ देखता है, फिर साथ उसे कहता है कि इन लोगों ने यहाँ पर मेरी फैमिली को किडनैप करके उसे मारने की कोशिश की, इसी वजह से मैंने यहाँ पर इन लोगों को सबक सिखाया है। और जो जितने भी गुंडे हैं ये सारे के सारे उस ब्लैक मार्केट वाले बॉस के साथी हैं और उसका बदला लेना चाहते थे, सभी लोगों को अरेस्ट कर लो। तो इसी के साथ वो सभी गार्ड्स भागते हुए आगे बढ़ते ताकि सभी को अरेस्ट कर सके। एक गार्ड दूसरे से कहता है क्या तुम जानते हो कि ये बंदा कौन है जिसके सामने गवर्नर भी इतनी इज्जत से पेश आ रहे हैं और साथ ही डर भी रहे हैं। दूसरा से कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये बंदा कौन है। दूसरा बंदा उसे कहता है लेकिन हमारे गवर्नर तो इतने पावरफुल है कि उन्होंने जैंग बेग को अकेले पकड़ा था, फिर ये इस बंदे के सामने इतना ज्यादा डर क्यों रहे हैं। अब वो जो उससे पूछता है मुझे ये बताओ कि ये सभी गुंडे कहाँ से आए, इनका कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताल्लुक है, इन लोगों ने यहाँ पर ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी का नाम लिया था। ये बात सुनने के बाद गवर्नर हमें बताता है कि ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि डेविल ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसे डीमन कल्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पर राइट के सेक्टर जो 9 बड़े ग्रेट सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स के अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर हिडन काम कर रही है और सारे के सारे गुंडे जो है वहीं पर जाकर भर्ती हुए हैं। वो सभी गुंडे उनके साथ मिलकर काम करते हैं। पिछले कई सालों से यहाँ पर हम लोग ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी के लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी मेन ऑर्गेनाइजेशन को खत्म किया जा सके, लेकिन वो लोग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और इस तरह के गुंडे जैसे कि जैंग बेग और इस तरह के ब्लैक मार्केट के बॉस ये सभी लोग उन्हीं के साथ मिलकर काम करते हैं, सभी मिलकर यहाँ पर ये सब कुछ करते हैं। मतलब वो से कहता है कि मैंने लोगों के पास से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाई है और उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पर तुमने जिस गुंडे को पकड़ा था जैंग बेग और उसके साथ साथ ब्लैक मार्केट का बॉस, ये सभी लोग इस ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उनको यहाँ पर ये सारी चीजें पहुंचाते हैं। और मुझे ये पता चला है कि उन लोगों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। यहाँ पर हुनान सिटी में जो उनकी ब्रांच है उसका हेडक्वार्टर माउंट हैंग के ऊपर है। गवर्नर उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर उनके हेडक्वार्टर के बारे में पता चल गया तो फिर ठीक है, मैं भी यहाँ पर अपने लोगों को लेकर जाता हूँ और जाकर उनको पकड़ता हूँ। लेकिन वो उसे कहता है नहीं, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पर एक और एहसान करने वाला हूँ और इस एहसान के बदले में बात को तुम यहाँ पर मुझे रिपे कर सकते हो और मैं अभी वहाँ पर माउंट हैंग के ऊपर जाने वाला हूँ, तुम अपने सोल्जर्स को लेकर पीछे आ जाओ। तो नेक्स्ट में माउंट हैंग का दिखाया जाता है जहाँ पर इस ब्रांच का जो लीडर होता है कुर्सी के ऊपर बैठा होता है और वो कहता है कि मुझे बताओ कि यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या तुम यहाँ पर सिटी के अंदर किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, क्या वो गुंडे वापस आ गए जिनको हमने वहाँ पर समाथे को मारने के लिए भेजा था। उसके सामने वाला बंदा उसे कहता है कि माय लॉर्ड आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी यहाँ पर आते होंगे, वो सारे के सारे प्रोफेशनल थे। तो उसका बॉस उसे कहता है कि वाकई में तुम्हें लगता है कि वो प्रोफेशनल ये काम कर पाएंगे, क्योंकि हायर अप्स जो है यानी मेरे बॉस जो है वो भी यहाँ पर इस बारे में जानना चाहते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ब्लैक मार्केट के बॉस के पकड़े जाने के बाद और साथ ही जैंग बेग के पकड़े जाने के बाद अब यहाँ पर हमारी ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी के जो बॉसेस हैं वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं। साथ ही उसे कहता है कि सर मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जल्दी ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक मिस्टेक है और मिस्टेक को हम लोग क्लियर कर देंगे। तो बॉस से कहता है अच्छा फिर ठीक है, मुझे लगता है कि वो बंदा जो है यानी वो समाते जो चोर है वो सिर्फ और सिर्फ एक चोर है, वो कोई मार्शल आर्टिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पर इतने प्रोफेशनल्स के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। मुझे तो यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि सिटी में आखिर हो क्या रहा है कि यहाँ पर सिटी के अंदर पहले यहाँ पर जैंग बेग को पकड़ लिया गया और उसके बाद ब्लैक मार्केट के बॉस को पकड़ लिया गया। गवर्नर अकेला ये सब कुछ नहीं कर सकता और ना ही वो चोर यहाँ पर अकेला ये सब कुछ कर सकता है। मुझे लगता है कि वहाँ पर कोई ना कोई तो है जो हमारे खिलाफ जा रहा है। फिर साथ ही वहाँ पर उनकी दीवार टूटती है और दीवार टूटने के साथ ही हमारा वोजन अंदर आ जाता है। तो उसके सामने जो गार्ड खड़ा होता है वो चिल्लाकर कहता है कौन हो तुम, यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो। तो बॉस जो होता है यहाँ पर बड़ी एटीट्यूड के साथ यानी कि बॉस वाले एटीट्यूड के साथ कहता है कि तुम कौन हो। फिर साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि बॉस की हालत बहुत ही बुरी हुई पड़ी होती है और वो ग्राउंड के ऊपर बेहोश पड़ा होता है। इतनी देर के बाद गवर्नर अपने गार्ड्स को लेकर वहां पर पहुंच आता है। वो कहता है कि चलो इन लोगों को यहाँ पर अरेस्ट कर लो, जबकि गार्ड्स वहां पर बातें कर रहे होते हैं क्या ये लोग वाकई में ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी के लोग हैं, लेकिन इन्हें देखकर तो नहीं लगता ये लोग यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर किस तरह गिरे पड़े हैं। तब वो लोग वहां पर आगे बढ़कर बॉस को गिरफ्तार कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही बॉस की जेब से वहां पर काफी सारे गोल्ड कॉइन्स गिरते हैं। तुम्हारा वोजन देखने के बाद सोच रहा होता है कि लगता है कि स्वामी और उसके साथ साथ समाते वो दोनों घर पर भूखे होंगे, तो उनके लिए खाना लेकर जाने के लिए मुझे पैसे चाहिए। तो वो उनसे कहता है यहीं पर रुको और गार्ड्स को रुकने का कहने के बाद वो आगे बढ़ता जाकर उसके कपड़ों के अंदर सारे पैसे निकालना शुरू कर देता है। तो वहां पर सारे के सारे पैसे निकाल लेता है, ना सिर्फ वहां पर से पैसे उठा लेता है बल्कि बॉस के पास जितने पैसे होते हैं वो सारे के सारे लूट लेता है और उसने यहाँ पर बड़े बड़े बैग भरे होते हैं और साथ ही वहां पर जो कुछ उसे मिलता है वो सब कुछ उठाकर कहता है ठीक है अब तुम सभी लोगों को गिरफ्तार कर सकते हो, मैं जहां से जा रहा हूँ। तो वो लोग उसे कहते हैं कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज अपने रास्ते में अपना ध्यान रखना। और हमारा वूजन वो पैसे लेकर वापस आ जाता है और इस तरह हमारे वूजन ने वहां से जो पैसा कमाया था वो अगले एक साल के लिए कम से कम एक साल के लिए उनको यहाँ पर अच्छे से पालने के लिए काफी था। वो यहाँ पर समाते और साथ में सोमी दोनों का अच्छे से ख्याल रख सकता था। इस वक्त वूजन ने फैसला किया कि उसे यहाँ पर और ज्यादा पैसा चाहिए और इसी तरह वो
पैसा कमा सकता था कि वो गवर्नर का साथ देकर गुड्डू को पकड़वा कर उनके सर पर इनाम या फिर उनको लूट कर उनके पास से पैसा ले सकता था। तो नेक्स्ट सीन में 3 महीने के बाद का दिखाया जाता है। 3 महीने के बाद अब यहाँ पर समर का मौसम आ चुका है। तो हमारा वुजन जो होता है वो कहता है कि मैंने यहाँ पर ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के पास जो चीजें ली थी उनके साथ हमारी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी गुजर रही है, यानी कि हम लोग काफी अच्छी रिच लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक नई प्रॉब्लम आ गई है। 3 महीने गुजर चुके हैं हमें रिच लाइफ गुजारते हुए, लेकिन जरा इन लोगों की तरफ देखो। यहीं पर साइड के ऊपर दिखाते हैं जहाँ पर समाते झाड़ू फेर रहा होता है, लेकिन वो पहले से बहुत ज्यादा मोटा हो चुका है। तुम्हारा वुजन सारी सोमी की तरफ देखता है और कहता है अब जरा इसकी तरफ देखो। सोमी वहां पर खेल रही होती है, लेकिन वो भी काफी ज्यादा मोटी हो चुकी होती है। सोमी वहां पर पानी के अंदर मछली को देख रही होती है, साथ ही लाट टपका कर कहती है ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, अगर इसे पकाकर खाया जाए तो मजा आ जाए। तो वुजन कहता है कि ये बड़ी प्रॉब्लम है कि इन लोगों ने पिछले 3 महीने में मेरे पास जितना पैसा था वो पैसे को यूज करते मैं इनके लिए अच्छा अच्छा खाना लेकर आता, और जहां पर समाते बहुत ही अच्छी कुकिंग कर लेता है और वो जहां पर उसके साथ कुकिंग करता और दोनों बैठकर खाते थे। इनके पास खाने के अलावा कोई काम नहीं था और खा खाकर ये लोग 3 महीने में बहुत ज्यादा मोटे हो गए हैं। ये गलती सिर्फ और सिर्फ वुजन की है कि क्योंकि वो यहाँ पर ओवर एक्साइटेड था, उसे नहीं पता था कि बच्चे को कैसे पालते हैं। तो वो बच्चे को पालने के चक्कर में उसे जो भी बाजार में चीज दिखाई देती है वो उठाकर घर ले आता और घर लाने के बाद समाते उसको पकाकर सुमी को देता, दोनों खा खाकर मोटे हो गए हैं। तो हमारा वुजन कहता है अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे लगता है कि ये लोग तो यहाँ पर खतरे में पड़ जाएंगे, ये फूल कर गुब्बारा बन जाएंगे। मुझे यहाँ पर इनसे कुछ ट्रेनिंग करानी होगी ताकि इन्हें दोबारा से पहले जैसा किया जा सके। तो वुजन उनसे कहता है कि जल्दी से मेरे पास आओ। दोनों भागते हुए उसके पास आते हैं। तो वुजन कहता है कि समाते और सोमी मैं चाहता हूं कि आज से तुम दोनों जहां पर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग को स्टार्ट करो। तो वो दोनों काफी हैरान होते हैं, लेकिन सोमी काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है हाँ ठीक है मैं मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। वुजन उन दोनों से कहता है कि तो फिर जल्दी से जाओ बाजार में अपने लिए मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स की बुक्स लेकर आओ, ऐसी बुक्स लेकर आओ जो तुम्हारे लिए परफेक्ट हो, जिसे तुम मास्टर कर सकते हो। तो वो कहता है क्या हमें ये काम खुद करना होगा, क्या तुम जहां पर मैं गलियों में बिकने वाली मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सिखाना चाहते हो, वो तो 3rd रेट की किताबें होती हैं। तो वुजन कहता है कोई बात नहीं, मैं तुमसे कह रहा हूं जाओ जाकर खरीद कर लाओ तो ले आओ। और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर से बाजार जाते हैं और बाजार से अपने लिए मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स खरीद कर लाते हैं। हालांकि वो सारी लो लेवल की टेक्निक्स होती हैं। तो वो उसे कहता है कि ये लो हम ले आए। तो हमारा वुजन में से एक बुक को उठाता है और उसे कहता है कि टाई ची एंड टाई जियान, ये टेक्निक मुझे लगता है काफी ज्यादा अच्छी है, मैंने इसके बारे में सुन रखा है लेकिन कभी इसको परफॉर्म नहीं किया। इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये टेक्निक वुडांग सेक्टर वालों की टेक्निक लगती है, जो कि 9 ग्रेट सेक्टर्स में से एक ग्रेट सेक्टर है। और वुजन उस बुक को अपने हाथ में पकड़ता और साथ इस बुक को वहां पर बड़ी तेजी के साथ सारे पेजेस को देखता है। वो कुछ ही सेकंड में वहां पर पूरी बुक को देख लेता है और कहता है कि चलो ठीक है अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और उन दोनों को वहां पर कहता है कि अब जल्दी से रेडी हो जाओ। दोनों को वहां पर तलवार पकड़ाता है, यानी लकड़ी की पकड़ाई होती है, और उनसे कहता है कि प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। तो मोटू जो होता है यानी कि हमारा समाते जो होता है वो वहां पर ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका वजन ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन हमारी जो सोमी होती है वो बिल्कुल सही से प्रैक्टिस कर रही होती है। दोनों वहां पर प्रैक्टिस कर रही होती है। तो हमारा वुजन कहता है कि तुम दोनों कर क्या रहे हो, तुम दोनों इस तरह से मूव क्यों कर रहे हो। तो वो कहते हैं क्योंकि इसी तरह लिखा हुआ है बुक के अंदर, तो बिल्कुल सेम इसी तरह लिखा हुआ है, इसी तरह हम लोग यहाँ पर इसको कॉपी करके मूव कर रहे हैं। तो वुजन कहता है कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बुक को ही फॉलो करना होता है। एक बुक जो होती है, एक मार्शल आर्ट्स की जो बुक होती है जो तुम्हें बाजार में मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीप बुक होती है क्योंकि उसके अंदर मार्शल आर्ट्स की कंप्लीट टेक्निक को नहीं लिखा जाता। कोई भी मार्शल आर्टिस्ट ऐसा नहीं चाहता कि उसकी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक्स जो है वो बाहर दुनिया में लीक हो जाए। जैसे ये वुडांग सेक्टर के महान सेक्टर जैसे 9 सेक्टर्स में से एक सेक्टर है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक ऐसे बाजार में बिक जाए और सभी लोग उसको प्रैक्टिस कर ले। इसी वजह से वो सीक्रेट बुक्स बनाते हैं। तो इस बुक के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सारा कुछ ठीक नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम्हें यहाँ पर खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, जिस तरह मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसे प्रैक्टिस करो। तो वो कहते हैं ठीक है सर, जैसा आप कहते हैं बिल्कुल वैसे ही होगा। तो शाम तक वहां पर मोटू जो होता है वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है और कहता है कि मुझे तो अभी यहाँ पर महसूस हो रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है और मैं यहाँ पर और ज्यादा नहीं कर सकता, जबकि सोमी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रही होती है। तुम्हारा वुजन कहता है कि अगर ये इसी तरह करते रहे तो मुझे लगता है कि कुछ ही महीनों में ये दोबारा से नॉर्मल हो जाएंगे, इनकी बॉडी फैट खत्म हो जाएगी। तुम्हारा वुजन जो होता है वो सोमी को प्रैक्टिस करते हुए देखकर काफी खुश हो रहा था क्योंकि सोमी बहुत ही अच्छे से अपनी तलवार को घुमा रही होती है। जब अपनी तलवार को घुमाती है, लकड़ी को घुमाती है, तो वहां पर हवा की साउंड निकलती है। तो वो उसे कहता है कि तू बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रही हो। फिर खाने की टेबल पर फिर से ये लोग बहुत सारा खाना बनाते हैं और बहुत सारा खाना खा रहे होते हैं। समाते कहता है कि जितनी हमने प्रैक्टिस किया लगता है कि हम लोग आज यहाँ पर खाने को सही से डिजर्व करते हैं। सोमी भी से कहती है हाँ मैं भी, और दोनों वहां पर खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जो करते करते 3 महीने गुजर जाते हैं और 3 महीने के एंड पर दिखाते हैं कि वो दोनों फिर से नॉर्मल हो जाते हैं, दोनों का बॉडी वेट खत्म हो जाता है। दोनों ने यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की कुछ ना कुछ टेक्निक्स भी सीख ली हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के लॉर्ड का दिखाया जाता है। लॉर्ड बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। उसके सामने जो बंदा उसे मैसेज देने के लिए आता है वो उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर क्या कहा कि उस सिटी के अंदर हमारे 2 लोग पकड़े गए हैं और इसके अलावा वहां पर कोई ना कोई है जो ये सब कुछ कर रहा है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि हर साल जैंग बेक और उसके साथ साथ ब्लैक मार्केट का ओनर वो हमें कितना ज्यादा पैसा बेचते थे हमारी ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी को, अब दोनों ही पकड़े गए तो फिर हमें पैसा कहां से मिलेगा। तो बंदा उसे कहता है कि सर मुझे पता
जाता है ये सब कुछ कैसे होता है, लेकिन मुझे यहाँ पर ये नहीं समझ आ रही कि उन दोनों को पकड़ा कैसे गया। वो भी अपनी बात को कंप्लीट भी नहीं करता, किसी के साथ ही बॉस उसके ऊपर अटैक करता है और वहीं पर मर जाता है। तो बॉस कहता है कि हमारी हुनान की जो ब्रांच थी वहां पर जो हमारा मास्टर हमने छोड़ा हुआ था, यानी कि वहां पर जो ओनर था उसको पकड़ लिया गया और इस वक्त उसे बंदी बनाकर रखा गया है। मुझे लगता है कि इस वक्त गवर्नर उसे इंटेरोगेट कर रहा होगा। पिछले कई सालों से हुनान प्रोविंस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हुनान प्रोविंस बहुत ही शांत था और वहां पर जैंग बेक और उसके साथ साथ ब्लैक मार्केट का ओनर वो दोनों ही बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे थे और इसकी वजह से हमारे प्लान्स भी खराब नहीं हुए। लेकिन अब जबकि यहाँ पर वो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं और इसकी वजह से हुनान प्रोविंस में हमारे 2 लोग पकड़े गए हैं, तो लगता है कि अब ये इतना भी आसान नहीं रहा। मैंने हुनान प्रोविंस में जैंग बेक को यूज किया था ताकि वो अपनी पावर्स की वजह से वहां पर बाकी के सभी इवल फैक्शंस को सप्रेस करके रख सके, लेकिन अब आसपास के इवल फैक्शंस हमारे सामने सर उठाना शुरू कर दिए हैं। मुझे लगता है कि हुनान प्रोविंस में कोई ना कोई तो ऐसा आया है जो कि मेरे प्लान्स में इंटरफियर कर रहा है। मुझे वो बंदा चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वो बंदा चाहिए। साथियों से कहता है कि सर आप बिल्कुल परेशान। साथियों से कहता है कि माय लॉर्ड अभी हम लोग जाकर एक्शन लेते हैं, हम लोग अभी जाकर उसे ढूंढ निकालते हैं। इस वक्त तुम्हारे पास 2 टारगेट है, एक तो वो चोर समाते हैं जिसने वो गोल्डन बुद्धा को चोरी किया था और जाकर ब्लैक मार्केट के ओनर को बेचा था, और दूसरा वो गवर्नर है। गवर्नर और ये दोनों, इन दोनों को पकड़कर हम लोग इंटेरोगेट करेंगे। तो लॉर्ड उसे कहता है तो फिर ठीक है, उन दोनों को पकड़ लो और उनको तब तक टॉर्चर करो जब तक वो अपना मुंह नहीं खोलते, ना कुछ तो जरूर पता चलेगा। इसी के साथ ही यहाँ से नेक्स्ट सीन में वुजुन का दिखाया जाता है कि वुजुन अपने घर में बैठा होता है, प्रैक्टिस कर रहा था। वहां पर प्रैक्टिस करते करते उसे कुछ आभास होता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि तूफान आने वाला है, यानी ये कुछ बुरा होने वाला है। क्योंकि दूसरी तरफ समाते को दिखाता है कि वो अभी वहां पर मार्शल आर्ट्स की बुक्स पकड़कर प्रैक्टिस कर रहा था। वहां पर नीचे ग्राउंड के ऊपर लेटा होता है। तुम्हारा वुजुन उसके पास आता है, उससे कहता है जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो चुका है, जल्दी से जाओ, जाकर सोमी को बुला कर लाओ और उसे कहो कि आके ब्रेकफास्ट कर ले। तो समाते उसे कहता है लेकिन मैं तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड हूँ, यानी कि मैं तो चल भी नहीं पाऊंगा, मुझे यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करने दो। तो वो गुस्से के साथ से कहता है क्या तुमने क्या कहा कि तुम्हें रेस्ट करने दो? वो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है, मैं अभी चाहता हूँ जाकर सोमी को बुला कर लाता और उसके लिए खाना भी बना देता हूँ। और यहीं पर सोमी को दिखाता है जिस तरह सोमी यहाँ पर बैठी हुई है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई मास्टर मेडिटेट कर रहा हो। तो मेरा वुजुन उसके पास आता और कहता है लगता है कि ये पहली जाग चुकी है, बस सुबह देखो ये यहाँ पर आकर प्रैक्टिस कर रही है। तो सोमी को भी महसूस हो जाता है कि वुजुन वहां पर आया है, तो वो उसे कहता है कि चलो जल्दी से आ जाओ, आकर ब्रेकफास्ट कर लो। तो वो जल्दी से भागती हुई जाकर उसके साथ लिपट जाती है और कहती है खाना मुझे बहुत ही पसंद है, चलो फिर ठीक है चलते हैं। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद हमारा वुजुन जो था उसे अभी महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ यहाँ पर अजीब हो रहा है। तो वो समाते से कहता है कि समाते मुझे तुमसे एक काम है। तो वो कहता है अब क्या हुआ, अब तुम्हें मुझसे क्या काम है? तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि आज यहाँ पर कुछ होने वाला है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अपने काम खत्म करो और जल्दी से हुनान प्रोविंस बाजार में जाकर देखो कि वहां पर क्या हो रहा है, अगर कुछ अजीब हो रहा हो तो मुझे वापस आकर बताना। वो कहता है लेकिन मैं यहाँ पर मैंने अभी ब्रेकफास्ट किया भी नहीं, सिर्फ सोमी ने ब्रेकफास्ट किया है, तो क्या मैं अभी यहाँ से जाऊँ? तो वो उसे कहता है हाँ मैंने कहा कि अभी जाओ, इसी वक्त जाओ, चलो जल्दी से जाओ। और बेचारे समाते को वहां पर नाश्ता भी नहीं करने दिया जाता और वो जल्दी से भागता हुआ हुनान प्रोविंस की तरफ निकल जाता है ताकि बाजार में जाकर देख सके वहां पर सब कुछ ठीक है या नहीं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में नॉट का दिखाया जाता है। बस पर बाजार में एक व्हाइट बालों वाले लड़कों को दिखाया जाता है जिसका नाम बैंग चूगोक होता है। तो बैंग चूगोक जो होता है ये ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी की तरफ से यहाँ पर आया होता है ताकि गवर्नर और समाते दोनों को पकड़ सके। तो वहां पर बैठकर खाना खा रहा होता है और खाना खाते हुए साथ ही कहता है यहाँ का खाना तो काफी ज्यादा अच्छा है, तो चलो जल्दी से बताओ कि अब यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है। तो उसका एक साथी उसे कहता है कि सर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जैंग बेक्सान और हुनान प्रोविंस का हमारा जो लीडर था उन दोनों को ही इस वक्त रॉयल पैलेस की जेल में ट्रांसफर किया जाने वाला है जी। वो लोग यहाँ पर से बाहर निकलने वाले हैं। तो वो कहता है क्या वो यहाँ पर से उन्हें लेकर जाने वाले, और साथ ही वो सोच रहा था ये काफी ज्यादा अजीब है, उन्होंने पिछले तीन महीने से यहाँ पर जैंग बेक्सान और दूसरे को पकड़ कर रखा हुआ है, पिछले 3 साल से उन्हें यहाँ पर जेल के अंदर रखा हुआ। मुझे लगता है कि गवर्नर यहाँ पर उसे टॉर्चर कर रहा होगा और टॉर्चर करके उसके पास इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के लोग इतनी आसानी से अपना मुंह खोलेंगे, क्योंकि इन सभी लोगों को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है और कभी भी ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के बारे में वो लोग अपना मुंह नहीं खोलते। लेकिन अगर उन लोगों को रॉयल पैलेस की जेल में ले जाया जाता है तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक गवर्नर जो है वो तो उनका मुंह नहीं खुलवा सकता, लेकिन रॉयल पैलेस के जो गार्ड्स है वो बहुत ज्यादा जालिम है और वो लोग किसी न किसी तरीके से उनका मुंह खुलवा लेंगे। मेरे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो फिर मैं जाकर उनको बचा लूं, रास्ते में यहाँ पर गार्ड्स के ऊपर अटैक करके उन दोनों को वहां पर आजाद करवा लूं, या फिर दोनों को वहीं पर मार डालूं। तो हमारा बैंक जो होता है उन लोगों से पूछता है मुझे ये बताओ कि उसको उनको बचाने के चांसेस कितने ज्यादा हैं। तो उसके साथियों से कहते हैं कि बॉस उनको बचाने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 40% है, क्योंकि उनके पास जो गार्ड्स है वो काफी ज्यादा है, गार्ड्स की तादाद ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि उनको वहां पर से रेस्क्यू कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो ये बात सुनने के बाद बैंक उसे कहता है तो फिर यहाँ पर फैसला हो गया, हम लोग उन्हें मार डालेंगे, हम लोग अपने साथियों को मार डालेंगे ताकि वो लोग रॉयल पैलेस में जाकर अपना मुंह न खोल दे। वो उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये सबसे ज्यादा आसान तरीका है, हमारे जो लोग पकड़े जा चुके हैं उन्हें यहाँ पर डिस्पोज कर दिया जाए तो फिर कभी हमारे सीक्रेट्स लीक नहीं होंगे। उन दोनों को डिस्पोज करने के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही चीज बचती है, मुझे यहाँ पर गवर्नर को पकड़ना है, साथ में उस चोर
समाते को पकड़ना और साथ ही उस बंदे को ढूंढना है जो कि यहाँ पर इन सभी के बीच में छुप कर रह रहा है। इसी के साथ ही बैंक जैसे वहां पर होटल से बाहर देखता है तो उसे वहां पर समाते दिखाई देता है, तो वो कहता है कि ये बंदा कुछ जाना पहचाना लगता है, इसकी आउटफिट और साथ इसके हुलिये को देखकर मुझे लगता है कि इसको मैंने कहीं पर देखा है। फिर साथ ही वो कहता है ये तो वही है, ये तो जैंग समाते है, ये तो वही है जिसके वांटेड पोस्टर थे, इसी को तो हम लोग यहाँ पर पकड़ने के लिए आए हैं। तो जल्दी से भागता हुआ उसके पीछे पीछे बाहर निकल आता है ताकि उसे जाकर पकड़ सके। तो जबकि हमारा समाते वहां पर ढूंढ रहा होता है कि यहाँ पर क्या कुछ अजीब हो रहा है, तो वहां पर देखते देखते वहां पर बाजार में जहाँ पर रश होता है वहां पर चला जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कोई उसका पीछा कर रहा है। तो बैंक भागते भागते उसके पीछे जाता है और कहता है कि ये बंदा इतना फास्ट क्यों है, और वो उसका पीछा करते हुए गली की तरफ जाता है जहाँ पर सामने डेड एंड होता है। तो वहां पर जाने के बाद हमारा समाते वहां से गायब हो जाता है, जबकि बैंक ने देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि अचानक से वो कहां पर गायब हो गया। तो हमारा समाते जो होता है वहां से भागते भागते वापस आ जाता है, अपने पैलेस में वापस आता है और वापस आने के बाद कहता है जैसा तुमने कहा था बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ पर कुछ अजीब हो रहा है, बाजार का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा अजीब है और एक अजीब सा आदमी मेरा पीछा भी कर रहा था, पता नहीं वो कौन था लेकिन वो मेरा पीछा कर रहा था, मुझे लगता है कि वो ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी से होगा। मैंने जहाँ पर ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के मार्केट के बॉस को पकड़वाया तो इसका मतलब यह है कि वो लोग कभी मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो बॉस उसे कहता है अच्छा ठीक है ऐसी बात है। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि ये ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के लोग आखिर है कौन, मुझे क्या तुम इसके बारे में थोड़ी डिटेल बता सकते हो। तो वो कहता है कि इसके बारे में स्पेसिफिक सा कुछ भी नहीं जो तुम्हें बताया जा सके। ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहा जाता है कि तकरीबन 50 साल पहले से बनाया गया था। एक अननोन इंसान जहां पर आने के बाद उसने इस ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी की बुनियाद रखी थी और उसके बाद से अब ये ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी आगे फल फूल रही है और काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 9 सेक्टर से डीमन कल्ट के हारने के बाद वहां पर एक सेक्टर जो था उसने यहाँ पर एक सेक्टर से एक बंदा आया था, उसने आकर इस सेक्टर को बनाया था। कुछ का कहना यह है कि डीमन कल्ट में से ही कोई ऐसा बंदा है जिसने यहाँ पर आने के बाद ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी को बनाया था, इस ऑर्गेनाइजेशन को उसने बनाया था। इनमें से कौन सी कहानी यहाँ पर सच्ची है इसके बारे में तो किसी को कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये बात सच है कि ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने बाकी के 9 सेक्टर्स के बराबर अपनी जगह बना ली है। वो जो से कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हमारे पास यहाँ पर कोई लीडिंग पॉइंट नहीं, हमें ये भी नहीं पता कि इसका लीडर कौन है। तो वो कहता है हाँ सर मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें ये भी नहीं पता कि इनका लीडर कौन है, लेकिन यहाँ पर जितना ज्यादा उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बना लिया, लगता है कि उनका लीडर एक कैपेबल इंसान है, यानी कि वो यहाँ पर 9 सेक्टर्स की बराबरी करने के लायक अगर ये ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है और उसे 50 साल में उनके बराबर ला सकता है तो उसका मतलब यह है कि वो काफी ज्यादा महान मार्शल आर्टिस्ट भी हो सकता है। तो वो जो से कहता है ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि अब यहाँ पर 9 ग्रेट सेक्टर्स हैं, 9 ग्रेट सेक्टर्स के सामने अगर यहाँ पर अगर 10वीं ऑर्गेनाइजेशन अपनी जगह बना लेती है तो फिर तो इन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी शर्म की बात होगी कि एक डीमन कल्ट के सेक्टर ने यहाँ पर अपने वजूद को उनसे ज्यादा बड़ा कर लिया। तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने यहाँ पर इनको रोकने की कोई ना कोई कोशिश तो जरूर की होगी। समाते से कहता है हाँ ये बात वाकई में सच है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था यहाँ पर इन लोगों की वजह से, क्योंकि 9 ग्रेट सेक्टर्स जो थे वो यहाँ पर जो नहीं चाहते थे कि ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी अपने आप को ज्यादा बड़ा कर सके, इसी वजह से म्यूरियम अलायंस के लोगों को बीच में पड़ना पड़ा और म्यूरियम अलायंस के लोगों ने बीच में आकर यहाँ पर ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया, जिसकी वजह से उनके जो बचे कुछ मेंबर्स हैं उन्होंने अभी तक यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाए रखा हुआ है और उनके लोकेशन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि वो लोग कहाँ पर छुपे हुए हैं। तो हमारा वुजन कहता है कि पास्ट में म्यूरियम अलायंस ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती थी। पास्ट में जब भी उन्हें लगता था कि यहाँ पर कोई भी छोटा मोटा सेक्टर जो है उसकी पावर्स बढ़ रही हैं तो वो लोग आगे बढ़ते थे और बीच में आकर उस पूरी की पूरी अलायंस को यानी उस पूरे सेक्टर या फिर उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर देते थे। पास्ट में बिल्कुल ऐसे ही चलता था ताकि यहाँ पर कोई भी उनके सामने खड़ा ना हो सके और कोई भी यहाँ पर 9 ग्रेट सेक्टर्स के बराबरी ना कर सके। लेकिन अगर इस बंदे ने यहाँ पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को म्यूरियम अलायंस से बचाकर रखा हुआ है, साथ ही इसको बड़ा करता जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ये बंदा काफी ज्यादा स्पेशल हो सकता है। समाते कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, मुझे लगता है कि गवर्नर भी इस वक्त काफी बड़ी मुश्किल में होगा। अगर वो बंदा ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी का जो मेरा पीछा कर रहा था, अगर वो मेरा पीछा कर रहा है तो वो गवर्नर के पीछे भी होगा, क्योंकि गवर्नर भी सब में शामिल है। तो वो जो कहता है कि हमें उस बंदे के बारे में तो भूल ही गया था, तो लगता है कि उसे भी यहाँ पर बचाना पड़ेगा। और यहाँ पर से नेक्स्ट सीन गवर्नर का दिखाया जाता है। बैंक ने उसे पकड़ रखा होता है और साथ उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा होता है। तो बैंक उसे कहता है कि लगता है कि तुम ही यहाँ के गवर्नर होंग वॉन चांग हो। तो गवर्नर उसे कहता है कि हाँ मैं ही यहाँ पर गवर्नर हूँ। तो बैंक उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर हम सभी को देखकर थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही गया होगा कि आखिर हम लोग कौन है, हमने तुम्हारे गार्ड्स को मार दिया, तुम्हें पता चल गया होगा कि हम लोग कौन है। तो मैं यहाँ पर तुम्हें अपने बारे में नहीं बताऊंगा, मुझे यहाँ पर तुम्हारे पास से कुछ पूछना है, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया। अगर तुम सही से जवाब देती हो तो फिर तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। जबकि गवर्नर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर ये सोच रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट के दौरान लोगों ने जैंग बेगसान और साथ में अपने दूसरे मेंबर दोनों को मार डाला। ये लोग तो जितना सोचा था उससे भी ज्यादा जालिम निकले हैं।
गवर्नर उसे कहता है कि बताओ कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। तो बैंक उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि आखिर तुमने अपने गार्ड्स के साथ मिलकर ये सब कुछ कैसे किया होगा। जरा अपने गार्ड्स की तरफ देखो, सारे के सारे मर चुके हैं। हालांकि वो गार्ड्स हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत ज्यादा कमजोर हैं। और तुम जहाँ पर कितनी बुरी तरह से मार खाकर हमारे सामने बैठे हो। मुझे ये बताओ, क्या तुमने जैंग बेग को पकड़ा था और साथ में हमारी जो ब्रांच थी हुनान की, वहां पर जो लीडर था, क्या उन दोनों को तुमने पकड़ा था? अब फिर तुम्हारे पीछे भी कोई है जिसने यहाँ पर तुम्हारी मदद की है? तो ये बात सुनने के बाद गवर्नर को झटका लगता है और साथ ही वो वहां पर सोच रहा था वूजुन के बारे में। तो बैंग उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने के बाद कहता है मुझे लगता है किसी कुछ याद आया है। तो वो कहता है क्यों ना तुम यहाँ पर मुझे बता दो, अगर तुम मुझे बता दोगे तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम यहाँ पर से आजाद हो जाओगे, अगर तुम उस बंदे का नाम बता देते हो जिसने तुम्हारा साथ दिया है। तो गवर्नर थोड़ी देर सोचने के बाद से कहता है नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा और ना ही मुझे इस बारे में कुछ पता है। गवर्नर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ क्योंकि इसने बाकी सभी गार्ड्स को मार दिया तो मुझे भी मार डालेगा, लेकिन मैं इसे कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो बैंक उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम मुझे नहीं बताओगे, तो इसका मतलब यह है कि तुम अपने सीक्रेट्स को कब्र में लेकर जाना चाहते हो। इसी के साथ ही बैंक अपनी जेब में हाथ डालता और साथ ही अपनी जेब के अंदर से कुछ चीज निकालता और कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए ताकि तुम यहाँ पर मेरे सामने सच बोल दो। क्योंकि बैंक वहां पर ये सोच रहा था कि ये बंदा यानी ये गवर्नर जो है ये बाहर से काफी टफ दिखाई देता है लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर है, क्योंकि ये एक मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है। अगर मैंने इसे यहाँ पर और ज्यादा टॉर्चर किया तो ये मर जाएगा और उसके बाद हमें सीक्रेट के बारे में पता नहीं चल पाएगा। तो अपनी जेब के अंदर से एक पाउडर निकालता है और उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि मेरे हाथ में क्या है, और साथ ही वो उस पाउडर के ऊपर फूंक मारता है। वो पाउडर जो होता है सीधा जाकर गवर्नर के मुंह पर लगता है और वो उसके साथ सांस लेता है तो उसके अंदर चला जाता है। तो वो उसे कहता है कि इसको कन्फेशन ड्रग कहते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसको सूंघने के बाद अब तुम यहाँ पर सब कुछ सच बक दोगे, जो भी मैं तुमसे पूछूंगा वो तुम सच बताओगे। जबकि स्मार्टे को दिखाता है कि वहीं पर एक पिलर के पीछे छुपकर ये सब कुछ देख रहा होता है और कहता है ये तो बहुत ही बुरा है, अगर जो गवर्नर यहाँ पर जगह के पर मर गया तो फिर चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। मुझे यहाँ पर इसको बचाना होगा, मेरे मास्टर ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मुझे उसे बचाना ही होगा। यहीं पर वो पास्ट का सीन दिखाता है जहाँ पर वूजुन उसे कह रहा था कि तुम्हें जाकर गवर्नर वोंग को बचाना है। तो वो कहता है क्या मैं उसे जाकर क्यों बचाऊंगा? वूजुन उसे कहता है क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। जबकि स्मार्टे उसकी बात सुनने के बाद उसे अभी भी कोई जवाब नहीं दे रहा था कि वो जाएगा या नहीं। तो उसके बाद वूजुन उसे पीटता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट सीन में वो कहता है कि मुझे इसे बचाना ही होगा, क्योंकि अगर मैं इसे नहीं बचाता तो वो मॉन्स्टर मुझे मार डालेगा। तो मुझे यहाँ पर अगर मरना है तो फिर इसे बचाते हुए यहाँ पर मर जाता हूँ। मुझे यहाँ पर कोई हिसाब लगाना होगा कि मैं कैसे गवर्नर को बचा सकता हूँ। तो फिर साथ ही वो कहता है कि चलो छोड़ो, मैं यहाँ पर एक फास्ट अटैक कर सकता हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना होगा। अगर मैं वहां पर उस मॉन्स्टर वूजुन के हाथ से नहीं मरता तो यहाँ पर मर जाता। वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, अपनी लाइट फुट टेक्निक को यूज करते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ता है। ये देखकर बैंक काफी हैरान होता है और कहता है कि यहाँ पर कौन है। तो उस्माते वहां पर पहुंचने के बाद उनमें से एक गार्ड के ऊपर जाकर अटैक करता है। वो उसे किक मारता है। जब वो उसे किक मारता है और कहता है कि यहाँ पर एक ही चीज मैं कर सकता हूँ, यानी सरप्राइज अटैक कर सकता हूँ और साथ ही यहाँ से भाग सकता हूँ। और उस गार्ड के ऊपर अटैक करने के साथ ही वहां पर से गवर्नर होंग को पकड़ता है, उसे उठाकर बड़ी तेजी से वहां से भागना शुरू कर देता है। तो बैंक कहता है कि जल्दी से इसका पीछा करो और साथ ही वो कहता है ये तो जैंग समाते हैं, लगता है कि ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो उसके जितने साथी होते हैं वो सभी उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जल्दी से इसको पकड़ो, इसे यहाँ पर से जाना नहीं चाहिए, दोनों एक साथ हमें मिल गए हैं। जबकि हमारा समाते बड़ी तेजी से भाग रहा होता है, साथ ही रो रहा होता है और कहता है कि मास्टर तुम कहाँ पर हो, मास्टर प्लीज आ जाओ और आकर मुझे बचा लो वरना ये लोग तो मुझे मार ही डालेंगे। जबकि यहीं पर हमारे वूजुन को दिखाता है कि वूजुन अपनी तलवार निकालता है। काफी अरसे के बाद उसने अपनी तलवार निकाली और वो कहता है लगता है कि फाइनली वक्त आ गया है इस तलवार को दोबारा से इस्तेमाल करने का। गवर्नर को उठाकर उसी की तरफ भागता हुआ आगे बढ़ आता है, जबकि रास्ते में हमारा वूजुन खड़ा होता है। तो जो होता है उसने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली होती है। ऊपर से थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारे गवर्नर को होश आ जाती है। जब उसे होश आती है तो वो उठता अपनी आंखें खोलता है, इसी के साथ स्मार्टे उसके मुंह पे हाथ रखता है और उसे कहता है शोर मत मचाना, खामोश रहो, अगर तुम खामोश रहोगे तो भी हम लोग बच पाएंगे। उसने उसको एक पेड़ की टहनी के ऊपर लटाया होता है। तो इसी के साथ ही गवर्नर कहता है अच्छा ठीक है मैं खामोश रहूंगा। फिर साथ ही वो कहता है तुम कौन हो, तो उसे अपने बारे में बताता है। स्मार्टे उसे कहता है मेरा नाम जैंग समाते है, तो वूजुन ने यहाँ पर मुझे भेजा है। तो ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या वाकई में वूजुन ने तुम्हें यहाँ पर भेजा और तुम उसी के आदमी हो। तो यहाँ पर गवर्नर उसकी तारीफें करना शुरू कर देता है। स्मार्टे से कहता है कि वो बंदा वाकई में एक बहुत ही महान इंसान है, अगर वो यहाँ पर नहीं होता तो मैं कब का मर चुका होता, उसने कितनी बार मेरी जान बचाई है। जबकि स्मार्टे ये सुन रहा था कि मुझे लगता है अगर ये बातें स्वामी के सामने की जाती तो वो इस बात से बहुत ज्यादा इंप्रेस होती, लेकिन मुझे ये बातें बहुत ज्यादा परेशान करने वाली लगती हैं। के साथ ही वो लोग जो होते हैं वो लोग उन्हें ढूंढ लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये लोग पेड़ के ऊपर है। तो स्मार्टे कहता है मुझे लगता है कि ये हमारी जान नहीं छोड़ने वाले, ये हमारे पीछे ही रहेंगे जब तक कि हमें मार नहीं डालते, तो हमें यहाँ पर और जी जान लगाकर भागना होगा। तो वो सभी लोग वहां पर उनको देखकर हंसना शुरू कर देते हैं। जबकि हमारा स्मार्टे फिर से वहां पर डायरेक्टर होंग को पकड़ता है और उसे कहता है कि चलो यहाँ से निकलना होगा, और इसी के साथ ही वो दोनों बड़ी तेजी से वहां से भागना शुरू कर देते हैं। वहां पर से काफी दूर आने के बाद अब यहाँ पर उन्हें सांस चढ़ जाती है, तो वो वहीं पर गवर्नर को छोड़ता है, साथ ही वहीं पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तो वो कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं इनसे पीछे छुड़वा सकता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और मेरे पास और कोई चॉइस भी
नहीं है, मुझे इनसे फाइट ही करना पड़ेगी। इसके साथ ही बैंक भी वहां पर पहुंच आता है। बैंक आने के बाद कहता है कमीने कहीं कि तुमने हमें बहुत भगाया है लेकिन अब तुम नहीं बचोगे, और वो अपने साथियों से कहता है कि इसे मार डालो। इसी के साथ उसके साथी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे वो स्मार्टे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं तो स्मार्टे कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तुम सभी लोग यहाँ पर एक एक करके नहीं आ सकते, सभी लोग एक साथ क्यों अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। साथ ही वो कहता है कि बॉस अगर तुम यहाँ पर अटैक करने वाले तो प्लीज अभी वक्त है, अभी इनके ऊपर अटैक करो इससे पहले कि मेरा एक आधा बाजू काट जाए। यहीं पर दिखाते हैं कि हमारा वुजन पहुंच जाता है। तो वुजन पहुंचने के बाद उन लोगों के ऊपर जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े थे अपनी तलवार को घुमाकर बड़ी तेजी के साथ अटैक करता है, और वो सभी लोग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वहां पर 3 लोग जो होते हैं उन तीनों लोगों को उसने अपनी तलवार के साथ काट लगाया होता है। उनमें से एक अपनी तलवार उठाकर आगे बढ़ता है और कहता है कौन हो तुम, लेकिन साथ उसकी बॉडी सेंटर से 2 हिस्सों में कट जाती है और सभी लोग वहां पर नीचे गिरकर मर जाते हैं। ये देखकर बैंक भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। बैंक कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये बंदा इतनी तेजी के साथ आकर अपनी तलवार के साथ इसने सभी को बड़ी आसानी से हरा दिया। इस तरह की मार्शल आर्ट्स और इस तरह की तलवारबाजी मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखी। कहा जाता है कि हमारी हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही तलवारबाज ऐसा था जिसे यहाँ पर अनस्टॉपेबल गार्ड कहा जाता है। वो एक बहुत ही पावरफुल तलवारबाज था। इसके अलावा यहाँ पर एक मास्टर थे जिनका नाम सैन फेंग था। उन्होंने वुडेंग सेक्टर को बनाया था, लेकिन वो यहाँ पर इमॉर्टल तो बन गए लेकिन कभी भी इस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। फिर साथ एक और मास्टर थे जिनका नाम दलाई लामा था। उन्होंने यहाँ पर शाओलिन सिस्टम बनाया था, लेकिन इसके बावजूद वो भी इस लेवल को अचीव नहीं कर पाए। फिर साथ ही यहाँ पर ह्यूमनली डीमन था जो कि डीमन कल्ट का मास्टर था। कहा जाता है कि वही मार्शल आर्ट्स के पीक पर पहुंच गया लेकिन कभी भी इस लेवल को अचीव नहीं कर पाया। फिर ये बंदा कौन है? लगता है कि ये उन्हीं की जनरेशन में से कोई एक है जो कि इतनी पावरफुल कल्टीवेशन टेक्निक और साथ में तलवारबाजी की टेक्निक को यूज कर रहा है। माथे पीछे गिरा पड़ा होता है। उसे कहता है कि मास्टर तुम्हें यहाँ पर आने में इतनी ज्यादा देर क्यों होगी? अगर तुम थोड़ा सा और लेट हो जाते तो फिर तो ये लोग मुझे मार ही डालते। सारी की सारी तुम्हारी गलतियां, हम लोग यहाँ पर इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। फिर साथ ही वो चलाकर कहता है कि अब हम लोग इसका क्या करेंगे। वो वहां पर सामने बैंक की तरफ इशारा करते हुए कहता है तुम्हारा वुजन से कहता है कि मुझे लगता है कि ये लोग ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी से हैं। तो वो उससे पूछता है बताओ क्या तुम ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी से हो? तो बैंक उसे कहता है कि हाँ हम लोग ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी से हैं। जबकि तुम्हें पता चल गया है कि हम लोग एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, तो चुपचाप यहाँ पर हमारे सामने सरेंडर कर दो। अगर तुमने हमारे पर अटैक किया तुम्हारे बॉस तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा वुजन आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुम सभी कचरे यहाँ पर अगर मिलकर एक बड़ा सा कचरे का ढेर बना दोगे तभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कचरे का ढेर ही रहेगा, उसे कोई पहाड़ नहीं कहेगा। बैंक उसे कहता है कि हम लोग कचरा बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी है। और ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी जिसने 9 ग्रेट सेक्टर्स के साथ अपनी जगह बनाई है, क्या तुम हमें कमजोर समझ रहे हो? तो वुजन से कहता है कि बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर इस बात को साबित नहीं कर सकते कि तुम लोग यहाँ पर ग्रेट 9 सेक्टर्स के बराबर हो। और इसी के साथ वो प्रेशर को रिलीज करता है और बैंक इसी के साथ ही वहां पर हार मान लेता है। जबकि दूसरी तरफ गवर्नर को दिखाते हैं। गवर्नर जो होता है वो माथे के पास बैठा होता है। वो उसे कहता है कि ये वाकई में एक बहुत ही महान वॉरियर है। और फाइट अभी भी चल रही होती है। वो दोनों वहां पर बैठकर फाइट को देख रहे होते हैं जहां पर हमारा वुजन अपनी तलवार को घुमाकर सभी के ऊपर अटैक करके उन सभी को काट रहा होता है। बैंक को छोड़कर वहां पर जितने साथी होते हैं वो उन सभी को मारने का प्लान रखता है। जबकि स्मार्टे कहता है मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये कोई ग्रेट वॉरियर है, मुझे तो ये सिर्फ और सिर्फ कुत्ते की पॉटी दिखाई देता है। क्या तुम्हें किसी भी एंगल से ये कोई इंसान दिखाई देता है? मुझे तो ये एक मॉन्स्टर दिखता है। तो ये बात सुनने के बाद गवर्नर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर उसे अपना मास्टर कहते हो लेकिन अपने मास्टर को तुम कुत्ते की पॉटी कह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें यहाँ पर शर्म आनी चाहिए। तो स्मार्टे उसे कहता है कि इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, वो कौन सा मेरी बातों को सुन रहा है? मैं तो जब यहाँ पर अकेला होता हूँ तो एम्परर के बारे में भी इसी तरह की बातें करता हूँ, मैं तो उसे गधे की पॉटी कहता हूँ। तुम्हें इस बात से क्या मसला हो रहा है? तो गवर्नर उसे कहता है लेकिन तुम इस तरह की बात बिल्कुल नहीं कर सकते, तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो जो अपने मास्टर के बारे में इस तरह से सोचते हो। और साथ ही वो दोनों वहां पर फाइट करना शुरू कर देते हैं। एक उसे कहता है कि मैं यहाँ पर ऐसी बातें करूंगा, दूसरा उसे कहता है कि तुम अपने मास्टर्स के बारे में इस तरह की बात नहीं कर सकते। गवर्नर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर तब तक पीटना चाहिए जब तक कि तुम्हें समझ ना आ जाए कि मास्टर की इज्जत क्या होती है। तुम यहाँ पर मास्टर की इज्जत नहीं कर रहे। जबकि वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें वहीं पर मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। इसी के साथ ही हमारा वुजन उनसे कहता है कि खामोश हो जाओ, मैंने यहाँ पर सब कुछ सुलझा दिया। और साथ ही वहां पर बैंक को पकड़कर उनके सामने ले आता है। उसके कपड़े खून से भरे होते हैं, उसने वहां पर सभी लोगों को मार दिया होता है सिर्फ बैंक को छोड़कर। तो वो उनसे कहता है चलो वापस घर चलते हैं। अगले दिन सुबह सुबह के वक्त जो सोल्जर्स इंपीरियल पैलेस से यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर आने के बाद दरवाजा खोलकर जेल के अंदर जाते हैं और जाकर देखते हैं कि वहां पर सारे के सारे कैदी मर चुके होते हैं, जिनमें वो इंपॉर्टेंट दोनों कैदी भी होते हैं। यानी जैंग बेक और उनका वो बॉस जो कि हुनान प्रोविंस का बॉस था, वो दोनों मर चुके होते हैं। बाकी के सभी गार्ड्स यानी बाकी के सभी कैदी और गार्ड्स भी मर चुके होते हैं। और उन्हें वहां पर गवर्नर के पैलेस के अंदर उसके रूम के अंदर जाकर गवर्नर भी नहीं मिलता। वो लोग कहते हैं गवर्नर भी यहाँ पर नहीं है। और इसी के साथ ही वो लोग एक सर्च पार्टी बनाते हैं ताकि गवर्नर को जाकर ढूंढा जा सके। इस वक्त पूरे के पूरे सिटी के अंदर एक हल्ला मचा हुआ है कि सभी लोग यहाँ पर गवर्नर को ढूंढने में लगे हुए हैं और जेल के अंदर सभी कैदी मर चुके हैं। यहाँ तक कि सभी आम जनता में भी ये डर फैला हुआ है, जहाँ तक कि आम जनता जो है वो गवर्नर के साथ सहानुभूति चाहता आ रही है। वो सभी लोग बातें कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं कि गवर्नर एक बहुत ही अच्छा इंसान था, हमें भी यहाँ पर उसको ढूंढने में मदद करनी चाहिए। कहा जाता है कि उसने ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के कुछ गुंडों को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी ने इस जेल के अंदर सभी कैदियों को मार दिया और साथ ही वो गवर्नर को उठाकर ले गए हैं। लगता है कि वो गवर्नर को किसी जगह के ऊपर जाकर
मारने वाले हैं, हमें जाकर उन लोगों के साथ मदद करनी चाहिए, हमें गार्ड्स के साथ मिलकर उनको ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था। यहाँ तक कि होटल के अंदर बैठे हुए कुछ पियक्कड़ जो होते हैं वो भी यही बातें कर रहे होते हैं, वो लोग भी कहते हैं कि हमें भी जाकर गवर्नर को ढूंढना चाहिए। तो सभी लोग वहां पर गवर्नर के ठीक होने के लिए दुआएं कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सभी लोग गवर्नर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जबकि हमारा गवर्नर साहब जो होता है वो इस वक्त वुजुन के पैलेस में होता है। तो वहां पर पैलेस में वो जब सोमी को देखता है तो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। सोमी कहती है कि ये बंदा कौन है जो हमें घूर घूर कर देख रहा है, ये अजीब आदमी, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये हमारे सिटी का गवर्नर है और ये बहुत ही अच्छा इंसान है, ये बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं है। गवर्नर जो होता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है, यानी सोमी की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि ये बच्ची ये काफी ज्यादा छोटी है लेकिन बहुत ज्यादा क्यूट है, लगता है कि ये इसकी बेटी है, लेकिन किसी भी एंगल से ये इसकी बेटी दिखाई नहीं देती। तो सोमी गवर्नर को अपना नाम बताती है कि मेरा नाम हवा सोमी है। तो वो उसे कहता है कि बहुत ही प्यारा नाम है, मेरा नाम होंग है। साथ ही उसे अपने बेटे के बारे में बताता है और उसे कहता है कि मेरा एक छोटा बेटा है जिसका नाम जिन रोंग है, मेरे ख्याल में उसकी उम्र तुम्हारी उम्र के बराबर ही होगी, कभी उससे मिलने के लिए मेरे पैलेस में आना, मुझे लगता है कि तुम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हो। जबकि हमारा वुजुन जो होता है वो सोमी को उठाकर वहां पर से साइड के ऊपर चला जाता है। जब वो साइड के ऊपर चला जाता है तो गवर्नर वहां पर सोच रहा होता है ये लड़की बहुत ज्यादा क्यूट है और मेरा बेटा इसके साथ अगर शादी कर लेता है तो उसके बाद लड़की मेरी बहू बन जाएगी और ये पावरफुल इंसान ये मेरा समधी बन जाएगा, तो फिर मेरे लिए यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। कि हमारा वुजुन उसकी तरफ घूर कर देखता है तो वो साथ ही वहां पर घबरा जाता है और हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मैंने तो कुछ सोचा। ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के लीडर का सीन दिखाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और कहता है क्या तुमने यहाँ पर क्या कहा कि सभी के सभी प्रिजनर्स को मार दिया गया है? तो अच्छा ये तो बात ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि बैंग और उसके साथी कहाँ पर हैं? जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है मुझे पता है कि गवर्नर मिसिंग है, अगर गवर्नर मिसिंग है तो फिर बैंग ने उसको भी ठिकाने लगा दिया होगा। क्या ये बात सच है कि उसने उसे ठिकाने लगा दिया या फिर वो अपने मिशन में फेल हो गए हैं? तो उसका साथी उसे कहता है कि सर हम लोग इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, हम लोग यहाँ पर पूरे एरिया को स्कैन कर रहे हैं, गवर्नर का भी कुछ पता नहीं और साथ ही बैंक और उसके साथियों का भी कुछ पता नहीं है वो लोग कहाँ पर चले गए हैं। तो उसका साथी उसे कहता है कि तुम्हें इस बारे में क्या लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो सभी लोग मर गए जिस तरह हमारे पहले लोग मर गए थे? तो उसका साथी उसे कहता है कि नहीं सर, ये एक बहुत ही छोटी पॉसिबिलिटी है कि इस तरह का काम हो जाए, क्योंकि बैंक और उसके साथ जितने भी साथी वहां पर ये काम करने के लिए गए थे वो सभी लोग प्रोफेशनल्स हैं और इस बात को ये प्रूव करता है कि उन्होंने वहां पर गार्ड्स को मार दिया और साथ ही जेल के अंदर सभी लोगों को भी मार दिया। अब एक गवर्नर यानी सिंगल गवर्नर को मारना उनके लिए कितना ही मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि वो किसी जगह के ऊपर रुककर गवर्नर के साथ मजे कर रहे होंगे। तो लीडर उसे कहता है लेकिन हम लोग इस बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं है, हो सकता है कि उस हिडन मार्शल मास्टर ने जिसने पहले जहाँ पर गवर्नर का साथ दिया था उसी ने जहाँ पर हमारे बैंक और उसके साथियों को भी मार दिया हो। साथियों से कहता है लेकिन सर मेरे पास यहाँ पर जिस तरह से हमारा लास्ट मेंशन आया था उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, इसका मतलब तो यह कि वहाँ पर कोई भी मार्शल मास्टर नहीं है। वाकई में वहाँ पर कोई मार्शल मास्टर एग्जिस्ट करता है तो मुझे लगता है कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो लोग कैदियों को मार सकते हैं तो वो लोग उस मार्शल मास्टर को भी मार सकते हैं और वो गवर्नर को किडनैप करके बाकी सभी काम कर जल्दी से वापस आ जाएंगे। सुनने के बाद लीडर उसे कहता है क्या तुम वाकई में इस बारे में सीरियस हो? फिर साथ ही वो सोच रहा था कि यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा खराब होती जा रही हैं, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा, तो बस यहाँ पर इसको शांति के साथ करना चाहता था लेकिन लगता है कि अब यहाँ पर धूम धड़का करना पड़ेगा। तो उसका साथी उसे कहता है कि बॉस हम लोग यहाँ पर एक सर्च पार्टी बनाने वाले हैं ताकि अपने साथियों को ढूंढा जा सके। तो बॉस उसे कहता है तो फिर ठीक है, कुछ ऐसे लोगों को चूज करना जो लोग की नजर में ना आए और किसी को उनके पर शक भी ना हो, ऐसे लोगों को यहाँ पर चूज करो जो लोग जाकर उनको बड़ी आसानी से ढूंढ लें। उनको काफी सारा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए। तो उसका साथी उसे कहता है ठीक है सर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। इस में फिर से वुजुन के पैलेस का दिखाया जाता है कि वुजुन अपने साथियों से कहता है कि स्मार्टे मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मैनर में रहो और मैनर में रहकर यहाँ पर उस बंदे के ऊपर भी ध्यान रखना जिसको मैंने बांध कर रखा हुआ है। फिर साथ ही वो गवर्नर से कहता है कि गवर्नर मैं चाहता हूँ कि तुम यूं ही जाएंगे अपने ऑफिस में वापस जाओ, वहां पर से सोल्जर्स को लेकर ठीक 3 दिन के बाद मैं तुम्हें जिस जगह के बारे में बताने वाला हूँ वहां पर अपने सोल्जर्स को लेकर पहुंच जाना। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर किस जगह के बारे में बताने वाले हो, ये मत कहना कि तुम ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के ठिकाने के बारे में जान चुके हो। तो वो कहता है कि उस बंदे की जुबान काफी ज्यादा टाइट थी लेकिन कुछ देर इंटेरोगेट करने के बाद उस लड़के बैंक ने मुझे सारी की सारी बात बता दी। उसने मुझे बताया कि उनका बॉस इस वक्त माउंट यानजी के ऊपर है और उनकी पूरी की पूरी फैक्शन इस वक्त वहीं पर रह रही है, तो मैं वहां पर जाऊंगा, जाकर उनको वाइप आउट करूंगा, मैं पर्सनली उन सभी लोगों को वहां पर पकड़ूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा ताकि उन सभी को जेल में भेजा जा सके। तो दोनों ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वहां पर ये सोच रहे होते हैं कि ये अकेला वहां पर जाने वाला है। तो वो जो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे बारे में इतना मत सोचो कि मैं वहां पर अकेला जाकर क्या कर पाऊंगा, तुम लोग मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते हो कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, तरह के लोगों को हराना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए बिल्कुल परेशान मत होना। वैसे भी ये लोग कुछ ज्यादा ही नौसीखी हैं, यानी कि ये लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं और मुझे यहाँ पर तुम लोगों के ऊपर शर्म आती है कि तुम लोग ऐसे लोगों को हरा नहीं पाए और लोगों से मार खा के आ गए हो। मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, तुम लोग इतने बड़े हो गए हो लेकिन फिर भी यहाँ पर कमजोर मार्शल आर्टिस्ट को नहीं हरा सकते। और हमारा वुजुन ने बाय बोलने के बाद वहां चला जाता है, जबकि स्मार्टी और भी गुस्सा आता है, कहता है कि जरा देखो तो सही, ये हमेशा अपने बारे में बात करता है, ये स्ट्रॉन्ग है और मैं यहाँ पर हमेशा बहुत ज्यादा कमजोर फील करता हूँ और मेरी इंसल्ट करके चला जाता है। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे वुजुन का ही दिखाया जाता है कि वुजुन यहाँ से माउंट यानसी की तरफ निकल पड़ता है। जब वो माउंट यानसी की तरफ जा रहा होता
था रास्ते में वो सोच रहा होता है। अपने मैनर से मैं काफी अरसे के बाद वहां से बाहर निकला हूँ, तकरीबन 4 महीने के बाद वहां से निकला हूँ। जब से मैं यहाँ पर वापस आया हूँ अपनी सील से आजाद होकर, तब से मैं सिर्फ और सिर्फ उस मैनर के अंदर ही रहा हूँ। इससे पहले मैं इस तरह की जगहों के ऊपर आ चुका हूँ, इस तरह की माउंटेन्स के करीब आ चुका हूँ जहाँ पर मैं प्रैक्टिस करने के लिए आया करता था, ताकि मैं अपनी मार्शल आर्ट्स को बेहतर कर सकूं। और उस वक्त सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट्स का भूत मेरे पर सवार था कि मुझे अपनी मार्शल आर्ट्स को बेहतर करना है। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये वाली जिंदगी जो है ये उससे काफी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस जिंदगी में मेरे पास काफी सारे हंसने खेलने वाले लोग हैं। मुझे यहाँ पर ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वूजन अभी वहां पर अपनी जिंदगी के बारे में चर्चा ही कर रहा होता है, किसी के साथ ही उस साइड के ऊपर से आवाज आती है। कोई उसे कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब कुछ यहाँ पर हमारे हवाले करो, वरना हम लोग तुम्हें मार डालेंगे, तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। तुम्हारा वूजन उन सभी की तरफ देखता और कहता है कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है, लगता है कि ये लोग कुछ बैंडिट्स हैं जो मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तो वूजन कहता है कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें सब कुछ ना दूं और मेरे पास कुछ हो भी ना, तो फिर तुम लोग यहाँ पर क्या करोगे। तो वो हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने मजाक करना बंद करो। और अपने साथी से कहता है जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर देखो इसके पास क्या क्या है। इसी के साथ ही साइड के ऊपर से एक लड़की की आवाज आती है, लो जी हमारी हीरोइन की एंट्री हो चुकी है। हीरोइन तो काफी ज्यादा क्यूट है। तो वो सभी लोग जल्दी से उसकी तरफ घूमकर देखते हैं कि अब यहाँ पर कौन आ गया है। तो वो लड़की उनसे कहती है कि तुम सभी कमीने बैंडिट्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर इस एरिया में आम लोगों को लूटने की, क्या तुम यहाँ पर एक आम से सूखे से लड़के को लूटना चाहते हो। तुम यहाँ पर बहुत सारे हो, जबकि ये बेचारा लड़का बिल्कुल अकेला है और तुम इसे यहाँ पर लूटने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें तो यहाँ पर शर्म आनी चाहिए, तुम बैंडिट्स के नाम पर धब्बा हो। इसके साथ उस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इस लड़की का नाम नैमगंग शुई है। काफी बड़ी फैमिली जिसको नैमगंग फैमिली कहते हैं, उस फैमिली की मेंबर है। और साथ ही म्यूजियम लाइंस में एक स्पेशल स्क्वाड है जिसे फीनिक्स स्क्वाड कहते हैं, ये उसकी कैप्टन भी है। तो वो सभी बैंडिट्स जो होते हैं उस लड़की की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये क्या, ये तो सिर्फ एक लड़की है, इसकी हिम्मत कैसी भी यहाँ पर हमारे साथ इस तरह से बात करने की। और वो सभी लोग उसको यहाँ पर देख रहे होते हैं और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। उसी के साथ ही शुई जो होती है अपनी तलवार लेकर उनके ऊपर अटैक कर देती है। वो बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ती है, अपनी स्वर्ड्समैनशिप को यूज करते हुए सभी के ऊपर अटैक करते हैं और सभी हिट होकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। सभी को हराने के बाद हमारे वूजन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसके सामने खड़ी होकर अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रही होती है और उसे कहती है क्या तुमने यहाँ पर देखा, तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी जान बचा ली, अगर मैं यहाँ पर नहीं होती तो फिर तुम यहाँ पर बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। जबकि हमारा वूजन जो होता है उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है। तो शुई कहती है क्या तुम यहाँ पर मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो, क्या मेरे चेहरे के ऊपर कुछ लगा हुआ है। फिर साथ ही वो सोच रही होती है कि लगता है ये मेरी तलवार की तरफ देख रहा है, तो वाकई में उसकी तलवार की तरफ ही देख रहा होता है। तुम्हारा वूजन कहता है कि तुम्हारी तलवारबाजी तो बहुत ज्यादा कूल थी, ये बहुत ज्यादा अच्छी तलवारबाजी थी। तो ये सुनने के बाद शुई बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है हाँ मुझे पता ही था कि ये मेरी तलवारबाजी देखने के बाद बहुत ज्यादा अमेज्ड हो जाएगा, इसी वजह से तो मैंने इसके सामने जहाँ पर अपनी तलवारबाजी के स्किल्स दिखाए हैं। वो वहां पर अपने बारे में सोच रही होती है कि मेरी तारीफ हुई है। इसी के साथ हमारा वूजन से छोड़कर वहां पर उन बैंडिट्स के पास से कुछ चीज निकाल रहा होता है। तुझे देखकर वो कहते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये मुझे इग्नोर कर रहा है, लेकिन ये कर क्या रहा है। वूजन जो होता है उन बैंडिट्स के पास से उनके पैसों की थैलियां निकाल रहा होता है। तो वो उसे कहते तुम क्या कर रहे हो। तो वूजन कहता है क्या तुम देख नहीं रही मैं यहाँ पर पैसे निकाल रहा हूँ। तो वो कहती है लेकिन तुम यहाँ पर पैसे क्यों निकाल रहे हो। तो वूजन कहता है कि मैं यहाँ पर पैसे क्यों ना निकालूं, इन सभी लोगों ने यहाँ पर इसी तरह मेरी तरह के आम लोगों को लूटा होगा और उनके पास जो पैसे इन लोगों ने हासिल किए वो सारे के सारे पैसे अब मैं यहाँ पर इनके पास से ले लूंगा। साथ ही उन सिल्वर कॉइन्स के अंदर से एक सिल्वर कॉइन निकालकर वो उसे शुई की तरफ फेंकता और कहता है कि ये लो, ये तुम्हारा इनाम है, तुमने भी यहाँ पर मेहनत किया तो तुम्हें भी यहाँ पर इनाम मिलना चाहिए। तो वो सिल्वर कॉइन को अपने हाथ में पकड़ती है और कहती है क्या यहाँ पर मुझे सिर्फ एक सिल्वर कॉइन दिया जा रहा है, मैं इस सिल्वर कॉइन का क्या करूंगी और मुझे लगता है कि यहाँ पर इनके पास से लूट रहा है। ठीक है, साथ ही वो गुस्से के साथ आगे बढ़ती है, उसके पास आती है और उसे कहती है एक्सक्यूज मी मेरी बात सुनो। तो वूजन कहता है हाँ बताओ क्या चाहिए। तो वो कहती है मुझे और चाहिए, इतना हिस्सा बहुत ज्यादा कम है। हमारा वूजन उसे कहता है कि मुझे वहां से बस इतने ही मिले थे, उनमें से एक मेरा हो गया एक तुम्हारा हो गया। तो वो कहती है नहीं मैंने तुम्हें देखा, तुमने सभी के पास से बहुत सारी थैलियां निकाली हैं और तुम कह रहे हो कि तुम्हें सिर्फ 2 कॉइन्स मिले हैं। वूजन फिर से उसे इग्नोर करके वहां पर से पीछे की तरफ मुड़ जाता है। तो शुई कहती है कि मुझे लगता है कि मेरे साथ यहाँ पर कोई प्रैंक हो गया है, मैंने इतने लोगों को हराया और बदले में ये बंदा मुझे एक सिल्वर कॉइन देकर चला गया, मैं एक सिल्वर कॉइन का करूंगी क्या। वूजन उसकी तरफ घूमता गुस्से के साथ से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि एक सिल्वर कॉइन जो है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कम है, सिल्वर कॉइन के साथ तुम अपना पेट भरकर खाना खा सकती हो। तो शुई से कहती है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इस फीलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मेरे पास हमेशा पैसे रहते हैं, मुझे यहाँ पर खाना खाने के बारे में फिक्र करने की जरूरत। तो वूजन उसे कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, मुझे थोड़ी देर पहले तुम्हारी तलवारबाजी के अंदर भी बहुत सारी एरोगेंस दिखाई दी थी, यही एरोगेंस तुम्हारी बातों के अंदर भी है। ये बात सुनने के बाद शुई उसे कहती है कि तुमने यहाँ पर क्या कहा, क्या तुमने मेरी तलवारबाजी को बुरा कहा। और इसी के साथ हमारा वूजन वहां पर से गायब हो जाता है। तो ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि अचानक से वो कहां पर चला गया, आखिर वो बंदा था कौन और ऊपर से उसने यहाँ पर मेरी तलवारबाजी को बुरा कहा, उसने कहा कि मैं बहुत ज्यादा एरोगेंट हूँ, ऐसा कैसे कोई कर सकता है और मुझे इग्नोर कैसे कर सकता है। पर हम लोग अपनी एपिसोड 14 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे हीरो और लड़की की किस्मत में आगे क्या लिखा हुआ है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी हीरोइन की एंट्री हो चुकी है और वहां पर हीरोइन जो होती है वो हमारे वूजन की वजह से काफी गुस्से में होती है और हमारा वूजन वहां से गायब हो जाता है उसे वहीं पर छोड़कर। जबकि इस एपिसोड की शुरुआत में माउंट यांसी का सीन दिखाया जाता है कि हमारा वूजन जो कि माउंट यांसी की तरफ आगे बढ़ रहा था वो इस माउंटेन के ऊपर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाता है, वहां पर जाकर उनसे नूडल्स मांगता है तो वो लोग उसके लिए नूडल्स लेकर आते हैं। तो हमारा वूजन कहता है मुझे लगता है कि मैंने अपना काफी सारा टाइम वेस्ट कर दिया एक बहुत ही बेकार सी चीज पर, सॉरी बेकार चीज नहीं बल्कि एक बेकार इंसान के ऊपर, जहाँ पर शुई की बात कर रहा होता है। फिर साथ ही वहां पर वो अपने नूडल्स खाता है लेकिन आसपास भी उसकी नजर होती है कि वो सभी लोग जो होते हैं उसकी तरफ देख रहे होते हैं, सभी के सभी लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं क्योंकि ये सभी लोग जो होते हैं ये भी ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी का ही मेंबर होते हैं। तो हमारा वूजन अपने नूडल्स खत्म करता है। नूडल्स खत्म करने के बाद हमारा वूजन वहां से बाहर निकल आता है और बाहर निकलने के बाद जब वो थोड़ी दूर जाता है तो वहां पर जाने के बाद वहां पर से उसे महसूस होता है कि वो सभी लोग उसकी तरफ क्यों घूर कर देख रहे थे, क्योंकि उसे खांसी आती है। जब खांसता है तो उसके मुंह के अंदर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने उस नूडल्स के अंदर पॉइजन डाला हुआ था, पता नहीं वो उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो यहाँ पर इस माउंट यांसी के ऊपर किसी को भी आता हुआ नहीं देखना चाहता, इसी वजह से शायद उन्होंने इसे मारने की कोशिश की है। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा वूजन उन सभी लोगों को मार डालता है, उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचता। वापस जाता है सभी को मार देता है और कहता है कि मुझे पता था कि यहाँ पर इस तरह का कुछ ना कुछ जरूर होगा, इसी वजह से मैं यहाँ पर पहले से तैयारी करके आया था। मुझे लगता है कि इन लोगों ने मेरे खाने में कुछ मिलाया हुआ था, लेकिन इन बेवकूफों को क्या लगता है कि इस तरह के थोड़े बहुत पॉइजन के साथ ये लोग मुझे मार सकते हैं। तुम्हारा वूजन उन सभी को मारने के बाद बाहर निकलता और कहता है कि ये पूरे का पूरा गाँव ही बहुत ज्यादा अजीब है। इस माउंटेन के ऊपर जितने लोग हैं मुझे लगता है ये सारे के सारे ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी का हिस्सा है, तो इन सभी को यहाँ पर मारना होगा। साथ ही हमारे वूजन को यहाँ पर बैंक की याद आती है कि बैंक ने उससे कहा था कि वो जो गाँव है माउंट यांसी के ऊपर जो गाँव है पूरे का पूरा गाँव ही यहाँ पर इसी हाल में है, यानी कि वो सारे का सारा ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी का हिस्सा है। तो वूजन कहता है कि जहाँ पर देखो और कितने लोग हैं और इसी के साथ उसके सामने और बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो वूजन कहता है कि इन सभी को भी अब यहाँ पर मरना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इनकी ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के मेन हेडक्वार्टर का दिखाया जाता है जहाँ पर बॉस बैठा होता है। तो एक बंदा भागता हुआ उसके पास आता है और उसे कहता है कि सर हम लोग एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। तो उसका बॉस से कहता है क्या मतलब है कि हम लोग बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं, क्या वो सभी गुम लोग मिल गए हैं? तो वो कहता है नहीं सर यहाँ पर गुम लोगों की बात नहीं हो रही बल्कि हमारे पर अटैक हुआ है। तो ये बात सुनने के बाद बॉस उसे कहता है क्या हमारे पर किसी ने अटैक किया है? कितने ज्यादा लोग हैं, कौन से मार्शल आर्टिस्ट उनके साथ और किस लेवल के मार्शल आर्टिस्ट हैं? तो उसका सोल्जर उसे कहता है कि बॉस मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है, अकेला एक बंदा है जहाँ पर आया और आकर हमारे लोगों को मार रहा है, वो उन्हें बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर रहा है और आगे की तरफ बढ़ता आ रहा है। बॉस भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या क्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बात के ऊपर भरोसा करूंगा कि सिर्फ एक बंदा है जहाँ पर तुम सभी को मारकर आगे की तरफ बढ़ रहा है? तो गार्ड से कहता है कि सर प्लीज इस बात के ऊपर यकीन करें, ये बात वाकई में सच है। उस बंदे ने यहाँ पर तकरीबन 100 से भी ज्यादा लोगों को पहले हरा दिया हुआ है, उनमें से काफी सारे लोग तो मर भी चुके हैं। तो उसी के साथ ही वो दोनों खामोश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें वहां पर झटके की आवाज आती है, बाहर फाइट हो रही होती है। तो हमारा वूजन वहां पर अंदर पहुंच जाता है, उसके कपड़े खून से लथपथ होते हैं। वो दरवाजे से अंदर आता है, अंदर आने के बाद कहता है क्या तुम ही यहाँ के लीडर हो? तो फैक्शन का लीडर जो होता है वहां पर हमारे वूजन को देखने के बाद कहता है तो यही वो कमीना है जो कि हमारे मिशन के साथ पूरी तरह से हमारे मिशन को फ्लॉप कर रहा था, यही वो बंदा है जो कि हमारे मिशन में टांग अड़ा रहा था। तो अब जहाँ पर फाइनली ये पहुंच चुका है तो अब मुझे खुद इसे हराना होगा ताकि यहाँ पर सारी की सारी मैच को क्लियर किया जा सके। लगता है कि इसने नीचे सभी लोगों को हरा दिया है तो इसका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। लेकिन इस बंदे के साथ मसला क्या है, ये मेरी तरफ इस तरह से घूर कर क्यों देख रहा है? इसको देखने से ऐसे महसूस होता है जैसे कि इसे लगता है कि मैं इसके सामने बस एक छोटा सा कीड़ा मकोड़ा हूँ और यहाँ पर मुझसे बहुत ज्यादा बड़ा है। साथ ही बॉस जो होता है वो भी अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि ये तो भी पता चलेगा जब मैं इसे फायर करूंगा, उसके बाद पता चलेगा कि हम दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि बॉस दीवार के अंदर दंसा होता है, बॉस यहाँ पर हार चुका होता है। तो बॉस को यहाँ पर फाइट करने का मौका भी नहीं मिलता और इसी के साथ ही बॉस हार भी गया। और उसके बाद वहां पर गवर्नर अपने सोल्जर्स लेकर पहुंच आता है तो उन सभी से कहता है कि सभी बैंडिट्स को पकड़ लो, किसी एक को भी जाने मत देना। तो उसके सोल्जर उसे कहते हैं कि गवर्नर प्लीज ये तो बताएं क्या है ये सभी गुंडों ने किया क्या है, ये कौन से गुंडे हैं? तो गवर्नर उसे कहता है क्या तुम लोगों ने यहाँ पर ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के बारे में सुना है? ये ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी का मेन हेडक्वार्टर है और यहाँ पर इनका बॉस रहता है और बॉस को भी हम लोग जल्दी पकड़ेंगे, पहले यहाँ पर सभी छोटे मोटे गुंडों को पकड़ लो, ये सभी लोग ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी का हिस्सा है। तो ये बात सुनने के बाद वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में ये लोग ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी का हिस्सा है, वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसको अभी तक कोई पकड़ नहीं पाया और जिसकी लोकेशन के बारे में आज तक किसी को पता नहीं चल सका। तो गवर्नर उसे कहता है कि हाँ ये वही लोग हैं, आप इनके पर नजर रखना, कोई भी इनमें से छूट ना पाए, ये बहुत खतरनाक है। तो उसके सोल्जर उसे कहते हैं ठीक है सर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही करेंगे और वो आगे बढ़ते हैं, जाकर उन सभी को बंदी बना लेते हैं। जबकि गवर्नर वहां पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर देखो तो सही कितने अरसे से यहाँ पर म्यूरियम यूनियन और इसके साथ साथ
9 ग्रेड सेक्टर के लोग जो थे वो लोग भी इस ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग भी इस ऑर्गेनाइजेशन के बेस को, यहाँ हेडक्वार्टर को नहीं ढूंढ पा रहे थे। लेकिन वुजन ने यहाँ पर अकेले ये सब कुछ कर दिया। उसने अकेले यहाँ पर इनके हेडक्वार्टर को ढूंढा और इसका बॉस को भी पकड़ लिया है। इसके साथ ही बॉस उसके पीछे आकर गिरता है। तो जब वो पीछे आकर गिरता है तो हमारा गवर्नर जो होता है उसकी तरफ देखता है और कहता है कि अब ये कौन है। तो वुजन उसके पास आता है और उसे कहता है कि ये इनका लीडर है, आप जल्दी से इसको पकड़ लो। ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी अब यहाँ पर खत्म होती है। मैंने ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी को खत्म कर दिया और उसके बाद वो उसे कहता है ठीक है सर, जैसा आपने कहा वैसे ही करेंगे। वुजन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा काम यहाँ पर खत्म हो गया है। फिर साथ ही उसे कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैंने सोमी से प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। तो गवर्नर उसे कहता है ठीक है सर, आप वापस जा सकते हैं, यहाँ का सब कुछ मैं खुद ही संभाल लूंगा, अब यहाँ पर कुछ भी संभालने लायक नहीं बचा। तो वुजन उसे कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन उस बारे में मत भूलना। तो गवर्नर उसे कहता है किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर साथ ही उसे कहता है हाँ मुझे याद आ गया, ठीक है, मैं आपके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, ये एक सीक्रेट रहेगा। तो वुजन उसे कहता है नहीं, इस बारे में नहीं बल्कि दूसरी बात कर रहा हूँ। तो वो उसे कहता है किस बारे में बात कर रहे हैं। तो वुजन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर पैसों की बात कर रहा हूँ, इन सभी के सर के ऊपर जो बाउंटी है वो बाउंटी मेरे घर में पहुंच जानी चाहिए। तो गवर्नर कहता है हाँ क्यों नहीं सर, सभी के सर के ऊपर जो इनाम है वो आपके घर में पहुंच जाएगा। उसके बाद गवर्नर उन सभी को रस्सी से बांधता और उन सभी को लेकर मेन शहर के बीच से गुजरकर जा रहा था, जहाँ पर सभी लोग सड़कों के इर्द गिर्द खड़े होकर देख रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं कि ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के लोग पकड़े गए। गवर्नर बहुत ज्यादा महान है। गवर्नर ने यहाँ पर सभी लोगों को पकड़ लिया, ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के सभी लोगों को पकड़ लिया है। जबकि यहीं पर शुई को दिखाते हैं कि जो कि छत के ऊपर खड़ी है सब कुछ देख रही होती है। शुई कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी मुझे पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि ये बंदा यानी ये गवर्नर जो है ये कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं है और इसके पास तो इतनी पावर भी नहीं है कि अपने इन कमजोर से सोल्जर्स के साथ जाकर इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को इनके बॉस को पकड़कर ला सके। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई हिडन मास्टर है जिसने इसकी मदद की है। मुझे जल्दी से जल्दी उस बंदे को ढूंढना होगा जिसने इसकी मदद की है, ताकि हम लोग उसे अपनी म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन करने पर मजबूर कर सके। यहीं पर से नेक्स्ट सीन में म्यूरियम अलायंस का दिखाया जाता है। म्यूरियम अलायंस के लीडर जो होते हैं वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो रूमर्स है वो बाकी में सच है, ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी अब खत्म हो चुकी है, ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के सभी लोगों को पकड़ लिया गया है। उसका मिलिट्री ऑफिसर उसे कहता है कि हाँ सर ये बात वाकई में कंफर्म है। मुझे लगता है कि वहाँ पर गवर्नर के साथ कोई बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है जिसने ये सब कुछ उनके साथ मिलकर किया है, वरना गवर्नर अकेला अपने सोल्जर्स के साथ ये नहीं कर सकता था। लीडर उसे कहते हैं कि मिलिट्री एडवाइजर जो तुम कह रहे हो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है, तुम यहाँ पर ठीक ही कह रही हो, यहाँ पर अकेले इस बंदे का ये काम नहीं हो सकता, गवर्नर ये नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर फिनिक्स स्क्वाड के कैप्टन को वहाँ पर भेजना होगा इस मसले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। हमें जल्दी से जल्दी उस मार्शल आर्टिस्ट को ढूंढना होगा ताकि वो म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन कर सके। साथ ही वो सोच रहे थे अगर हम लोग उस मार्शल आर्टिस्ट को यहाँ पर अपनी म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन करने के लिए मना लेते हैं तो फिर हमारी म्यूरियम अलायंस की पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। मिलिट्री एडवाइजर कहता है कि अगर मिस शुई को वहाँ पर उस मार्शल आर्टिस्ट का सामना करना पड़ा तो फिर क्या करेंगे। मुझे लगता है कि हमें इसके लिए प्रिपेयरिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो मार्शल मास्टर इतनी आसानी के साथ तो हमारी अलायंस को ज्वाइन करने के लिए नहीं मानने वाला। मास्टर से कहता है कि हमें इस बार में फिलहाल के लिए तो कुछ भी नहीं पता कि वो आसानी से हमारी म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन करने के लिए मान जाएगा या नहीं, पर मुझे लगता है कि वहाँ पर हमने जिसको भेजा है वो जाकर पताकारी लेगी। अगर वो आसानी से मान जाता है तो फिर ठीक है, वरना उसे जबरदस्ती यहाँ पर अपनी अलायंस को ज्वाइन करने के लिए मनवाना पड़ेगा। जबकि यहीं पर हमारे वुजन को दिखाता है कि वुजन अपने घर में बैठा होता है और उसके सामने सोमी और समाते दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 15 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि शुई जो है वो भी इनके घर में किस तरह घुसेगी और आकर वुजन को कैसे मनाएगी म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन करने के लिए। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रूथलेस डीमन के एपिसोड 16 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि म्यूरियम यूनियन का जो लीडर होता है वो अपने मिलिट्री एडवाइजर से कहता है कि लगता है कि फिनिक्स कैप्टन को वहां पर भेजना होगा, फिनिक्स स्क्वाड की कैप्टन शुई को वहां पर भेजो ताकि वो जाकर सारे मसले को इन्वेस्टिगेट कर सके। यहाँ पर इस एपिसोड की शुरुआत में शुई का सीन दिखाता है कि शुई जो होती है वो कुछ मीठा खाने के बाद, क्योंकि वो बार बार वॉशरूम जाती है जिसकी वजह से उसका पेट खाली हो चुका होता है और वहां पर किनारे के ऊपर बैठी होती है और सोच रही होती है कि मैंने यहाँ पर इतनी ज्यादा स्वीट चीजें खाई क्यों थी, अब मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अगर ग्रैंडपा यहाँ पर होते तो वो चिल्ला कर कहते हैं कि तुम इतनी बुरी स्टेट में कैसे हो, तुम्हें एक मिशन के ऊपर भेजा गया और तुम यहाँ पर इस तरह से बैठी हो जैसे तुम कोई गरीब मांगने वाली हो। तो असल में शुई के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं होते और वो यहाँ पर कोई चीज खरीद कर खा भी नहीं सकती, इसी वजह से वो वहाँ पर भूखी बैठी होती है और उसका पेट जो होता है वो गुड़ुल गुड़ुल कर रहा होता है। तो उसी के साथ उसके सामने एक बन आ जाता है, तो वो उस बन को देखकर काफी हैरान होती है, क्योंकि हमारी स्वामी जो है वो हर किसी की मदद करती है। तो उसके सामने बन लेकर आती है, उस बन को देखने के बाद शुई लाट टपकाना शुरू कर देती है। तो वो उसे कहती है कि चलो जल्दी से इसको खा लो। तो शुई कहती है कि ये बच्ची कितनी ज्यादा अच्छी है, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक फरिश्ता बनकर आई है जो मुझे यहाँ पर खाना दे रही है। तो वो उसके पास से बन ले लेती है और वो बन खाकर साथ ही उसे कहती है लड़की बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहती है मेरा नाम सोमी है, मेरा नाम हवा सोमी है। तो बन खाने के बाद से कहती है कि तुम्हारा नाम तो बहुत ज्यादा प्यारा है, मेरा नाम नैमगोंग शुई है। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है, तुम्हें यहाँ पर इस तरह से नहीं फिरना चाहिए, मुझे अपने पेरेंट्स के पास लेकर चलो, मैं उन्हें पर्सनली थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरी मदद की है। तो वो कहती है असल मेरे पास पेरेंट्स नहीं है। इसी के साथ ही हमारा भूषण वहाँ पर
पर पहुंचता है, उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है कि मैं इसका डैड हूँ, मैं इससे क्या काम है, तुम यहाँ पर क्या कहना चाहती हो। तो ये बात सुनने के बाद शुई काफी ज्यादा हैरान होती है, वो जल्दी से पीछे हटती है और कहती है जी तो तुम ही हो, या तुम हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो माना वूजन उसे कहता है क्या मैं यहाँ पर नहीं हो सकता, मैं इसी गाँव में रहता हूँ। शुई जो होती है वहीं पर चुप कर जाती है, वो सोमी के सामने नहीं बताती कि लास्ट टाइम ये बैंडेड्स के साथ गिरा हुआ था और उस वक्त मैंने इसकी मदद की थी। तो वो कहती है मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ पर इनकी मदद ले सकती हूँ, मैं यहाँ पर किसी को जानती नहीं हूँ तो इनके घर पर रुक सकती हूँ। तो इसी के साथ ही बाकी उनके पीछे आ जाती है और कहती है मुझे लगता है किस्मत ने हमें यहाँ पर एक दूसरे के करीब किया है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ ही रहे। तो हमारा वूजन से कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर तुम्हें अपने साथ नहीं रखना। शुई उसे कहती है लेकिन मेरी बात को सुन तो लो, मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। तो वूजन कहता है नहीं, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी और मैं यहाँ पर तुम्हें पहले ही ना बोल देता हूँ। जबकि वो चिल्लाकर उसे कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो वूजन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगा। तो वो उसे कहती है क्या मैंने लास्ट टाइम तुम्हें बैंडेड से नहीं बचाया था, उस वक्त गुंडे तुम्हारे पास से सब कुछ लूट लेते लेकिन मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तो वूजन इसी के साथ उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी। जबकि इसी के साथ ही सोमी जो होती है वो हमारे वूजन से कहती है कि मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर इसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बुरी हालत में, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। और साथ ही सोमी वहां पर शर्म के मारे लाल पीली हो रही होती है क्योंकि वो यहाँ पर इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि उसे यहाँ पर एक डैड मिल गया और वूजन उसका डैड बन गया है। आज उसे डैड कहकर पुकारती है, जैसे ही उसे डैड कहकर पुकारती है तो हमारा वूजन भी वहां पर उसे भी एक झटका लगता है। तो इसी के साथ ही हमारा वूजन शुई की मदद करने का फैसला करता है। उसे कहता है ठीक है तुम मेरे घर पर आकर रुक सकती हो लेकिन बदले में तुम्हें यहाँ पर काम करना होगा। इसी के साथ दिखाता है कि वो कपड़े धो रही होती है, वो डंडे के साथ कपड़े कूट रही होती है और कहती है कि आखिर ये कैसा करते हैं, इन कपड़ों के अंदर से मिट्टी निकल क्यों नहीं रही, मैं कब से इनको यहाँ पर पीट रही हूँ लेकिन इनके अंदर से मिट्टी नहीं निकल रही, तुम इसको कैसे करते हो। तो वहीं पर हमारे माथे को दिखाता है कि उसकी तो छुट्टी हो गई है, वो बिस्तर पर लेटा होता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कपड़े धोना नहीं आता, मुझे तो लगा था कि एक लड़की हो तुम बड़ी आसानी से कपड़े धो पाओगी, मैंने तुम्हें पहले भी यहाँ पर कितनी बार बताया कि तुम्हें डंडे को जरा जोर से मारना होगा, जरा जोर से डंडे को मार तो कपड़ों के अंदर से सारी मैल निकल जाएगी। इसी के साथ ही शुई आके बढ़ती है, उसको कॉलर से पकड़ती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे भी कमीने कही कि तुम यहाँ पर मुझे ऑर्डर कैसे दे सकते हो। तो स्मार्ट उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है कि ये मास्टर का ऑर्डर है, मास्टर ने मुझे कहा था कि तुम्हें यहाँ पर कपड़े धोने, खाना पकाना और सफाई करना सिखा दूं, तो मैं बस तुम्हें यहाँ पर काम करना सिखा रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि मास्टर इतनी आसानी के साथ फ्री में तुम्हें कोई फेवर देने वाले थे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, मास्टर कभी किसी को फ्री में फेवर नहीं देते। तो शुई इसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाती है, फिर साथ ही वहीं पर गिर पड़ती है और कहती है मैं यहाँ पर इस ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, यानी कि मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था, मैं यहाँ पर इसकी मदद मांगी ही क्यों थी। यहाँ पर वो बैकग्राउंड सीन दिखाती है जहाँ पर हमारा वूजन उसे घर लाने के बाद से कहता है कि तुम यहाँ पर फ्री में बिल्कुल भी नहीं रह सकती, तुम्हें यहाँ पर काम करना होगा और बदले में मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें यहाँ पर रहने भी दूंगा और जितना ज्यादा तुम काम करोगे उतनी तुम्हें अच्छी सैलरी भी मिलेगी। शुई कहती है कि मेरी हालत काफी ज्यादा खराब थी और मुझे कुछ सिल्वर कॉइन्स की जरूरत थी ताकि मैं अपने लिए खाना लेकर खा सकूं, लेकिन इस बंदे ने यहाँ पर मुझे अपना गुलाम बना लिया है, अब मैं यहाँ पर नौकरों की जिंदगी गुजार रही हूँ, अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। इस बंदे के पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन ये मुझे दे नहीं रहा। इसी के साथ ही नेक्स्ट इन गवर्नर का दिखाता है, गवर्नर उसके घर के ऊपर पैसों का बॉक्स लेकर आता है, उसे कहता है ये 100 गोल्ड नियांग है, ये सारे के सारे तुम्हारे लिए क्योंकि तुमने उन बैंडर्स को पकड़वाया था तो ये उनका इनाम है। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि चलो शुक्र है कि तुमने यहाँ पर मुझे यहाँ मेरा इनाम दे दिया, मुझे बताओ कि उन सभी का क्या होगा। तो वो कहता है कि जितने भी लोगों को हमने पकड़ा था ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के, उन सभी को रॉयल पैलेस के गार्ड्स लेकर चले गए हैं, उन सभी को रॉयल पैलेस के गार्ड वो स्पेशल जगह के ऊपर लेकर जाएंगे जहां पर यही समझो कि वो कभी बाहर नहीं निकल सकते, उन सभी का ट्रायल पूरा होने के बाद उन सभी को सजाए मौत दे दी जाएगी। तुम्हारा वूजन से कहता है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि ये मसला यहाँ पर क्लियर हो चुका है, अब दोबारा कभी भी यहाँ पर ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी का नाम नहीं लिया जाएगा। तो वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर साथ ही साइड के ऊपर से हंसने की आवाज आती है, तो गवर्नर बाहर की तरफ देखता है तो वहां पर स्वामी खेल रही होती है। तो गवर्नर उसे कहता है कि देखो तो जरा तुम्हारी बेटी कितनी ज्यादा क्यूट है। तो वो कहता है हाँ वो क्यूट है, अब बताओ कि आगे क्या कहना चाहते हो। गवर्नर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे एक और बात करना चाहता था तुम्हारी बेटी के बारे में, क्यों ना तुम यहाँ पर इसे स्कूल भेजो, क्या तुम इसे स्कूल नहीं भेज रहे। तो वो जो आगे से बिल्कुल खामोश होता है क्योंकि उस बेचारे को स्कूल का पता ही नहीं होता। तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इसे स्कूल भेजना चाहिए क्योंकि इसकी उम्र बिल्कुल परफेक्ट है पढ़ने लिखने के लिए। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बेटी सोमी बड़ी होने के बाद जब यहाँ पर सभी लोग उससे पूछेंगे क्या तुम्हें पढ़ना आता है या लिखना आता है तो वो आगे से खामोश हो जाएगी। तो ये कितनी बड़ी इंसल्ट की बात होगी कि तुम्हारे पास यहाँ पर फिलहाल पैसे भी हैं और यहाँ पर अच्छे स्कूल भी हैं, तुम अपनी बेटी को किसी अच्छे स्कूल में भेजो ताकि वहां पर जाकर ये पढ़ सके। वूजन उसे कहता है क्या स्कूल में जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वो कहता है हाँ बहुत ज्यादा जरूरी होता है, स्कूल में जाकर ये नए दोस्त बना सकती है। जरा सोच कर देखो यहाँ पर तुम्हारे और समाते के अलावा इसके पास है ही कौन, इसके पास दोस्त नहीं है। जी जाकर अपनी एज के बच्चों के साथ खेलेगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं एक अच्छे स्कूल को जानता हूँ जहाँ पर मेरा बेटा पढ़ता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बेटी को वहाँ पर एडमिशन करवा दो। वूजन उसे कहता तो फिर ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगा। जबकि गवर्नर वहाँ पर अपना मकसद पूरा कर रहा था, वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर सोमी को पढ़ने लिखने के लिए स्कूल इसलिए भेज रहा हूँ ताकि कल जब मेरे बेटे की इसके साथ शादी होगी, जो मेरी बहू बनेगी तो ये एक बहुत ही अच्छी पढ़ने लिखने वाली औरत हो, कहीं सभी लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन में गवर्नर के घर का दिखाया जाता है। तो सोमी और हमारा वूजन दोनों गवर्नर के घर आए होते हैं। तो सोमी वहाँ पर उसके पॉन्ड में बैठी होती है, वहाँ पर मछलियां देख रही होती है और कहती है कि गवर्नर के घर के पॉन्ड के
के अंदर तो बहुत सारी मछलियां हैं। इसी के साथ इस साइड के ऊपर से आवाज आती है, एक लड़का चिल्लाकर उससे कहता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर मेरे घर में क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर मेरे पौंड के अंदर अपनी टांगे लटकाकर बैठने की। मम्मी उसे देखने के बाद आगे से कुछ बोलने लगती है, तो इसी के साथ ही वो लड़का चिल्लाकर उसे कहता है, मैंने तुमसे यहाँ पर कुछ पूछा है, क्या तुम मुझे बताओगी नहीं, तुम कौन हो, यहाँ पर इस जगह पर क्या कर रही हो। इसी के साथ ही उसके फादर वहां से बाहर निकल आते हैं और उसे कहते हैं कि जिन रैंक जो तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, तुम यहाँ पर हमारा प्रेस्टिजियस गेस्ट के ऊपर इस तरह से कैसे चला सकते हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये हमारी बहुत ही खास मेहमान है। तो जिन रैंक के फादर बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि वो तो यहाँ पर इस लड़की को बहू बनाना चाहते हैं, जबकि जिन रैन उनके प्लान्स के ऊपर पानी फेर रहा है। तो जिन रैन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फादर उसे कहता है, क्या मैंने तुम्हें इस तरह सिखाया था, क्या मैंने तुम्हें सिखाया नहीं कि लड़कियों की इज्जत किस तरह से करते हैं और दोस्तों के साथ और मेहमानों के साथ किस तरह से पेश आते हैं, जल्दी से सॉरी बोलो। तो जिन रैन कहता है कि सॉरी। जब वो सॉरी बोल रहा है तो उसी के साथ सोमी आगे बढ़ती है और कहती है कि मिस्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जहाँ पर थोड़ा सा सरप्राइज होगी, क्या यही वो आपका लड़का है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे कि आपका एक बेटा है मेरी एज का। तो वो कहता हाँ मेरा ये बेटा है, मैं यहाँ पर इसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ और दोबारा से कहता हूँ। वो जिन रैंक से कहता है कि जिन रैंक चलो जल्दी से माफी मांगो, लेकिन जिन रैंक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे फादर इस लड़की के साथ मुझसे भी ज्यादा अच्छे से कैसे बिहेव कर सकते हैं, वो मुझे यहाँ पर घास ही नहीं डाल रहे। और इसी के साथ वो कहता है कि फादर मुझे आपसे बहुत ज्यादा नफरत है और गुस्से के साथ वहां से भाग जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 16 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारी सोमी वाकई में स्कूल जा पाएगी। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा वूजन अपनी बेटी सोमी के साथ वहां से गवर्नर ऑफिस से वापस घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उससे पूछता है, मुझे ये बताओ कि उस लड़के जिन रैंक के साथ क्या तुम उसके साथ दोस्ती कर सकती हो, क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा दोस्त बनने के लायक है। तो सोमी उसे कहती है कि हालांकि वो लड़का बाहर से काफी ज्यादा रोंदलू दिखाई देता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसके साथ दोस्ती कर सकती हूँ और सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन सकते हैं। हमारा वूजन उसे कहता है कि जबकि तुम यहाँ पर एक दोस्त बनाने के बारे में सोच रही हो तो मैं यहाँ पर तुमसे एक और बात करना चाहता हूँ, क्या तुम स्कूल जाने के लिए तैयार हो। तो वो कहती है क्या क्या मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, क्या वाकई मैं स्कूल जा सकती हूँ। तो वूजन कहता है कि हाँ तुम स्कूल जा सकती हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्कूल भेजूंगा। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो वूजन कहता है तो फिर ठीक है, कल सुबह तुम्हें स्कूल भेजूंगा। और इसी के साथ नेक्स्ट सीन में रात के वक्त का दिखाया जाता है। तो हमारा वूजन जो होता है उन दोनों को ट्रेनिंग करवा रहा होता है, वो दोनों वहां पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जबकि शुई उसके पास आती है और उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इसे चोनसोंग के सबसे फेमस स्कूल में भेजना चाहिए, क्या तुम्हें लगता है कि सिटी का सबसे फेमस स्कूल तुम्हारी बेटी के लिए ठीक रहेगा। वूजन से कहता है कि वो स्कूल फेमस हो या ना फेमस हो, लेकिन एक स्कूल तो सिर्फ स्कूल ही होता है जहाँ पर बच्चे जाकर पढ़ते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि वो स्कूल कुछ ज्यादा ही फेमस है। तो शुई उसे कहती है कि नहीं मैं इस बारे में नहीं जानती क्योंकि मुझे इस बारे में नहीं पता कि वो स्कूल कितना फेमस है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जितना ज्यादा फेमस स्कूल होगा बच्चों को वहां पर अडेप्ट होने में उतनी ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि फेमस स्कूल में हमेशा जो है वो रॉयल बच्चे पढ़ते हैं, यानी रिच बच्चे पढ़ते हैं, दूसरे बच्चों को वो बहुत ज्यादा तंग करते हैं, जिसकी वजह से उनके साथ गेट अलॉन्ग करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो वूजन कहता है लगता है कि तुम इन सब से गुजर चुकी हो। तो वो सोच रही होता है कि मेरे वक्त में जब मैं स्कूल गई थी उस वक्त मैं बहुत ज्यादा टफ हुआ करती थी और ऐसे बच्चे जो कि मुझे तंग किया करते थे मैं उन्हें उठा उठाकर पटक देती थी। तो वूजन से कहते हैं कि मैं उन सभी लोगों को सबक सिखा चुकी हूँ, इसी वजह से कोई मुझे तंग नहीं करता था और उसके बाद सभी लोग डर कर मुझसे दोस्ती कर लेते थे। तो वूजन कहता है कि जितना तुम सोमी के बारे में सोच रही हो कि वो कमजोर दिखाई देती है, इतनी वो कमजोर है नहीं, देखना वो बहुत ही जल्दी स्कूल में सभी को अपना दोस्त बना लेगी। अगर यहाँ पर उसे किसी चीज में मुश्किल पेश आई, कोई बच्चा उसे ज्यादा तंग करेगा तो मैं बीच में आऊंगा और उस बच्चे को काट दूंगा। तो शुई से कहती है कि मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हें यहाँ पर इस बात का भरोसा है कि तुम बीच में आकर अपनी बच्ची को बचा लोगी, लेकिन क्या तुम वाकई में इस बारे में श्योर हो कि अगर यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल फोर्स है, कोई बहुत ही पावरफुल फैमिली का बच्चा इसके साथ टकराता है तो क्या तुम उस फैमिली के साथ पंगा लेने को तैयार हो। साथ ही वो अंदर से सोच रही होती है क्या मैं इसे यहाँ पर डायरेक्टली बता दूं कि एक बड़े स्कूल में जाने का मतलब यह है कि वहाँ पर बड़ी फैमिलीज के बच्चे आएंगे, जैसे कि वहाँ पर रॉयल फैमिलीज के बच्चे हो सकते हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बच्चे हो सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा एरोगेंट होते हैं। अगर उनके साथ उसकी बेटी सोमी भिड़ जाती है या फिर वो लोग इसको बुली करते हैं तो फिर ये उनके सामने कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बड़ी फैमिलीज जो वो कभी भी अपने बच्चों को बुली होने नहीं देती। तुम्हारा वूजन से कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए यहाँ पर किसी बड़ी फैमिली से पंगा नहीं लूंगा। अगर कोई बड़ी फैमिली यहाँ तक पूरी की पूरी नेशन अगर यहाँ पर बीच में आ जाए तो मैं उसको भी उलट कर रख दूंगा, लेकिन अगर किसी ने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो मैं उसके हाथ काट दूंगा। ऐसी माना वूजन वहां पर गुस्से के साथ ये वाली बात करता है तो उसकी पावर्स रिलीज होती है। जब उसकी पावर रिलीज होती है तो शुई को महसूस होती है। शुई कहता है मुझे अभी भी यहाँ पर स्ट्रेंज एनर्जी महसूस हुई। तो वूजन कहता है नहीं मुझे इस बात
बारे में नहीं पता नहीं कहाँ से एनर्जी आई है। तो शुई उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है मुझे लगता है कि ये कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, इसके पास ज्यादा पावर नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर उस एनर्जी को महसूस नहीं कर पाया। मेरे जैसी हाई लेवल की मास्टर यहाँ पर उस एनर्जी को महसूस कर सकती है। तो वो मार्शल मास्टर जिसको मैं ढूंढने के लिए जहाँ पर आई थी वो यहीं पर आसपास है, मुझे जाकर उसे ढूंढना होगा। मैं अभी जाकर उसे ढूंढ कर लाती हूँ। तो इसी के साथ ही अगले दिन सुबह सुबह का सीन दिखाते हैं कि वो शुई को स्कूल छोड़ने के लिए आती है। तो रास्ते में वो उसे कहती है कि तुम वाकई में खुश हो गए तो स्कूल जा रही हो? तो शुई कहती है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। शुई वहां पर सोच रही है कि सुबह के वक्त वुशु ने स्पेशली मुझे कहा कि मैं शुई को छोड़कर, सॉरी शुई को नहीं सोमी को छोड़कर आऊं। उसे स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी उसने मुझे दी है क्योंकि उसे पता था कि मुझे यहाँ पर काम है, इसी वजह से उसने मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि मैं हिडन मास्टर को भी यहाँ पर गलियों में ढूंढ सकूं। तो सोच रही है जिस तरह उसने कहा था कि सोमी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है कि इसे स्कूल में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अभी तो यहाँ पर पहली क्लास में जाने वाली है। तो पहली क्लास में कोई इतने पावरफुल बच्चे तो होंगे नहीं जो इसे तंग कर सके। तो सोमी भी काफी ज्यादा खुश होती है। तो वो सोमी से कहती है लेकिन मेरी बात का याद रखना, अगर वहां पर कोई भी तुम्हें तंग करे तो उसे उठाकर पटक देना जैसे मैं पटकती थी। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं उसे पटक सकती हूँ। इसके साथ ही वो स्कूल के दरवाजे तक उसे छोड़ देती है। तो सोमी उसे कहती है ठीक है तुम्हें बाद में मिलती हूँ, और सोमी स्कूल के अंदर चली जाती है। तो शुई कहती है कि अब जबकि यहाँ पर मैंने इसे स्कूल छोड़ दिया है तो चलो यहाँ पर अपना काम पूरा करते हैं। यहाँ पर लोगों से पूछती हूँ क्या किसी ने यहाँ पर हिडन मास्टर को देखा है। तो जैसे ही वहां पर से गुजर कर जा रही होती है, इसी के साथ साइड के ऊपर दो लोग बातें कर रहे होते हैं। शुई गुजरते गुजरते उनकी बातों को सुन लेती है और उनकी बातें सुनने के बाद से यहाँ पर पता चल जाता है कि हिडन मास्टर कहाँ पर है। सीन में स्कूल के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर शुई स्कूल में आने के बाद सभी को अपने बारे में बताती है कि उसका नाम हुआ सोमी और उनसे कहती है कि मेरे साथ अच्छे से पेश आना और मुझसे दोस्ती करना। लेकिन वो सभी नोबल फैमिलीज के यंग मास्टर्स और यंग मिसेज होते हैं, वो लोग उसे यहाँ पर बिल्कुल भी घास नहीं डालते, वो लोग बहुत ज्यादा बोर हो रहे होते हैं। तो टीचर जो होते हैं सोमी से कहते हैं जाओ अपनी सीट के ऊपर जाकर बैठ जाओ। तो सोमी जाती है जाकर अपनी सीट ढूंढ रही होती है, जबकि साथ ही वो जिनरैंग की तरफ देखते हैं और उसे कहती है इसे तो मैं जानती हूँ। वो उसे हेलो बोलती है लेकिन जिनरैंग अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है और उसके साथ बात नहीं करता। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन में मैंसन का दिखाया जाता है जहाँ पर शुई भागती वापस आती है और कहती है फाइनली मुझे मिल गया वो मार्शल मास्टर कौन है जिसने ब्लैक स्टोन सोसाइटी को हराया है। तब वो उनसे कहता है कि अच्छा तो तुम्हें मिल गया, मुझे बताओ कि वो बंदा कौन है, मुझे भी तो बताओ। तो वो कहती है हाँ मुझे मिल गया है, अब मुझे बिल्कुल असली बंदा मिला है और मुझे पता चला है कि वो कोई एक मास्टर नहीं है बल्कि वो 5 हिडन मास्टर्स हैं, 5 हिडन मास्टर जो कि इसी सिटी में रहते हैं। लेकिन वो लोग यहाँ पर बैकग्राउंड में रहकर गवर्नर की मदद कर रहे थे और उन्होंने ब्लैक स्टोन सोसाइटी के लीडर को पकड़ा है। आज रात वो लोग जंगल में मिलने वाले और मुझे वहीं पर जाना होगा, आज रात मैं जंगल में जाकर उनसे मिल सकती हूँ। तुम्हारा वूजन उसे कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि वो 5 लोग हैं? तो वो कहती है हाँ वो लोग 5 लोग हैं। उनके बारे में मैंने ये भी सुना है कि उन्हें हुनाइन की 5 स्वर्ड्स कहते हैं, यानी कि वो काफी ज्यादा पावरफुल मास्टर, इसी वजह से उन्हें 5 स्वर्ड मास्टर कहा जाता है। वूजन कहता है कि 5 स्वर्ड मास्टर्स के बारे में मैंने कभी कुछ नहीं सुना, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये रियल हो सकते हैं? तो वो कहते हो तुम इस बारे में कैसे सुन सकते हो, तुम तो सिर्फ और सिर्फ इस मैंशन के अंदर ही रहते हो और अपनी बेटी को सिर्फ बाजार लेकर खाने पीने की चीजें लेकर वापस आ जाते हो, तुम्हें इस बारे में कैसे पता होगा? वो सभी मास्टर्स बहुत ज्यादा स्पेशल है और हिडन मास्टर्स हैं। फिर साथ ही वो सोच रही होती है कि अब मुझे बस म्यूरियम लाइन्स के पास उन लोगों को लेकर जाना है और जाकर उन्हें ये बताना होगा कि मैंने यहाँ पर उन 5 मास्टर्स को ढूंढ लिया और उसके बाद मैं यहाँ पर इसकी गुलामी नहीं करूंगी और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो वो कहती है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम्हारा वोजन कहता है कि अच्छा ठीक है फिर मैं भी रात को तुम्हारे साथ जाऊंगा और 5 मास्टर से मिलने के लिए। तो वो कहती है क्या वाकई में तुम मेरे साथ जाओगे? तो वोजन कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर हुनैन के 5 मास्टर्स को देखना चाहता हूँ कि आखिर वो 5 मास्टर्स कितने ज्यादा पावरफुल है जिन्होंने ब्लैक स्टोन सोसाइटी को हराया है। तो इसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मेरा पालतू बन जाएगा, मैं इसके गले में रस्सी डालूंगी और उसे अपने साथ वहां पर दुम हिलाते हुए लेकर जाऊंगी। शुई से कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें अपने साथ ले तो जाऊंगी लेकिन बदले में तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। तो वोजन कहता है क्यों नहीं, ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। उसके बाद में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा वोजन और सोमी बातें कर रहे होते हैं। सोमी उसे बताती है कि उसने स्कूल में क्या कुछ सीखा, उसने अल्फाबेट सीखी और साथ उसने लिखना सीखा। वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसने पहली बार वहां पर पेन को पकड़ा और साथ में कुछ लिखा भी था। वहीं पर बातें करते करते वो सो जाती है। तो जब वो सो जाती है तो उसी के साथ शुई वहां पर आती है। शुई वहां पर आने के बाद उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बातें सुनी, मुझे लगता है कि सोमी ने वहां पर बहुत ज्यादा एंजॉय किया, इसे स्कूल बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन क्या तुमने यहाँ पर इस बात को नोटिस किया कि इसने यहाँ पर अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में सब कुछ बताया लेकिन दोस्तों के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया? ऐसा लगता है कि वहां पर इसे लड़कों ने तंग किया है या फिर बच्चों ने तंग किया जिसकी वजह से ये स्कूल के बारे में नहीं बताना चाहती, या फिर किसी ने वहां पर इसे मुंह नहीं लगाया होगा, ये अकेली रह गई होगी। तुम्हारा वोजन से कहता परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज पहला दिन था, मुझे लगता है कि कल ये जाकर सभी लोगों को साबित करेगी ये उनकी दोस्त बनने के लायक है और देखना कल इसके बहुत सारे दोस्त बनेंगे। शुई से कहते हैं कि हाँ हो सकता है क्योंकि आज पहला दिन था इसी वजह से। चलो फिर ठीक है अब हम भी यहाँ पर से निकलना चाहिए। 5 स्वर्ड मास्टर्स जो है वो जंगल में आकर मिलने वाले हैं तो हमें जाकर जल्दी से उन्हें ढूंढना होगा, ऐसा ना हो कि वो पहले चले जाएं। तुम्हारा वोजन उसे कहता है ठीक है फिर मैं इसे बिस्तर पर लेटाऊं और तुम्हारे साथ चलता हूँ। और वो सोमी को उसके बिस्तर के ऊपर लेटाकर उसके बाद उसके साथ वहां पर से निकल पड़ता है। तो ये लोग उस जगह के ऊपर पहुंच जाता है जहां पर इन्हें पता चलता है कि 5 स्वर्ड मास्टर्स वहां पर मिलने वाले हैं। तो वहां पर 5 लोग खड़े होते हैं। तो शुई उन लोगों से कहते हैं क्या तुम ही लोग हुनान के 5 स्वर्ड मास्टर्स हो जिन्होंने यहाँ पर ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी को हराया है? तो वो लोग उसकी बात सुनने के बाद उसे कहते हैं कि हमें नहीं पता कि तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रही हो। तो शुई कहती है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, मैंने लोगों से सुना है कि तुम ही वो लोग हो जो कि गवर्नर
गवर्नर की सीक्रेटली मदद कर रहे थे। ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी को तुम्ही पांचों ने मिलकर हराया है। उनमें से एक उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने यहाँ पर ये सारी बातें कहाँ से सुनी है, ये सिर्फ और सिर्फ बकवास बातें हैं, प्लीज यहाँ से वापस चली जाओ, हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। तो पांचों फिर से वहाँ पर आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। तो पता नहीं ये 5 लोग कौन है, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो आप सभी लोग भी यहाँ पर जानने के लिए तैयार है ना, क्या ये 5 मास्टर्स कौन है, क्या ये असली है या फिर फेक है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रूथलेस के एपिसोड 18 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमें देखा था कि शुई उन 5 लोगों के पास पहुंच जाते हैं जिससे लगता है कि वो 5 स्वॉर्ड मास्टर्स हैं और 5 वो मास्टर्स हैं जिन्होंने ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी को पकड़ने में गवर्नर की मदद की थी। तो वहां पर जाने के बाद जब वो उनसे बात करती है तो वो लोग बड़े मिस्टीरियस तरीके से उससे जवाब देते हैं और आगे से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं, जैसे कि उन्हें यहाँ पर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई उन्हें यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए आया है। शुई उनसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, मुझे पता है कि तुम लोग कौन हो, मुझे पता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी को पकड़ने में गवर्नर की मदद की थी। फिर साथ ही वो उन्हें अपने बारे में बताती है कि मैं म्यूरियम अलायंस की फिनिक्स स्क्वाड की कैप्टन हूँ, मेरा नाम नैमगुंग शुई है और मैं यहाँ पर तुम सभी को पर्सनली रिक्रूट करने के लिए आई हूँ। ग्रेट वॉरियर्स प्लीज हमारा साथ दे, हम लोग चाहते हैं कि दुनिया आपके बारे में जाने, इसी वजह से आपको हमारी अलायंस को ज्वाइन करना होगा। अलायंस लीडर आपसे मिलकर खुद बात करना चाहते हैं। तो ये बात सुनने के बाद उनमें से एक कहता है कि वाकई में म्यूरियम लीडर अलायंस हमसे बात करना चाहते हैं। तो शुई से कहते हैं कि उम्मीद करते हो कि आप लोग यहाँ पर मेरी ऑफर को रिजेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी म्यूरियम के जो लीडर हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं और साथ ही ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के ऊपर जो हमारी तरफ से जो बड़ा सा इनाम रखा हुआ था वो सारा इनाम भी आपको मिलेगा। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहता है मुझे नहीं पता कि यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन कैसे लीक हुई, लेकिन ये बात वाकई में सच है कि हम ही वो 5 स्वॉर्ड मास्टर्स हैं जिन लोगों ने यहाँ पर ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी को पकड़ने में गवर्नर की मदद की थी। तुम बिल्कुल ठीक जगह के ऊपर आई हो, हम ही वो 5 फेमस मास्टर्स हैं। तो ये बात सुनने के बाद वो उनकी तरफ देखती है, जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये देखकर वो भी काफी हैरान होती है कि ये 5 थोड़े अलग लग रहे हैं। फिर साथ ही वो सोच रही होती है हो सकता है कि ये 5 पावरफुल मास्टर्स है, इसी वजह से ये इस तरह के गेटअप में रहते हूँ। शुई अंदर से सोच तो रही होती है, लेकिन इसी के साथ उसे इन 5 मास्टर्स को वापस भी तो लेकर जाना है। तो वो सोच रही होती है अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मुझे यहाँ पर इनकी बॉडी के अंदर से जो एनर्जी निकलती हुई महसूस हो रही है वो सेकंड रेट है, यानी कि इतना महसूस हो रहा है कि ये लोग कमजोर मार्शल आर्टिस्ट और मुझसे भी ज्यादा कमजोर हैं। लेकिन ये लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इन्होंने ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी को हराने में गवर्नर की मदद की है। इसके साथ ही शुई उन लोगों से कहते हैं कि आपको पता है ना कि यहाँ पर अलायंस लीडर से मिलने के लिए आपको लेकर जा रही हो, तो कम से कम आपको यहाँ पर अपनी स्किल्स का एक टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। आपको यहाँ पर यह दिखाना होगा कि वाकई में आप ही वो 5 मास्टर्स हैं। तो ये बात सुनने के बाद एक उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर हमारे पर शक कर रही हो, क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम इस सिचुएशन में हो कि तुम यहाँ पर हमारे पर शक कर सको। और इसी के साथ ही वो 5 सेम एक साइड के ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं तो नीचे का ग्राउंड टूटता है, झटका लगता है और शुई के पीछे काफी सारे पेड़ जो होते हैं वो टूट जाते हैं। तो वो उसे कहता है क्या भी तुम यहाँ पर हमारे पर शक कर रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग फेक मास्टर्स हैं। ये बात सुनने के बाद शुई बहुत ज्यादा हैरान होती है और साथ ही पीछे टूटे हुए पेड़ों की तरफ देखती है और कहती है मुझे यहाँ पर कुछ महसूस भी नहीं हुआ, इन मास्टर्स ने यहाँ पर पावर को रिलीज किया और पेड़ टूट गए। यहाँ लगता है कि इनके पास बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेशन है जो मैं सेंस भी नहीं कर पा रही हूँ। ये कोई बहुत ही हाई लेवल के मास्टर्स हो सकते हैं। वैसे भी हाई लेवल के मास्टर्स के लिए अपनी कल्टीवेशन को छुपाना बड़ी आसान बात होती है। तो मास्टरों से कहता है कि तुम्हें हमारे पर शक है तो हम तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, प्लीज यहाँ से वापस चली जाओ। तो शुई कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ, तो मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगी। इसके साथ ही वो मास्टर्स जो होते हैं उसे ना बोलकर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि शुई उनके पीछे पीछे भागना शुरू कर देती है और जाकर उनकी मिन्नतें कारी होती है कि प्लीज मेरे साथ चलो। और यहीं पर हमारे वूजन को दिखाते हैं कि वूजन वहां पर उन टूटे हुए पेड़ों की तरफ जाकर देख रहा होता है। वो एक टूटे हुए पेड़ को उठाता है और देख रहा होता है कि आयशा यहाँ पर हुआ क्या, ये पेड़ टूटा कैसे। तो उसे देखने के बाद कहता है वाह क्या बात है, ये पेड़ तो बड़ी कमाल तरीके से टूटा है। तो इसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक दूसरी फैक्शन का दिखाया जाता है जिसे येलो फैक्शन कहा जाता है। ये येलो फैक्शन जब भी डीमन कल्ट के अंडर आती है तो वहां पर वो लोग उन लोगों तक भी ये मैसेज पहुंच जाता है कि हुनान में 5 स्वॉर्ड मास्टर्स हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हैं। तो वहां पर उनका जो लीडर होता है वो बैठा होता है और कहता है तक जहां पर ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी को टेकन आउट किया गया है तब से ये खबरें फैली हुई है। मैंने सुना है कि गवर्नर के साथ 5 स्वॉर्ड मास्टर्स हैं जिन्होंने मिलकर ये सारा काम किया है। मास्टर जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है कि मैंने कभी इन 5 स्वॉर्ड मास्टर्स के बारे में क्यों नहीं सुना। इन लोगों ने ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी को हराया तो उसका मतलब है कि वो 5 काफी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। तो उसके साथ एक लड़का खड़ा होता है जो कि उसका नौकर होता है। उसे कहता है कि मुझे भी इन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता। जब वो ये वाली बात करता है उसी के साथ उसका मास्टर उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने कहा कि तुम बीच में बोलो, अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर बीच में नहीं बोल सकते। तो वो लड़का उसे कहता है कि प्लीज लॉर्ड मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर बीच में बोल पड़ा। तो इसी के साथ ही उसका लॉर्ड उसे कहता है अच्छा ठीक है, मुझे लगता है क्या यहाँ पर वाकई में ये सच हो सकता है कि वो 5 मास्टर्स हैं वो फेक हो सकते हैं, या फिर अगर वो वाकई में सच है तो फिर हमें जाकर उनसे फाइट करनी चाहिए, हमें जाकर उनसे देखना चाहिए क्या वो वाकई इस काबिल है कि उन्हें 5 स्वॉर्ड मास्टर्स कहा जा सकता है। तो उसका जो नौकर होता है वो यहाँ पर उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था और उसकी बातों को सुन नहीं रहा था।
इसी के साथ ही मास्टर फिर से उठकर खड़ा होता है, उसे एक जबरदस्त किक मारता है और कहता है कमीने कहीं के, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर अपने स्वर्ड लॉर्ड की बातों को इग्नोर कर सकते हो, तुम्हें लगता है कि तुम अपने मास्टर की बातों को इग्नोर करके यहाँ पर किसी और चीज के बारे में सोच सकते हो। तो वो लड़का मार खाने के बाद वहीं पर नीचे गिर पड़ता है। तो उसके बाद लॉर्ड उनसे कहता है कि चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग हुनान में जाने वाले हैं और वहां पर जाकर उन 5 स्वर्ड मास्टर्स को खुद कन्फ्रंट करेंगे और वहां पर जाकर देखेंगे क्या वो लोग वाकई में सच है या फिर झूठ है। जबकि वो लड़का मार खाने के बाद सोच रहा होता है कि इस कमीने ने कहा कि अपने लॉर्ड के सामने यहाँ पर इसे इग्नोर कर रहे हो, अगर मुझे यहाँ पर अपना लॉर्ड चूज करने का मौका मिलता तो मैं इस जैसे घटिया कमीने इंसान को कभी अपना लॉर्ड नहीं चूज करता। बस यहाँ पर एक मौके की तलाश है कब मैं इस कमीने को मार डालूं और उसके बाद अपने लिए कोई नया लॉर्ड चूज करूंगा। ऊपर से नेक्स्ट सीन फिर से सोमी का दिखाया जाता है। तो शुई जो होती है उसे बाइल बोलकर जा रही होती है। तो शुई उसे कहती है क्या तो वाकई में तुम यहाँ पर हमें छोड़कर जा रही हो? तो शुई कहते हैं कि हाँ मुझे जाना ही पड़ेगा, मुझे यहाँ पर जो मिशन दिया गया था मैंने उस मिशन को पूरा कर लिया है, मुझे 5 तलवारबाज मास्टर मिल चुके हैं, मुझे उन्हें वापस लेकर अलायंस लीडर के पास जाना होगा। तुम्हारा वूजन उसे कहता है तो फिर ठीक है, तुम्हें यहाँ पर से जल्दी से निकल जाना चाहिए, रात होने से पहले चले जाओ और साथ ही अपने पास वो पैसों की थैली उसे देता है, ये लो ये तुम्हारे रास्ते के खर्च के लिए है। तो जब वो उस थैली को ओपन करती है तो उसके अंदर गोल्ड कॉइन्स होती है। तो वो सोच रहे होते हैं मुझे तो लगा था कि ये मुझे सिर्फ और सिर्फ सिल्वर कॉइन्स देगा, लेकिन इसने मुझे काफी सारे गोल्ड कॉइन्स दे दिए, ये इतना बुरा नहीं है। तो वो आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम तो काफी अच्छे इंसान हो, लगता है कि तुम यहाँ पर काफी अच्छे इंसान बन गए हो, कुछ दिन पहले तो तुम मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहे थे। तो वो आगे से खामोश हो जाता है और कहता है कि बस जाओ यहाँ से। और इसी के साथ ही शुई उन दोनों को बाय बोलती है और कहती है तो फिर ठीक है, मेरे जाने का वक्त हो गया, तुम सभी लोग अपना ध्यान रखना। और इसी के साथ ही शुई वहां से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद हमारी जो छोटी सोमी होती है वो काफी ज्यादा उदास होती है और कहती है लगता नहीं है कि मैं आप बड़ी सिस्टर को दोबारा देख पाऊंगी। तो वो उसे कहता है कि अगर हमारी किस्मत में हुआ मिलना तो वो दोबारा जरूर मिलेगी और अगर हमारी किस्मत में नहीं हुआ तो हम लोग दोबारा नहीं मिलेंगे। तो सोमी कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है? तो वो जो उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये बात समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा उस लड़की के साथ यहाँ पर रिलेशनशिप खत्म होता है, लेकिन अगर हम दोनों की किस्मत में मिलना लिखा हुआ तो वो दोबारा यहाँ पर खुद ही आ जाएगी या फिर हम लोग उससे मिलने के लिए वहां पर चले जाएंगे। कहती है अच्छा ये बात है तो फिर ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि हम लोग दोबारा उससे जरूर मिलेंगे, कि मुझे वो उन्हीं बहुत ज्यादा पसंद है, उस सोनी ने मेरे साथ बहुत ही अच्छे से बातें की थी और वो बहुत ज्यादा अच्छी है। मुझे लगता है कि 3 लोगों के साथ रहकर भी मैं अकेली हूँ, अगर 4 लोग होंगे तो फिर ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि हमारे घर में एक लड़की भी होनी चाहिए। तो वो जो उसे कहता है कि मुझे बताओ कि तुमने स्कूल में और क्या कुछ सीखा है। तो फिर साथ ही वो कहती है मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। फिर साथ ही वो दोनों बातें करते हैं, वहां से वापस की तरफ चल पड़ते हैं। तुम्हारा वूजून उसे कहता है कि आज के बाद से तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा नाम डैन वूजून है और आज के बाद से तुम्हारा नाम डैन सोमी होने वाला है क्योंकि तुम मेरी बेटी हो और आज के बाद से मैं तुम्हें अडॉप्ट बना करता हूँ, यानी कि आज के बाद से तुम मेरी बेटी हो और तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ पर बड़ी हो, बिना किसी टेंशन के और बिना किसी खौफ के तुम्हें बस यहाँ पर बड़े होना और हेल्दी रहना है। तुझे पास सुनने के बाद सोमी भी काफी ज्यादा शर्मा रही होती है कि उसे यहाँ पर उसके डैड मिल गए हैं। तुम्हारा वूजून उसकी गाल खींचता और कहता है क्या तुम्हें मेरी बात की समझ आई? तो सोमी कहती है हाँ हाँ डैड मुझे आपकी बात की समझ आ गई है और वो दोनों वहां से वापस अपने घर आ जाते हैं। अब हम लोग अपनी एपिसोड 18 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वो मास्टर कौन था जो कि यहाँ पर अपने सर्वेंट के साथ आने वाला है 5 स्वर्ड मास्टर्स को जांचने के लिए। तो इस एपिसोड की शुरुआत में डाउनटाउन के सीन दिखाया जाता है। डाउनटाउन में बाजार में सीन दिखाते हैं जहां पर वो स्वर्ड मास्टर अपने साथ अपने गुलाम और साथ में दूसरे 2 साथियों को भी लेकर पहुंच जाता है। तो वो लोग बाजार में वहां पर घूम रहे होते हैं, उसके साथ ही होते हैं। तो वो लोग क्योंकि मिस्टीरियस लग रहे होते हैं और सभी लोगों को गुंडे टाइप के लग रहे होते हैं, इसी वजह से वो लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं। बाजार में सभी लोग उनकी तरफ देख रहे होते हैं। हमारा वूजन भी वहीं पर खड़ा होता है, वूजन भी उनकी तरफ देखता है, उसे भी वो मिस्टीरियस लगते हैं। वूजन जब उस स्वर्ड मास्टर की तरफ देखता है तो उसे उसकी बैक के ऊपर एक बहुत ही बड़ी और भारी तलवार दिखाई देती है। उसकी तलवार उससे भी ज्यादा बड़ी और भारी होती है। तो वूजन कहता है देखो तो जरा यहाँ पर कितनी बड़ी तलवार है, मुझे नहीं लगता कि ये बंदा कोई आम बंदा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा पावरफुल स्वर्ड मास्टर हो सकता है। इसके साथ ही स्वर्ड मास्टर को वहां पर दिमाग में एक मैसेज मिलता है जिसके साथ से पता चलता है कि उसके साथियों ने 5 स्वर्ड मास्टर्स की लोकेशन को ढूंढ लिया है। वो उसे बताते हैं कि वो लोग यहाँ पर से तकरीबन 20 माइल नॉर्थ की तरफ है। वो एक लड़की के साथ यहाँ से म्यूरियम अलायंस की तरफ जा रहे हैं, लगता है कि बहुत ही जल्दी म्यूरियम अलायंस में पहुंच जाएंगे कि वो लोग इस वक्त हुबाई सिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बात सुनने के बाद स्वर्ड मास्टर कहता है चलो फिर ठीक है, अगर तुम्हें उनकी लोकेशन पता चल गया तो हम लोग भी वहीं पर आ रहे हैं, चलो जल्दी से वहां पर चलकर देखते हैं कि आखिर वो कितने पावरफुल मास्टर्स। और इसी के साथ ही वो सभी लोग वहां पर से गायब हो जाते हैं। जब वो सभी लोग वहां चले जाते हैं तुम्हारा वूजन कहता है कि मुझे लगा था कि ये बंदा काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसके ऊपर डिवाइन सेंस रखी हुई थी और मुझे यहाँ पर उनके मैसेजेस पता चले हैं जिसके मुताबिक वो लोग यहाँ से 20 माइल नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर उन्हें कुछ मिला है। तो चलो चल के देखते हैं कि आखिर ने क्या मिला और जो क्या ढूंढ रहे थे। तुम्हारा वूजन भी वहां से गायब हो जाता है और उनके पीछे चला जाता है। ऊपर से नेक्स्ट दिन हमें
शुई और पांचों स्वर्ण मास्टर्स का दिखाया जाता है। तो शुई आगे आगे भाग रही होती है और पांचों पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन वो लोग थक जाते हैं और लंबे लंबे सांस ले रहे होते हैं। शुई वहीं पर रुक जाती है, उनकी तरफ देखती है और कहती है मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक ले लेनी चाहिए। तो मास्टर उसे कहता है कि नहीं हमें यहाँ पर ब्रेक लेने की क्या जरूरत है, हमें लगता है कि हमें बस यहाँ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। को यहाँ पर हमारे लिए बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो पूरे 3 दिन तक लगातार चल सकते हैं बिना रुके, बिना थके, बिना सोए, तो आप यहाँ पर बिल्कुल परेशान ना हो। तो शुई इसकी बात सुनने के बाद कहती है हाँ मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पर बिना रुके बिना थके चल सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक ले लेनी चाहिए। और वो लोग बहुत ही बुरी हालत में होते हैं और थके हुए होते हैं। तो शुई को भी यहाँ पर समझ आ रही होती है कि उसने यहाँ पर कोई गलती कर दी है, ये सभी लोग तो कोई यामी से बोंगे से लोग लगते हैं, कहीं से भी ये मार्शल आर्टिस्ट नहीं लगते। फिर साथ ही वो कहती है लेकिन इन लोगों ने वहां पर अपनी पावर का प्रदर्शन दिखाया था और जो मैंने अपनी आंखों से देखा था, इन लोगों ने पावर को रिलीज करते हुए पेड़ों को काट दिया था। कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर यहाँ पर ये कर सकता है। फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर अपने डाउट्स को क्लियर रखना होगा, इन्हें लीडर के पास लेकर जाती हूँ, वहीं पर जाकर फैसला होगा। इसी के साथ ही कोई शूरिकेन्स के साथ उनके पास अटैक कर देता है, तो वो अपने पास से तलवार निकालती है और शूरिकेन्स को वहां पर डिफ्लेक्ट करती है और कहती है कि ये क्या, ये किसने अटैक किया होगा। तो वो पांचों मास्टर भी भागते हुए जल्दी से उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। तो शुई कहती है कौन है जहां पर, जल्दी से सामने आओ। तो उसके सामने एक डाल के ऊपर वो मास्टर खड़ा होता है। तो शुई उसे देखने के बाद कहती है कि ये क्या, ये तो येलो मार्शल कासल से है। वो उसकी बैक के ऊपर बड़ी सी तलवार को देखती है तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि ये जो भी बंदा है जो येलो मार्शल कासल की 50 रैंक्स में से हो, 50 टॉप रैंकिंग में से एक है, क्योंकि इसके पास एक बड़ी सी तलवार है। तो ये टायरेंट हो सकता है, इसको टायरेंट मा डॉग जिन कहते हैं। म्यूरियम यूनियन में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मास्टर डॉग जिन के बारे में ना जानता हो, क्योंकि इसकी बड़ी तलवार की वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस है। तो वो कहती है कि मास्टर डॉग जिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं जहाँ पर आप जैसे सीनियर को मिलकर काफी ज्यादा खुश हूँ। तो ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि तुम्हारे जैसी एक छोटी बच्ची यानी म्यूरियम की एक छोटी बच्ची को भी मेरे बारे में पता है, तो इसका मतलब यह है कि मैं म्यूरियम यूनियन में काफी ज्यादा फेमस हूँ। तो शुई वहाँ पर उसके साथियों की तरफ भी देख रही होती है और कहती है कि इसके साथी में बाकी के सभी लोग तो रिनाउंड नहीं है, लेकिन इसके साथ जो इसका एक नौकर खड़ा है वो इसका गुलाम है और उसका नाम मूजिन है, लेकिन उसको मास्टर ऑफ ब्लेड भी कहा जाता है क्योंकि वो ब्लेड में काफी ज्यादा स्पेशल है, वो 2 तलवारें यूज करता है और वो काफी ज्यादा तेज भी है। तो मास्टर डॉग जिन वहाँ पर गुस्से के साथ कहते हैं क्या यही वो पांचों कमीने मास्टर्स है जिन लोगों ने ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी को हराने में गवर्नर की मदद की थी, क्या यही वो लोग हैं जिन्होंने ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी को हराया है। तो ये बात सुनने के बाद शुई वहाँ पर सोच रही होती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्या मैं यहाँ पर इन मास्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाऊं और इनसे इनकी फाइट करवा दूं, क्योंकि अगर ये पांचों मास्टर ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी को हरा सकते हैं तो फिर मास्टर डॉग जिन को भी ये हरा सकते हैं। तो जैसी वो बात करने लगती है, इसी के साथ उनमें से एक आगे बढ़ता है और उसे कहता है हाँ हम ही वो पांचों स्वर्ड मास्टर्स हैं, हुनान के पांचों फेमस स्वर्ड मास्टर जिन्होंने ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी के कमीनों को हराया था। तो शुई कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर हमारे बचने के कोई चांसेस हैं, क्योंकि इनमें से किसी भी एंगल से ये स्वर्ड मास्टर तो दिखाई नहीं देते जो डॉग जिन का मुकाबला कर सकते हो। यहाँ पर से कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन पांचों ने ये सारी की सारी प्लानिंग की थी। तो वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, एक कहता है कि हमारे पास एक बहुत ही बड़ा मौका है। यहाँ पर इनमें से जो एक टकले वाला होता है वो इन सभी लोगों को बातें करते हुए कह रहा होता है कि हम लोग यहाँ पर अलायंस वालों के पास से बहुत सारे पैसे ले सकते हैं, ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी के सर के ऊपर जो भी इनाम था वो सारे का सारा हमें मिल सकता है, तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर ये करना चाहिए, तो किसी भी काम में फेल नहीं है। जब हम पांचों मिलकर कोई काम करते हैं तो हम लोग कभी भी मिलकर ये काम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर इसमें से गुजर सकते हैं। तो सभी लोगों को पता है कि ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी के सर के ऊपर एक बहुत बड़ा इनाम था और यहाँ पर ये बातें फैली हुई है कि गवर्नर अकेला ये काम नहीं कर सकता। और इस वक्त हमें पता चला है कि अलायंस से एक लड़की आई हुई है जो कि फिनिक्स स्क्वाड की कैप्टन है, अगर हम लोग यहाँ पर उसे इंप्रेस कर देते हैं तो हमें अपने साथ लेकर जाएगी और अलायंस लीडर हमें इनाम देंगे ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी के सर के ऊपर जो इनाम था। साथ ही उसे कहते हैं लेकिन यांग नीम क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग नैमगुंग फैमिली का मुकाबला कर सकते हैं। तो वो कहता है कि हम लोग नैमगुंग फैमिली का मुकाबला नहीं करेंगे बल्कि उन्हें बेवकूफ बनाएंगे। और इसी के साथ ही वो जाकर पेड़ों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, वहां पर उन पेड़ों को पहले से तोड़ देते हैं, लेकिन बड़ी सावधानी के साथ उन पेड़ों को वहां पर खड़ा कर देते हैं ताकि थोड़ी सी फोर्स भी अगर उनके ऊपर लगाई जाए तो वो पेड़ वहां पर टूट जाए और ऐसे लगे कि अभी फोर्स के साथ वो पेड़ टूटे हैं। तो ये लोग यहाँ पर अपना प्लान पूरी तरह से बिछा लेते हैं और उसके बाद जब शुई वहां पर पहुंचती है, मैं शुई यहाँ पर पहुंची थी, वो भी यहाँ पर इन्हीं का काम था, उन्होंने कुछ लोगों को वहां पर स्कूल के पास छोड़ा था ताकि वो शुई के कान में जब बात डाल दे। शुई उनकी बात सुनने के बाद रात के वक्त यहाँ पर उनके सामने पहुंच जाती है और वहां पर पहुंचने के बाद वो जानबूझकर उसके सामने मिस्टीरियस एक्टिंग करते हैं कि जैसे कि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, उसे भगाने की कोशिश कर रहे हैं और वो जानबूझकर उसके साथ जाना भी नहीं चाहते। फिर साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं तो पीछे के पेड़ टूट जाते हैं और इस बात से शुई बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। तो वो मास्टर सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर इस लड़की को बेवकूफ बनाया था तो हम लोग इसको भी बेवकूफ बना सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर डॉग जिन को बेवकूफ बनाकर भगा देते हैं तो इसका मतलब यह है कि इस म्यूरियम अलायंस की इस स्क्वाड लीडर को हमारे पर पूरा यकीन हो जाएगा और उसके बाद तो हम लोग इनाम लेकर यहाँ से निकल ही जाएंगे। तो वो टकला हालांकि उसके पसीने छूट रहे होते हैं लेकिन फिर भी वो मास्टर डॉग जिन से कहता है कि तुम्हारे जैसा एक छोटा कीड़ा यहाँ पर हमारे सामने खड़ा होकर हमारे सामने बात कर रहा है कि हम ही वो 5 स्वर्ड मास्टर्स हैं, तुम्हें यहाँ पर किसने कह दिया कि डीमन कल्ट के लोगों से हम लोग बात करते हैं। तो ये बात सुनने की, तो उसकी बात सुनने के बाद मास्टर डॉग जिन हंसना शुरू कर
देते हैं और कहते हैं कि तुमने कहा कि मैं ईवल फैक्शन का एक बहुत ही छोटा कीड़ा हूँ, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, लगता है कि तुम्हें मारने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। और इसी के साथ जब वो वहां पर जोर से हंसता है तो इसी के साथ ही वहां पर से उसकी पावर रिलीज होती है। उसके हंसने के साथ ही वो सभी लोग अपने कान बंद कर लेते हैं। डॉग जिन कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि मैं यहाँ पर कितनी दूर से भागता हुआ तुम्हारे पीछे आया हूँ, मैंने बहुत ही लंबा सफर तय किया और मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा मजेदार फाइट देखना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पर देखना है कि तुम्हारे पास कौन सा स्किल्स हैं, चलो जल्दी से यहाँ पर अपने मुझे स्किल्स दिखाओ, अगर तुम लोग स्किल्स नहीं दिखा पाए तो तुम लोग तो वैसे भी मरने वाले हो। तो वो सभी लोग अब यहाँ पर सोच रहे थे कि अब हम लोग क्या करेंगे। तो बाकी के चारों से कहते हैं कि ह्योंगनिंग अब बताओ कि अब हमें क्या करना है। तो ह्योंगनिंग उनसे कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वो आगे बढ़ता है, अपनी तलवार का डंडा पकड़ता है और उसे कहता है कि मेरी तलवार इनविजिबल है जो तुम्हें दिखाई भी नहीं दे रही, सभी लोग मरोगे जैसे मैं अपनी तलवार को यहाँ पर घुमाने वाला हूँ। तो क्या तुम सभी लोग यहाँ पर तैयार हो कि मैं अपनी तलवार को घुमा दूं। तो वो सभी लोग भी जल्दी से अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। मास्टर डॉगजिन अपनी तलवार को पकड़ते हैं, इसी के साथ ही मूजिन भी अपनी तलवार निकाल लेता है और उसे कहता है हाँ क्यों नहीं। उसके सामने वो टकला कहता है तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ पर अपनी जान की बिल्कुल भी कदर नहीं है तो फिर मैं अपनी तलवार को घुमाने वाला हूँ, वाकई में इसके लिए तैयार हो। तो वो कहते हैं हाँ हम लोग तैयार हैं। तो वो मास्टर जो होता है यानी टकला जो होता है वहां पर अपनी तलवार को निकालकर इसी के साथ ही ग्राउंड के ऊपर मार देता है। जब अपनी तलवार को ग्राउंड के ऊपर मारता है एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम हीवन एंड अर्थ स्प्लिटिंग स्वॉर्ड होता है उसको यूज करता है। हालांकि ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ एक शो ऑफ होती है। उसने ग्राउंड के ऊपर एक स्मोक बॉम्ब फेंका था, स्मोक के साथ वहां पर काफी सारी स्मोक क्रिएट हो जाती है। शुई कहती है कि ये क्या, यहाँ पर इतना सारा स्मोक क्यों हो गया है। जब किसी के साथ ही टकला अपने साथियों से कहता है मेरे भाइयों चलो जल्दी से यहाँ से भागो, और वो पांचों वहां से भागना शुरू कर देते हैं। शुई कहती है कि ये क्या हुआ, यहाँ पर हुआ क्या। तो बेचारी को इस बात से काफी बड़ा झटका लगता है, जबकि डॉगजिन और मूजिन दोनों वहां पर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि हुआ क्या। वो पांचों मास्टर्स यहाँ पर अटैक करने वाले थे और यहाँ पर वो पांचों भाग गए हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 19 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे शुई के साथ क्या होगा, क्या डॉगजिन इसके ऊपर अटैक करेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि शुई के पांचों स्वॉर्ड मास्टर्स जो होते हैं वहां पर स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने के बाद भाग जाते हैं, जबकि मास्टर डॉगजिन और मूजिन दोनों इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो मास्टर डॉगजिन वहां पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि म्यूरियम अलायंस बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है, जरा इन लोगों की हालत तो देखो। ये लोग यहाँ पर इन पांचों स्वॉर्ड मास्टर्स को स्वॉर्ड मास्टर समझकर अपने म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन करवाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर म्यूरियम अलायंस के लोगों को किसी ने बेवकूफ बना दिया। देखो तो जरा मुझे यहाँ पर कितना मजा आ रहा है। तो इसी के साथ ही डॉगजिन अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से जाओ इनका पीछा करो, इनमें से किसी एक को भी जिंदा मत छोड़ना, क्योंकि मैं इतनी दूर से सिर्फ और सिर्फ इनका पीछा करते हुए आया था ताकि मैं देख सकूं कि इनके पास कौन से स्किल्स हैं। अब इनमें से किसी को जिंदा मत छोड़ना। और इसी के साथ उसके साथी अपनी तलवारें निकालते और बड़ी तेजी के साथ उनके पीछे चले जाते हैं ताकि उन पांचों मास्टर्स को मारे जा सके। उसके साथ ही वहां पर चले जाते ताकि उन पांचों मास्टर्स या फिर उन पांचों फेकर्स को जाकर मार सकें। इसी के साथ अब डॉगजिन वहां पर बचता है। तो डॉगजिन कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें मुझे एंटरटेन करना होगा, क्योंकि अब सिर्फ तुम ही यहाँ पर बचे हो, तो अगर तुम मुझे एंटरटेन नहीं करोगी तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा बोर हो जाऊंगा। तो शुई कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे इसे फाइट करना ही पड़ेगी। ऊपर से नेक्स्ट सीन दिखाता है कि वो पांचों मास्टर जो होते हैं बुरी बुरी हालत में ग्राउंड के ऊपर पड़े हैं, पता नहीं अब जो मर चुके हैं या फिर अभी तक जिंदा हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। मूजिन भी वहीं पर खड़ा होता है। मूजिन उन पांचों को हराने के बाद सोच रहा था मैं तो यहाँ पर इस बारे में काफी ज्यादा खुश था कि लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट अपीयर हुए हैं जो कि डॉगजिन को मार डाले। यहाँ पर मैं इसी वजह से डॉगजिन के साथ आया था। मैं तो खुश हो जाता अगर वो यहाँ पर डॉगजिन को मार डालता और उसके बाद में आजाद हो जाता, जाकर अपने लिए कोई नया मास्टर ढूंढ लेता। लेकिन अफसोस ये पांचों के पांचों तो कोई नौटंकी करने वाले निकले हैं। साथ ही वो अपना गुस्सा उनके ऊपर उतार रहा होता है। वो फिर से उसे किक मारता और कहता है कमीनो कही कि तुमने यहाँ पर हमें बेवकूफ बनाया है। जबकि इसी के साथ ही हमारा वूशन वहां पर पहुंच आता है। तो वूशन कहता है तो मुझे तो लगा ही था कि ये पांचों बिल्कुल फेक मास्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पर क्या ये पांचों मर गए। तो इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा था मूजिन की तरफ। वो कहता है कि मुझे पता था उसी वक्त जब उन लोगों ने पेड़ों को गिराया था। तो वूशन सोच रहा था कि मुझे उसी वक्त समझ आ गई थी कि इन पांचों ने वहां पर शुई को बेवकूफ बनाया, लेकिन मैं शुई को वहां पर जाने के बिल्कुल भी नहीं रोक सकता था, क्योंकि मैं यहाँ पर ये चाहता था कि शुई मुझे अपने साथ लेकर ना जाए और जहाँ पर उसे मेरे बारे में पता ना चले कि वो मास्टर मैं हूँ जिसने ब्लैक स्वॉर्ड अलायंस को हराया था। वूशन कहता है काफी लंबे अरसे के बाद मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा देखा है, कुछ लोग यहाँ पर म्यूरियम अलायंस के वॉरियर्स को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी के साथ ही मूजिन वहां पर इस बात से काफी हैरान हो रहा था। वो चलते से जंप करते पीछे की तरफ हट जाता है। मूजिन को वहां पर महसूस हो जाता है कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। तो वो कहता है कि तुम कौन हो, और उसी के साथ ही नेक्स्ट सीन दूसरी तरफ का दिखाया जाता है जहां पर हमारी शुई फाइट कर रही होती है। तो शुई डॉगजिन की तलवार के साथ अपनी तलवार को टकराती है। तो शुई कहती है हालांकि इस बंदे के पास एक बहुत ही पावरफुल तलवार है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनी छोटी तलवार के साथ इसके साथ फाइट कर सकती हूँ, थोड़ी देर के लिए तो टिक ही सकती हूँ। बंदे की फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा होगी जो इतनी भारी तलवार को इतनी तेजी के साथ घुमा सकता है। उसके पास बहुत ही भारी तलवार होती है, लेकिन वो उस भारी तलवार को एक छोटी बारीक तलवार की तरह ही बड़ी तेजी के साथ घुमा सकता है। तो शुई उसके स्किल्स के साथ बहुत ज्यादा अमेज हो रही होती है और बहुत ही हैरान हो रही होती है।
होती है कि ये बंदा बड़ी तेजी के साथ तलवार घुमा सकता है, जबकि वो उसे कहता है, यानी डॉग जिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे डिसअपॉइंट कर रही हो। मुझे तो लगा था कि म्यूरियम अलायंस की फिनिक्स स्क्वाड की कैप्टन यहाँ पर कम से कम इससे ज्यादा बेहतर कर सकती है और मुझे अच्छी फाइट दे सकती है। नामगोंग फैमिली जो है, तुम्हारी नामगोंग फैमिली हमेशा ही अपने आप को बहुत से एरोगेंट समझती आई है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि स्वर्ड एम्परर तुम्हारी नामगोंग फैमिली से है। लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है, किसी ना किसी दिन मैं स्वर्ड एम्परर यानी तुम्हारे ग्रैंडपा को भी हरा दूंगा। तो शुयू से कहता है कि नामगोंग फैमिली को कमजोर मत समझना, मैं नामगोंग फैमिली से हूं और मैं कमजोर, इसका मतलब ये नहीं है कि नामगोंग फैमिली कमजोर है। तो डॉग जिन उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मुंह चलाने से ज्यादा अपनी तलवार चलाओ, तो मुझे लगता है कि फिर तुम्हारे जीतने के यहाँ पर कोई चांसेस होंगे। और साथ ही वो अपनी बड़ी तलवार के साथ शुई के ऊपर अटैक करता है, तो उसके हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है और शुई खुद भी ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। और इसी के साथ वो अपनी बड़ी तलवार को उसके सामने करता है और उसे कहता है, म्यूरियम एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही राज कर सकते हैं, जो कमजोर लोग होते हैं उन्हें तो यहाँ पर इस दुनिया में अपनी बात रखने का भी कोई अधिकार नहीं है। चलो जल्दी से अब यहाँ पर अपने विनर को रिस्पेक्ट दो, क्योंकि मैंने इस फाइट को जीता तो तुम्हें यहाँ पर मुझे इज्जत देनी पड़ेगी। तो हमारी शुई उसे कहती है कि मुझे मार डालो, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ते हो तो फिर मेरे ग्रैंडपा तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। तो डॉग जिन उसे कहता है अगर यही तुम्हारी ख्वाहिश है तो फिर ठीक है, मैं इसे पूरी कर देता हूँ। और साथ ही वो अपने ब्लेड को घुमाता है और कहता है अब तुम यहाँ पर मेरे बड़े ब्लेड के हाथों से मरने वाली हो। और वो अपनी बड़ी सी तलवार के साथ जैसे उसके ऊपर अटैक करने लगता है, इसी के साथ ही उसके ब्लेड के साथ एक कॉइन टकराता है और उस कॉइन के टकराने की वजह से उसका ब्लेड वहीं पर ब्लॉक हो जाता है। तुम्हारा फूजन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर एक सिल्वर कॉइन को बोल गई थी जो मैं तुम्हें देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तुमने तो कहा था कि तुम सीधा इस वक्त म्यूरियम अलायंस की तरफ जाने वाली हो, लेकिन तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर क्या कर रही हो? तुम तो अभी तक यहाँ पर यूजियांग से भी बाहर नहीं निकल पाई, यानी कि तुम अभी तक यहाँ पर मेरे इलाके में हो। तुम्हारा फूजन उसे कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, तुम्हारी एरोगेंस की वजह से तुम्हारी आंखें ब्लॉक हो चुकी हैं, जिसकी वजह से तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि तुम्हें वो पांचों मास्टर्स भी दिखाई नहीं दिए कि वो फेक हैं। और साथ ही हमारे वूजन के हाथ में दिखाता है कि उसने मूजिन को पकड़ रखा होता है, वो मूजिन को उठाकर वहां पर लेकर आया होता है। तो डॉग जिन कहता है कि इस बंदे का मसला क्या है, इसकी बॉडी के अंदर जो ऑरा निकल रहा है वो काफी ज्यादा स्पेशल लग रहा है। तो हमारा वूजन जो होता है वहीं पर मूजिन को उठाकर फेंक देता है। डॉग जिन कहता है कि जिस तरह तुमने यहाँ पर मेरे सर्वेंट को उठा रखा है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तुमने यहाँ पर मूजिन को हराया होगा, लगता है कि तुम कोई मेरे दुश्मन हो जो यहाँ पर मुझे ढूंढ रहे थे। क्या तुम वाकई में यहाँ पर टायरेड माँ डॉग जिन को ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने अच्छे हो कि तुम मुझसे फाइट कर सको? हमारा वूजन आगे की तरफ बढ़ता है, जबकि शुई वहां पर सोच रही होती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इसने ये कैसे किया होगा, इसने मूजिन को कैसे हराया होगा। मुझे तो लगा था कि ये एक बहुत ही कमजोर इंसान है, एक आम सा फादर है जो कि बस अपनी फैमिली को बचाना चाहता है, लेकिन ये तो एक मार्शल आर्टिस्ट निकला। फिर साथ ही वो सोच रहे थे कि मैं यहाँ पर सारे के सारे कॉन्सिडेंसेस को आपस में मिलाती हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पर चांसेस काफी ज्यादा हैं। फिर साथ ही वो कहती है जब मैं पहली बार इससे मिली थी तो ये माउंट यांजी की तरफ आगे बढ़ रहा था, वहां पर जब मैंने बैंडेड से इसे बचाया था। और उसके बाद क्या हुआ, गवर्नर वहां पर से बहुत सारे ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी के लोगों को पकड़कर वापस लेकर आया था, जहां तक कि उनके लीडर को भी पकड़ लिया गया था। तो लगता है कि यही बंदा है जो कि माउंट यांजी के ऊपर गया था, जाकर इसने उसकी मदद की थी। तो मुझे लगता है कि जिस मिस्टीरियस स्वर्ड मैन को मैं ढूंढ रही हूँ वो यही है। हमारा वूजन आगे बढ़ता है, जाकर उसकी तलवार उठाता और कहता है कि मैं तुम्हारी तलवार को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए उधार ले रहा हूँ। जबकि शुई से पूछती है कि तुम हो कौन? तो वूजन कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जानने की जरूरत नहीं है। तो शुई कहती है क्या तुम मुझे बताओगे, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो? क्या तुम इस छोटी तलवार के साथ यहाँ पर डॉग जिन का मुकाबला करोगे? तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि मैं इस फाइट को बहुत ही जल्दी खत्म करने वाला हूँ, तो तुम्हें यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। इसी के साथ ही वो डॉग जिन से कहता है चलो जल्दी से आ जाओ, फाइट को स्टार्ट करो। तो डॉग जिन आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि लड़के तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो। चलो ये बात तो ठीक है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस छोटी बारीक सी तलवार से मेरी बड़ी तलवार का मुकाबला कर पाओगे? तुम्हें पता भी है कि लोग मुझे क्या कहते हैं। वो अपनी तलवार को घुमाना शुरू करता है क्योंकि वो तलवार को बड़ी तेजी के साथ घुमा सकता है। तो इसी के साथ ही स्विच चलाकर उसे कहते हैं कि प्लीज वहां पर से हट जाओ, तुम्हें यहाँ पर इससे फाइट करने की जरूरत नहीं है, चाहे तुम कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन तुम डॉग जिन की इस बड़ी तलवार के सामने नहीं टिक पाओगे। बड़ी तलवार जब फोर्स के साथ अटैक करती है तो वो तुम्हारी मेरी छोटी तलवार को तोड़ देगी और तुम उसके सामने नहीं टिक पाओगे। साथ ही डॉग जिन जो होता है अपनी बड़ी तलवार के साथ जब जैसे ही वहां पर सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है, तुम्हारा वूजन अपनी छोटी तलवार के साथ बड़ी आसानी से उसको ब्लॉक कर लेता है। वूजन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर ये कहा कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम कौन हो? हाँ मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक कमजोर इंसान हो जो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास एक बड़ी तलवार है तो तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। तो शुई वहां पर ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहते हैं कि इसने ये कैसे किया होगा। डॉग जिन की तलवार बहुत ज्यादा भारी और बहुत ज्यादा बड़ी है, जबकि इसने मेरी छोटी तलवार के साथ बड़ी आसानी के साथ उसको ब्लॉक कर लिया है। साथ ही वहां पर दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, दोनों वहां पर अपनी अपनी तलवारों को टकरा रहे होते हैं। डॉग जिन को यहाँ पर बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है, वो बड़ी तलवार के साथ भी यहाँ पर पीछे की तरफ फरता जा रहा था, सोच रहा था कि हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। आज ये बंदा एक छोटी बारीक तलवार के साथ मेरी बड़ी तलवार के इतनी आसानी से ब्लॉक कैसे कर सकता है? और यहाँ पर मुझे लगता है कि ये अपनी फोर्स को लगा भी नहीं रहा, यानी कि इसके चेहरे
के ऊपर एक छोटा सा बाल भी दिखाई नहीं दे रहा कि ये यहाँ पर जोर लगा रहा हो। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 20 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा वुजन यहाँ पर डॉकजिन को हरा देगा और उसके बाद क्या होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वुजन बड़ी आसानी के साथ वहां पर बड़ी तलवार को ब्लॉक कर रहा होता है। तुम्हारा वुजन जो होता है वो मार्क डॉकजिन से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर अपनी बड़ी तलवार को यूज करते हुए अपनी स्पीड की पावर को यूज करोगे और स्पीड के साथ इस बड़ी तलवार के भारी वजन को बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हो। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर तलवारबाजी के रूल्स क्या होते हैं। चाहे तलवार छोटी हो या बड़ी हो, तुम यहाँ पर किसी भी चीज को तलवार की तरह यूज कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्पीड को यूज करके किसी भारी तलवार को उठाना ये कोई बड़ी महानता नहीं है। यहाँ पर तुम्हें इतनी आसानी से इसलिए ब्लॉक कर सकता हूं क्योंकि तुमने अपने बाजू के अंदर स्पीड को यूज किया इस भारी तलवार को यूज करने के लिए। लेकिन अफसोस कि तुम इसके अंदर फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर पा रहे और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो ये बात सुनने के बाद डॉकजिन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक बहुत ही बड़ा पावरफुल तलवारबाज हूँ। और साथ ही वो अपने आप में वहां पर सोच रहा होता है जब पहली बार मैंने एक भारी तलवार को उठाया था इसका वजन बहुत ज्यादा था, तो इसके वजन की वजह से मुझे लगा कि अपने वजन से ही सामने वाले ओपोनेंट को चीर फाड़ देगी। लेकिन मुझे यहाँ पर स्पीड को यूज करना पड़ेगा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ स्पीड को ही ट्राई करता रहा और मैंने अपनी बॉडी को स्पीड इतना ज्यादा तेज किया ताकि मैं अपनी बड़ी तलवार को तेजी के साथ घुमा सकूं। गुस्से के साथ चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें इस बारे में क्या पता हो, तुम कोई बहुत ही महान तलवारबाज तो नहीं हो, तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं यहाँ पर अपनी लिमिट्स को ब्रेक कर चुका हूं और मैं इस भारी तलवार और स्पीड को यूज करते हुए तुम्हें हराऊंगा। और फिर से वो अपने वेपन को यूज करते हुए जब एक बड़ी स्ट्राइक लगाता है तो वुजन पीछे की तरफ हटते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, यानी कि उसे उसके अटैक्स को अवॉइड करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही थी। और ऊपर से डॉकजिन जो होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, इसी वजह से वो ठीक से स्ट्राइक भी नहीं कर पा रहा था। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी सारी की सारी एफर्ट्स को इस तरह से बिल्कुल भी जाया नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर जितनी मेहनत करता हूँ वो सारी की सारी बेकार रही। इसके साथ जब वो फाइनल स्ट्राइक लगाता है तो वुजन तलवार से फिर से उसको ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि तुमने जितनी एफर्ट्स की वो बेकार हैं, बल्कि मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुमने सही जगह के ऊपर एफर्ट्स नहीं लगाई, तुम्हें यहाँ पर रूल्स के बारे में पता ही नहीं था। अगर तुम्हारे पास एक छोटा सा तिनका भी हो उसके साथ भी तुम एक बड़े से पहाड़ के अंदर भी छेद कर सकते हो। यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ। इसी के साथ उसका बड़ा ब्लेड जो होता है उसके अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं और वो टूट जाता है। तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि असल बात यह है कि मेरी स्पीड तुमसे ज्यादा है और साथ ही तुम्हारी तलवारबाजी जो मेरी तलवारबाजी से बहुत ज्यादा बुरी है। और उसके ब्लेड के वहां पर टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद डॉकजिन इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पर कैसे हार सकता हूँ और मेरा बड़ा ब्लेड यहाँ पर कैसे टूट सकता है। तो उसके बाद हमारा वुजन अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है और एक स्ट्राइक के साथ ही डॉकजिन बहुत ही बुरी तरह से इंटरनल इंजरीज की वजह से जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। जब वो वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है तो उसे देखने के बाद शुई बहुत ज्यादा हैरान होती है। ना सिर्फ शुई बल्कि मुजिन भी वहां पर बेहोश पड़ा था, वो भी वहां पर उठकर देखता है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हुआ, इसने मेरे मास्टर को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। तो डॉकजिन के हारने के बाद वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है, जबकि वो तलवार वापस शुई को देता है और कहता है कि ये लो तुम्हारी तलवार मैं तुम्हें वापस करता हूँ। तो शुई कहती है कि मुझे बताओ क्या वाकई में तुम ही वो इंसान हो जिसने ब्लैक स्वर सोसाइटी को हराया है, क्या उन सभी लोगों को तुमने हराया और गवर्नर के हवाले किया। तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि कुछ वक्त ऐसा होता है जब तुम्हें यहाँ पर अपने कान और अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए, चाहे तुम म्यूरियम अलायंस से ही क्यों ना हो, चाहे म्यूरियम अलायंस से कोई बहुत ही पावरफुल इंसान ही क्यों ना आ जाए। तुम सभी लोगों को यहाँ पर ये प्रिटेंड करना है कि तुमने अपनी आंखें बंद की और तुमने यहाँ पर कुछ सुना नहीं। तो बस यहाँ पर इस बात को इस तरह से कंसीडर करो कि तुम यहाँ पर जिंदा बच गई हो, तुम्हें यहाँ पर इसको बहुत बड़ी ब्लेसिंग समझना चाहिए और दोबारा कभी यहाँ पर मुझे नजर मत आना। तुम्हारी तलवारबाजी बहुत ज्यादा खराब है, जाओ जाकर अपनी तलवारबाजी को पहले बेहतर बना कर आओ। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि तुम्हारी तलवारबाजी में बहुत ज्यादा एरोगेंस दिखाई देती है। तो तुम्हारी तलवारबाजी बेहतर नहीं हो जाती तब तक कभी भी किसी पावरफुल ओपोनेंट का मुकाबला मत करना। वरना वुजन से इतना बोलने के बाद वहां से वापस आ जाता है। तो उसके वापस आने के बाद से महसूस होता है कोई इसका पीछा कर रहा है। तो वुजन पीछे घूमकर देखता है तो वो लड़का मुजिन उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। तो वुजन पीछे घूमता और कहता है कि बताओ कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो मुजिन उसे कहता है प्लीज मुझे अपने साथ रहने दो, मैं तुम्हें अपना मास्टर बना लूंगा और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, जब तक तुम चाहो मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। और मुजिन वहां पर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर इसको अपना मास्टर बना लूंगा क्योंकि बहुत ही पावरफुल इंसान है और इसके साथ रहकर मैं काफी कुछ हासिल कर सकता हूँ। अगर मैं इसके साथ रहकर ट्रेनिंग करता हूँ तो फिर मैं डॉकजिन को मार सकता हूँ क्योंकि मुझे डॉकजिन से बदला लेना है। तो वो डॉकजिन से बदला लेने के बारे में सब कुछ सोच रहा था और इसी वजह से वो ग्रेटर हाइट्स को हासिल करना चाहता है, अच्छा तलवारबाज बनना चाहता है। तो वो कहता है प्लीज सर मुझे अपने साथ रहने का मौका दो। तो वुजन कहता है कि नहीं तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, प्लीज यहाँ से वापस चले जाओ। मुजिन जब बात सुनने के बाद बिल्कुल खामोश हो जाता है, फिर साथ ही भागता हुआ आगे बढ़ता और कहता है लेकिन मुझे अपने साथ रहने दो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे सारे काम भी करूंगा, तुम जो कहोगे मैं वो
सब कुछ करूंगा। तो वूजन कहता है नहीं, मुझे तुम्हारे जैसे नौकर की जरूरत नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद वो कहता है मसला क्या है, तुम क्या चाहते हो, तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखना चाहते, तुम जहाँ पर मुझे ना भी करोगे तभी मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आऊंगा और मैं तभी तुम्हें फॉलो करूंगा। तो वूजन उसकी बात सुनने के बाद कहता है ये बंदा ऐसे नहीं मानने वाला। तो वूजन से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे, अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं रखोगे, अपना फॉलोअर नहीं बनाओगे, तो फिर उससे अच्छा है कि तुम मुझे मार डालो। जैसे वो इतनी बात करता है तुम्हारा वूजन आगे बढ़कर उसके पेट में एक मारता है। जैसे वो उसके पेट में पंच मारता है तो उसी के साथ ही वूजन वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तुम्हारा वूजन सोच रहा होता है कि ये लड़का अपनी एज के हिसाब से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, कम से कम उस माते से तो ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर है। अगर ये सही रास्ते के ऊपर चलता है तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही महान मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है। लेकिन अगर ये इसी तरह सोचता रहा, क्योंकि मुझे इसकी आंखों के अंदर वो गुस्सा दिखाई दिया, वो गुस्सा जो कि किसी से बदला लेने के बारे में हो, अगर ये सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए स्ट्रांग होना चाहता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसको यहाँ पर अपने साथ रखने का कोई फायदा है। ये कभी ना कभी जाकर मेरी तरह बन जाएगा जिस तरह पास्ट में मैं एक रुथलेस डीमन हुआ करता था। मैं अपने जैसे किसी रुथलेस डीमन को दोबारा यहाँ पर क्रिएट नहीं करने वाला। के लिए ज्यादा बेहतर यही है कि ये यहीं पर मर जाए। वूजन जो होता है वो मुजिन को वहीं पर छोड़ने के बाद वहां से वापस अपने मेंशन में आ जाता है। तो तुम्हारे वूजन के वहां से वापस आ जाने के बाद वो लड़का मुजिन जो वहीं पर बेहोश पड़ा होता है उसके साथ ही आते हैं। डॉगजिन उठकर वापस आ जाता है और वो लोग उसके ऊपर पानी डालते हैं। तो उसी के साथ ही उठकर बैठ जाता है और कहता है कि ये क्या, मैं कहाँ पा रहा हूँ, ये कौन सी जगह है। तो वो लोग कहते हैं कि देखो तो जरा इसे होश आ गई। तो डॉगजिन को सब कुछ याद होता है। डॉगजिन को पता होता है कि ये उसका पीछा करते करते यहाँ पर आया है। तो मुजिन वहां पर नौटंकी करना शुरू कर देता है और कहता है कि ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पर हूँ और तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है। डॉगजिन उसे एक जबरदस्त किक मारता और कहता है कमीने कहीं के, तुम यहाँ पर मुझे धोखा देना चाहते थे, तुम अपना मास्टर बदल लिया, तुम्हें क्या लगा कि मैं वहां पर मर गया और तुमने इतनी आसानी से उस बंदे को अपना मास्टर बनाने के लिए उसके पीछे पीछे चल दिए थे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे साथ मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने तुम्हें इतने दिन अपने साथ रखा, खिलाया पिलाया, तुम यहाँ पर मुझे धोखा दे रहे थे। और उसके साथ ही उसे पीटना शुरू कर देते हैं। मुजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा ही मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना एक नौकर समझते रहे हो, बिल्कुल ऐसे जैसे कि तुमने कोई पालतू कुत्ता रखा हो जिसको काटने का कहते हो उसको काट देता हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, तुम एक मास्टर होने के लायक ही नहीं हो। तुम एक बहुत ही कमजोर इंसान हो जिसे लगता है कि वो अपनी भारी तलवार के साथ बहुत ही पावरफुल लोगों को हरा सकता है। लेकिन असल बात तो यह है कि जब चाहे मैं तुम्हें यहाँ पर मार सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ और मैं तुमसे ज्यादा फेमस था। मुझे मास्टर ऑफ ब्लेड कहा जाता था और इसी वजह से तुम यहाँ पर इस बात से जलते थे और इसी वजह से तुम यहाँ पर हमेशा मुझे मारते पीटते रहते हो। मास्टर डॉगजिन गुस्से के साथ उसे कहता है कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे सामने बात करने की। तो मुजिन यहाँ पर और भी ज्यादा उसकी इंसल्ट करता है, वो उसे जानबूझकर गुस्सा दिला रहा होता है। वो उसे कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक घटिया इंसान हो जो अपने सबऑर्डिनेट्स को मारकर उनके ऊपर रोप डालते हो ताकि उनके सामने अपनी इज्जत बना सको। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी के साथ ही डॉगजिन अपनी टूटी हुई तलवार को उसके सामने करता है और कहता है लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हें भी मरना होगा। एक पालतू कुत्ता जब यहाँ पर अपनी मालिक को काटना शुरू कर दे तो फिर उसको मार देना ज्यादा बेहतर होता है। मैं यहाँ पर तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें एक बहुत ही दर्दनाक मौत मिलेगी। और इसी के साथ ही हमारा मुजिन जो होता है अपने हाथों को आजाद करवा लेता है और हाथों को आजाद करवाने के साथ उसके पास जो एक बैंडेड खड़ा होता है वो उसे एक जबरदस्त किक मारता है और उसे गिरा देता है। जबकि साथ ही डॉगजिन कहता है कमीने कही कि तुम यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे जितनी भी स्ट्रगल क्यों ना कर लो, एंड के ऊपर तुम मरोगे ही। तो जब वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, इसी के साथ ही जो होता है बड़ी तेजी के साथ वहां पर घूमना स्टार्ट करता है। वो अपनी तलवार लेकर घूमते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि यही मेरे पास एक मौका है। यह इंटरनल इंजरीज की वजह से काफी बुरी तरह से जख्मी है और इसके पास डॉज करने का वक्त नहीं होगा। और वो अपनी तलवार निकालता है और अपनी तलवार को उसके सर के अंदर दंसा देता है। जब वो अपनी तलवार को उसके सर के अंदर दंसाता है तो वो तलवार उसकी आंखों के ऊपर लगती है। डॉगजिन वहीं पर अंधा हो जाता है। तो उसके अंधा होने के साथ ही मुजिन बड़ी तेजी से वहां से भाग जाता है और कहता है कि मुझे जाना होगा, मैंने इसको अंधा कर दिया तो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो डॉगजिन चलाकर कहता है कि उस कमीने ने मेरी आंखें निकाल दी, जल्दी से जाओ, इसका पीछा करो, इसको जिंदा मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको मार कर ही वापस आना। मुजिन वहां पर से भाग रहा है और डॉगजिन के लोग उसका पीछा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 21 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा डॉगजिन अब कैसे, मुजिन कैसे बच पाएगा और उसकी किस्मत में आगे क्या लिखा हुआ है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रुथलेस की एपिसोड 22 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मुजिन अपने मास्टर डॉगजिन उसकी आंखों को अंधा करने के बाद बड़ी तेजी से वहां से भाग जाता है, जबकि उसके साथी उसका पीछा करते हैं। लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि हमारा मुजिन जो होता है वहां पर से भागता हुआ काफी दूर निकल आता है और वहां पर से काफी दूर आने के बाद वो वहां पर बेहोश हो रहा था, क्योंकि भाग भाग कर वो बहुत ही बुरी तरह से थक चुका होता है और ऊपर से वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी होता है, जिसकी वजह से उसकी वाइटलिटी डाउन होती जा रही होती है। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर नहीं मर सकता, मुझे सर्वाइव करना होगा,
होगा ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूं। और साथ ही वहीं पर बेहोश हो जाता है और कहता है कि मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है, इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग बनना है। तो जहां पर से नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन स्ट्रीट मार्केट का सीन दिखाते हैं जहां पर सोमी अपने दोस्तों के साथ ब्रेक के वक्त बाहर निकलती है। तो वहां पर अपने दो दोस्तों के साथ होती है, एक जिन रैंक होता है और साथ में एक दूसरी लड़की होती है, इसका नाम जी जैक होता है। तो वो इन दोनों को अपना दोस्त बना लेती है। तो वो तीनों ही वहां पर बाजार में जब बाहर निकलते हैं तो वहां पर आने के बाद सोमी का आइडिया होता है। सोमी कहती है कि मैं और जी रैक हम दोनों जहां पर पैसे डालकर अपने लिए कुछ स्वीट्स खरीदते हैं, जबकि तुम जहां पर हमारे लिए डम्पलिंग्स खरीदोगे। चलो हम तीनों मिलकर जहां पर ये सब कुछ करते हैं। तो जिन रैंक उसे कहता है कि मैं जहां पर डम्पलिंग्स क्यों खरीदूंगा, और वो भी तुम दोनों के लिए, और वैसे भी डम्पलिंग्स तो स्वीट से ज्यादा महंगी होती हैं। तो वो दोनों वहां पर उसकी तरफ देखते हैं और उसे कहती है तुम्हें यहाँ पर खरीदने होंगे। जी जैक अभी अभी हमारी दोस्त बनी है, तो जी जैक के खाने के लिए हमें यहाँ पर उसे डम्पलिंग्स देने पड़ेंगे। तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। और इसी के साथ ही वो डम्पलिंग्स खरीदने के लिए आगे बढ़ जाता है, जबकि वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि जिन रैक एक बहुत ही अच्छा बच्चा है। इसी के साथ ही हमारे सोमी को वहां पर साइड के ऊपर से एक वार्ड होती है, उसके पीछे से उसे आवाज आ रही होती है, ऐसे जैसे कोई सांस ले रहा हो। कहती है कि ये किसकी आवाज आ रही है, ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत ही तकलीफ में है। तो इसी के साथ ही वो भागती हुई आगे बढ़ती है। तो वहां पर सामने एक दीवार होती है, एक छोटी सी दीवार, उसके पीछे जाकर वो झांक कर देखती है। जब वो पीछे झांक कर देखती है तो उसे वहां पर कुछ दिखाई देता है। तो उसके बाद नेक्स्ट दिन रात के वक्त का दिखाया जाता है। तो काफी देर हो जाती है और अभी तक वो घर वापस नहीं आती। तो हमारा भूषण कहता है कि सोमी को अभी तक घर आ जाना चाहिए था। तो इसी के साथ ही वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो स्कूल की गली में जाता है, वहां पर जाकर वो एक शॉपकीपर से पूछता है। वो कहता है क्या आपने मेरी बेटी को देखा है, क्या वो जहां पर से गुजर कर गई है। तो वो शॉपकीपर उसे कहता है कि हाँ आपकी बेटी जहां पर आई थी बहुत ही प्यारी बच्ची है, वो मेरे पास से अपने दो दोस्तों के साथ स्नैक्स खरीद कर चली गई है। एक तो शायद गवर्नर का बेटा था और साथ में एक दूसरी लड़की थी, तकरीबन 2 घंटे पहले जहां से चले गए हैं। तुझे बात सुनने के बाद वो काफी हैरान होता है, फिर साथ ही आगे बढ़ जाता है ताकि उन्हें ढूंढ सके। तो जब वो वहां पर से गुजर कर जा रहा था डम्पलिंग्स वाली दुकान के सामने से, तो वहीं पर उसे भी दीवार के पीछे से आवाज आती है। तो वो कहता है मुझे लगता है कि वो यहाँ पर हो सकते हैं। इसी के साथ ही वो वहां पर चला जाता है। जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो वो सोमी को देखता है कि सोमी वहां पर रो रही होती है और साथ ही उसके कपड़ों के ऊपर ब्लड लगा होता है और वो बेचारी बहुत ही बुरी हालत में होती है। और साथ ही उसे कहती है डैड प्लीज मेरी मदद करो। तो हमारा भूषण उसे कहता है क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और इन सही चीजों के साथ तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। यहाँ पर उसके दोनों दोस्त भी उसके साथ ही होते हैं। तो इन लोगों को यहाँ पर मूजिन मिलता है। तो मूजिन बुरी हालत में होता है, तो उसी वजह से वो तीनों ही वहां पर से जड़ी बूटियां ला लाकर उसकी बॉडी के ऊपर पट्टियां कर रहे होते हैं ताकि उसको बचा सके। जब यहाँ पर सोमी ने कह दिया कि मैं इसको बचाना चाहती हूँ, तो फिर वूजन उसे क्यों नहीं बचाएगा। तो वो उसे कहती है डैड मैं इस बंदे को बचाना चाहती हूँ। तुम्हारा वूजन उसे कहता है क्या वाकई में तुम इस बंदे को बचाना चाहती हो। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है 2 घंटे पहले का दिखाया जाता है। 2 घंटे पहले जब हमारी सोमी उसे पहली बार देखते हैं, उसके दोनों दोस्त भी उसके साथ ही होते हैं। तो सोमी उसे चेक करने के बाद कहती है तो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है, हम यहाँ पर क्या करना होगा, पता नहीं कौन कौन सी जड़ी बूटियों को यूज करना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग इसकी ब्लीडिंग रोक पाएंगे और इसे ठीक कर पाएंगे। जबकि जिन रैंक उसके ऊपर खड़ा होता है, वो उसे कहता है कि जिस तरह से ये बुरी तरह से जख्मी है, मुझे लगता है कि वो मार्शल आर्टिस्ट है और किसी दूसरे मार्शल आर्टिस्ट से इससे फाइट हुई है। जियाक उसे कहती है कि जिन रैंक तुम इसके ऊपर क्यों खड़े हो, जल्दी से नीचे उतरो। जबकि मूजिन वहां पर थोड़ी थोड़ी आंखें खोलता है। वो अपनी आंखें खोलकर जैसे उन बच्चों की तरफ देखने लगता है, इसी के साथ ही उसके मुंह पर हाथ रख लेते हैं ताकि यहाँ पर चिल्लाए ना। तो इसी के साथ ही जीजा कहती है क्यों ना हम लोग जाकर पुलिस वालों को बुलाकर ले आए, हो सकता है कि पुलिस वाले आकर इसको बचा ले, क्योंकि इस तरह तुझे मर जाएगा। जिन रैंक उसे कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें जाकर पुलिस को बुलाना चाहिए। हमेशा मार्शल आर्टिस्ट और पुलिस वालों के दरमियान में फाइट चलती रहती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग यहाँ पर आकर मार्शल आर्टिस्ट को बचाएंगे। और वैसे भी ये गवर्नमेंट के अफेयर्स में बिल्कुल भी नहीं आता कि वो मार्शल आर्टिस्ट के बिजनेस में दखल अंदाजी करें। लेकिन सोमी ऐसी होती है जो यहाँ पर इसको बचाना चाहती है। सोमी को यहाँ पर अपने दिन याद आ रहे होते हैं जहाँ पर इसी तरह बुरी हालत में पड़ी थी और उसके डैड ने आकर उसको बचाया था, यानी वूजन ने आकर उसकी मदद की थी। तो सोमी उन दोनों से कहती है कि मैं इस बंदे को बचाना चाहती हूँ और मैं इसको बचाऊंगी भी। और उसके बाद नेक्स्ट दिन फिर से प्रेजेंट का दिखाते हैं जहाँ पर हमारा वूजन उनके पास होता है। तो वूजन उस लड़के को देखते ही पहचान जाता है और कहता है ये तो वही है, लगता है कि इसका नाम मूजिन है। तो इसने मुझे उस वक्त कहा था कि ये मेरा फॉलोअर बनना चाहता है, मुझे लगता है कि इसके साथियों ने इसकी ये हालत की होगी। तो इसी के साथ हमारा वूजन आगे बढ़ता है और कहता है लगता है कि तुम इसको बचाने की कोशिश कर रही थी। सोमी कहती है कि इसी वजह से मैं लेट हो गई, वरना मैं कब के घर आ जाती। तो वूजन कहता है मुझे बताओ कि यार तुम इसे क्यों बचाना चाहती हो। सोमी उसे कहती है क्योंकि ये बंदा यहाँ पर बहुत ज्यादा अकेला था, ये यहाँ पर अकेला पड़ा था और मैं नहीं चाहती कि ये यहाँ पर अकेला पड़ा मर जाए, इसी वजह से मैं इसकी मदद करना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये बंदा यहाँ पर बहुत ज्यादा डर रहा होगा, ये यहाँ पर अकेले में बहुत ज्यादा डर रहा होगा कि यहीं पर अकेले में इसकी मौत हो जाएगी और कोई इसे देखने वाला भी नहीं होगा और कोई इसके पास भी नहीं होगा। तुम्हारा वूजन सोमी को उठा लेता है और उसे कहता है बस करो, अब रोना बंद करो, मुझे तुम्हारी समझ आ गई। और वो दोनों से कहता है कि तुम दोनों ने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, अब जल्दी से जाओ अपने अपने घर चले जाओ, जाकर अपने कपड़े धो लो, नहाओ, जाकर आराम करो, अब इसको मैं खुद ही संभाल लूंगा। तो इसी के साथ ही वो तीनों जो होते हैं वहां पर से चले जाते हैं अपना मुंह धोने के लिए। जबकि हमारा वूजन कहता है कि मुझे लगता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा लकी है, उस वक्त मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पर सोमी के साथ टकराने के बाद अब यहाँ पर इसे रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, सोमी ने इसकी किस्मत बदल दिया। और इसी के साथ ही वो नेक्स्ट सीन में अपने मेंशन में पहुंच जाते हैं। तो मेंशन में पहुंचने के बाद उसे बिस्तर के ऊपर जाकर
हटा देता है तो भूषण वहां पर उसका ट्रीटमेंट करता है और उसके बाद वो सोमी को अपनी बाहों में लेकर बैठा होता है। सोमी उसे कहती है डैड क्या वाकई में वो बच जाएगा, क्या वो मिस्टर बच जाएगा? तुम्हारा भूषण उसे कहता है कि मैंने जो करना था वो कर दिया, यानी जो मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया है। अब अगर वो जिंदा रहता है तो वो ये उसकी किस्मत है, अगर वो मर जाता है तब भी उसकी किस्मत है, और ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या वो जिंदा रहना चाहता है या नहीं। बस सुनने के बाद सोमी कहती है मुझे लगता है कि वो जिंदा रहेगा, वो जिंदा रहेगा, वो बच जाएगा। तो भूषण उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि अगर वो यहाँ पर तुम्हारी तरह हार्ड वर्किंग होगा तभी यहाँ पर जिंदा रह पाएगा। वैसे भी अगर यहाँ पर तुम उसकी केयर करती हो, बहुत ही अच्छे से केयर करती हो, तो फिर मुझे लगता है कि वो बिल्कुल भी नहीं मरेगा बल्कि वो जिंदा रहेगा, क्योंकि तुम एक ऐसी बच्ची हो जिसके पास बहुत ही अच्छी किस्मत है, एक अच्छी किस्मत की लड़की हो। तो वो कहती है इस बात का क्या मतलब है? तो उसके डैड उसे कहता है कि तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, जाओ जाकर उसका ध्यान रखो। इसी के साथ सोमी भागती हुई अंदर चली जाती है, जबकि स्मार्टे वहीं पर होता है। स्मार्टे कहता है कि वो बंदा तो कम से कम मर ही चुका है, यानी कि वो आधा मर चुका है। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि उस बंदे को ठीक किया जा सकता है? तुम्हें अभी उसे बता देना चाहिए था कि वो सुबह तक मर जाएगा, तो फिर तुम्हारे लिए सुबह के वक्त उसको बताना मुश्किल नहीं होगा। तुम्हारा भूषण उसे कहता है तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मरेगा, क्योंकि उसने यहाँ पर अपनी किस्मत का ताला खोल दिया और अब यहाँ पर उसकी किस्मत में सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये बात सुनने के बाद स्मार्टे उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम वाकई में सीरियस हो? तुम्हारा भूषण उसे कहता है कि मैं यहाँ पर सारे के सारे एसेट्स इसके ऊपर लगाने को तैयार हूँ, मैं सारे का सारा पैसा लगाने को तैयार हूँ, तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ कि वो बंदा जिंदा बच जाएगा, तो क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ शर्त लगाओगे? तो स्मार्टे उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये बंदा यहाँ पर इतनी आसानी से कुछ भी गैम्बल नहीं करता। अब जबकि यहाँ पर शर्त लगा रहा है तो इसका मतलब यह है कि इसे कंफर्म होगा कि वो बंदा बच जाएगा। स्मार्टे उसे कहता है नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम्हारे साथ यहाँ पर कौन शर्त लगाएगा, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भूषण उसे कहता है कि ये बड़ी अफसोस की बात है। स्मार्टे उसे कहता है अच्छा ठीक है, मुझे सीरियसली बताओ, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वो बच जाएगा, क्या तुम्हें लगता है कि वो मरेगा नहीं? तुम्हारा भूषण उसे कहता है कि हाँ वो नहीं मरेगा। मैंने थोड़ी देर पहले सोमी से ये कहा कि उसकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है, यानी कि वो एक गुड लक चाइल्ड है। ये बात वाकई में सच है। लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती है, ऐसी स्पेशल पावर्स जिससे वो दूसरों की किस्मत को अच्छा बना देते हैं। जैसे कि सोमी जो थी उसकी किस्मत पहले बहुत ज्यादा बुरी थी, लेकिन जब वो मेरे साथ मिली मेरे पास भी ऐसे ही सितारा था, यानी कि किस्मत का सितारा था। जब वो मुझसे मिली उसके बाद उसकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी हो गई, और उसकी किस्मत होने के साथ साथ वो जिससे भी मिलती है उसकी किस्मत को बहुत ज्यादा बेहतर बना देती है। जरा अपनी तरफ ही देखो, तो उसने तुम्हारी किस्मत को कितना बेहतर बना दिया, और अब यहाँ पर तुम चोरी चकारी छोड़कर मेरे पास काम कर रहे हो। जबकि सोमी ने उस मूजिन को हाथ लगाया तो मुझे लगता है कि वो भी यहाँ पर बच जाएगा और उसकी जिंदगी पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 22 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मूजिन वाकई में जिंदा बच जाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रूथलेस डीमन के एपिसोड 023 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि हमारा भूषण सोमी की वजह से लड़के मूजिन को उठाकर अपने घर ले आता है और उसका ट्रीटमेंट करता है। तो यहाँ पर कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। कुछ दिनों के बाद मूजिन को होश आ जाती है। जब वो अपनी आंखें खोलता है और ऊपर की तरफ देखता है तो वो एक घर में होता है और देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या है, ये कौन सी जगह है, मैं कौन सी जगह पर आ गया हूँ। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं बच गया, अभी तक जिंदा हूँ। उसके ऊपर से निकल आती है और उसे कहती है तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। तो मूजिन कहता है कि हाँ मैं जिंदा हूँ, क्या तुमने मुझे बचाया है? तो सोमी इसी के साथ ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और चिल्लाकर कहती है तुम मुझे गली में मिले थे, उस वक्त तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, मैंने तुम्हें थोड़ा सा ट्रीट किया लेकिन उसके बाद मेरे फादर ने तुम्हारी जान बचाई है। फिर साथ ही वो कहती है मैं अभी अपने डैड को बुलाकर लाती हूँ, मैं डैड को बताती हूँ और साथ ही जाकर मिस्टर स्लेव को भी बताकर आती हूँ कि तुम ठीक हो गए हो। के साथ ही वहां से भाग जाती है। जबकि मूजिन वहां पर सोच रहा था कि यहाँ पर किस डैड की बात कर रही है, किस यहाँ पर मिस्टर स्लेव की बात कर रही है, किन लोगों की बात की जा रही है। उसी के साथ ही सेम टाइम के ऊपर दूसरा सीन दिखाते हैं जो कि म्यूरियम अलायंस का होता है। तो म्यूरियम अलायंस के लीडर यानी कि शुई के ग्रैंडपा उससे पूछते हैं बताओ क्या तुम्हें वो मार्शल आर्टिस्ट मिल गया? तो शुई कहती है कि हाँ ग्रैंडपा मुझे वो मार्शल आर्टिस्ट मिल गया है। तो वो कहता है तो फिर बताओ कि तुम यहाँ पर खाली हाथ क्यों आई हो, तुम्हारे पास वो बंदा क्यों नहीं, तुम उसे साथ क्यों लेकर आई? तो शुई सोच रही होती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। उसने मुझसे ये कहा था कि कुछ वक्त ऐसा होता है जब हमें यहाँ पर अपनी आंखें और कानों को बंद करना पड़ता है, यानी कि सामने वाली चीज को इग्नोर करना पड़ता है, और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर यही करना चाहिए। क्या मैं यहाँ पर उसके अल्फाज को बिल्कुल ऐसे दोहरा दूं, क्या अपने ग्रैंडपा को बता दूं कि वो हमारे साथ नहीं आना चाहता। उसने वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही हाथ के साथ एक छोटी सी तलवार को यूज करते हुए मार डॉग जिनको हरा दिया था। द स्वर्ड टायरेंट भी कहते हैं। शुई यहाँ पर अपने ग्रैंडपा से सारी बात तो नहीं छुपाने वाली, वो अपने ग्रैंडपा को सारी बात बता देगी। तो ग्रैंडपा उससे पूछते हैं बताओ कि वो कहाँ पर है, तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? तो शुई आगे से खामोश हो जाती है। तो ग्रैंडपा कहते हैं बताओ कि उस बंदे ने क्या कहा, तुम्हें जो भी उसने कहा वो मुझे कह सकती हो, क्या वो हमारी म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन करने को तैयार नहीं है? तो वो कहती है हाँ ग्रैंडपा वो हमारी म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन नहीं करेगा। और साथ ही उसने जो मुझसे अल्फाज कहे थे मैं सेम टू सेम आपसे बिल्कुल वही कहने वाली हूँ। उसने कहा था कि कुछ वक्त
ऐसा होता है जब हमें अपनी आंखों और अपने कानों को बंद करना पड़ता है, हमें इस तरह नौटंकी करनी पड़ती है कि हमने किसी को देखा नहीं। तो मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि वो हमारी म्यूरम अलायंस को ज्वाइन नहीं करेगा। तो उसके ग्रैंडपा की बात सुनने के बाद कहते हैं क्या वो बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो शुई यहाँ पर उसको सारी बात बता देती है। वो ग्रैंडपा को बताती है किस तरह उसने माँ डॉकजिन को हराया है, साथ ही उसने मास्टर ऑफ स्वर्ड मूजिन को भी हरा दिया, और उन दोनों को हराने के बाद आप खुद ही समझ सकते हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ये बात सुनने के बाद ग्रैंडपा काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं वो बंदा जो कि येलो मार्शल कासल की टॉप 50 की रैंकिंग में आता है, जिसे द स्वर्ड टायरेंट भी कहते हैं, माँ डॉकजिन, अगर उस बंदे ने उसको हराया तो उसका मतलब यह है कि वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर वो बंदा हमारी म्यूरम अलायंस को ज्वाइन कर लेता तो ये बहुत अच्छी बात थी। अगर वो हमारी म्यूरम अलायंस को ज्वाइन नहीं करना चाहता तो इसके सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो यहाँ पर सेक्युलेशन में रहना चाहता है, एक ऐसा कल्टीवेटर है जिसे यहाँ पर ग्रुप्स में रहना पसंद नहीं, या फिर वो किसी डिमोनिक पार्ट का एक कल्टीवेटर है जिसकी वजह से वो यहाँ पर हमारी अलायंस को ज्वाइन नहीं करेगा। इसी के साथ ही शुई ग्रैंडपा से कहती है ग्रैंडपा एक और बात जो उसने मुझसे कही थी, वो बात यह है कि उसने ये कहा कि मेरी तलवार जो वो एरोगेंस से भरी हुई है, और उसने ये कहा कि मेरी तलवारबाजी बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं है। अब आप मुझे बताएं क्या मेरी तलवारबाजी परफेक्ट नहीं है। ये बात सुनने के बाद ग्रैंडपा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से के साथ चलाकर कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो अपनी पोती से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और अगर कोई उनकी पोती से ये वाली बात कहेगा कि उसकी तलवारबाजी बिल्कुल बेकार है, परफेक्ट नहीं है, तो इस बात से ग्रैंडपा को तो गुस्सा आएगा ही। तो वो गुस्से के साथ कहते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर उसने मेरे बच्ची को इस तरह बात करके इसको अपसेट कर दिया। साथ ही वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं और सोच रहे होते हैं अगर उसने वाकई में यहाँ पर इसकी कल्टीवेशन सॉरी इसकी तलवारबाजी की टेक्निक्स के अंदर कोई फ्लॉज देखे हैं तो उसका मतलब यह है कि वो एक तलवारबाजी का बहुत ही महान मास्टर हो सकता है। ऐसे फ्लॉज जिनको मैं नहीं देख सका, जिसे स्वर्ड एम्परर कहते हैं, इस वक्त मैं स्वर्ड एम्परर के टाइटल के साथ हूँ, तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पर इस लड़की ने इस तलवारबाजी में कौन सी गलती की है। ग्रैंडपा से कहते हैं कि बेटा शुई जाओ, जाकर तुम आराम करो, बाकी का सब कुछ हम लोग खुद ही देख लेंगे। तो नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से मूजिन का दिखाया जाता है। तो मूजिन अपने बारे में सोच रहा था कि मैं अभी तक जिंदा हूँ और वो लड़की कहाँ पर चली गई और वो किस डैड और साथ में मिस्टर स्लेव की बात कर रही थी। तो इसी के साथ ही हमारा वूजन वहां पर पहुंच जाता है। हमारा वूजन वहां पर आने के बाद से कहता है तो फाइनली तुम्हें होश आ ही गई। जिस तरह से तुम यहाँ पर अपने हाथों को हिला रहे हो मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से रिकवर कर चुकी है। तो मूजिन कहता है क्या तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन तुम तो वही हो ना जिसने माँ डॉकजिन को हराया था। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि हाँ मेरा नाम डैन वूजून है, इस लड़की ने जहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए रिक्वेस्ट की थी वो मेरी बेटी है। तो मूजिन उसे कहता है तो उसका मतलब यह है कि तुमने मेरी जान बचाई है। तो वूजन उसे कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारी जान बचाई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बिस्तर से उठने के बाद तुम सोमी के सामने अपना ग्रेटिट्यूड दो, यानी कि उसने तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर हर एक कोशिश की, हर एक मुमकिन कोशिश की। वो हर रात यहाँ पर तुम्हारे पास बैठी रहती थी और तुम्हें बचाने के लिए उसने बहुत कुछ किया है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे उस लड़की को थैंक यू बोलना चाहिए और मेरी जान जो है ये सोमी की वजह से ही बच पाई है। वूजन उसे कहता है कि अब यहाँ पर जरा तुम्हारे बारे में बात कर ली जाए, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें हिट किया था तुम इतनी बुरी तरह जख्मी नहीं थे, लगता है कि तुम्हारे अपने दोस्तों ने तुम्हें बुरी तरह से जख्मी किया है। में एक ऐसी जगह है जहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, सभी लोग इसी तरह करते हैं, वो लोग अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए कुछ भी करेंगे। तुम्हारे उस दोस्त डॉकजिन को मैंने जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन इंटरनल इंजरीज के बावजूद उसने तुम्हारे पर अटैक किया, इसका मतलब यह है कि वो सर्वाइव करना चाहते थे, उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। अगर तुम ऐसा उनकी जगह के ऊपर होते और वो लोग भी बिल्कुल सेम ऐसा ही करते, तुम भी उनके साथ ऐसा ही करते जैसा डॉकजिन ने तुम्हारे साथ किया है, क्योंकि तुम उनको छोड़कर जा रहे थे, उन्हें लगा कि उनका लॉयल सब्जेक्ट उन्हें छोड़कर जा रहा है। बात सुनने के बाद मूजिन उसे कहता है कि हाँ मुझे समझ आ गई, तुम मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा वूजन आगे से खामोश होता है, फिर साथ ही उसे कहता है सब एक चीज को भूल जाओ, हर एक चीज भूल जाओ, अपनी पास्ट लाइफ को भूल जाओ। अगर तुम्हारा दिल यहाँ पर पॉइजनस होगा तुम कभी भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते और तुम्हारी तलवार भी पॉइजनस हो जाएगी। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम नफरत को भुला दो और एक नई शुरुआत करो, एक नए कल्टीवेटर बनो, एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ो। मूजिन उसे कहता है कि ठीक है थैंक यू मास्टर, मैं यहाँ पर इन सारी बातों को ध्यान में रखूंगा और इन सभी बातों को लेकर ही आगे बढ़ूंगा। मूजिन उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर रहना चाहते हो, जब तक तुम हील नहीं हो जाते तब तक तुम्हें यहाँ पर रहना पड़ेगा, लेकिन तब तक तुम्हें यहाँ पर घर के काम करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं फ्री में तुम्हें नहीं रखने वाला, तुम्हें यहाँ पर पूरी तरह से हमारे साथ मिलजुल कर रहना पड़ेगा। ना तो तुम्हें यहाँ पर मुफ्त में खाना मिलेगा, ना ही यहाँ पर तुम्हें मुफ्त में सोने को मिलेगा। क्या तुम्हें मेरी बात की समझ आ रही है? तो वो कहता है जी सर मुझे आपकी बात की समझ आ रही है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा वूजन वहां चला जाता है, तो उसी के साथ ही वो वहीं पर लेट जाता है और कहता है डैन वूजन, डैन सोमी, मैंने आज से पहले इन दोनों का नाम कभी क्यों नहीं सुना। आज से पहले जिंदगी में कभी भी किसी ने मेरे साथ इतनी काइंडली बात नहीं की जितना ये दोनों मेरे साथ काइंडली बात कर रहे हैं। ये दोनों बाप बेटी वाकई में एंजल्स की तरह है। नेक्स्ट दिन अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन समाते जो होता है वो उससे काम करवा रहा होता है। तो यहाँ पर मूजिन जो होता है वो एक लकड़ी के डंडे के साथ कपड़ों को पीट रहा था। जहाँ पर पहले शुई कपड़े धो रही थी, अब यहाँ पर वो उससे कपड़े धुलवा रहा होता है। तो वो बड़ी जोर जोर से कपड़ों के ऊपर मार रहा होता है। तो समाते चिल्लाकर उसे कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, जो तुम क्या कर रहे हो? तो वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या मसला है, तुम यहाँ पर मुझे बीच में क्यों टोक रहे हो? समाते उसे कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, जो तुम कर क्या रहे हो? तुम कपड़ों को इतनी जोर से क्यों पीट रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ पर तकरीबन 10 बार बता चुका हूँ कि बड़े आराम से कपड़ों के ऊपर मारो, तुम तो इस तरह कपड़ों को फाड़ दोगे। तो मूजिन उसे कहता है तो फिर यहाँ पर बकवास करना बंद करो और अपना काम करो ना, वैसे
वैसे भी ये तुम्हारा काम है। तो वो कहता है नहीं ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम यह है कि तुम्हारे पर नजर रखनी है, मैं यहाँ पर तुम्हारा बॉस हूँ। मुझे उनसे कहता है कि नहीं तुम यहाँ पर बॉस नहीं हो बल्कि तुम भी मेरी तरह यहाँ पर एक नौकर हो। ये बात सुनने के बाद समाते जो होता है वो कहता है कि यार इस बंदे का करूँ तो करूँ क्या, ये यहाँ पर मुझे बॉस क्यों नहीं समझ रहा, मैं इसका सीनियर हूँ। इसी के साथ समाते उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर लगता है कि मैं यहाँ पर एक नौकर हूँ तो फिर भी मैं तुमसे ज्यादा बड़ा सीनियर हूँ, क्योंकि मैं तुमसे पहले से यहाँ पर हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि वुशु ने यहाँ पर तुमसे ये बात तो लाजमी कही होगी कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो फिर तुम्हें काम करना पड़ेगा, और यहाँ पर काम करने का मतलब यह है कि तुम भी यहाँ पर एक सर्वेंट की तरह ही काम करोगे, और तुमसे पहले होने का मतलब यह है कि मैं तुम्हारा सीनियर, तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करोगे। तो मुझे उसे कहता है कि बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे नौकर के ऑर्डर्स को बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे सीनियर बनना चाहते हो और मुझे यहाँ पर ऑर्डर्स देना चाहते हो और मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को सुनूं, तो फिर मुझसे फाइट में जीत जाओ। अगर तुम फाइट में मुझसे जीत जाते हो तो फिर तभी मैं यहाँ पर तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा। समाते उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर ठीक है मेरे साथ आओ, हम लोग फाइट कर लेते हैं। और दोनों वहां पर अपनी अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 23 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे समाते और मूजिन में से कौन यहाँ पर फाइट को जीतेगा और कौन सीनियर बनेगा और कौन जूनियर बनेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मूजिन और समाते दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। मूजिन समाते से कहता है कि मुझसे फाइट करो, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा, और समाते भी उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है तो फिर ठीक है, अपनी बात से मुकरना मत। और इसी के साथ दोनों अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं, दोनों काफी सीरियस मूड में लग रहे होते हैं। और इसी के साथ समाते वहां से भागना शुरू कर देता है, चिल्लाकर कहता है माय लॉर्ड तुम कहां पर हो, जल्दी से आ जाओ, पता नहीं तुम इस किस बंदे को उठाकर ले आए, ये बहुत ही बदतमीज है और ऊपर से मुझे मारने की धमकी दे रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। सुनने के बाद मूजिन को भी झटका लगता है कि ये बेवकूफ कमीना करके आ रहा है, ये तो यहाँ पर मुझे फंसा देगा, और वो बड़ी तेजी से उसके पीछे भागना स्टार्ट करता है। जबकि हमारा समाते जो होता है चिल्लाकर सोमी से कह रहा था सोमी प्लीज मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगा। और इसी के साथ ही उसे इशारा करते हुए कहता है, उसे कहता है कि यहाँ मुझे पकड़ कर तो दिखाओ, तुम्हें क्या लगता था कि मैं यहाँ पर तुमसे आगे नहीं निकल सकता, मैं तुम्हारा सीनियर हूं, मुझे सब कुछ पता है कि यहाँ पर तुम्हें कैसे सबड्यू करना है। मास्टर और मास्टर सोमी यानी कि वो दोनों यहाँ पर तुम्हें संभाल सकते हैं और दोनों की बात तुम्हें माननी ही पड़ेगी, और तुम मुझे पकड़ भी नहीं सकते। जबकि मूजिन के हाथ में वही डंडा होता है जिसके साथ वो कपड़े धो रहा होता है। तो वो उसे कहता है कि एक बार मैं तुम्हें पकड़ लूं, उसके बाद देखना मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। तो समाते बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ भाग रहा होता है। भागते भागते जब वो सामने पहुंचता है तो वहां पर से गवर्नर निकल कर आ रहा होता है। गवर्नर अपने साथ गार्ड्स को भी लेकर आया होता है। तो इसी के साथ ही वहीं पर वो ब्रेक लगाता है और कहता है ये तो लॉर्ड हॉन्ग है, गवर्नर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन गवर्नर जो होते हैं वो काफी सीरियस मूड में होते हैं। तो वो कहता है कि आप यहाँ पर अपने साथ गार्ड्स को भी लेकर आए हैं। इसी के साथ ही गवर्नर जो होते हैं वो कहते हैं ये तो जैंग समाते हैं, और वो अपने साथियों से कहता है जल्दी से पकड़ लो। वो अपने पास से एक स्केच भी निकालता है और कहता है देख लो यही वो स्केच है, जल्दी से इस कमीने को पकड़ लो, ये एक बहुत बड़ा कमीना है। के साथ में एक बैकग्राउंड का सीन दिखाते हैं जहां पर गवर्नर के ऑफिस में नई पिक्चर्स आती है जिसमें नए क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड्स आते हैं, और उसे बताया जाता है कि इस महीने जिन लोगों ने बहुत ज्यादा उद्यम मचाया उन क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए तुम्हें यहाँ पर उनके स्केचेस भी दिए जा रहे हैं। तो गवर्नर उन स्केचेस को देख रहा होता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है। जब से मैंने जैंग बेक और दूसरे ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के लोगों को पकड़ लिया है तब से यहाँ पर अब नए बैंडेट्स आ गए हैं, यानी कि कुछ नए लोग आ गए हैं जो आकर यहाँ पर चोरी चकारी कर रहे हैं और लूट मार कर रहे हैं। इसी के साथ जब उसकी नजर स्केच के ऊपर पड़ती है तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इस कमीने को तो मैं जानता हूँ, और ना साथ ही उसका नाम भी वहां पर जैंग समाते लिखा होता है। वो ये सोच रहा होता है कि यहाँ पर वुजुन की पीठ पीछे ये सब कुछ कर रहा है और वुजुन उसे नौकर बनाकर अपने घर पे रखा हुआ है, लेकिन ये उसे धोखा दे रहा है। रात के वक्त जहाँ पर जिस वक्त भी उसे टाइम मिलता है वो चोरियां चकारियां करता है, जाकर बुरे काम करता है, वहां पर उसकी पूरी डिटेल लिखी होती है। इस वजह से गवर्नर जो होता है अपने गार्ड्स को लेकर समाते को पकड़ने के लिए वुजुन के घर पर पहुंच जाता है। समाते भी इस बात से काफी हैरान होता है। वो कहता है ये क्या तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम क्या कर रहे हो। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि ऐसा तो नहीं है कि इन्हें पता चल गया है कि मैं एक चोर हूँ, लेकिन लॉर्ड वुजुन ने इसके बारे में तो बात की होगी, मैं कोई इतना बड़ा भी चोर नहीं हूँ कि मैंने यहाँ पर कोई बहुत बड़े गुनाह कर दिया जिसकी वजह से मुझे जेल में उठाकर ले जाया जाएगा। पता नहीं मेरे लॉर्ड कहाँ पर चले गए हैं, लॉर्ड जल्दी से यहाँ पर आ जाओ और आकर मुझे बचा लो। वुजुन उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो, मैंने तो अभी कुछ बुरा किया भी नहीं है। गवर्नर उसे कहता है कि यहाँ पर हमारे सामने नौटंकी करना बंद करो, हमें अच्छी तरह से पता है कि तुम अपने मास्टर की गैर मौजूदगी में यहाँ पर क्या काम करते आए हो। तुम यहाँ पर मास्टर डैन की गैर मौजूदगी में जो बुरे काम करते रहे उन सभी के ऊपर से पर्दा उठ चुका है। अगर तुम हमारे साथ चुपचाप नहीं चलोगे तो फिर मुझे अपनी तलवार निकालनी पड़ेगी। तो जैसे वो अपनी तलवार निकाल रहा था इसी के साथ मेरा वुजुन पीछे से आकर उसके सर में थप्पड़ मारता है, जिससे गवर्नर बेचारा वहीं पर गिर जाता है। तुम्हारा वुजुन उसे कहता है तुमने यहाँ पर क्यों शोर बचा रखा है और अपने साथ यहाँ पर इतने गार्ड्स को क्यों लेकर आए हो। तो गवर्नर कहता है कि मास्टर प्लीज यहाँ पर इस बंदे को हमारे साथ आने दे, हम इसे पकड़ने के लिए आए हैं, ये एक बहुत ही घटिया कमीना चोर है। तुम्हारा समाते उसे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर अचानक से हुआ क्या है, तुम अचानक से अपने सोल्जर्स को लेकर हमारे घर के अंदर आकर घुस
वापस आए हो? मुझे तो सुनने में आया था कि तुम बीजिंग के लिए निकलने वाले हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे दिमाग के साथ कुछ गलत हुआ है, तुम्हारे सर में चोट लगी है जिसकी वजह से पागल होकर तुम यहाँ पर आ गए हो? साथ ही वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर एक बहुत ही क्लियर बैकग्राउंड के साथ हूँ, मैंने कभी कुछ बुरा किया ही नहीं है और यहाँ पर मुझे बीच वाली पिक्चर की बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। तो खैर छोड़ो बीच वाली पिक्चर को, हम लोग आगे की बात करते हैं। स्मार्टे कहता है कि मैं तो एक बहुत ही शरीफ इंसान हूँ, मैंने कुछ बुरा किया भी नहीं है। इसके साथ ही गवर्नर हुआंग अपने पास से उसका स्केच निकालता है और उसे कहता है जरा गौर से देखो, इसका स्केच और तुम्हारी शक्ल दोनों एक दूसरे से मिलती है और साथ ही नीचे डिटेल्स की तरफ भी देखो। तो जैंग स्मार्ट जैसे वहां पर आगे बढ़कर स्केच को देखता है तो वो कहता है हाँ जी तो बिल्कुल मैं ही हूँ। और इसी के साथ सोमी भी वहां पर आ जाती है। वो लोग देखते हैं कि वहां पर जैंग स्मार्ट और साथ में उसके क्राइम्स लिखे होते हैं। उसके क्राइम्स में वहां पर कत्ल और साथ में बहुत सारे ऐसे क्राइम्स लिखे होते हैं जो कभी उसने किए भी ना हो, यानी कि उसमें स्मगलिंग शामिल होती है, इंसानों की स्मगलिंग और साथ ही उसमें कॉफीन और इस तरह की यानी चर्स गांजा वगैरह को बेचने के बारे में लिखा होता है। कहता है कि ये क्या, ये सारे के सारे क्राइम्स इसमें कहां से ऐड हो गए, मैंने तो ये सब कुछ नहीं किया। हमारा फूजन उसे कहता है कि अगर वाकई में तुम ये सब कुछ कर रहे हो तो चलो जल्दी से पुलिस के हवाले हो जाओ। जबकि वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने कभी किसी इंसान को स्मगल नहीं किया, ना ही कभी मैंने यहाँ पर चर्स गांजा को बेचा है। भी कहती है मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। सोमी इसी के साथ उनके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ पर अंकल स्लेव के बारे में इस तरह की बात नहीं कर सकते। अंकल स्लेव एक बहुत ही अच्छे इंसान है, ये मेरे साथ हमेशा अच्छे से पेश आते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये लोग ऐसा काम कर सकते हैं। गवर्नर उसे कहता है कि सोमी क्या तुम इस पोस्टर को देख भी रही हो, जहाँ पर इसका पोस्टर और साथ में इसके सारे क्राइम्स भी लिखे हुए हैं। सोमी कहती है कि हाँ मुझे पता है कि यहाँ पर क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि पेंटर ने यहाँ पर इसकी तस्वीर गलत बना दी है, किसी ने गलती से इसकी तस्वीर छाप दिया, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नर उसे कहता है लेकिन यहाँ पर इसकी सारी डिस्क्रिप्शंस भी लिखी हुई है और साथ में इसका नाम भी लिखा हुआ है, क्या इसका नाम भी गलत लिख दिया है? सोमी कहती है हाँ यहाँ पर सब कुछ गलत है, सब कुछ गलत है, मेरा स्लेव अंकल ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, ये ऐसा नहीं कर सकता। और इस बात से स्मार्टे भी काफी हैरान होता है कि सोमी को उसके ऊपर पूरा भरोसा है। तो स्मार्टे कहता है कि अब जबकि सोमी को मेरे पर भरोसा है तो फिर ठीक है, मैं इस बात को साबित करूंगा। तो स्मार्टे उसे कहता है कि मैं और जंग मिस हम दोनों यहाँ पर मिलकर इस सब को साबित करेंगे, हम लोग साबित करेंगे यहाँ पर जो भी कमीना मेरी शक्ल लेकर ये सब कुछ कर रहा है हम उसे पकड़कर तुम्हारे सामने लेकर आएंगे ताकि हम लोग इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सके। सोमी उसे कहती है हाँ मैं और अंकल स्लेव हम दोनों एक साथ जाएंगे, अभी जाते हैं और जाकर असली क्रिमिनल को पकड़ कर लाते हैं। और वो दोनों वहां पर से निकल पड़ते हैं। तो हमारा स्मार्टे जो होता है सोमी को कंधों पर बिठाता है, वहां पर से उस बंदे को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है जिसकी वजह से उसका पोस्टर छपा है। तो रास्ते में चलते हुए सोमी उसे कहती है हम लोग जा कहां पर रहे हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो कमीना कहां पर मिलेगा? स्मार्टे वहां पर अपनी सोचों में गुम होता है। सोमी उसे कहती है कि अंकल जूसी तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पर किस बारे में सोच रहे हो? तो वो ये सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर कुछ भी आइडिया नहीं है कि मैं कहां पर जाकर उस बंदे को ढूंढूंगा जो बंदा मेरी शक्ल लेकर ये सारे काम कर रहा है। फिर साथ ही वो सोच रहा था कि ऐसा दुनिया कि ये सारे काम मैंने किए और मुझे कुछ याद ना हो सकता है कि मैंने ये काम कर दिए और मुझे पता भी ना हो कि मैंने ये सारे काम कर दिए हैं। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन सोमी को मेरे पर पूरा भरोसा है, सोमी को मुझसे उम्मीद है कि यहाँ पर सब कुछ गलत साबित होगा, हमें कोई ऐसा कल्प्रिट मिलेगा जो मेरी शक्ल लेकर ये सारे काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पर सबको ओवरलुक नहीं कर सकता, मुझे सोमी के एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा उतरना है, हमें जाकर कहीं ना कहीं से उस बंदे को ढूंढ कर लाना ही होगा। ऐसे वो लोग वहां से आगे बढ़े होते हैं। इसी के साथ ही वूजन की आवाज आती है तो वो कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, जो तुम कर क्या रहे हो? तो वूजन वहीं पर एक पेड़ की डाल के ऊपर खड़ा होता है। स्मार्टे उसे कहता है कि माय लॉर्ड आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फिर साथ ही उसे कहता है सबसे पहले मैं उन जगहों के ऊपर जाऊंगा जहाँ पर बंदे हुआ करते हैं, यानी कि इस तरह के लोग जो कि इस तरह के काम कर सकते हैं। मैं गैम्बलिंग प्लेसेस के ऊपर जाऊंगा जहाँ पर लोग जुआ सट्टेबाजी करते हैं। तो ये बात सुनने के बाद वूजन उसे कहता है बेवकूफ कहेंगे, तो फिर तुम सोमी को अपने साथ लेकर क्यों जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि वो ऐसी जगह कितनी खतरनाक होती है? सोमी उसे कहती है लेकिन मैं साथ क्यों नहीं जा सकती? तुम्हारा वूजन आगे बढ़ता है, सोमी को उतारता है और कहता है जब तुम बड़ी हो जाओगी मैं तुम्हें खुद ऐसी जगहों के ऊपर लेकर जाऊंगा, फिलहाल के लिए तुम वूजन के साथ जाओ, वूजन के साथ बाजार जाओ और वहां पर से जाकर अपने लिए चीजें खरीद कर ले आओ। बहुत खुश हो जाती है और कह दिया ठीक है हम लोग डम्पलिंग्स खरीद कर लाएंगे। और इसी के साथ ही हमारा वूजन सोमी को उठाकर वहां से बाजार की तरफ चला जाता है। जबकि हमारा वूजन जो होता है वो स्मार्टे से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम वाकई में हिल गए हो। स्मार्टे उसे कहता है लेकिन मेरा यकीन करो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम ऐसा कर भी नहीं सकते, अरे बस की बात ही नहीं है। तो वो कहता है फिर तुमने वहां पर क्यों कहा था कि मुझे यहाँ पर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए? तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि वो तो सिर्फ एक मजाक था। तो स्मार्टे गुस्से के साथ से कहता है कि बकवास, ये कैसा मजाक था, वहां पर वो लोग मुझे पकड़ कर ले जा सकते थे। साथ ही हमारा वूजन उसे कहता है कि जरा गौर से इस बारे में सोच कर देखो, तुम यहाँ पर क्या उस क्रिमिनल को ढूंढना चाहते हो? तो स्मार्टे उसे कहता है कि हम लोग जाकर उन सभी लोगों को पकड़ेंगे, वो लोग जो कि यहाँ पर चर्च गांजा को बेचते हैं या फिर यहाँ पर इंसानों की स्मगलिंग में शामिल है, उनमें से किसी एक को भी पकड़ लिया तो उसको इंटेरोगेट करेंगे और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन कमीना है जो यहाँ पर मेरा नाम इस्तेमाल कर रहा है। सबसे पहले हमें यहाँ पर इस तरह के लोगों को ढूंढना होगा। तो हम लोग अपनी एपिसोड 24 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जैंग स्मार्टे यहाँ पर अपनी बेगुनाही को कैसे साबित कर पाएगा। तो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि स्मार्टे कहता है कि हमें उन लोगों को जाकर ढूंढना होगा जो लोग इस तरह के काम करते हैं, स्मगलिंग और साथ में चर्स गांजा बेचते हैं, हमें उन लोगों को जाकर ढूंढना पड़ेगा। तो हमारा वूजन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें बैंडिट्स को जाकर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के काम तो सिर्फ बैंडिट्स ही कर सकते हैं, इस तरह के घटिया काम उनके अलावा और कौन करेगा। स्मार्टे कहता है लेकिन वो हमें मिलेंगे कहाँ पर। वूजन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो कहाँ पर मिलेंगे, जितने भी बैंडिट्स होते हैं वो सारे के सारे जंगलों में या पहाड़ों में जाकर छुपे होते हैं, तो हमें वहीं पर जाना होगा और वहां पर जाकर उनको ढूंढना होगा। इसी के साथ ही ये लोग वहां पर से चलते हुए सीधे जंगलों की तरफ निकल पड़ते हैं। जब ये लोग एक पहाड़ी के पास पहुंचते हैं तो वहां पर पहुंचने के बाद हमारा वूजन उसे कहता है कि ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे लगता है कि वो लोग यहीं पर आसपास ही कहीं पर छुपे होंगे। वूजन उस जगह को देखने के बाद कहता है कि ऊपर से जगह इतनी ज्यादा खूबसूरत है, मैं तो यहाँ पे इस जगह के ऊपर एक घर बनाकर रहना चाहूंगा। स्मार्टे उसे कहता है कि तुम इस जगह के ऊपर क्यों रहना चाहते हो जहाँ पर आसपास बहुत सारे बैंडिट्स हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि इस जगह के ऊपर घर बनाकर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है? लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये बिल्कुल अच्छा होगा, तुम्हारे जैसे इंसान के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तुम्हारा वूजन उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे ताने दे रहे हो? तो वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। वो रोना शुरू कर देता है, चिल्लाकर उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर तुम्हें ताने दे रहा हूँ, मुझे बहुत सा डर लग रहा है। क्या तुम्हें पता भी है कि मुझे कितना डर लग रहा है? मेरे ऊपर ऐसे क्राइम्स डाल दिए गए हैं जिन क्राइम्स को मैंने कभी किया भी नहीं है। मुझे यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैं इंसानों की स्मगलिंग करता हूँ और साथ ही चर्स गांजा बेचने का मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। क्या तुम्हें पता भी है अगर ये इल्जाम मैं अपने ऊपर से नहीं हटा पाया तो फिर मुझे सजाए मौत दी जा सकती है, या फिर मुझे सारी उम्र के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम वहां पर उनके सामने एक बात नहीं कह पाए कि ऐसा नहीं कर सकता। तुमने कहा कि अगर मैंने ऐसे किया है तो मुझे जेल में जाना चाहिए, और ऊपर से तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो? तुम सिर्फ और सिर्फ उस नए लड़के मूजिन को यहाँ पर सिखा रहे हो और साथ ही सोमी को सिखा रहे हो, उन दोनों को मार्शल आर्ट सिखा रहे हो, लेकिन मुझे क्या सिखा रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं सिखा रहे। तो वो वहां पर चिल्ला चिल्लाकर उसके सामने गिले कर रहा था कि मुझे सारा दिन घर का काम करना पड़ता है, मैं तुम्हारे लिए बर्तन धोता हूँ, तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ, अच्छे अच्छे खाने कौन बना कर देता है, तुम्हारे कपड़े कौन धोता है, तुम्हारे बर्तन कौन धोता है, और साथ ही घर की सफाई कौन करता है, लेकिन फिर भी तुम सोमी और मूजिन दोनों को वहां पर मार्शल आर्ट्स और तलवारबाजी की टेक्निक सिखाते हो, जबकि मुझे कुछ भी नहीं सिखाते। तुम्हारा वूजन उसकी बातें सुनने के बाद अंदर से खुश हो रहा था और कहता है जरा देखो तो सही, ये लड़का यहाँ पर दूसरे से जेलस हो रहा है, इसका मतलब यह है कि इसे भी यहाँ पर कुछ सिखाना पड़ेगा। तुम्हारा वूजन उससे कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर इस बात को अच्छी तरह से समझता हूँ कि तुमने मेरे लिए बहुत ज्यादा काम किया है, तुम घर का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हो, तो बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो जब हमारा वूजन उससे पूछता है कि बताओ मुझसे क्या चाहिए, तो इसी के साथ ही वो कहता है जैसे तुम यहाँ पर मूचिन को मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सिखाते हो, जैसे तुमने उसे यहाँ पर ब्लेड्स को वेल्ड करना सिखाया, बिल्कुल वैसे मुझे भी सिखाओ, मैं भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। तो वूजन कहता है क्या वाकई में तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो? इसी के साथ ही वहां पर उनके ऊपर एरो से अटैक होता है। जब उनके ऊपर एरो से अटैक होता है तो स्मार्टे कहता है कि ये क्या किसने अटैक कर दिया। तो इसी के साथ ही मेरा वूजन उसे कॉलर से पकड़ता है और उसे खींचकर साइड के ऊपर करता है और कहता है कि बच्चों यहाँ पर एरोस गिर रहे हैं, यानी कि हमारे पर अटैक हुआ है। तो दो तीर उड़ते हुए सीधे उसकी टांगों के बीच में जाकर लगते हैं। तो स्मार्टे बहुत ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देता है, जबकि वो देख रहा होता है कि हो क्या रहा है, जहाँ पर इतने सारे एरोस कहाँ से आए होंगे। बैंडिट्स वहां पर पहुंच जाते हैं। बैंडिट्स कहते हैं देखो तो जरा यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन यहाँ पर आया है। तो बैंडिट बॉस उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर एरोस के साथ मर जाना चाहिए था, लगता है कि अब हमें अपने खातों को गंदा करना पड़ेगा। स्मार्टे कहता है कौन हो तुम? वो साइड के ऊपर देखता है तो वहां पर बहुत सारे बैंडिट्स होते हैं, उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया होता है। तो वो कहता है ये तो बैंडिट्स है, ये तो बैंडिट्स है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बैंडिट्स तो यहाँ पर आ गए हैं। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन मुझे यहाँ पर डरने की क्या जरूरत है, जबकि मास्टर मेरे साथ है, मास्टर इन सभी बैंडिट्स को एक ही झटके में मार डालेंगे। जब वो साइड के ऊपर देखता है अपने मास्टर की तरफ तो उसका मास्टर ग्राउंड के ऊपर लेटा होता है। उसने दो एरोस को उठाकर जानबूझकर अपने कपड़ों के अंदर दंसाकर वहां पर नाटक कर रहा था जैसे उसे एरोस लगे हैं और वो मर गया है। स्मार्टे उसकी तरफ देखता और कहता है कि माय लॉर्ड आप ये क्या कर रहे हैं? तो वो उसे कहता है क्या तुम देख नहीं रहे, मुझे एरोस लगे हैं, मैं बहुत ही बुरी तरह से जख्मी और मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। स्मार्टे कहता है कि अपना ड्रामा करना बंद करो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि एरोस अगर सीरियसली तुम्हें एरोस लगे भी होते तभी तुम मरने वाले नहीं थे। वूजन उसे कहता है मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही, मुझे यहाँ पर एरोस लगे हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर उठ पाऊंगा और इन सभी को हरा पाऊंगा, अब सब कुछ तुम्हें ही करना होगा, मेरी जान बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। स्मार्टे कहता है कि अब अचानक से इसे क्या हो गया है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर एरोस के साथ से कुछ भी नहीं होने वाला, फिर यहाँ पर इस तरह का बिहेव क्यों कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर चाहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूं, यहाँ पर सभी से फाइट करूं। तो मेरा वूजन उसे कहता है कि तुमने तो यहाँ पर कहा था ना कि तुम स्ट्रॉन्गर बनना चाहते हो, तो फिर चलो जल्दी से शुरू हो जाओ। बात सुनने के बाद स्मार्टे काफी हैरान होता है, फिर साथ ही सामने से एक बैंडिट तलवार लेकर आगे बढ़ता है। स्मार्टे सोच रहा था मुझे लगता है कि ये चाहता है कि मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करूं, मैं यहाँ पर लाइव प्रैक्टिस करूं इन बैंडिट्स के साथ, तो फिर मुझे भी यहाँ पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ये तो यहाँ पर से बिल्कुल भी नहीं उठने वाला, जिस तरह से ये ग्राउंड के ऊपर से नहीं हिल रहा, मुझे नहीं लगता कि ये मेरी मदद करने के लिए उठेगा। यहाँ पर इन सभी बैंडिट्स को मुझे खुद ही संभालना होगा, और अगर यहाँ पर सिचुएशन खराब होती है तो मुझे लगता है कि तभी यहाँ पर उठकर मेरी मदद करेगा। साथ ही वो अपने आसपास देखता और कहता है मुझे पहले यहाँ पर जज करना होगा कितने सारे लोग हैं, कम से कम यहाँ पर 30 लोग होंगे, तो इन सभी लोगों को यहाँ पर मुझे हैंडल करना होगा, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मुझे ये भी देखना होगा, क्योंकि मैं एक थर्ड रेट का मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मेरे पास कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है जो कि अटैक के लिए हो। स्मार्टे वहां पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाता
जाता है, जबकि बॉस आगे हंसते हुए उसे कहता है, लड़के तुम यहाँ पर फाइट क्यों कर रहे हो, तुम रेजिस्ट क्यों कर रहे हो, क्या तुम देख नहीं रहे कि तुम्हारा एक साथी पहले ही मर चुका है, अपने साथी की डेड बॉडी लो और उसी के साथ ही यहाँ पर तुम भी मर जाओ। स्मार्ट उस बैंडेड से कहता है, कहीं तुम अंधे तो नहीं हो क्या, ये तुम्हें मरा हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे तो किसी एंगल से ये मरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, इसने बस अपनी आंखें बंद की हुई हैं। तो बॉस से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। इसी के साथ ही हमारा स्मार्ट कहता है कि मैं पहले भी यहाँ पर उस बच्चे को हरा चुका हूँ, यानी उस बैंक को हरा चुका हूँ। उस वक्त मैंने किस टेक्निक को यूज किया था वही टेक्निक मैं यहाँ पर यूज करूंगा, क्योंकि मेरे पास जो किंग कॉन्ग टेक्निक है, यानी कि उसकी जो फुट स्टेप टेक्निक है वो काफी ज्यादा तेज है। मैं उसी टेक्निक को अपने लिए यहाँ पर यूज करूंगा और हथियार बनाकर इन सभी से फाइट करूंगा। सभी लोग तो बस कुछ मेयर बैंडेड्स हैं, इन सभी से भागना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है। फिर साथ ही वो कहता है, लेकिन मैं भागूंगा क्यों। और इसी के साथ हमारा स्मार्ट जो होता है वो बड़ी तेजी के साथ अपनी फुट टेक्निक को यूज करते हुए उसके अटैक को अवॉइड करता है, क्योंकि सामने से उसके ऊपर एक स्लैश लगती है। जब वो बैंडेड उसके ऊपर स्लैश लगाता है तो वो नीचे से गायब हो जाता है। उसे देखकर वो काफी हैरान होता है और कहता है कि वो लड़का कहां पर चला गया। तुम्हारा स्मार्ट ऊपर की तरफ जंप कर जाता है और उस बैंडेड से कहता है कि तुम्हारी जो तलवार का अटैक तो मेरे मास्टर की फिंगर फ्लिक से भी ज्यादा स्लोअर है। और इसी के साथ ही वो उसके पीछे वाली साइड पर निकलता है और साथ ही उसको पीछे से एक पंच मारता है। हालांकि उसके पंच में बिल्कुल पावर नहीं होती, क्योंकि स्मार्ट एक मार्शल आर्टिस्ट तो नहीं है, इसी वजह से उसके पंच में ज्यादा पावर नहीं होती, उसे सिर्फ एक झटका ही लगता है। स्मार्ट कहता है कि मैंने कर लिया, मैंने कहा लिया, मैंने पहला पंच मार लिया, हालांकि मेरे पंच में ज्यादा पावर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है किसी तरह मैं इन सभी को हरा सकता हूँ। इसी के साथ ही फिर से उसके ऊपर 2 एरोस के साथ अटैक होता है। स्मार्ट फिर से फुट टेक्निक को यूज करते ऊपर की तरफ जंप करता है। वो ऊपर की तरफ जंप करता है तो वो लोग देख रहे होते हैं क्या वो कहां पर चला गया। तो फिर ऊपर जंप करने के बाद स्मार्ट नीचे की तरफ आता है, ऊपर से नीचे भी, जैसे वो ऊपर फ्री फायर में बंदा ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, बिल्कुल वैसे ही ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है। नीचे जो बैंडेड होता है उसके मुंह के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। जैसे उसके मुंह पर पंच मारता है तो एक पंच के साथ उस बंदे को नीचे ग्राउंड के ऊपर गिरा देता है। और इस बार फोर्स की वजह से वो बंदा जो होता है, यानी वो बैंडेड जो होता है, हार जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। बाकी के सभी लोग कहते हैं कि इसने एक को हरा दिया, चलो जल्दी से मार डालते हैं। स्मार्ट सोच रहा है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, मैं सभी को हरा सकता हूँ, लेकिन साथ उसके ऊपर तीरों की बरसात हो जाती है। और इस बार वो लोग उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ पर फुट टेक्निक को यूज कर रहा है। वो चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं और कहते हैं हमें बस इसे यहाँ पर अपनी किंग कॉन्ग टेक्निक को यूज करने से रोकना होगा। अगर जो किंग कॉन्ग टेक्निक को यूज नहीं करेगा तो फिर हम लोग बड़ी आसानी से मार डालेंगे। स्मार्ट वहां पर उन सभी के बीच में अब अकेला होता है, वहां पर चारों तरफ से वहां पर वो सारे उसे घेर लेते हैं। इसी के साथ स्मार्ट सोच रहा था कि मैं क्या करूंगा। तो वूजन उसके कान में एक बात कहता है, वूजन उसे कहता है कि 2 स्टेप्स राइट की तरफ मुड़ो। तो हमारा स्मार्ट इसकी बात सुनने के बाद 2 स्टेप राइट की तरफ लेता है। इसी के साथ एक बैंडेड अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, तो वो उस अटैक को अवॉइड कर लेता है और नीचे झुकने के बाद आगे बढ़ता है और उसे एक पंच मारता है। वो उसकी थोड़ी के नीचे पंच मारता है, जिससे वो भी नीचे गिर जाता है और वो भी बेहोश हो जाता है। स्मार्ट कहता है कि मेरे लॉर्ड वहां पर लेटे हुए भी, यानी कि वहां पर बेहोश होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी मदद कर रहे हैं। अगर मास्टर यहाँ पर इसी तरह मुझे हिंट्स देते रहे तो मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर इस फाइट को जीत सकता हूँ। यहाँ पर हमारी एपिसोड 25 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 26 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास माते जो होता है उनमें से एक बैंडेड बॉस के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। वो उसके जबड़े के ऊपर पंच मारता है, जिससे वहीं पर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। माते वहां पर सोच रहा था कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर वूजन मुझे साथ साथ में बता रहा है कि मुझे क्या करना है, तो मैं यहाँ पर इसे इजिली कर पाऊंगा। उस जैसे वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है तो माते सोच रहा था मुझे लगता है कि अब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि इनका बॉस गिर चुका है, तो बाकी के सभी लोग डर कर भाग जाएंगे। लेकिन वो सभी लोग एक साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो सभी लोग वहां से भागने की बजाय उसके ऊपर एक बार छलांग लगा देते हैं और कहते हैं अब तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। जब हमारे भूषण को लगता है कि स्मार्ट इस वक्त मुश्किल में है, तो इसी के साथ ही हमारा भूषण भी उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर हैंडल करना पड़ेगा। और वो बड़ी तेजी के साथ अपनी तलवार लेकर उनके ऊपर अटैक करके आगे गुजर जाता है। इसी के साथ सभी बैंडेड्स वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं। सिर्फ एक ही अटैक में कुछ ही सेकंड में वहां पर उसने सभी के सभी बैंडेड्स को नीचे ग्राउंड के ऊपर गिरा दिया होता है। और उन सभी के वहां पर गिरने के बाद स्मार्ट उसे कहता है कि तुम तो मर गए थे, अब तुम यहाँ पर उठे कैसे। भूषण उसे कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बस एक मजाक था। और इसी के साथ स्मार्ट वहीं पर ग्राउंड के ऊपर लेट जाता और कहता है मैंने यहाँ पर कार्य लिया था, मैंने यहाँ पर कितने सारे लोगों को जख्मी किया, स्पेशली इनके बॉस को मैंने ग्राउंड के ऊपर गिरा दिया था, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक था और बहुत ज्यादा मुश्किल भी था। तुम्हारा भूषण उसे कहता है कि लाइफ और डेथ बैटल तो यही होती है, मैंने इसी वजह से यहाँ पर ये सारी नौटंकी की और तुम्हें यहाँ पर इनसे फाइट करनी थी। अगर तुम यहाँ पर चाहो कि मैं तुम्हें सिखाऊं तो सीखने के लिए सबसे बेटर यही होता है कि जब तुम लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में होते हो उस वक्त तुम जो भी सीखते हो उसमें सारी जिंदगी याद रहता है। तो स्मार्ट उसे कहता
कहता है कि मास्टर मुझे एक बात तो बताओ, अगर यहाँ पर मैं इन बैंडर्स को नहीं हरा पाता और यहाँ पर इन बैंडर्स के हाथों से मर जाता, क्योंकि मैं अगर डर जाता तो फिर से बैंडर्स तो लाजमी तौर पर मुझे मार डालते, तो क्या तुम यहाँ पर बीच में आकर इनको रोकते? मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम इनको रोकते। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर बीच में आकर इनको बिल्कुल भी नहीं रोकता। अगर तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो फिर स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तुम्हारे यहाँ पर ज्यादा जरूरी है कि तुम्हें लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से निकलना आना चाहिए। अब जबकि तुमने यहाँ पर इसको एक्सपीरियंस कर लिया है तो फिर आगे तुम इस बात से बिल्कुल भी नहीं घबराओगे। जब भी कभी तुम्हारे सामने ओपोनेंट से होगा तुम यहाँ पर उसका सामना करोगे, उससे फाइट करोगे। तो ये बात सुनने के बाद स्मार्टे सोच रहा होता है ये बंदा वाकई में बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। इसकी बातों से लगता है कि ये मुझे मरने के लिए छोड़ देता, लेकिन मुझे लगता है ये मेरे भले के लिए है। तुम्हारा वूजन से कहता है कि अब यहाँ पर तुम इस तरह का चेहरा क्यों बना रहे हो? मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे बारे में कुछ बुरा सोच रहे हो। तो वो कहता है नहीं नहीं बॉस, ऐसी कुछ बात नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोच रहा। मुझे लगता है कि ये बैंडिट्स का बॉस है, चलो जल्दी से इसको जगाते हैं और उसे इंटेरोगेट करते हैं। और उसके बाद उसके मुंह के ऊपर पानी डालते हैं, उसे पानी डालकर जगाते हैं तो वो वहां पर खांसते उठकर बैठ जाता है। तुम्हारा वूजन से कहता है तो फाइनली तुम्हें होश आ ही गई। तो बॉस उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम लोग कौन हो, यहाँ पर हमारे साथ ये सब कुछ क्यों किया है? तुम्हारा वूजन से कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसी वजह से मैं यहाँ पर चिटर चैट को स्किप करूंगा और तुम्हारे साथ सीधे सीधे बात करूंगा। मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। तो ये बात सुनने के बाद उसके सामने पोस्टर करदार कहता है कि जल्दी से बताओ कि ये बंदा कौन है, क्या तुम इसको जानते हो? तो वो इस पोस्टर को देखने के बाद माथे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि क्या ये बंदा यही नहीं है तुम इस पोस्टर में जो देख रहे हो? तुम इसे अपने साथ लेकर फिर और फिर मुझसे पूछ रहे हो। तुम्हारा माथे चिल्लाकर उसे कहता बकवास बंद करो, जल्दी से बताओ क्या इस पोस्टर में कौन है? तो इसी के साथ ही वो लोग उससे पूछते हैं कि हम लोग यहाँ पर तुमसे दूसरा सवाल पूछते हैं, ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर गांजा कहाँ से मिलता है? फिर कौन है यहाँ पर जो तुम्हें गांजा की सप्लाई करता है, क्योंकि तुम्हारे बैंडेड दोस्तों की बॉडी पर से काफी सारा गांजा मिला है। तो ये बात सुनने के बाद वो उसे कहता है कि ये सारे का सारा गांजा में बैक कैली से मिला है। तो वूजन कहता है कि मैं यहाँ पर झूठ सुनने के लिए नहीं आया, मैंने तुमसे जो पूछा उसका सही से जवाब दो। आखिर गांजा तुम्हारे पास आता कहाँ से, कौन इसको सप्लाई कर रहा है? और अगर यहाँ पर तुम मेरे साथ मजाक करोगे तो फिर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और इस बात से वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो वो कहता है कि इस बंदे का किलिंग इंटेंट इतना ज्यादा पावरफुल है कि मैं इसके सामने मजाक तो क्या मैं बोल भी नहीं पा रहा। अगर मैंने इसको गलत जवाब दिया तो ये मुझे मार डालेगा। तो वो कहता है प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बताता हूँ कि ये गांजा की सप्लाई कौन कर रहा है। इस वक्त यहाँ पर एक एसोसिएशन है जिसे ट्रिपल स्वर्ड एसोसिएशन कहा जाता है, ये उस ग्रुप के लोगों का काम है। समाते कहता है कि मैंने इस ग्रुप के बारे में सुना हुआ है। वूजन कहता है कि और बताओ। तो इसी के साथ ही वो बॉस से कहता है कि ट्रिपल स्वर्ड एसोसिएशन जो है ये ब्लैक स्वर्ड एसोसिएशन के खत्म होने के बाद यहाँ पर इन लोगों ने अपना सर उठा लिया। यानी कि ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी थी वो पहले यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल थी, और जब से ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी वालों को हरा दिया गया और उन सभी को जेल में भेज दिया गया तब से यहाँ पर छोटी मोटी जितनी ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी की सारी सफल होने की कोशिश कर रही हैं। और उनमें ट्रिपल स्वर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी। उन लोगों ने यहाँ पर अपना बिजनेस चालू कर दिया है, वो यहाँ पर चर्च गांजा बेचते हैं और साथ ही यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी करते हैं। मैंने उन सभी लोगों को यहाँ पर पर्सनली तो नहीं देखा क्योंकि वो सभी लोग अपने चेहरे के ऊपर मास्क पहनते हैं। वो जितने भी लोग हैं यानी कि उनके सेक्टर के जितने भी लोग हैं जो ये गांजा बेचने के लिए आते हैं, सप्लाई करने के लिए आते हैं, सभी ने मास्क पहने होते हैं। और वूजन कहता है कि मुझे उन लोगों के बारे में बताओ, क्या वो लोग स्ट्रॉन्ग है? तुझे बात सुनने के बाद बॉस उसे कहता है कि हाँ वो सभी लोग काफी स्ट्रॉन्ग है। उन्हें लगता है कि वो सभी लोग मार्शल आर्टिस्ट है, यानी कि उन सभी के पास मार्शल आर्ट्स के स्किल्स हैं। इसके अलावा उन लोगों ने अपने चेहरे के ऊपर मास्क पहने होते हैं। तो मैं ये तो नहीं बता सकता कि वो कौन से सेक्टर के लोग हैं, या फिर मुझे ये नहीं पता कि क्या मैं उनको जानता हूँ या नहीं जानता। बस इतना ही पता है कि वो लोग जहाँ पर गांजा बेचने के लिए आते हैं वो हमें गांजा देते हैं, उसके बदले में हमें यहाँ पर उस गांजा को बेचना होता है। ये भी हम लोग जहाँ पर जानबूझकर नहीं कर रहे, जहाँ पर पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि उन लोगों ने जहाँ पर हमें जान से मारने की धमकी दी थी। उन्होंने मेरे काफी सारे बैंडेड दोस्तों को मार डाला और साथ ही जबरदस्ती हमसे यहाँ पर गांजा की सप्लाई करवा रहे हैं, वो इसे बिचवाते हैं। ताकि हमारी कुछ बैंडेड गैंग्स ऐसी हैं जो कि उन लोगों के हाथों से मारी जा चुकी है, जिन लोगों ने यहाँ पर इस गांजा की सप्लाई को मना किया था कि वो लोग इसको नहीं बेचेंगे, तो उन्होंने उन सभी लोगों को मार दिया। तो वूजन कहता है कि मुझे बताओ क्या तुम्हें उनकी लोकेशन के बारे में पता है? तो वो कहता है नहीं मुझे उनकी लोकेशन के बारे में नहीं पता। उनमें से एक मास्क वाला बंदा हर महीने यहाँ पर हमें माल देने के लिए आता है, उसके अलावा हमें नहीं पता कि वो लोग कहाँ पर से आते हैं और कहाँ पर चले जाते हैं। समाते चलाकर उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर किसी चीज के बारे में पता भी है या नहीं? तो वूजन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये बंदा यहाँ पर झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। वूजन कहता है कि तुम लोगों के पास जितना भी गांजा यहाँ पर मौजूद है वो सारे के सारा मुझे दे दो, मैं उस सारे के सारे को लेकर जाऊंगा। तो बॉस कहता है क्या तुम वाकई में वो सब कुछ चाहते हो, लेकिन क्यों? तुम्हारा वूजन कहता है क्या तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा? तुम्हारे पास जितनी भी सप्लाई है वो सारी की सारी मुझे दे दो, अब जल्दी करो, अगर तुम नहीं दोगे तो फिर मरोगे। और इसी के साथ ही बॉस वहां पर अपने सारी जितनी उसके पास सप्लाई मौजूद होती है वो सारी गांजा की सप्लाई लाकर उसे दे देता है। तो नेक्स्ट हमें यूजियांग स्ट्रीट्स का दिखाया जाता है, जहां पर गलियों में हमें दिखाते हैं कि एक बंदा होता है जो वहां पर मांग रहा होता है, यानी कि वो मांग क्या रहा होता है, वो गांजा मांग रहा होता है, यानी यही चर्च गांजा वगैरह मांग रहा होता है। तो यहीं पर हमारी शुई को भी दिखाते हैं कि शुई वहीं पर इस सबको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए होते हैं, लेकिन गली में जो भिखारी बैठे होते हैं वो लोग भी वहां पर यही चीज मांग रहे होते हैं और कहते हैं हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। तो शुई कहती है कि मुझे यहाँ पर इतना तो पता था कि यहाँ पर इस नॉर्थर्न रीजन के जितने लोग हैं उन सभी लोगों में काफी बुरी
पूरी तरह से गांजा फैल चुका है, जहाँ पर इसको सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हालात इतने ज्यादा खराब हैं, जहाँ पर गलियों में बैठे हुए लोग भी बुरी हालत में और जहाँ पर और ज्यादा इन्हें सप्लाई चाहिए। तो कहते हैं कि मेरे ग्रैंडपा ने म्यूजियम अलायंस की तरफ से मुझे इस केस को हल करने के लिए भेजा है कि मैं जाकर सप्लायर्स को ढूंढूं। तो चलते चलते वो यहाँ पर किसी के साथ टकरा जाती है, तो वो मुजीन होता है। तो जब उसके साथ टकराती है तो वो कहती है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर किसी के साथ टकराने के बाद उसे सॉरी बोलना चाहिए, कहीं तुम अंधे तो नहीं हो। जैसे वो अपना मास्क उठाकर ऊपर देखती है तो वो कहती है जो तो मुजीन है। वो कहती है मुझे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर साथ ही वो उसकी गोद में देखती है कि वहां पर शुई होता है, सॉरी सोमी होती है। तो वो उसे कहती है जो तो सोमी है, सोमी तुम इसके साथ क्या कर रही हो। और इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान होती है कि मुजीन और सोमी ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हो सकते हैं। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें गांव का दिखाया जाता है, एक दूसरा गांव जहां पर एक बंदा जो होता है वो गांजा बना रहा होता है। वो जड़ी बूटियों को मिक्स करने के बाद वहां पर ये सब कुछ बना रहा होता है, जबकि वहीं पर उसके पास एक और बंदा होता है। उसे कहता है क्या ये सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तो वो कहता है हाँ सब कुछ अच्छे से चल रहा है। ये बंदा जो यहाँ पर गांजा बना रहा होता है वो दूसरे बंदे से पूछता है मुझे ये बताओ क्या तुम्हें वो बंदा मिल गया जिसने यहाँ पर ब्लैक सोल सोसाइटी के लोगों को खत्म किया है, उन सभी को पकड़वाया है। तो वो उसे कहता है कि जैंग समाते नहीं, वो मुझे अभी तक नहीं मिला। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लोग यहाँ पर उसका बेस बदलकर ये सब कुछ कर रहे हैं वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर सामने जरूर आ जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो समाते मर चुका है या फिर वो बहुत ही गहराई में कहीं पर जाकर छुपा हुआ है और बाहर नहीं आना चाहता। हालांकि मैं यहाँ पर उसका रूप लेकर बहुत सारे घिनौने क्राइम कर रहा हूँ जिसकी वजह से गार्ड्स उसको ढूंढ रहे हैं। अगर वो बाहर निकल भी आता है तब भी गार्ड उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे पकड़कर सजाए मौत दे दी जाएगी। यहाँ पर एपिसोड 26 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा वुजुन इस केस को कैसे हल करने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो इस एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर वुजुन के मैंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शुई उसके मैंशन में वापस आ जाती है। तो वापस आने के बाद हमारा वुजुन उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। तो वो भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है कि आखिर मैं सिचुएशन में कैसे फंस गई, क्योंकि सोमी उसका हाथ पकड़कर उसे खींचती हुई यहाँ पर मैंशन में वापस ले आती है। इसी वजह से उसे वापस आना पड़ता है और वापस आने के बाद वो काफी ज्यादा खुश होती है कि मैं उन्हीं को वापस घर ले आई हूँ। और साथ ही वो भी सोच रही होती है कि मुझे यहाँ पर इसके पास वापस नहीं आना था। तुम्हारा वुजुन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ पर वापस क्या कर रही हो। तो वो शुई सोच रही होती है कि आज किस स्टोर में मुझसे सवाल पूछ रहा है, लगता है कि मेरा यहाँ पर आना पसंद नहीं है। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि मुझे ये बताओ, पहले मैं यहाँ पर तुमसे एक सवाल पूछूंगी, आज ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। ये तो माँ डॉगजिन का साथी है। माँ डॉगजिन का साथी तुम्हारे पास क्या कर रहा है, यहाँ पर तुम्हारे घर में क्या कर रहा है। तुम्हारा वुजुन उसे कहता है कि अब ये हमारी फैमिली का एक हिस्सा है, ये हमारा फैमिली मेंबर है। शुई उसे कहते हैं कि ये किस किस्म की फैमिली है, तुम किस फैमिली की बात कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स एक्टर सभी लोगों को मिक्स करना चाहते हो। तुम्हारे पास पहले जैक्स माते हैं जो कि ऑर्थोडॉक्स एक्टर से, अब तुम्हारे पास यहाँ पर मूजी जो कि अनऑर्थोडॉक्स एक्टर से। तुम कौन से सेक्टर से हो, तुम एक ऑर्थोडॉक्स हो या अनऑर्थोडॉक्स हो। उसकी बात सुनने के बाद वहां पर मुजिन जो होता है वो शर्मा रहा होता है। मुजिन सोच रहा होता है किसने यहाँ पर मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा कहा, और साथ ही वो उसे कहता है कि यहाँ पर समाज संभाल कर बात करो, मैं यहाँ पर मार्क डॉगजिन के साथ मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है, बल्कि मैं इनकी फैमिली का हिस्सा हूँ। मुजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किस तरह की बातें कर रही हो, तुम यहाँ पर कभी कहते हो कि मैं ऑर्थोडॉक्स हूँ या फिर अनऑर्थोडॉक्स हूँ, अब इस बात का क्या मतलब है। मैं यहाँ पर अगली बार डीमन कर्ल का कोई मेंबर लेकर आऊंगा और उसे भी अपनी फैमिली का हिस्सा बना लूंगा, फिर देखते होंगे तुम यहाँ पर मुझे क्या कहोगी। तो शुई कहती है अच्छा ठीक है। फिर साथ ही हमारा वुजुन से कहता है अब मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जो सवाल मैंने तुमसे पूछा उसका जवाब दो। तो शुई कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर साथ ही उसे कहती है कि कुछ दिन पहले हमें यहाँ पर एक खबर मिली थी, हमारी म्यूजियम अलायंस को पता चला था कि यहाँ पर हुनान प्रोविंस में काफी सारे शहर ऐसे हैं, काफी सारे विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग चर्च गांजा के पर लग गए हैं। कोई ऐसा है जो कि इनको माल सप्लाई कर रहा है और हम लोग यहाँ पर इसी की सोर्स को देखने के लिए आए। तो इसकी सोर्स को इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चला कि इसकी सोर्स हुनान में है। तो मैं जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंची तो यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर तो गांव के बहुत सारे लोग यहाँ पर चर्च गांजा के पर लग चुके हैं, उनके यहाँ पर मुसलसल सप्लाई दी जा रही है और यहाँ पर इसको जानबूझकर कर रहा है। गांव की हालत तो बहुत ज्यादा बुरी है, वहाँ पर लोग पूरी तरह से इसके साथ ऑब्सेस्ड हो चुके हैं और उसके नशे के आदी हो चुके हैं। वुजुन से कहता है तो इसी वजह से क्या तुम यहाँ पर हुनान प्रोविंस में आई हो। तो वो कहती है कि हाँ इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं यहाँ पर किसी को ट्रैक करते हुए आई हूँ। असल में मुझे यहाँ पर इस बारे में पता चला है कि ये नेशनल मैटर बन चुका है और जबकि ये नेशनल मैटर बन चुका है तो बहुत ही जल्दी रॉयल फैमिली के लोग भी यहाँ पर आने वाले होंगे। रॉयल फैमिली से कुछ गार्ड यहाँ पर इस मसले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आने वाले हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो लोग यहाँ पर हमसे पहले इस मसले को इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि हमारी म्यूजियम अलायंस में काफी सारे ऐसे गांव हैं जो कि इस चर्च गांजा की वजह से अफेक्टेड हुए हैं और हमें लगता भी है कि यहाँ पर जो चर्च गांजा की सप्लाई है वहीं पर से निकल कर आ रही है। इसके अलावा हमारी इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पर यह भी पता चला है कि यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ट्रिपल स्वर्ड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। उनका जो बॉस है वो फेस चेंजिंग टेक्निक्स को यूज कर सकता है। वो फेस चेंजिंग टेक्निक
टेक्निक को यूज करते हुए मुख्तलिफ लोगों का फेस बनाकर हर जगह के ऊपर जाता है, वहां पर जाकर ये चर्च गांजा की सेल कर रहा है। सुनने के बाद माते उसे कहता है कि बॉस बॉस क्या तुमने सुना इसने जहाँ पर क्या कहा कि वहां पर ट्रिपल स्वर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन का जो बंदा है वो फेस चेंजिंग टेक्निक को यूज कर सकता है। अब ये मत कहना कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, तुम्हें इस बारे में पता होगा कि वो फेस चेंजिंग टेक्निक को यूज कर रहा था। मानव भूषण उसे कहता है कि हाँ मुझे इस बारे में पता था, मुझे इस टेक्निक के बारे में अच्छी तरह से पता है। तो स्मार्ट उसे कहता है तो फिर तुम यहाँ पर मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं कि यहाँ पर इस तरह की कोई टेक्निक भी होती है कि कोई अपना चेहरा चेंज कर सकता है। तो मानव भूषण उसे कहता है कि ऐसा समझो कि मैंने जरूरी नहीं समझा। और इसी के साथ हमारा भूषण जो होता है फिर से शुई से बात करना शुरू कर देता है। तो शुई उसे कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि इसे अचानक से क्या हो गया, ये भागते हुए बीच में क्यों आ गया और फेस चेंजिंग टेक्निक के बारे में क्यों बात कर रहा है। तुम्हारा भूषण उसे कहता है कोई कमीना जहाँ पर इसका चेहरा यूज करते हुए बहुत सारे घिनौने क्राइम कर रहा है, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग और साथ ही यहाँ पर चरस गांजा की सप्लाई भी शामिल है। इसके साथ ही वो अपने पास एक थैली निकालता है और उसे कहता है देखो इसके अंदर वो गांजा पड़ा हुआ है जो कि ये लोग यहाँ पर बेच रहे थे। तो शुई उसे कहते हैं कि इसको चेक करने के बाद मुझे पता चला है कि ये कोई नॉर्मल गांजा नहीं है, बल्कि ये गांजा से काफी ज्यादा अलग है। इसके अंदर कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स को यूज किया गया है कि जो भी एक बार इसको ले लेगा वो बार बार इसको लेने की तलब रखेगा, वो पूरी तरह से इसके नशे का आदी हो जाएगा। शुई उसे कहती है लेकिन तुम्हें जो मिला कहाँ से। तो भूषण कहता है कि मेरे पास अपने तरीके हैं, मैं अपने तरीकों से ढूंढ सकता हूँ। तो वो कहते हैं फिर बताओ कि हम लोग उस बंदे को कैसे पकड़े जो यहाँ पर इसको सप्लाई कर रहा है और उन लोगों तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे। तो भूषण कहता है कि इसको पकड़ने के लिए मेरे पास अपने ही तरीके हैं, मैं अपने तरीके से ढूंढ लूंगा। तो शुई से कहते हैं मुझे भी तो बताओ ना हम लोग यहाँ पर उसको कैसे पकड़ेंगे। भूषण कहता है कि अगर तुम यहाँ पर उसको पकड़ना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर मुझे कंपनसेशन देनी पड़ेगी, अगर तुम्हें यहाँ पर मुझे कंपनसेशन दोगी तभी यहाँ पर तुम्हें इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। तो वो कहती है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो भूषण कहता है कि ब्लैक स्टोर सोसाइटी वाले जितने भी लीडर थे उन सभी के सर के ऊपर इनाम था, तुम्हारी म्यूरियम अलायंस की तरफ से वो इनाम मुझे ला कर दे दो। तो शुई आगे से बहुत ही बोरिंग सा फेस बनाती है। तो भूषण पीछे मुड़ जाता है और कहता लगता नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर हमारे साथ कोऑपरेट करना है। तो वो कहती है नहीं रुक जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हें वो देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी यहाँ पर एक कंडीशन होगी। भूषण कहता है कि बताओ अब यहाँ पर तुम क्या कंडीशन रखना चाहती हो। तो शुई कहती है कि मेरी कंडीशन ये होगी कि अगर हम लोग यहाँ पर उस बॉस को पकड़ लेते हैं तो उसको पकड़ने के बाद यहाँ पर इसका सारे का सारा क्रेडिट म्यूरियम अलायंस को जाएगा, क्योंकि म्यूरियम अलायंस वाले यहाँ पर इसमें हिस्सा ले रहे हैं तो फिर यहाँ पर हमें भी तो क्रेडिट मिलना चाहिए। और साथ ही वो अंदर से सोच रही होती है कि लास्ट टाइम के इंसिडेंट की वजह से हमारी म्यूरियम अलायंस की जितनी भी वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा कम रह गई और मुझे यहाँ पर अपनी म्यूरियम अलायंस की रिस्पेक्ट को वापस हासिल करना है, तो फिर यहाँ पर हमें कोई ना कोई कारनामा करके दिखाना होगा। तो भूषण कहता है अच्छा ठीक है जो तुम चाहती हो वो हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर उस बंदे को पकड़ेंगे और उसको पकड़ने के बाद उसका सारे का सारा क्रेडिट तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारी म्यूरियम अलायंस की जितनी भी रेपुटेशन है वो बहुत ही बुरी तरह से उसे ठेस पहुंची है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नर ने ब्लैक स्वॉर्ड एसोसिएशन के लोगों को आसानी से पकड़ लिया था जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर नहीं कर पाए। इसके साथ ही मेरा भूषण आगे बढ़ता है, स्मार्ट से कहता है कि जाओ जाकर गवर्नर को यहाँ पर बुला कर लाओ। और उसके बाद गवर्नर को बुलाकर लाया जाता है और उसके बाद इन सभी लोगों के हाथों के ऊपर रस्सियां बंधी होती हैं। मिस्टर डैन भूषण क्या तुम वाकई में चाहते हो कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे हाथों को बांध कर तुम्हें इंपीरियल पैलेस तक लेकर जाएं। तुम्हारा भूषण उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं ऐसा ही चाहता हूँ। तो भूषण स्मार्ट और उसके साथ साथ शुई उन तीनों के हाथों को बांधा किया होता है, वहां पर उनके पीछे गार्ड्स भी होते हैं। तो शुई कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि तुम्हारे पास यहाँ पर कोई प्लान होगा, लेकिन ये क्या तुम यहाँ पर हमें रस्सियों में बांधकर इंपीरियल पैलेस की जेल में बंद करवाना चाहते हो। तुम्हारा भूषण उसे कहता है तुम्हें पता है कि जब कोई यहाँ पर कोई चीज बनाता है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी चीज यहाँ पर पकड़ी जाए, वो अपनी चीज को बचाने के लिए यहाँ पर रास्ते में जरूर आएगा। उसे पता है कि हमारे पास उनका गांजा है जिसे हम लोग यहाँ पर रॉयल फैमिली के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी वजह से वो रास्ते में आएगा, सारे सबूत मिटाने की कोशिश करेगा और साथ ही हमारे पास अपने गांजे को रिकवर करने की कोशिश करेगा। तो ये बात सुनने के बाद शुई कहती है कि यहाँ पर वापस आने से पहले मेरे एडवाइजर ने यानी म्यूरियम अलायंस का जो एडवाइजर है उसने भी यहाँ पर यही मशवरा दिया था कि जिस बंदे का वो गांजा अगर तुम लोग गांजे की सप्लाई को हासिल कर लेते हो तो वो तुम्हारे पास सप्लाई को वापस लेने के लिए जरूर अपीयर होगा। लगता है कि ये बंदा डैन वूजन जो भी है ये एक बहुत ही समझदार इंसान है, ना सिर्फ मार्शल आर्ट्स में बल्कि ये दिमाग के लिहाज से भी काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जब ये बात करता है तो बड़ी एटीट्यूड के साथ बात करता है, ऐसे लगता है जैसे ये इस दुनिया की टॉप पर हो यानी मार्शल आर्ट्स की भी टॉप पर हो। लेकिन जब ये अपनी फैमिली के बारे में बात करता है तो जो बहुत ज्यादा नरम दिल है और अपनी फैमिली की बहुत ज्यादा केयर करता है। तो मुझे तो अभी तक यहाँ पर इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर ये बंदा है कौन और कहाँ से आया है। थोड़ी देर आगे चलने के बाद रास्ते में जब ये जंगल में पहुंचते हैं तो इनके ऊपर अटैक हो जाता है, कुछ लोग इनके ऊपर तीरों के साथ अटैक करते हैं। तो वो सभी गार्ड्स कहते हैं बच्चों हमारे पास अटैक हुआ है। जब उनके ऊपर अटैक होता है तो शुई जल्दी से अपनी रस्सियां तोड़ देते हैं, अपनी तलवार निकालते हैं और कहते हैं कि वो लोग आ गए, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। जबकि उनके सामने काफी सारे बैंडेड्स होते हैं जो कि इन्हें रोकने के लिए आए होते हैं, के साथ एक मास्क वाला बंदा भी उनके सामने ही होता है। तो गवर्नर कहता है कि तुम कमीनों कहीं, तुम्हें पता भी है कि तुम यहाँ पर किसको रोक रहे हो, मैं हुनान प्रोविंस का गवर्नर हूँ। सुनने के बाद मास्क वाला बंदा उसे कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, जो चीज हमारी है हम लोग वो लेने के लिए आए हैं। तुम्हारा वूजन इसी के साथ ही अपने साथियों से कहता है कि तुम दोनों जैंग, समाते और मूजिन, ये तुम्हारा काम है, इन सभी लोगों को जिंदा पकड़ कर लाओ। स्पेशली वो सेंटर वाला मास्क वाला बंदा, वो मुझे जिंदा चाहिए और बाकी के सभी लोगों का तुम जो करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 27 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में
में ये केस हल हो जाएगा और उसके बाद पता चलेगा कि आखिर वो बंदा कौन है जो यहाँ पर गांजा की सप्लाई कर रहा है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वूजन अपने दोनों साथियों जैंग समाते और मूजिन से कहता है कि जाओ जाकर उस मास्क वाले बंदे को जिंदा पकड़ के लाओ, जबकि बाकी सभी का जो करना चाहो कर सकते हो। तो इसी के साथ ही वो दोनों उसका ऑर्डर सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं, जबकि इनके साथ शुई भी होती है और वो तीनों वहां पर रेडी होते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर इनको कैसे जिंदा पकड़ेंगे। तो वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, इन सभी को जिंदा पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, मुझे लगता है कि इनको मारना ज्यादा आसान होगा। शुई भी यहाँ पर यही सोच रही होती है कितने सारे दुश्मनों को मारना ज्यादा आसान है। कहती है क्या तुम यहाँ पर हमारे साथ मिलकर फाइट नहीं करोगे? तुम्हारा वूजन यहाँ पर उसकी बात को इग्नोर कर देता है। तो शुई कहती है लगता नहीं है कि यहाँ पर हमारे साथ मिलकर फाइट करने वाला है, लगता नहीं है यहाँ पर फाइट को ज्वाइन करेगा। मतलब यह है कि यहाँ पर मुझे फाइट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो काले कपड़ों वाला मूजिन जो है ये तो कम से कम फाइट कर सकता है, लेकिन दूसरे वाले के ऊपर तो मैं बिल्कुल भरोसा भी नहीं कर सकती वो फाइट कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। बस उम्मीद करती हूँ कि वो वाला हमारे रास्ते के बीच में ना आ जाए। तो शुई अपनी तलवार निकालती है और कहती है कि चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। मूजिन उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इस जैसे स्मॉल फ्राइज को पकड़ने के लिए मेरी मदद की जरूरत है? स्मॉल फ्राइज चाहे कितना ही बड़ा ग्रुप बनाकर क्यों ना जाए, वो हमेशा स्मॉल फ्राइज ही रहते हैं। और इसी के साथ ही मूजिन उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। शुई और समाते दोनों वहां पर देखते रह जाते हैं और मूजिन सबसे पहले जाकर एक वाले को तलवार मारकर और दूसरे वाले को मारकर बेहोश कर देता है। तो वो उनसे कहता है देखो मैंने इन दोनों को मारे बिना यहाँ पर बेहोश कर दिया है, ये तो बड़ी आसान है। तो शुई कहती है कि मैं भी ये कर सकती हूँ, जबकि समाते गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा। समाते कहता है कि हमें यहाँ पर इनमें से कोई जिंदा चाहिए जो कि हमसे बात कर सके, हमें बता सके कि इनका ओनर कहाँ पर रहता है, तो इसलिए वजह से हम लोग यहाँ पर इनको जिंदा पकड़ रहे हैं। तो शुई से कहती है कि मैं यहाँ पर वूजिन से बिल्कुल भी नहीं हारने वाली, तो इसका मतलब यह है कि मैं भी जाकर उनको पकड़ने वाली हूँ। अगर हम लोग इस प्रोसेस के दौरान उनका एक दो बाजू काट भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस इनको जिंदा रखना है, यहाँ पर इनके बाजू यहाँ पे टांगे सलामत नहीं रखनी। चलो जल्दी से तुम भी आगे बढ़ो। तो समाते उसे कहता है हाँ ये बात तो तुमने ठीक कही, और इसी के साथ ही शुई भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। जबकि समाते कहता है जरा रुको तो सही, तुम लोग तो वाकई में बहुत ज्यादा सीरियस हो गए, मैं भी आ रहा हूँ। बात थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं कि वो सभी लोगों को बंदी बनाकर उसके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। तुम्हारा वूजन उनके सामने खड़ा होता है। हमारा वूजन कहता है सारे के सारे क्या तुमने सभी को पकड़ लिया? जबकि समाते वहां पर नीचे गिरा पड़ा होता है और कहता है कि मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ी। पैलेस मास्टर मुझे लगता है कि इतना काफी है, हमने काफी सारे लोगों को पकड़ लिया है, तो इनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो वूजन कहता है कि हाँ ठीक है इतना काफी है, और साथ ही वो कहता है कि अब हम इन लोगों को इन्वेस्टिगेट करते हैं। और इसी के साथ ही जो गवर्नर होता है वो कहता है कि चलो जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर इस बंदे के मुंह पर से इसका मास्क हटाओ। तो एक सोल्जर आगे बढ़ता है, जाकर उसके मुंह से मास्क हटाता है। जैसे वो मास्क हटाता है तो उसके चेहरे के ऊपर बहुत सारे दाने दाने बने होते हैं, उसका चेहरा बहुत ही भद्दा दिखाई दे रहा होता है। शुई भी हैरान होती है और वूजन भी हैरान होता है। जबकि गवर्नर उससे पूछता है बताओ कि तुम कौन हो और तुम लोगों को यहाँ पर किसने ऑर्डर्स दिए थे ये सब कुछ करने के? आगे बढ़कर उसको इंटेरोगेट कर रहा था। तो वूजन कहता है रुक जाओ, तुम्हें लगता है कि यहाँ पर इस तरह से बात करने वाला है, तुम्हारे सवाल पूछने का तरीका ही गलत है, मैं इससे पूछता हूँ। वूजन आगे बढ़ता है और उस बंदे से कहता है कि यहाँ पर हमारे गवर्नर को इस बारे में पता चला कि यहाँ पर ड्रग्स लेकर जा रहा था रॉयल पैलेस की तरफ। ये खबर सिर्फ और सिर्फ हमारे हुनान प्रोविंस में ही थी। चांगशा सिटी में इस खबर को बुलाया गया था, इसका मतलब यह है कि तुम लोग चांगशा सिटी से हो। तो वो आगे से खामोश रहता है। तुम्हारा वूजन कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम्हारा बेस इस वक्त चांगशा में है। तुझे बात सुनने के बाद चिल्लाकर उसे कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हें इस बारे में एक लफ्ज भी नहीं बताने वाला। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार डालो। तुम्हारा वूजन कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें मारने की जरूरत ही क्या है, तुम यहाँ पर चांगशा में फैली हुई खबर के बारे में सुनने के बाद यहाँ पर आए, तो इसका मतलब तो यही है कि तुम्हारा ताल्लुक यहाँ पर चांगशा के किसी क्लैन से हो सकता है। क्या तुम लोग हाउ क्लैन से हो? तुझे बात सुनने के बाद बंदे को झटका लगता है। तो हमारा वूजन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम हाउस क्लैन से बिल्कुल भी नहीं हो, इसी वजह से तुम्हें ये बात सुनने के बाद झटका लगा है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 3 क्लैंस हैं, तीनों क्लैंस में से सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लैन से तुम हो सकते हो। हमारा वूजन उससे ये वाली बात करता है तो वो बंदा आगे से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो हमारा वूजन अपने हाथ को घुमाकर तलवार की तरह उसके ऊपर अटैक करता है और उसको मार देता है। तो मास्क वाले बंदे के मरने के बाद हमारा वूजन कहता है यहाँ पर हम दोनों की बातें सुनने के बाद तुम्हारे जहन में यहाँ पर कौन सा क्लैन आता है और कौन सा गाँव आता है कि ये कौन से गाँव से बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं, कौन से गाँव में बैठकर गांजा बना रहे हैं। तो शुई से कहते हैं कि तुम दोनों की कन्वर्सेशन से मुझे यहाँ पर इतना पता चला है कि ये लोग जिस गाँव से आते हैं वो 3 गाँव में से एक हो सकता है, यानी कि वो 3 क्लैंस में से एक क्लैंस हो सकता है। वो तीनों ही गाँव जो है वो म्यूरम अलायंस के अंडर आते हैं, यानी कि म्यूरम अलायंस के वो ज्वाइन करदा गाँव है। साथ ही वो ये सोचने के बाद काफी ज्यादा शर्मिंदा हो रही होती है और कहते हैं कि मुझे तो यहाँ पर इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि हमारे म्यूरम अलायंस के किसी गाँव में जो हमारे म्यूरम अलायंस के अंडर आता है वहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है, जो तो हमारे लिए और बड़ी इंसल्ट की बात है। आखिर हमारी म्यूरम अलायंस ने ऐसा क्या किया था जो हमारी म्यूरम अलायंस इतनी बुरी तरह से डिक्लाइन में जा रही है। इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि चलो फिर ठीक है आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा वूजन
कहता है कि हाँ क्यों नहीं, हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बारे में याद रखना तुमने जो मुझसे वादा किया था तुम्हें यहाँ पर मुझे पे करना होगा। तो ये कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें पे करूंगी और साथ ही तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही ये लोग वहां पर से निकल पड़ते हैं उनकी बेस की तरफ, ताकि बेस के ऊपर जाकर उनको पकड़ सके। जबकि दूसरा सीन जो होता है उनकी बेस की दिखाया जाता है, वहां पर क्लैन का जो लीडर होता है वो दूसरे बंदे से जो कि इसके लिए जहाँ पर ओपियम बनाता है वो से कहता है कि काफी देर हो गई और अभी तक हमारे लोग वापस नहीं आए। वो लोग गवर्नर के कैरेज के ऊपर अटैक करने के लिए गए थे। तो उसके साथ ही उसे कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो फेल नहीं हो सकते, बहुत ही जल्दी वो लोग यहाँ पर वापस आ जाएंगे। तो सेक्टर लीडर उसे कहता है कि ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि यहाँ पर वो लोग अपने मिशन को फेल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ कांस्टेबल्स होने वाले हैं और एक गवर्नर जो कि बहुत ज्यादा कमजोर है। आखिर वो लोग यहाँ पर उनको बड़ी आसानी से मार सकते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस है उनके फेल होने का। दूसरा बंदा उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, उनके फेल होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई हिडन मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर बीच में आकर उन सभी को बचाने वाला है। तो यहाँ पर उन लोगों को मैंने स्पेशल ड्रग्स के साथ रेज किया है, जिन लोगों ने मास्क लगाए हैं उन सभी लोगों को स्पेशल ड्रग्स से रेज किया गया है, जिसकी वजह से उनकी पावर जो है वो काफी ज्यादा हायर है। उसी के साथ उन्हें पीछे से आवाज आती है, कोई वहां पर आने के बाद उसे कहते हैं चुप बांझी, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे पर भरोसा नहीं है, लेकिन अफसोस कि अब यहाँ पर तुम्हारा जो कुछ भी कर रहे थे वो सब कुछ ठप करना पड़ेगा। तो शुई जैसी वहां पर आती है तो वो लोग उसे देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं जो तो नैमगोंग शुई है, अब शुई यहाँ पर क्या कर रही है। तो वो लोग इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि हमारी यहाँ पर वाट लगने वाली है, क्योंकि म्यूरियम अलायंस ने अगर यहाँ पर फिनिक्स स्क्वाड के लीडर को भेजा है तो उसका मतलब है कि म्यूरियम अलायंस के लोगों को भी इस बारे में पता चल चुका होगा। और जबकि हमारी शुई वहां पर सोच रही होती है कि मैं जहाँ पर ये सोच रही थी कि कोई दूसरे रीमन कल्ट के लोग जहाँ पर ये वाला घटिया काम कर रहे थे, लेकिन असल में तो यहाँ पर हमारे सेक्टर के लोग जहाँ पर ये काम कर रहे हैं, हमारी म्यूरियम अलायंस के लोग जहाँ पर ये सारे काम कर रहे हैं। तो वो बंदा जो यहाँ पर इसको गांजा बना कर देता है वो सेक्टर लीडर से कहता है कि तुमने यहाँ पर इस लड़की का नाम नैमगोंग शुई लिया है, क्या वाकई में ये नैमगोंग शुई है जो कि नैमगोंग फैमिली से है और म्यूरियम अलायंस की फिनिक्स स्क्वाड की लीडर भी है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही होगी। साथ ही उनकी नजर वहां पर स्माते के ऊपर भी पड़ती है, स्माते भी उनके साथ वहां पर आया होता है और फाइट कर रहा होता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये लोग तो यहाँ पर पूरी तैयारी करके आए हैं, लगता है कि ये लोग यहाँ पर हमें हराने के लिए आए हैं। अगर स्माते यहाँ पर है तो इसका मतलब यह है कि हम सभी लोग यहाँ पर हारने वाले हैं, क्योंकि इसी लड़के ने ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी को हराया था। ये बंदा जो यहाँ पर इसको गांजा बनाकर देता है वो इस बात से बहुत ज्यादा नफरत करता है, जिसने ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी को हराया था वो स्माते को देखती बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो दूसरा बंदा उसे कहता है कि चुप बांझी प्लीज शांत हो जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो, यहाँ पर पहले ये देखना चाहिए कि आज यहाँ पर हुआ क्या है, हम लोग पकड़े कैसे गए। तो चू बांझी उसे कहता है कि तुम यहाँ पर ये देखकर बता नहीं सकते कि हम लोग यहाँ पर अनकवर्ड हो चुके हैं, हमें पकड़ा जा चुका है, अब हम लोग और क्या काट सकते हैं, सभी को यहाँ पर मरना होगा। पहले यहाँ पर बड़े आसान है इस सब को कवर करना, जहाँ पर जितने भी लोग आए सभी को मार डालते हैं और सारे के सारे सबूत मिटा डालते हैं। बंदे को हम लोग मारना चाहते थे वो बंदा भी यहाँ पर आ चुका है, जैंक समाते यहाँ पर आ चुका है। तुम इस बारे में भूल तो नहीं गई, तुम्हें यहाँ पर गांजा बनाकर देने के बदले मैंने तुमसे सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट की थी, मैंने तुमसे कहा था कि जैंक समाते को मरना होगा, अब जल्दी से जाओ जाकर उसे मेरे लिए मार डालो, अगर तुम नहीं मारते तो फिर मुझे यहाँ पर उसे मारना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पर ऐसा नहीं करते, अगर समाते आज यहाँ पर जिंदा रहता है तो फिर फ्यूचर में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, ना ही यहाँ पर तुम्हें नई सप्लाई दूंगा। तो सेक्टर लीडर से कहता है अच्छा ठीक है तुम्हारा ये काम हो जाएगा, मैं उस लड़के को खुद मारूंगा। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 28 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे यहाँ पर ये लोग इस बॉस को कैसे हराने वाले हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे शुयर्स की स्क्वाड जो होती है वो ट्रिपल स्वर्ड एसोसिएशन की बेस पर पहुंच जाती है, जहां पर उन्हें वो बंदा भी दिखाई दे जाता है जो उनके लिए गांजा बना रहा था। लेकिन वो बंदा जो होता है ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी से ताल्लुक रखता है और उसकी ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी के डिस्ट्रॉय होने के बाद उसका जिम्मेदार समाते को ठहराता है और उसे मारना चाहता है, जबकि शुई वहां पर उन सभी को मार रही होती है। शुई कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को टेक डाउन करना होगा, जो लोग यहाँ पर म्यूरियम अलायंस का नाम खराब कर रहे हैं उन सभी को आज मरना होगा। और शुई सभी को वहां पर मारते हुए आगे की तरफ बढ़ी होती है, जबकि हमारा जो वुजन होता है वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बारे में सोचना चाहिए कि वहाँ पर जो मेन बॉसेस है उनको कैसे हराना है। यहाँ पर स्मॉल फ्राइज को तो मेरे साथ ही संभाल लेंगे। सामने छत के ऊपर उन्हें दिखाई देता है कि वो बंदा जो कि यहाँ पर जिनके लिए गांजा बनाता है ऊपर सामने खड़ा होता है। तो ये देखने के बाद शुई कहते हैं कि मुझे ये बंदा याद है, इस बंदे का नाम तो चू बांझी है। जबकि चू बांझी भी वहाँ पर आके से जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें याद ही होगा, तुम मुझे कैसे बोल सकती हो। तो शुई से कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम इतना घटिया काम कैसे कर सकते हो। तुम्हारा वुजन कहता है कि बात है क्या तुम वहाँ पर देख रहे हो वो बंदा जो टकला है, मुझे लगता है कि वही यहाँ पर तुम्हारा फेस चेंज करके यहाँ पर ये सारे गंदे काम कर रहा था। अगर तुम यहाँ पर बदला लेना चाहते हो तुम उससे बदला ले सकते हो। माते उसे कहता है कि बॉस क्या वाकई में यही वो बंदा है। तो वुजन कहता है हाँ यही वो बंदा है, क्योंकि मुझे इसके ऊपर फेस चेंजिंग टेक्निक के ट्रेसेस दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि यही बंदा यहाँ पर फेस चेंजिंग टेक्निक को यूज करता रहा है। ऐसे भी इसका चेहरा तुम्हारे चेहरे से काफी ज्यादा मिलता जुलता भी है। तुम्हारा समाते कहता है क्या बकवास कर रहा है, मेरा चेहरा उसके साथ कहाँ से मिलता जुलता है। तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि अब यहाँ पर सभी को किसी न किसी से तो फाइट करनी
पड़ेगी। वहाँ पर टोटल 3 लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम लेफ्ट वाले को संभालो, लेफ्ट वाले से तुम फाइट करोगे। तो स्मार्टी कहता है क्या मुझे फाइट करनी होगी? तो वुजन कहता है तो क्या तुम चाहते हो कि मैं उससे फाइट करूँ? तो स्मार्टी आगे से खामोश हो जाता है, जबकि हमारा वुजन घूर कर उसकी तरफ देखता है और कहता है जाओ जाकर उसे फाइट करो। क्योंकि स्मार्टी बेचारा उदास होकर आगे बढ़ जाता है और कहता है कि यहाँ पर और भी काफी सारे लोग हैं, लेकिन फिर से मुझसे क्यों कह रहा है कि मुझे जाकर उससे फाइट करनी है? फिर साथ ही वहाँ पर लेफ्ट वाले की तरफ देखता है और कहता है कि जिस तरह से उस बंदे की बॉडी शेप है, मुझे लगता है कि उसकी किंग कॉन्ग टेक्निक काफी ज्यादा स्पेशल होगी और फाइटिंग में भी काफी ज्यादा स्पेशलाइज लगता है, तो क्या मैं उसको हरा पाऊंगा? तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि वो यहाँ पर अपनी किंग कॉन्ग टेक्निक की वजह से काफी तेज है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वक्त हम सभी लोगों में से यहाँ पर सबसे ज्यादा तेज किंग कॉन्ग टेक्निक मेरी है और उसके बाद सेकंड नंबर पर तुम आते हो, तुम मुझसे सेकंड नंबर पर हो। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर को झटका लगता है। वो कहता है क्या मास्टर ने कहा कि मैं उससे सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा तेज इंसान हूँ? इसके साथ ही वो अपनी किंग कॉन्ग टेक्निक को यूज करते हैं, बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और कहता है अब जबकि मास्टर ने यहाँ पर कहा कि जाकर उस बंदे को पकड़ो, तो मैं उसे जाकर पकड़ूंगा। इन लोगों की हिम्मत कैसे भी मेरा चेहरा लेकर सारे गंदे काम करने की और मेरे पर इतने सारे इल्जाम लगाने की, आज मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। वुजन कहता है कि अब जबकि मैंने यहाँ पर लेफ्ट साइड के बारे में डिसाइड कर लिया है कि उसको तो हैंडल कर लिया जाएगा, अब यहाँ पर उस सेंटर वाले बंदे के बारे में कुछ सोचा जाए, सेंटर वाले का क्या किया जाएगा। चू बांजी ऊपर से इन सभी लोगों की बातें सुन रहा था। चू बांजी कहता है कि जिस तरह से जैक समाते यहाँ पर उस बंदे को अपना मास्टर कह रहा था, मुझे लगता है कि यही वो मास्टर है जिसने ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी को हराया था। इसका मतलब यह है कि सारा कुछ जैक समाते ने नहीं किया बल्कि तुमने किया है। इसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि क्या तुमने ये किया है, क्या तुमने ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी को हराया है? तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि अगर मैं कहूँ कि हाँ तो फिर तुम यहाँ पर मेरा क्या बिगाड़ लोगे? तो चू बांजी चलाकर उसे कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, कमीने कहीं के, घटिया इंसान कहीं के, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। जैसे उसे ये कहता है, इसी के साथ ही चू बांजी जो होता है उसकी बॉडी के अंदर से क्रिम्सन कलर की एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। वो चला कर उसे कह रहा होता है कि तुमने मेरे पास से मेरी रेफ्यूजी छीन ली, मैं वहां पर ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी में रहता था, वहां पर उन लोगों ने मुझे रहने के लिए जगह दी थी, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी फैमिली मारी गई। ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी मेरी फैमिली की तरह थी, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। तुम्हारा वुजन कहता है क्या सीरियसली? फिर साथ ही वो कहता है कि यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर से क्रिम्सन कलर की विंड निकली है जो सिर्फ और सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। इस तरह की क्रिम्सन कलर की विंड उस वक्त निकलती है जब ये कोई बंदा जो होता है वो दुनिया में डिजास्टर लाने की कोशिश करता है, यानी कि वो बेजर्क हो जाता है और यहाँ पर किसी को भी मार डाले। इस तरह की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उसी की बॉडी से निकलती है। ऐसे लोग जो कि इवल इंटेंशंस को रखते हैं, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर इसको मारना ही पड़ेगा। वुजन उसे कहता है कमीने कहीं कि अपनी बकवास बंद करो, जबकि चू बांजी चिल्लाकर उसे कहता है कि अब यहाँ पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी बाजू और टांगे उखाड़ दूंगा, मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा, मैं तुम्हारी बॉडी के बहुत सारे टुकड़े करूंगा। तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी बातें तुम्हारे तक पहुंच नहीं रही, तो फिर मुझे यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक ही करना पड़ेगा। और वहीं पर खड़े खड़े हमारा वुजन शायद अपने हाथ को हिलाता है और इसी के साथ उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल ठंडर गिरती है। जब वो ठंडर उसके ऊपर गिरती है तो इसी के साथ ही चू बांजी जो होता है वो वहीं पर मीट का टुकड़ा बन के ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, उसकी बॉडी भी वहां पर नहीं बचती। और ये देखने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि वो सेक्टर लीडर जो कि साइतामा के जैसा दिखता है, वो कहता है कि ये यहाँ पर क्या हुआ। के साथ साथ मूजिन और शुई वो दोनों भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि आयुष यहाँ पर हुआ क्या, हम सभी लोग यहाँ पर देख भी नहीं पाए, आयुष बंदा है कौन? तो हमारा वुजन जो होता है वहां पर अपने बाल खोलकर खड़ा होता है, जब वहां पर अटैक करता है तो उसके बाल खुल जाते हैं और वहां पर काफी खतरनाक लग रहा होता है। तो शुई कहती है कि आज से पहले मैं बहुत सारे लोगों का मरा हुआ देख चुकी हूँ, बहुत सारे तरीकों से मरा हुआ देख चुकी हूँ, जिसमें पॉइजन को यूज किया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स को यूज करके बॉडीज को जलाया जाता है, लेकिन आज तक मैंने कभी इस तरह की मौत नहीं देखी। इसने पता नहीं अपने हाथ को हिलाया भी या नहीं, लेकिन एक ही झटके में जहाँ पर चू बांजी जो था वो ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा था, उसकी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो गई। आयन ऐसा कैसे हो सकता है, इसने ये कैसे किया होगा? शुई वुजन की तरफ देख रही होती है कि आयशा बंदा है कौन? तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि मेन बॉस को मैंने मार दिया और बाकी के सभी लोगों को तुम लोग खुद ही संभाल सकते हो, चलो जाओ जाकर फाइट करो। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उन सभी को हैंडल कर लेते हैं। यहीं पर एक और बंदे को दिखाते हैं, सेम टाइम के ऊपर एक और बंदा जो होता है जो कि एक एक्सप्लोरर होता है, तो वो यहाँ पर कोई ऐसी चीज ढूंढ रहा होता है जिसकी वजह से उसे बड़ा इनाम मिल सके। तो वो नॉर्थ में डोंगटिंग लेक की तरफ आके बढ़ रहा होता है। डोंगटिंग लेक के ऊपर एक बड़ा सा पहाड़ होता है, वो उसके ऊपर चढ़ रहा होता है और वहां पर चढ़ते चढ़ते जैसे वो ऊपर चढ़ जाता है वो कहता है जी तो बहुत ज्यादा मुश्किल था, कभी ये एक ऐसी जगह हुआ करती थी जहां पर किसी को भी आने की जरूरत आने की इजाजत नहीं थी, पिछले 1000 साल से यहाँ पर किसी को भी नहीं आने दिया गया, लेकिन अब ये जगह जहाँ पर सभी लोगों के लिए ओपन कर दी गई है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे इस जगह के ऊपर बहुत ही कुछ खास मिलने वाला, कोई ऐसा ट्रेजर मिल जाएगा जिससे मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी आराम से बैठकर खा सकता हूँ। पर यहाँ पर ऐसा क्या है? तो इसी के साथ जब वो ऊपर बैठा होता है तो नीचे का ग्राउंड टूट जाता है, जैसे वो नीचे का ग्राउंड टूटता है तो वो अंदर गिर जाता है। तो एक बड़ी सी माउंटेन होती है, माउंटेन के अंदर ग्राउंड टूटने की वजह से वो उसके अंदर गिर जाता है। अंदर गिरने के बाद ऊपर वो देखता है तो ऊपर वहां पर रात हो चुकी होती है, क्योंकि वो काफी देर तक ऊपर गिरने के बाद बेहोश रहता है। तो वो कहता है कि ये क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ? उठकर बैठता और कहता है कि लगता है कि मैं काफी ज्यादा लकी हूँ कि पत्थर मेरे पर नहीं गिरे, लेकिन ये जगह है कौन सी? और जैसे वो उठकर वहां पर साइड के ऊपर देखता है तो वहां पर उसे एक बड़ा सा सांप का, एक बड़े से सांप की स्किन
स्किन दिखाई देती है। तो वो कहता है ये क्या, ये तो एक बड़े से सरपेंट की स्किन है। कहा जाता है कि एक लेजेंडरी जायंट सरपेंट जहाँ पर इस जगह के ऊपर रहा करता था, क्या जी वाकई में वही तो नहीं है। तो वो उसकी स्किन को फॉलो करते हुए अंदर की तरफ जाना स्टार्ट करता है, जहाँ पर वो स्किन निकल कर आ रही होती है। जैसे कि वो उसके पीछे पीछे वहां पर जाता है तो वहां पर कुछ दिखाई देता है। तो वो कहता है कि ओ माय गॉड, यहाँ पर जो कुछ भी है, मुझे लगता है कि अगर मैं ये वाली इन्फॉर्मेशन म्यूरियम अलायंस और बाकी के सभी सेक्टर्स को जाकर बेचता हूँ तो फिर मुझे इतना इनाम मिलेगा कि मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी खाने के बारे में फिक्र करना भूल जाऊंगा, मुझे अच्छा खाना और एक अच्छी लाइफ मिलेगी। तो वहां पर जब अंदर आता है तो वहां पर एक टेंपल होता है और उस टेंपल के अंदर वहां पर 3 डेड बॉडीज पड़ी होती है, 3 कंकाल पड़े होते हैं और इसी के साथ ही वहां पर सामने एक कब्र होती है। उस कब्र की तख्ती लगी होती है और उसके ऊपर लिखा होता है डैन वूजून। साथ उस मॉन्यूमेंट के ऊपर बहुत कुछ लिखा होता है, जिसमें लिखा होता है कि हमने इसकी बिगनिंग को देखा, हमने इसकी अचीवमेंट्स को देखा, हमने इसके गुस्से को देखा, हमने इसके साथ यहाँ पर सब कुछ फील किया, हमने इसको देखा कि जिस तरह से लोगों को टीयर अपार्ट किया, जिसने इस तरह लोगों को मारा, हमने इसको इंसानियत को खोते हुए देखा, हमने इसे एक डीमन बनते हुए देखा, हमने इसकी रुथलेसनेस को देखा। टैबलेट के ऊपर वो 3 लोगों की डेड बॉडीज जो पड़ी होती है उन्होंने वो सब कुछ लिखा होता है। तो साथ उस टैबलेट के ऊपर जो नाम लिखा होता है वो मार्शल गार्ड डैन वोशुन का लिखा होता है। तो ये देखकर वो बंदा भी काफी हैरान होता है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो धमाका मचाने वाली है। ऊपर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारी सोमी का दिखाया जाता है कि सोमी जो होती है वो गर्मी में बाहर लेटी होती है और कहती है बहुत ज्यादा गर्मी है, जबकि शुई वहां पर बैठकर कुछ खा रही होती है। और इसी के साइड के ऊपर दिखाते हैं कि मूजिन और सुमाते दोनों वहां पर गार्डनिंग कर रहे होते हैं। तो हमारी शुई उन लोगों से कहती है कि तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर गर्मी के दिन में यहाँ पर इस तरह से प्लॉइंग नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे पास यहाँ पर पैसे तो तुम लोग किसी और को हायर कर सकते हो ये काम करवाने के लिए। सुमाते उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग यहाँ पर किसी को हायर करेंगे और हमारे मास्टर हमारे होते हुए यहाँ पर किसी और को हायर क्यों करेंगे, हमें यहाँ पर ऑर्डर मिला है कि हमें ये काम करना है। मूजिन भी उसे कहता है कि क्यों ना तुम भी यहाँ पर हमारे साथ है और आकर हमारी हेल्प करो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 29 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वो जो नई इन्फॉर्मेशन मिली है जहाँ पर डैन वूजून की ग्रेव मिली है और उसका टेंपल मिला है, तो उसके बारे में अब आगे क्या किया जाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग रूथलेस डीमन की एपिसोड 30 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वूजून जो होता है अपने लोगों से वहां पर खेती बाड़ी करवा रहा होता है, जबकि शुई वहीं पर बैठी होती है। शुई उन लोगों से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि इतनी गर्मी के दिन में तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, तुम लोग ये सब्जियां तो बाजार से भी खरीद कर ला सकते हो। सुमाते से कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि हम लोग यहाँ पर बिना जाने ये सब कुछ कर रहे हैं, हमें सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी मास्टर वूजून ने हमें यहाँ पर करने का ऑर्डर दिया था, इसी वजह से हम लोग ये कर रहे हैं। मूजिन उसे कहता है कि अगर यहाँ पर तुम्हें हेल्प नहीं करनी तो फिर चुपचाप वहां पर बैठी रहो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूंगी। फिर साथ ही वो सोमी से कहती है कि सोमी अगर तुम्हें गर्मी लग रही है तो यहाँ पर आकर मेरे पास बैठ जाओ। सोमी उसे कहती है नहीं, मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि मुझे ये काम करना है तो फिर मुझे ये काम करना है। सोमी कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सभी लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। मुझे लगता है कि ट्रिपल स्वॉर्ड एसोसिएशन के हादसे के बाद से वूजून स्पेशली इन सभी लोगों को ट्रेनिंग देना चाहता है, इसी वजह से इन लोगों से यहाँ पर खेतों में काम करवा रहा है। हमारा वूजून भी वहां पर पहुंचा था और वूजून उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि यहाँ पर एक सेइंग है जिसमें यह कहा जाता है कि अगर तुम यहाँ पर काम नहीं करते तुम्हें खाना भी नहीं खाना चाहिए। तो शुई से कहती है लेकिन मैं तो यहाँ पर एक मेहमान हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं एक मेहमान हूँ। तुम्हारा वूजून से कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर एक मेहमान हो। तुम्हारा वूजून से कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम यहाँ पर एक मेहमान के तौर पर रह रही हो तो फिर ठीक है, मेरे साथ एक बैट लगाओ। तो वो कहती है वो क्या बैट लगाना चाहते हो। तो वूजून से कहता है कि चलो वहां पर बैट लगाते हैं कि हम दोनों में से कौन वहां पर सामने जाकर वो सामने तुम्हें जो प्लॉट दिखाई दे रहा है उसके अंदर प्लॉइंग कर सकता है। देखने कौन यहाँ पर इसको जल्दी से प्लॉ कर सकता है, जो भी जीतेगा विनर होगा और जहाँ पर उसे बहुत सारे सिल्वर कॉइन्स मिलेंगे। तो ये बात सुनने के बाद शुई कहती है कि मुझे यहाँ पर सिर्फ एक सिल्वर कॉइन मिलेगा। अच्छा ठीक है, और इसी के साथ ही वो वहां पर बैटिंग करना शुरू करती है, यानी कि वहां पर जाकर प्लॉइंग करना शुरू कर देती है और वो बड़ी तेजी के साथ वहां पर अपनी प्लो को प्लॉट में चला रही होती है और कहती है कि मुझे ये जीतना है, मुझे ये जीतना है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है म्यूरियम अलायंस का दिखाया जाता है, जहां पर म्यूरियम अलायंस में वो बंदा जिसने वहां पर से रैली को ढूंढा था वो वहां पर आने के बाद उनको मैसेज देता है। तो म्यूरियम का एक मंत्री जो होता है वो अपने लीडर के पास आता और कहता है कि एक बंदा जो अपने आप को एक हंटर कहता है उसने यहाँ पर एक मैसेज भिजवाया, उसने कहा है कि उसे मार्शल गार्ड्स की सीक्रेट केव मिली है। सीक्रेट केव जो जुनशान आइलैंड में है। तो मास्टर से कहते हैं तो क्या वहां पर और क्या कुछ मिला है। तो वो मास्टर को बताता है कि वहां पर 3 कंकाल मिले हैं और वो तीनों कंकालों के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो तीनों इमोर्टल्स के कंकाल हैं। वहां पर एक टैबलेट पड़ा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये मार्शल गॉड का टैबलेट है। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर कहते हैं क्या तुम्हें वाकई में श्योर हो कि वहां पर जो तीनों कंकाल पड़े हुए हैं वो तीनों स्काइज के हैं, यानी वो तीनों मास्टर्स के हैं। तो यहाँ पर हमें स्काइज के बारे में बताया जाता है और कहा जाता है इस दुनिया में इस वक्त जितने मार्शल आर्टिस्ट है वो सभी
इमोर्टल्स के बारे में जानते हैं, सभी इन सभी इमोर्टल्स के बारे में जानते हैं कि ये कितने ज्यादा पावरफुल मास्टर्स हैं। उनमें एक वुडेंग सेक्टर का मास्टर सैनफेंग था, एक शाओलिन डार्मा का मास्टर लामा था और एक डिमोनिक कल्ट से हीवनली डीमन था। ये तीनों ही पीपल जो थे ये मार्शल आर्ट्स की पीक तक पहुंच चुके थे, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा पावरफुल थे। इन्हें यहाँ पर इमोर्टल्स कहा जाने लगा था, इसी वजह से इन लोगों को यहाँ पर थ्री स्काइज भी कहा जाता है। तो म्यूरियम लीडर कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर अब पूरी की पूरी दुनिया में दोबारा से एक तहलका मचने वाला है, क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर कोई ना कोई आएगा और आकर उन कंकालों को अपनी संपत्ति जताने की कोशिश करेगा। क्योंकि एक तो वहां पर वुडेंग सेक्टर के मास्टर हैं और एक यहाँ पर हमारी तरफ से म्यूरियम अलायंस के मास्टर हैं, लेकिन वहां पर तीसरी जो कंकाल है उस कंकाल के बारे में अभी तक नहीं पता। ऑर्थोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स और साथ में डीमन कल्ट के जो लोग हैं वो लोग वहां पर जरूर जाएंगे। म्यूरियम लीडर के सामने जो बंदा होता है उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर के सभी लोग वहां पर जरूर जाएंगे, क्योंकि अगर वहां पर उनके इमोर्टल मास्टर्स की लाशें पड़ी हैं तो वो लोग उसको एक बहुत ही सैक्रेड प्लेस मानते हैं और इसी वजह से वहां पर उन्हें जाना ही पड़ेगा। तो वुडेंग सेक्टर के लीडर ह्यूज वोंग वहां पर आए होते हैं और वो भी उसके साथ बात कर रहे होते हैं। तो मास्टर कहते हैं कि वुडेंग सेक्टर के मास्टर का तो यहाँ पर आना बनता है, क्योंकि अगर वहां पर वुडेंग सेक्टर के मास्टर सैनफेंग मौजूद है तो उसका मतलब यह है कि वो भी वहां पर जरूर जाएंगे और हम लोग म्यूरियम अलायंस से हम लोग वहां पर जरूर जाएंगे। और दूसरी तरफ से डिमोनिक कल्ट के लोग अगर वहां पर पहले पहुंच जाते हैं तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, हमें यहाँ पर सभी लोगों के साथ मिलकर वहां पर जाना पड़ेगा। वुडेंग सेक्टर का एक एल्डर वहां पर आता है और आकर म्यूरियम लीडर से कहता है कि मुझे लगता है कि वहां पर जो तीसरा कंकाल है वो डिमोनिक कल्ट के मास्टर का हो सकता है। तो डिमोनिक कल्ट के मास्टर का कंकाल होने की वजह से डिमोनिक कल्ट के लोग पीछे क्यों रहेंगे, मुझे लगता है कि वो भी वहां पर जरूर जाएंगे। अगर यहाँ पर हमने किसी को भी वहां पर जाने से रोका तो फिर इन तीनों सेक्टर्स के दरमियान में आपस में फायर छिड़ जाएगी, तीनों के दरमियान में एक जंग छिड़ जाएगी जिसे रोका नहीं जा सकता। और ये तीनों सेक्टर इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, जहां पर इवल फैक्शन के लोग होते हैं, वुडेंग सेक्टर के लोग होते हैं और म्यूरियम अलायंस के लोग होते हैं, सभी लोग एक जगह के ऊपर इकट्ठे होते हैं। तो म्यूरियम लीडर उन लोगों से कहते हैं लोग जहां पर इन सभी बातों को देख रहे हैं और सभी बातों को देखने के बाद मैं जहां पर अपनी तरफ से 200 मार्शल मास्टर्स को म्यूरियम अलायंस की तरफ से भेजने वाला हूं और वुडेंग सेक्टर के लोग भी वहां पर रहेंगे और उनको कमांड करेंगे, जबकि यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के लोग भी हमारे साथ जा सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग वहां पर जाएं, उस जगह के ऊपर, उस आइलैंड के ऊपर जाएं और जाकर उस केव को इन्वेस्टिगेट करें और इन्वेस्टिगेट करके बताएं कि क्या वाकई में जो वहां पर जो 3 इमोर्टल्स की डेड बॉडीज पड़ी हुई है क्या वो वाकई में तीनों इमोर्टल्स की हैं। म्यूरियम लीडर ने यहाँ पर इन सभी को ऑर्डर्स तो दे दिए, लेकिन असल में वो एक बात को लेकर काफी परेशान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि अभी तक हमारी म्यूरियम वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 3 इमोर्टल्स के बारे में हम लोग जानते हैं, जिनमें एक डिमोनिक कल्ट के मास्टर थे, एक मास्टर वुडेंग, सैनफेंग मास्टर नु और दिक्तीस मास्टर लामा थे। लेकिन इनमें जहां पर कंकाल में बताया जा रहा है कि एक लड़की का कंकाल है और जिसके नाम के साथ लिखा हुआ है नैम जूरियन। हमें नैम जूरियन के बारे में कुछ भी नहीं पता, हमारी हिस्ट्री में नैम जूरियन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आखिर वो तीनों स्काइज के अंदर कहां से आ गई, आखिर वो एक इमोर्टल कैसे बन गई, वो इतनी पावरफुल हो रहा था तो फिर हमने कभी उसके बारे में क्यों नहीं सुना, और वो कौन से सेक्टर से ताल्लुक रखती है, क्या वो ऑर्थोडॉक्स है या फिर अनऑर्थोडॉक्स है या फिर डिमोनिक फैक्शन से है, अभी तक हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। हो सकता है कि जहां पर कोई तीसरी फैक्शन भी इस सब में इन्वॉल्व हो जाए और आकर उसके कंकाल को रिट्रीव करने की कोशिश करे। तो इसके साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से हमारे वुजुन का दिखाया जाता है। तो हमारा स्मार्ट ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है और कहता है कि यहाँ पर एक ग्राउंड के अंदर प्लॉइंग करना भी कितना ज्यादा मुश्किल काम है, मुझे लगता है कितना सारा काम करने के बाद हमें जाकर किसी ठंडे पानी के अंदर जाकर नहाना चाहिए। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, क्यों ना हम लोग डोंगटिंग लेक में चले, वहां पर जाकर नहा सकते हैं। तो वुजुन स्मार्ट आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि नहीं, क्या तुम्हें पता भी है कि वो कितना ज्यादा गहरा है, वो लेक बहुत ज्यादा गहरी है, हम लोग वहां पर अगर गिर गए तो फिर बचेंगे नहीं। तो शुई उसे कहते हैं क्यों ना वहां पर जाकर ट्राई करके देखा जाए, मुझे लगता है कि तुम्हें वहां पर गिरने से डर लगता है, वैसे भी तुम्हारे होंठ इतने बड़े हैं, मुझे लगता है कि तुम इन्हें यहाँ पर पानी के अंदर फ्लैपर्स की तरह यूज कर सकते हो और पानी के अंदर तैर सकते हो। स्मार्ट से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या बकवास किए जा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि मुजिन उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर आपस में क्या फाइट किए जा रही हो, जहाँ पर और आकर अगर तुम लोग तरबूज खाना चाहते हो खा लो। कहती है नहीं नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, बाहर से कुछ लेकर खा लूंगी। तो हमारा स्मार्ट से कहता है कि जो हम लोग अपने फार्म में उगाने वाले हैं वो बाहर से काफी सस्ता पड़ेगा। जबकि शुई से कहते हैं कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई और वजह है, मुझे तो लगता है कि वो तुम लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग करवा रहा है। तो वो दोनों से कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर साथ ही शुई लोगों से कहते हैं कि क्या तुमने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि आखिर ये बंदा है कौन, क्या तुमने कभी वुशुन के मार्शल आर्ट्स लेवल के बारे में जानने की कोशिश की। स्मार्ट उसे कहता है कि मुझे पता है कि वो यहाँ पर फाइट करना जानता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही हाई रैंक का मार्शल आर्टिस्ट है। इसी के साथ सोमियन से कहते हैं कि मेरे डैड एक कारपेंटर हैं। ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं क्या क्या वाकई में तुम्हारे डैड एक कारपेंटर है। तो सोमियन से कहते हैं हाँ मेरे डैड एक कारपेंटर है, ये पूरे का पूरा घर उन्हीं ने तो बनाया, इस घर के अंदर जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी खुद ही उन्होंने लकड़ी को काट काट कर बनाई है, वो एक बहुत अच्छे कारपेंटर है। तो ये बात सुनने के बाद वो लोग इमेजिन कर रहे होते हैं क्या ये वाकई में कारपेंटर हो सकता है। मुजिन कहता है कि मुझे तो सब बिल्कुल भी नहीं लगता। जबकि सोमियन से कहते हैं क्या तुम इस ब्लॉक को देख रहे हो, इस ब्लॉक को भी मेरे डैड ने बनाया है। कि हमारा वुशन वहां पर पहुंच जाता है, उनसे कहता है कि जहां पर एक दूसरे के पास में झांकना बंद करो, मैं जहां पर कुछ और बात करने के लिए आया हूँ। जब मैं बाजार में गया था तो वहां पर बहुत सारी हलचल मची हुई थी, सभी
सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। मुझे जल्दी से जानना है कि आखिर हुआ क्या है। आखिर अचानक से यहाँ पर ऐसा क्या हो गया है कि पूरे के पूरे शहर में सभी लोग बातें कर रहे हैं और सभी लोग कुछ तैयारी कर रहे थे। जिन कहता है कि मुझे लगता है कि ट्रिपल स्वर्ड्स फैक्शन के हारने की वजह से ये सभी लोग यहाँ पर कमोशन मचा रहे होंगे। तुम्हारा वुशन कहता है नहीं नहीं, ये मसला नहीं है, मुझे लगता है कि वो लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं। सोमी कहती है कि मुझे पता है कुछ लोग वहां पर स्कूल में बात कर रहे थे। वो कहती है मुझे लगता है कि वो लोग वहां पर ये बात कर रहे थे, उन्हें कुछ मिला है, उन्हें एक आइलैंड के ऊपर से कुछ मिला है। तुम्हारा वुशन कहता है कि तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रही हो, उन्हें क्या मिला है। सोमी कहती है कि मुझे याद नहीं आ रहा कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे थे। इसी के साथ ये कबूतर उड़ता हुआ आकर शुई के हाथ के ऊपर बैठ जाता है और उसके पास एक मैसेज भी होता है। तो वो कहती है तो एक स्पेशल मैसेंजर पिजन है, इसका मतलब यह कुछ ना कुछ तो हुआ है, मुझे जाना होगा। वुशन कहता है कि क्या हुआ। तो वो कहती है फिलहाल के लिए बता नहीं सकती, लेकिन मुझे वापस जाना है। और इसी के साथ ही वहां से म्यूरम अलायंस के लिए वापस निकल जाती है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 30 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 31 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि शुई को एक मैसेज मिलता है और वापस म्यूरम अलायंस में चली जाती है। उसके चले जाने के बाद समाते कहता है कि पता नहीं क्या हुआ होगा, लगता है कुछ बहुत ही अर्जेंट है जो इसे अचानक से यहाँ पर मैसेज भेजकर बुला लिया क्या है। तो हमारा वुशन कहता है कि समाते बाजार में जाओ, जाकर ढूंढ कर आओ, पता कर क्या हो क्या हुआ क्या है। समाते कहता है कि मुझे फिर से यहाँ पर जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है मैं चले जाता हूँ। तो वो भी वहां पर चला जाता है, जबकि शुई भागती वापस की तरफ जा रही होती है और साथ ही सोच रही होती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि के ऊपर यहाँ पर मार्शल गार्ड के ट्रेसेस मिले हैं। मैंने मार्शल गार्ड के लेजेंड के बारे में पहले भी सुना है। मैंने सुना है कि एक बंदा बहुत ही पावरफुल था जो कि मार्शल गार्ड लेवल तक पहुंच चुका था। वो इतना पावरफुल था कि उसने यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े मार्शल आर्टिस्ट को हरा दिया था। उसकी टॉप अगर यहाँ पर मिली और साथ ही 3 स्काइज की टॉप यहाँ पर मिली है तो फिर मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है, मुझे जल्दी से जल्दी वापस पहुंचना होगा। तो समाते भी वहां पर इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वापस आता है और उनको ये बात बताता है। समाते वापस आने के बाद बताता है कि उन लोगों को यहाँ पर एक आइलैंड के ऊपर उन्हें एक कैवरन मिली है और उन्हें लगता है कि ये कैवरन जो है मार्शल गार्ड से रिलेटेड है और उसके अंदर जो कवर है वो भी मार्शल गार्ड की है। और ये बात कंफर्म है क्योंकि इस वक्त गवर्नर भी इसी बारे में बात कर रहा था। तो ये बात सुनने के बाद मुजिन कहता है कि अगर ये बात वाकई में सच है तो ये बहुत ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता, यानी कि इसमें काफी ज्यादा खतरे हो सकते हैं। अगर तो यहाँ पर ये जो कबर है वो वाकई में मार्शल गार्ड की, तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारी फैक्शंस वहां पर जाएंगे और वहां पर उसकी लेगेसी को लेने की कोशिश करेंगी। कहा जाता है कि मार्शल गार्ड एक बहुत ही पावरफुल इंसान था जिसे ज्यादा लोग जानते नहीं है, लेकिन ठीक आज से 1000 साल पहले वो इस दुनिया में था और इस दुनिया में वो एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट था। तो मुजिन कहता है कि अगर ये बात वाकई में सच है तो फिर हमें वहां पर जाकर चेक करना चाहिए, हमें जाकर खुद इसको चेक करना चाहिए कि ये मार्शल गार्ड एग्जिस्ट करता था या नहीं। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रह सकता है क्योंकि हमें वहां पर उसकी लेगेसी की पावर मिल सकती है। स्मार्ट भी कहता है हाँ मैनर मास्टर, हमें लगता है कि वहां पर जाना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जबकि सोमी कहती है कि हाँ मैंने भी इस मार्शल गार्ड के बारे में सुना है, मार्शल गार्ड की सीक्रेट कैवरन वहां पर मिली है उस आइलैंड के ऊपर। तुम्हारा वुजन उन लोगों से बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है, फिर साथ ही कहता है मुझे ये बताओ कि वो कहां पर है, उसकी लोकेशन क्या है, वो कौन से आइलैंड के ऊपर है। तो स्माते उसे कहता है कि ये जुनशान आइलैंड के ऊपर है। तुम्हारा वुजन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि जुनशान आइलैंड तो जहां से बहुत ज्यादा दूर है, हम लोग वहां पर नहीं जा सकते, तो इस बारे में भूल जाओ। तो वो लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों। तो सबसे पहले मुजिन आके बढ़ता है और उसे कहता है कि हम लोग वहां पर क्यों नहीं जा सकते, अगर हम लोग जहां पर दिल से वहां पर जाने की कोशिश करें तो हम लोग बहुत ही जल्दी वहां पर पहुंच सकते हैं। इससे पहले कि म्यूरम अलायंस के लोग वहां पर पहुंचे, हम उनसे पहले वहां पर पहुंच जाएंगे। तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि वहां पर जाकर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, उस जगह के ऊपर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो वुजन उसे कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता है कि हमें वहां पर जाकर कुछ भी नहीं मिलेगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये महान कारपेंटर, यानी ये कारपेंटर नहीं है बल्कि ये कोई मार्शल आर्टिस्ट है जिसे यहाँ पर मार्शल गार्ड की लेगेसी की पावर मिल चुकी है, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। तुम्हारा वुजन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुम जो भी सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है और इस तरह के बारे में सोचना बंद करो क्योंकि ऐसा होने वाला भी नहीं है। वुजन उसे कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन बताओ तो हम लोग वहां पर क्यों नहीं जा सकते। जबकि हमारा वुजन वहां पर सोच रहा होता है कि जुनशान आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जहां पर एक बहुत ही बड़ा लेजेंडरी सरपेंट रहा करता था। 1000 साल पहले वहां पर एक बहुत ही बड़ा सरपेंट था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं वहां पर गया था अपनी ट्रेनिंग करने के लिए, मुझे जुनशान आइलैंड के ऊपर ट्रेनिंग करने के लिए भेजा गया था और मैं काफी सालों तक वहां पर ट्रेनिंग करता रहा। वो एक बहुत ही अजीब आइलैंड है जहां पर नॉर्मल क्रीचर्स जो है उनके साइज काफी ज्यादा बड़े हैं। वहां पर एक 1000 ईयर ओल्ड सरपेंट था, एक बहुत ही बड़ा सरपेंट था जो कि एनर्जी को रिलीज करता था, जिसकी वजह से आसपास के जितने क्रीचर्स हैं सभी के साइज बड़े हो जाते थे और इसी वजह से वहां पर वो सारे साइज में बड़े होने के साथ साथ बेजर्क भी हो जाते थे। तो मैं वहां पर उस जगह के ऊपर जाकर ट्रेनिंग करने के लिए गया था और वहां पर काफी अर्सा तक ट्रेनिंग करता रहा। वहां पर कम से कम 2 डेकेड्स लगे थे। जब मैं 15 साल का था वहां पर गया और जब मैं ट्रेनिंग करके बाहर निकला था मेरी उम्र 35 साल थी। इस वजह से मैं उस जुनशान आइलैंड के ऊपर दोबारा नहीं जाना चाहता क्योंकि वहां पर दीवारों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर मेरी ट्रेनिंग के निशान है, तलवारों के निशान है और साथ ही मैंने वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा था और बहुत सारे मॉन्स्टर्स के हाथों से मरते मरते बचा था। ऐसी जगह के ऊपर दोबारा कोई क्यों जाना चाहेगा जहां पर आप बहुत मुश्किल के साथ सर्वाइव कर पाए हो और जहां पर आपकी कम से कम 20 साल की यादें जुड़ी हो। वहां आगे
आगे बढ़ता है और कहता है कि माय लॉर्ड, मुझे लगता है कि मैं वहां पर जाना चाहिए। यहाँ तक कि म्यूजियम लाइन्स के हिडन ब्रांच से भी लोग वहां पर जाने वाले हैं और बहुत सारे लोग वहां पर जाएंगे, तो हमें भी वहां पर जाना चाहिए, इन सभी से पहले वहां पर जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग पहले जाएंगे तो फिर हमें जाकर मार्शल गार्ड की एपिफैनी मिल सकती है। पूजन उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर अपनी पावर्स को कंट्रोल तो कर नहीं सकते, तुम्हारे पास अभी है क्या जो तुम लोग वहां पर जाकर एपिफैनी को ले पाओगे? पहले यहाँ पर अपनी पावर्स को जो तुम्हारे अंदर है उसको पहचानना सीखो और उसके बाद सोचना कि बाहर से जाकर पावर्स किस तरह ली जाती हैं। पूजन उनसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बेकार बातों के बारे में सोचना छोड़ना होगा, यहीं पर रहकर ट्रेनिंग करनी होगी। हो सकता है कि तुम लोग जिस मार्शल गार्ड की एपिफैनी को हासिल करने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हें यहीं पर से मिल जाए, जितना तुम सोच रहे हो वहां पर से ना मिले। फिर तुम्हें यहाँ पर समझ आ गया तो फिर जल्दी से जाओ, जाकर खेतों में से एक जड़ी बूटियां उखाड़ना शुरू करो। तो सुमाते कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम हमारे साथ नहीं जाना चाहते, ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि तुम्हें वहां पर नहीं लेकर जाना चाहते जहां पर मार्शल गार्ड की कैवरन मिली है, बहुत ही बड़ा चांस था तुम्हारा। वूजन उसे कहता है कि तुम इस बारे में क्या बात कर रहे हो? तो वो कहता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मार्शल गार्ड की टॉम ही नहीं है, बल्कि वहां पर 3 और कंकाल है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो 3 इमोर्टल्स के कंकाल है। ये बात सुनने के बाद मेरा वूजन उसे भी एक झटका लगता है। तो वो कहता है कि सर मुझे लगता है कि मैं वहां पर जाकर उनको कमेमोरेट करना चाहिए, क्योंकि वहां पर मार्शल गार्ड के साथ वहां पर 3 और कंकाल जो बैठे हुए हैं और इसकी हाल में वहां पर इसके इंतजार में बैठे रहे, वहीं पर मर गए। भी लोग यहाँ पर इसी वजह से उस कैवरन को जाकर जल्दी से जल्दी जाकर देखना चाहते हैं, ताकि वो देख सके कि वहां पर 3 इमोर्टल्स कौन है। वो इन 3 इमोर्टल्स को अपने सेक्टर में वापस ले आना चाहते हैं। वूजन उनकी बात सुनने के बाद कहता है मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, तो फिर ठीक है हम लोग वहां पर जाएंगे, हम लोग जुनशान आइलैंड के ऊपर जाएंगे और जहां पर से ये अपनी बोट के ऊपर बैठकर जुनशान आइलैंड के लिए निकल पड़ते हैं। वूजन जो होता है वहां पर सामने खड़ा होकर जुनशान आइलैंड की तरफ देख रहा होता है, जबकि यहीं पर गवर्नर होंगचंग को भी दिखाता है कि वो बेचारा वहां पर बैठकर रो रहा होता है और कहता है कि मुझे इन लोगों की तो समझ आती है, लेकिन ये मुझे अपने साथ लेकर क्यों आए हैं? सुमाते उसे कहता है कि माय लॉर्ड हम लोग पहुंच चुके हैं, हमारे सामने वहां पर जुनशान आइलैंड है, तो हम लोग पहुंच गए और इसी के साथ उनकी बोट जो होती है जुनशान आइलैंड के ऊपर रुक दिया। तो वहां पर शुई पहले से मौजूद होती है, तो वो लोग वहां पर उसको देखकर काफी हैरान होते हैं और वो भी उन्हें देखकर काफी हैरान होती है। तो मेरा वूजन उसे कहता है कि ये बड़ी शॉकिंग बात है कि तुम यहाँ पर पहले से मौजूद हो, तुम इस जगह के ऊपर क्या कर रही हो? तो वो कहती है मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे ये सवाल पूछूंगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्योंकि मैं तो म्यूजियम लाइन्स की तरफ से यहाँ पर आई हूँ। तो मेरा वूजन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर सब में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये लड़के पास आना चाहते थे, इसी वजह से मैंने यहाँ पर लेकर आया हूँ। इसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है कि इसे यहाँ पर सब कुछ में इंटरेस्ट नहीं है, इसके बावजूद इतनी दूर आइलैंड के ऊपर लड़कों को लेकर आ गया। वूजन उसे कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर साथ में 3 इमोर्टल्स के कंकाल भी हैं, तो मैं उन्हीं 3 इमोर्टल के कंकालों को देखने के लिए आया हूँ। उसे कहती है अच्छा तो तुम यहाँ पर 3 इमोर्टल के कंकाल देखने के लिए आया, ना कि मार्शल गार्ड के लिए गया? तुम्हें मार्शल गार्ड में कोई भी दिलचस्पी नहीं है? तो वूजन उसे कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शुई उसे कहती है कि यहाँ पर एक सीक्रेट हंटर है, एक सीक्रेट हंटर जिसने यहाँ पर आकर एंट्रेंसेस को बर्बाद कर दिया और एग्जिट्स को भी बर्बाद कर दिया है, ताकि हम लोग अंदर एंटर ना हो सके। हमें यहाँ पर लोकेशन के बारे में पता है, ऊपर से पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मिट्टी बहुत ज्यादा नरम हो चुकी है। हो सकता है कि अगर कोई यहाँ पर एंट्रेंस थी भी तो वो भी बंद हो चुकी है, और हो सकता है कि हमें वहां पर कैवरन के अंदर जाने का मौका ना मिले, लेकिन हम लोग अभी भी यहाँ पर उसको ढूंढ रहे हैं, हम लोग अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो मेरा वूजन कहता है इसका मतलब यह है कि तुम लोगों को अभी तक एंट्रेंस का रास्ता नहीं मिला? तो वो कहती है हाँ मुझे एंट्रेंस का रास्ता नहीं मिला। वूजन कहता है तो फिर हम लोग यहाँ पर उस सीक्रेट हंटर से मिलना चाहेंगे। तो शुई कहती है यही तो बात है कि हम लोग सीक्रेट हंटर से भी नहीं मिल सकते, क्योंकि वो मर चुका है। जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे तो उसकी बॉडी यहीं पर पड़ी थी, यहाँ पर आइलैंड के ऊपर उसकी बॉडी पड़ी थी, जिसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। अगर उसके कपड़े नहीं होते तो हम उसे पहचान ही नहीं पाते, हमें पता ही नहीं चलता कि ये वाकई में एक हंटर है। हमारा वूजन कहता है कि मुझे लगता है कि जिसने भी यहाँ पर इस कैवरन को ढूंढा है उस बेचारे को मार दिया गया है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि उसे यहाँ पर से मार्शल गार्ड की कैवरन के अंदर से कोई लेगेसी की पावर मिली होगी, इसी वजह से सभी लोग उसका पीछा कर रहे होंगे। उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये जगह जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा शांत है, यानी यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं है? तो शुई से कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मार्शल गार्ड का श्राइन, तो इसी वजह से कोई भी यहाँ पर शोर नहीं करना चाहता, सभी लोग यहाँ पर चुपचाप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इतना नहीं बल्कि यहाँ पर 3 इमोर्टल्स की कॉर्प्सेस पड़ी हुई है, तो तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी आकर शोर मचाना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये आइलैंड अब एक सेक्रेट आइलैंड बन चुका है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 31 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे यहाँ पर उन तीनों कॉर्प्सेस को और मार्शल गार्ड के टॉम की लेगेसी को कौन हासिल करेगा। बहुत ही जल्दी वुडैंग सेक्रेट, डिमोनिक कल्ट और म्यूजियम लाइन्स सभी लोग जो है वो श्राइन तक पहुंच जाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वूजन अपने साथियों के साथ उस सेक्रेट आइलैंड के ऊपर पहुंच जाता है, जहां पर उन्हें मार्शल गार्ड की कैवरन मिली है। शुई वहां पर पहले से मौजूद होती है, तो वो शुई से पूछता है कि यहाँ पर इतना शोर क्यों नहीं है, सभी लोग इतने शांत क्यों हैं? तो शुई कहती है क्योंकि ये एक सेक्रेट प्लेस है, यहाँ पर 3 मार्शल मास्टर्स की लाशें पड़ी हुई है, इसी वजह से कोई यहाँ पर शोर नहीं कर रहा। अब वूजन उसकी बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुरा देता और कहता है कि इन्हें वाकई में लगता है यहाँ पर मार्शल गार्ड की कब्र है। देखने के बाद शुई कहता है कि मैंने आज से पहले से कभी इस तरह से मुस्कुराते हुए नहीं देखा, अचानक से क्या हो गया है? तो वो कहते हैं कि क्या
तुम यहाँ पर इस मार्शल गार्ड की कब्र के बारे में सोचकर हंस रहे हो, तुम्हें इसके बारे में क्या मजाक लगता है? तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो कहानियां होती हैं वो कुछ ज्यादा एग्जीग्रेटिंग होती हैं और मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा मजा नहीं है। मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर क्या कर रही हो? तो वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर इस चीज को कंफर्म करने के लिए आए, क्या वाकई में यहाँ पर जो 3 कंकाल पड़े हुए हैं, क्या वो 3 कंकाल 3 स्काइज के हैं, यानी तीनों इमॉर्टल मास्टर्स के हैं? यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स सेक्टर, अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर और डिमन कल्ट के साथ हाथ मिलाया और सभी के एक एल्डर को अपने साथ लेकर आए। हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर आए हैं ये देखने के लिए कि यार वाकई में यहाँ पर किसी को कुछ मिलता है या नहीं। इसी के साथ साइड के ऊपर से आवाज आती है, एक लड़का चिल्लाकर कहता है हमें एंट्रेंस मिल गई। तो शुई कहती है कि लगता है कि उन्हें एंट्रेंस मिल गई है और इसी के साथ ही वो कहती है मुझे जाना होगा, वो भागती हुई उस तरफ चली जाती है। जबकि स्मार्टी कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हैं? मुझे लगता है कि मैं म्यूरियम अलायंस और डीमन कल्ट के उन तक पहुंचने से पहले वहां पर पहुंचना होगा ताकि हम लोग वहां पर से जाकर कुछ हासिल कर सके। हमें उस कब्र को पहले ढूंढना होगा। तुम्हारा किन्नर उसे कहता है कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर आसपास देखो और जाकर सिचुएशन का ऑब्जर्व करो। कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या सिचुएशन का ऑब्जर्व करेंगे, पर तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो? तो वुजन कहता है कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। तो ये बात सुनने के बाद मूजिन और दोनी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये अचानक में यहाँ पर सोने के बारे में क्यों बात कर रहा है? तुम्हारा वुजन कहता है कि मैंने यहाँ पर तुमसे क्या कहा है? मैंने कहा कि जाओ जाकर आसपास की एरिया को स्कैन करो और सिचुएशन के बारे में मुझे आकर बताना। यहाँ पर सामने पेड़ के नीचे सोने के लिए जा रहा हूँ। जबकि हमारा वुजन जो होता है उन लोगों को वहां पर चकमा देने के बाद वहां से निकल जाता है। हमारा वुजन उस माउंटेन की बैक साइड के ऊपर चला जाता है जहां पर उसे पहले से पता होता है कि यहाँ पर एक टेंपल हुआ करता था और उस टेंपल में जाने का रास्ता इस तरफ भी था। वुजन कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि उन लोगों को यहाँ पर अभी तक एंट्रेंस का रास्ता ना मिला हो, क्योंकि अगर एंट्रेंस का रास्ता मिल गया तो फिर उन्हें यहाँ पर मेरे यहाँ पर होने का सबूत भी मिल जाएगा और साथ ही वो तीनों मार्शल स्काइज जो है उनकी बॉडीज को भी वो ले जाएंगे। साथ ही हमारा वुजन आगे की तरफ चलता हुआ जा रहा था और उसे वहां पर अपना छोटा सेल्फ दिखाई देता है। जब वो यहाँ पर तकरीबन 1000 साल पहले यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आया था तो वो कहता है कि यहाँ पर हर जगह के ऊपर मेरी ट्रेनिंग के निशान है। मैं अपनी तलवार को घुमाता था तो यहाँ पर पेड़ों के ऊपर और दीवारों के ऊपर मेरी तलवार के कट लगते थे। वुजन कहता है कि मुझे लगता है कि बहुत सारा टाइम गुजर चुका है, इतना टाइम गुजरने के बाद अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है और मुझे लगता है कि मुझे इसके ऊपर ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे उन लोगों को पहले जाकर उठाना होगा इससे पहले कि बाकी के सभी लोग उन्हें कुछ और समझकर वहां पर से उठा ले, क्योंकि वो तीनों कंकाल जो वहां पर पड़े हुए हैं वो तीनों ही कंकाल इसके अपने डिसाइपल्स के हैं। वुजन जो होता है वो जंप करते हुए एक माउंटेन के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि यहीं पर आसपास ही कहीं पर वो रास्ता था जहां पर से टेंपल के अंदर जाया जा सकता था और वो जंप करते वहां पर नीचे उतरता है। जब वो वहां पर नीचे उतरता है तो वहां पर उसे फॉर्मेशन के साइंस दिखाई देती है। तो वो कहता है कि 1000 साल गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक यहीं पर हैं। पहले यहाँ पर एक फॉर्मेशन हुआ करती थी, इस वजह से कोई भी यहाँ पर अंदर नहीं आ सकता था और अभी मुझे लगता है कि इस रास्ते से कोई भी अंदर इंटर नहीं हुआ। वुजन कहता है कि मुझे ज्यादा अंदर जाकर देखना चाहिए, मुझे लगता है कि वो जो कुछ भी है यानी उन्हें जो कुछ भी मिला था वो ज्यादा अंदर होगा। और वो चलते हुए अंदर की तरफ जा रहा होता है, वहीं पर उसे दीवारों के ऊपर तलवारबाजी के निशान दिखाई देते हैं। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर दीवारों के साथ ट्रेनिंग करता रहा हूँ, इन दीवारों के ऊपर अटैक करता रहा हूँ जिसकी वजह से मेरी तलवार के मार्क्स यहाँ पर हैं। इससे पहले कोई इसको रिकॉग्नाइज करे मुझे इनको मिटाना होगा और साथ ही वहां पर एक्स्ट्रा मार्क्स छोड़ देता है, यानी कि वहां जितने कट लगे होते हैं उनके अंदर और ज्यादा कट डाल देता है और वो आगे बढ़ता जाता है कि पढ़ते पढ़ते वो उस जगह के ऊपर पहुंच जाता है जहां पर वो तीनों कंकाल पड़े होते हैं। वो तीनों कंकाल वहां पर बैठी हुई स्टेट में मरे होते हैं। तो वो कहता है कि मेरे दोस्तों मुझे यहाँ पर काफी अरसा लग गया तुमसे दोबारा मिलते हुए, तुम सभी लोग यहाँ पर मर चुके हो, हालांकि तुम सभी लोगों को मुझसे ज्यादा जीना था, तुम की उम्रें क्या थी, लेकिन 1000 साल गुजरने के बाद भी मैं अभी तक इस दुनिया में जिंदा हूँ जबकि तुम तीनों यहाँ पर मर चुके हो। वुजन कहता है कि मुझे एक रूथलेस डीमन इसलिए कहा जाता था कि वो सभी लोग जो मेरे खिलाफ होते थे मैं उनको मार डालता था, मैं अपने रास्ते में आने वाले किसी को नहीं छोड़ता था, जबकि वो सभी लोग जो मेरी केयर करते थे और मेरा साथ देते थे उनको मैं अपना साथी बना लेता था। जैसे कि ये तीनों डिसाइपल्स ये मेरे बहुत ही पक्के डिसाइपल्स थे, हालांकि मैं उन लोगों के लिए एक अच्छा टीचर बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उनको यहाँ पर क्लोज फ्रेंड या फिर डिसाइपल कहना ठीक रहेगा। वुजन कहता है कि तुम लोग यहाँ पे जगह के पर नहीं रह सकते और इसी के साथ ही नेक्स्ट स्मार्टिक का दिखाया जाता है। स्मार्टिक कहता है मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ, आखिर मैं यहाँ पर बैठकर और क्या करूँ। तो वुजन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के बारे में सोच रहे हो। इसी के साथ ही वुजन जो होता है वहां पर साइड के ऊपर लोगों की बातें सुन रहा होता है। वुजन को वहां पर साइड के ऊपर लोग बातें कर रहे होते हैं, वो सभी लोग म्यूरियम अलायंस से होते हैं। तो वो कहता है ये बंदा तो पहले यहाँ पर मार्क डॉगजिन का साथी हुआ करता था, यानी ये अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर से है। वुजन कहता है कि तुम यहाँ पर बोर हो रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इनकी आंखों की वजह से बोर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं और साथ ही इनकी आंखें यहाँ पर बता रही है कि जो लोग मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। स्मार्टे उसे कहता है कि तो फिर यहाँ पर और क्या हो सकता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये सभी लोग तुम्हें घूरेंगे नहीं तो और क्या करेंगे, तुम एक बुरे इंसान थे। मुझे लगता है कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर हमारे गवर्नर की हालत देखो, गवर्नर यहाँ पर बिल्कुल एक स्टैचू की तरह खड़े हैं और बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह उनके पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि ये सभी लोग तुम्हें घूर कर देख रहे हैं और गवर्नर बेचारा डर रहा है। स्मार्टे कहता है कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट हैं, यानी जितने भी लोग आए वो सारे के सारे मार्शल आर्टिस्ट हैं, सिर्फ हमारे गवर्नर को छोड़कर। गवर्नर के पास कोई मार्शल आर्ट के स्किल नहीं है और ये बेचारा बहुत ज्यादा कमजोर है। तो गवर्नर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे किसके साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे मैं यहाँ पर तुम्हें कमजोरी दिखाई दूं लेकिन मैं दिन ब दिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हूँ। तो
तो मूचिन उनसे कहता है कि शांत हो जाओ, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। तो वो उनसे कहता है कि मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। तो गवर्नर कहता है कि तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो। तो मूचिन उसे कहता है कि मुझे समुद्र के अंदर से कुछ आवाज आ रही है। वो जैसे वहां पर सामने देखते हैं समुद्र के अंदर बहुत सारी बैटल शिप्स होती है जिनके ऊपर कैनन लॉन्च होती हैं। तो वो कहता है कि बहुत सारी बैटल शिप इस तरफ आ रही है जिनके ऊपर कैनन है और इसी तरफ आ रही है। ये बात सुनने के बाद गवर्नर को झटका लगता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मुझे डरा रहे हो। मूचिन उसे कहता है कि नहीं, मैं डरा नहीं रहा, बल्कि वाकई में ये सच है। गवर्नर उसे कहता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, अगर जहां पर बैटल शिप्स हैं तो बैटल शिप इंपीरियल फैमिली की इजाजत के बिना नहीं ली जा सकती और किसी बैटल शिप के ऊपर कैनन लोड करना बिल्कुल भी इजाजत के रूल के खिलाफ है। इंपीरियल फैमिली कभी ऐसा नहीं होने देगी। मूचिन उसे कहता है लेकिन मेरी नजर बहुत ज्यादा तेज है, मैं देख सकता हूँ कि उनके ऊपर कैनन है। स्मार्टी कहता है हाँ, मैं भी यहाँ पर देख सकता हूँ और उनकी साउंड बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उनके कैनन का रुख हमारी तरफ, ऐसे लगता है जैसे वो शूट करने वाले हैं। गवर्नर उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर उससे लंबी छोड़ रहे हो, ये एक मजाक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो इस सैक्रेड आइलैंड के ऊपर आकर अटैक क्यों करेंगे, ये तो इंपीरियल फैमिली के खिलाफ जाने जैसा होगा, यानी कि बगावत होगी। साथ उनके पीछे माउंटेन के ऊपर एक धमाका होता है। तो ये धमाका होने के बाद सभी लोग वहां पर उसी तरफ देख रहे होते हैं। गवर्नर कहते हैं ये तो वाकई में उन्होंने अटैक कर दिया। तो मूचिन कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि उनके पास कैनन्स हैं। स्मार्टी कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि वो लोग हमारी तरफ अटैक करने वाले हैं। गवर्नर कहता है कि बकवास बंद करो, जल्दी से यहाँ से भागो, हमारे पर अटैक हो रहा है। और वो तीनों ही वहां से भागना शुरू कर देते हैं। जबकि मूचिन वहां पर साइड के ऊपर देख रहा होता है कि उन कश्तियों के ऊपर से कुछ लोग निकल कर आ रहे होते हैं। मूचिन कहता है मुझे लगता है कि ये जो लोग भी हैं ये लोग यहाँ पर मार्शल गार्ड के सीक्रेट कैवरन को बर्बाद करने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों के साथ जो भी है वो फर्स्ट एल्डर हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर या डिमोनिक कल्ट का फर्स्ट एल्डर जो था वो एक बहुत ही जालिम और पावरफुल इंसान था। मूचिन कहता है कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि क्या वाकई में ये फर्स्ट एल्डर है या फिर कोई और है, लेकिन मुझे शक है ये वही हो सकता है। वो लोग अटैक कर रहे होते हैं, इसी वजह से उन्हें बचकर भागना होता है। तो वो सभी लोग वहां से भागकर जा रहे होते हैं। शुई को भी आवाज आती है। शुई कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अचानक से ये गोलाबारी कहाँ से हो रही है। एक लड़का भागता हुआ आता है और उसे कहता है कि हमारे पर अटैक हुआ है। तो शुई कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कौन यहाँ पर इतनी एक्सपेंसिव कैनन बॉल्स को वेस्ट कर रहा है। तो एल्डर से कहता है कि यहाँ पर हमें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हम लोग बचेंगे कैसे और सैक्रेड आइलैंड को कैसे बचाएंगे। इसी के साथ ही शुई को यहाँ पर डिमोनिक कल्ट का लीडर जो उनके साथ है तो उसकी बात याद आती है कि डिमोनिक कल्ट का लीडर से कहता है कि अब जबकि हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं तो हम लोग दूसरी तरफ से जाकर एंट्रेंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो शुई कहते हैं कि मुझे पहले उस वक्त समझ नहीं आया कि आखिर वो लोग इतने परेशान क्यों रहे, लेकिन अब मुझे समझ आ रही है कि वो इस वजह से परेशान हो रहे थे, कोई यहाँ पर आकर इस आइलैंड को भी बर्बाद कर सकता है, साथ ही मार्शल गार्ड की लेगेसी को चोरी कर सकता है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पर अभी तक हमें एंट्रेंस मिली नहीं और साथ ही कोई लोग यहाँ पर कैनन्स के साथ आकर धमाके कर रहे हैं। अगर धमाके की वजह से वो पूरी का पूरी कैवरन ही डह जाती है और सारी की सारी लेगेसी यहीं पर दब जाती है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 32 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आयरन लोग जो क्या कर पाएंगे, इनके पास और क्या ऑप्शंस हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सैक्रेड आइलैंड के ऊपर अटैक हो जाता है, कोई बड़ी बड़ी शिप्स आती हैं और कैनन्स के साथ अटैक कर देती हैं। तो शुई के साथ जो एल्डर होता है, जो एल्डर जहां पर वुडांग सेक्टर से आता है, वो उसे कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें अपनी सारी की सारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करना चाहिए, दुश्मन के साथ फाइट करनी चाहिए। शुई कहता है कि मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। ब्राश मैनेजर आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर जाकर केव को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर हमें यहाँ पर केव की इंटरेस्ट नहीं मिली तो मुझे लगता है कि जो लोग भी यहाँ पर इसको बर्बाद करने के लिए आए उन्हें भी ये केव की इंटरेस्ट नहीं मिल पाएगी। हम लोग यहाँ पर मिलकर ये सब कुछ करेंगे। जबकि वुडांग सेक्टर का जो लीडर होता है, जिसका नाम गो डैम जीन होता है, वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं भी यहाँ पर तुम्हारे साथ आया हूँ। अगर हम लोग स्वर्ड अलायंस के साथ है तो फिर स्वर्ड अलायंस के साथ ही यहाँ पर मिलकर काम करना होगा, सॉरी म्यूरियम अलायंस के साथ ही मिलकर काम करना होगा। तो हम लोग पहले दुश्मन को रोकेंगे और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर दुश्मन को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन शिप्स के अंदर से कुछ मास्क पहने हुए लोग आते हैं जो कि इनके पर अटैक कर रहे होते हैं। तुम्हारा स्मार्टे जो होता है वो भाग रहा होता है और साथ उन लोगों के ऊपर अटैक भी कर रहा होता है और मूचिन भी वहां पर अपनी तलवारों को यूज कर रहा होता है। जबकि यहीं पर हमारे गवर्नर को दिखाता है कि वो पेड़ के पीछे छुपा होता है। इसी के साथ एक बड़ा सा गोला जो होता है आम लोगों के ऊपर आकर गिरने लगता है, यानी उन लोगों के ऊपर गिरने लगता है। तो इसी के साथ स्मार्टे कहता है कि इनको नहीं बचाया जा सकता, गोला उनके ऊपर गिर जाएगा। जबकि वहीं पर मास्टर गोंग जिन जो कि वुडांग सेक्टर के लीडर होते हैं, वो जंप करते हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं और उस गोले को सेंटर से दो हिस्सों में काट कर उन लोगों को बचा लेते हैं। वो लोग कहते हैं ये तो सर गोजिन है, सर गोजिन यहाँ पर आगे हमें बचाने के लिए आए हैं। सर गोजिन और बाकी के लोग वहां पर आकर उन लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग कौन हो, जिस तरह से तुम लोगों ने यहाँ पर मास्क पहने हुए, तुम लोग सैक्रेड आइलैंड के ऊपर अटैक कर रहे हो, लगता नहीं है कि तुम लोग ना तो डिमोनिक कल्ट से हो, ना तो तुम लोग यहाँ पर म्यूरियम अलायंस से हो, ना ही तुम वुडांग सेक्टर से हो। आखिर तुम लोग कौन हो, यहाँ पर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि हमें यहाँ पर तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। वो अपने साथियों से कहता है कि सभी को मार डालो और वो लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब वो लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, इसी के साथ ही दूसरा सीन में दूसरी तरफ का दिखाया जाता है। दूसरी तरफ जहां पर उन्होंने अपने कुछ लोगों को छोड़ा था ताकि वो दूसरी तरफ से एंट्रेंस को ढूंढ सके। ऑर्थोडॉक्स और डिमोनिक अलायंस के लोग वहां पर पहले से मौजूद होते हैं। वहां पर सिर्फ दो ही लोग होते हैं। वो लोग ये सोच रहे
रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पर से एंट्रेंस को सेफ रख सकते हैं, यहाँ पर से एंट्रेंस को ढूंढ सकते हैं। इसी के साथ ही कुछ मास्क पहने हुए लोग वहां पर भी पहुंच जाते हैं और वो जो मास्क पहने हुए ग्रुप होता है वो यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर से मार्शल गार्ड की लेगेसी को लेने के लिए आया होता है, क्योंकि उन लोगों ने दूसरी तरफ डी को अटैक किया था। तो वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं और उन दोनों लड़कों को वहीं पर मार देते हैं, सॉरी दोनों गार्ड्स को वहीं पर मार देते हैं। और उनके मरने के बाद एक उनसे कहता है कि जल्दी से अंदर चलते हैं, मार्शल गार्ड की लेगेसी को लेने के लिए हमारे पास सिर्फ 30 मिनट का टाइम है, वरना हमें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो लोग भागते हुए अंदर चले जाते हैं। जैसे वो लोग अंदर आते हैं उस कैवरन के अंदर, तो अंदर आने के बाद वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है, क्योंकि इस केव के अंदर अभी तक कोई भी नहीं आया। इसी के साथ उन्हें वहां पर कुछ महसूस होता है, वो लोग कहते हैं लेकिन अचानक से यहाँ पर से इतनी डेडली एनर्जी क्यों निकल रही है। जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो वहां पर उन तीनों कंकालों के सामने हमारा वुशन खड़ा होता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये बंदा कौन है और अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। जबकि हमारा वुशन कहता है लगता है कि यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ गए हैं, तो लगता है कि इनकी मेहमान नवाजी करनी पड़ेगी। वुशन कहता है कि मैं यहाँ पर ये सोच रहा था कि मैं यहाँ पर से इन सभी चीजों को लेकर कैसे निकल पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर सबूत तो छोड़ने पड़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पर ये अच्छी बात है कि तुम लोग खुद ही चलकर यहाँ पर आ गए हो, तुम्हारे पाँव के निशान ग्राउंड के ऊपर है। अगर मैं तुम सभी को यहाँ पर मारकर ये सब कुछ उठाकर ले जाता हूँ, मार्शल लेगेसी को ले जाता हूँ, तो फिर सभी को यकीन हो जाएगा कि तुम्हारे सेक्टर के लोग यहाँ पर ये सब कुछ लेकर गए हैं, यानी तुम लोग जो कि अटैक करने के लिए आए थे। बस सुनने के बाद वो लोग सोच रहे थे कि आज ये पागल कौन है और कौन है जो यहाँ पर हमारे साथ बहस कर रहा है। तो वो जल्दी से अपनी तलवारें पकड़ते हैं। तुम्हारा वुशन कहता है कि जिस तरह से लोगों ने अपनी तलवारें पकड़ी हुई है, लगता है कि ये किसी सीखे हुए मास्टर के स्टूडेंट्स हैं, जिसने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इनको तलवारबाजी सिखाई है। इन्होंने स्टैट्स बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे किसी को मारना चाहते हो, बिल्कुल एक असैसिन की तरह। तो वुशन कहता है कि तुम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, क्या तुम लोग बताओ कि नहीं कि तुम लोग कौन हो। तुम लोगों ने यहाँ पर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी है इस जगह के ऊपर आकर। इसी के साथ उनमें से एक तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बाकी के भी वहां पर उसके आसपास घूमना शुरू कर देते हैं। तुम्हारा वुशन कहता है कि तुम्हारी फॉर्मेशन काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी फॉर्मेशन शाओलिन से ज्यादा अच्छी नहीं है। और इसी के साथ ही जब वो उसके इर्द घूम रहा होता है, सोच रहा होता है कि आज ये बंदा कौन है, जिस तरह से इसके पास एनर्जी निकल रही है, लगता है जो कोई मार्शल मास्टर है। लेकिन चाहे ये कितना ही मार्शल मास्टर क्यों ना हो, यानी पावरफुल क्यों ना हो, ये हम चारों को नहीं रोक पाएगा। हम 4 लोग और ज्यादा हैं, तो अगर इसे अपनी फॉर्मेशन में पकड़ लेते हैं तो उसके बाद इसे किसी भी एंगल से मारना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये तो यहाँ पर बिल्कुल चुपचाप खड़ा है। तो इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर से जंप करते हुए अपनी तलवार लेकर जैसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। हमारा वुशन इसी के साथ ही अपने हाथ को ऊपर उठाता है, अपने हाथ को ऊपर उठाकर उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है। तो हमारे वुशन की हाथ की स्ट्राइक के साथ ही वो असैसिन हिट होने के बाद ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। जबकि बाकी के सभी लोग कहते हैं कि इसने हम चारों में से एक को बड़ी आसानी से यहाँ पर हिट करके गिरा दिया। तो मतलब यह कि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल मार्शल मास्टर है, हमें यहाँ पर बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। लेकिन शुक्र है कि यहाँ पर एक ओपनिंग मिल गई है और वो बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो लोग बड़ी तेजी के साथ उसके गिर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। तुम्हारा वुशन कहता है कि तुम लोग बेवकूफों की तरह यहाँ पर मेरे पर चार्ज कर रहे हो, मुझे तुम्हें देखकर यहाँ पर किसी की याद आ रही है। तो वो जैक समाते को याद कर रहा होता है। तुम्हारा वुशन कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर थोड़ा सा अपने दिमाग को यूज करते तो मुझे लगता है कि तुम उससे ज्यादा जिंदा रह सकते थे, लेकिन अफसोस कि तुम सभी को मरने की जल्दी है। और हमारा वुशन भी वहां पर से एक छोटे नाइफ को उठा लेता है। उस नाइफ को उठाने के बाद अपने नाइफ को घुमाता है। जब वो नाइफ को घुमाकर स्ट्राइक्स लगाता है तो वो सभी एक ही अटैक के साथ वहां पर मर जाते हैं। उनमें से एक जिसे पहले कट लगा था वो ग्राउंड के ऊपर गिरा होता है। वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि हाइड तुम कौन हो। तुम्हारा वुशन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक टिप देता हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारे पास इंटरनल एनर्जी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने ब्लेड को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी कि तुमने मेरे पर डायरेक्टली चार्ज किया। तो वो बैंडेड चिल्लाकर उसे कहता है कि यार तुम हो कौन। लेकिन इसी के साथ हमारा वुशन उसके ऊपर अटैक करके उसको भी मार देता है और कहता है कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, तुमने शोर मचा रखा है, खामोश हो जाओ। और इसी के साथ उसके पास कुछ वहां पर गिरता है। वुशन आगे बढ़ता है और उसको उठाता है और कहता है ये तो एक बॉम्ब है, यानी एक फ्लेयर सिग्नल है। वुशन कहता है कि मुझे लगता है कि ये असली मिशन के ऊपर थे, ये लोग यहाँ पर से मार्शल गार्ड की लेगेसी को चोरी करने के लिए आए थे, जबकि दूसरी तरफ इन लोगों ने अपने डिकोय सोल्जर्स को भेजा हुआ है जो कि सभी लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। जबकि बाकी के सभी लोग वहां पर अटैक में व्यस्त हैं। तब ये लोग यहाँ पर से मार्शल गार्ड की लेगेसी को ले लेते और साथ ही सिग्नल छोड़ते ताकि उन्हें पता चलता कि काम हो गया और बाकी के सभी लोग वहां पर से रिट्रीट कर जाते। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए और भी ज्यादा आसान हो गया, मैं यहाँ पर सिग्नल छोड़ूंगा और यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और इसी के साथ वो सिग्नल छोड़ता है। जब वो वहां पर सिग्नल छोड़ता है तो वो सभी लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं। तो शुई कहते हैं कि इन लोगों को अचानक से क्या हुआ, सभी लोग यहाँ पर से भाग कर क्यों जा रहे हैं। और अभी मैंने यहाँ पर एक आवाज सुनी जैसे कि यहाँ पर गन फायर हुआ हो। मॉर्निंग कल्ट का लीडर गु वांग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि इन लोगों ने यहाँ पर किसी सिग्नल को देखा है, यहाँ पर अभी एक फ्लेयर फायर हुई थी। अमजून उसे कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि यहाँ पर एक सिग्नल फायर हुआ है जिसकी वजह से ये सभी लोग भाग गए हैं। मुझे लगता है कि जिस मिशन के लिए यहाँ पर आए थे इनका मिशन पूरा हो गया है। हम लोग यहाँ पर इनके मिशन के बारे में भी नहीं जान सकते। जिन लोगों को हमने जिंदा पकड़ा था उन सभी लोगों ने अपने मुंह में एक गोली दबा कर रखी हुई थी जिसे खाकर वो लोग पॉइजन से मर गए। उनमें से एक एल्डर कहता है कि मैंने यहाँ पर इनके रिट्रीट करने से पहले जो साउंड सुनी थी वो एक फ्लेयर की साउंड थी और मैंने आसमान के ऊपर एक फ्लेयर भी देखी जो कि बैक माउंटेन की तरफ से आई है। ये
बात सुनने के बाद सभी लोग बड़ी तेजी के साथ भागते हुए बैक माउंटेन की तरफ जाते हैं और कहते हैं इसका मतलब यह है कि जहाँ पर जो डिकोय टीम थी, असली टीम तो वहां पर से मार्शल गार्ड की लेगेसी को लेकर निकल गई है। सभी लोग भागते हुए बैक साइड के पर पहुंचते हैं। वहां पर एंट्रेंस में जैसे अंदर जाते हैं, अंदर देखने के बाद ये लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि पूरे की पूरी कैबिन बिल्कुल खाली होती है, वहां पर कुछ भी नहीं होता, तीनों कंकाल भी नहीं होते और ना ही वहां पर कुछ और होता है। ये देखने के बाद सभी लोग कहते हैं कि इन लोगों ने भी बेवकूफ बना दिया। वो जो लोग भी थे वो पता नहीं कौन से सेक्टर से थे, लेकिन उन लोगों ने जहां पर जो कुछ भी था मार्शल गार्ड की लेगेसी और साथ ही उन तीनों कंकालों को भी उठाकर ले गए हैं। मॉर्निंग कल्ट का लीडर कहता है कि वो लोग अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, हमें अभी उनके पीछे जाना होगा, उनकी अभी जाकर उनका पीछा करते हैं ताकि उन्हें पकड़ सकें। और इसी के साथ ही वो दोनों एल्डर बड़ी तेजी से भाग जाते हैं और कहते हैं लेडी शुई प्लीज आप यहाँ पर रुके और यहाँ पर रहकर इस जगह की हिफाजत करें जबकि हम लोग उन लोगों को पकड़ने का काम करते हैं। शुई कहती है कि मैं यहाँ पर क्या करूंगी, यहाँ पर तब कुछ भी नहीं बचा। अब शुई वहां पर बैठी होती है और सोच रही होती है कि अब हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला और यहाँ पर आना बेकार रहा। उसी के साथ उसे वहां पर एक टैबलेट मिलता है। वो आगे बढ़ती है और कहती है तो एक इंसेस्ट्रल टैबलेट है जो कि कब्रों के ऊपर लगाया जाता है। जब वो उसके ऊपर नाम पढ़ती है तो उसके ऊपर डैन वूजन का नाम लिखा होता है। वो कहती है कि ये क्या, ये तो डैन वूजन का नाम लिखा है। फिर साथ ही यहीं पर हमारे वूजन को दिखाता है कि हमारा वूजन उन तीनों कंकालों को उठाकर अपने साथ अपने शिप के ऊपर ले आता है। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 33 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा वूजन इन तीनों कंकालों के साथ क्या करने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि शुई को वहां पर से एक टैबलेट मिलता है जिसके ऊपर डा वुजुन का नाम लिखा होता है, डैन वुजुन का नाम लिखा होता है, जबकि दूसरी तरफ हमारा वुजुन जो होता है उन तीनों कंकालों को उठाकर वहां पर से ले जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शुई के ग्रैंडफादर भी वहां पर उस केव में आते हैं और वहां पर आने के बाद वो सब कुछ चेक कर रहे होते हैं और कहते हैं तो इन एंड के ऊपर जहाँ पर हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा, अचानक से कोई अननोन अटैकर्स यहाँ पर आते हैं और आकर तीनों ही मार्शल स्काइज की बॉडीज को उठाकर ले जाते हैं। तो उसके साथ जो लीडर होते हैं वो उसे कहते हैं हाँ अलायंस लीडर प्लीज हमें माफ करिएगा कि हम लोग उन्हें रोक नहीं सके, हमें पता नहीं था कि वो लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। ग्रैंडफादर यहाँ पर यही सोच रहे थे क्या यहाँ पर चला क्या, यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर से तीनों डेड बॉडीज को उठा लिया क्या है। अगर यहाँ पर किसी एक की डेड बॉडी को उठाया जाता तो फिर हम लोग ये समझते हैं कि वो किसी एक फैक्शन के लोग थे, लेकिन अब जबकि तीनों फैक्शन के लोगों की डेड बॉडीज को उठा लिया गया है तो हम लोग यहाँ पर इस बात को कंफर्म नहीं कर सकते थे वो लोग कौन थे जो लोग यहाँ पर तीनों डेड बॉडीज को उठाकर ले गए हैं। म्यूजियम अलायंस ने यहाँ पर तीनों सेक्टर्स को एक साथ मिलाकर यहाँ पर जॉइंट वेंचर क्रिएट किया था जिसमें हमारे बहुत सारे फंड्स लगे थे, जिसमें बहुत सारा पैसा लगा था। अब यहाँ पर इसकी कमी को पूरा करने में काफी ज्यादा हमें जवाब देने पड़ेंगे, यानी इसके लिए एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा लंबी होने वाली है। इनमें से एक लीडर उसे कहता है कि म्यूजियम अलायंस लीडर मुझे लगता है कि हम लोग एक बात के लिए बिल्कुल श्योर है। तो लीडर उसे कहते हैं कि वो क्या बात है। तो वो कहता है जहाँ पर जिन लोगों ने भी अटैक किया था वो लोग अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन से बिल्कुल भी नहीं थे, वो लोग किसी और फैक्शन थे। हम लोग यहाँ पर इनको चारों तरफ से मॉनिटर कर रहे थे, हमने किसी एक को भी नहीं छोड़ा, हमने सभी के ऊपर नजर रखी हुई थी। किसी यानी कि हमारे जिन फैक्शंस को हम लोग जानते हैं उनमें से वो नहीं थे। लगता है कि वो कोई ऐसी अननोन फोर्स है जिसके बारे में हम लोग अभी तक नहीं जानते, या फिर वो कोई फॉरेनर हो सकते हैं जो कि फॉरेन से यहाँ पर आए हों। तो ग्रैंड मास्टर से कहते हैं कि तुम लोग ये कह रहे हो कि वो लोग यहाँ के नहीं हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लोग डिमोनिक कल्ट से हैं। ये बात सुनने के बाद वो दोनों काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि सर आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कि आपको वाकई में लगता है कि ये डिमोनिक कल्ट की स्कीम हो सकती है। तो ग्रैंड मास्टर उन लोगों से कहते हैं कि मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे सामने अपना गैस रख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ डिमोनिक कल्ट के लोगों का किया धरा है, क्योंकि डिमोनिक कल्ट के लोग जो कुछ भी करते हैं हम लोग डायरेक्टली उसके ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। वो लोग जो कुछ भी करते हैं वो जहाँ पर सरफेस के ऊपर करते हैं लेकिन अंदर से वो है तो डिमोनिक कल्ट के लोग, इसी वजह से ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो लीडर उसे कहते हैं कि सर ऐसा हो सकता है। हम लोगों ने डिमोनिक कल्ट वालों के ऊपर तो नजर ही नहीं रखी क्योंकि हमें पता था कि डिमोनिक कल्ट का एक लीडर भी हमारे साथ है, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पर इस जॉइंट वेंचर के ऊपर आए थे। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे डिमोनिक कल्ट के लोगों को दोबारा से जाकर इन्वेस्टिगेट करना होगा और साथ ही वो एल्डर जो होते हैं वहां पर अपने लीडर के बारे में सोच रहे होते हैं कि नैमगांग जुन ये वाकई में एक बहुत ही महान इंसान है, ना सिर्फ ये इस एरा के एम्परर है बल्कि इसके साथ साथ ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है। इसी वजह से तो यहाँ पर हमारी म्यूजियम अलायंस के लीडर है, इनकी सोचने समझने की शक्ति हम लोगों से बहुत ज्यादा तेज है। लेकिन अफसोस के बहुत ही जल्दी इनकी टर्म खत्म होने वाली है। जब ये रिटायर हो जाएंगे उसके बाद जब यहाँ पर म्यूजियम अलायंस का नया लीडर आएगा तो पता नहीं म्यूजियम अलायंस का क्या हाल होगा। इसी के साथ ही वहाँ पर उन्हें दीवारों के ऊपर तलवारों के निशान भी दिखाई देते हैं। एल्डर से कहता है कि म्यूजियम लीडर आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो तलवारबाजी के निशान किए गए हैं इनसे पता लगाया जा सकता है कौन यहाँ पर प्रैक्टिस करता रहा है। तो म्यूजियम लीडर से कहता है कि नहीं, से पता नहीं लगाया जा सकता क्योंकि यहाँ पर पहले वाले निशानों के अंदर कुछ और निशानों को ऐड कर दिया गया है ताकि पता न लगाया जा सके कि कौन सी तलवारबाजी की टेक्निक को यूज किया गया है। तो शुई की ग्रैंडफादर वहां पर सोच रहे होता है कि फाइनली मुझे ऐसा लगा था कि मुझे यहाँ पर से कुछ ऐसा मिल सकता है, मार्शल गार्ड की लेगेसी में से कुछ मिल सकता है जिससे मैं अपनी तलवारबाजी को कंप्लीट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि मेरी तलवारबाजी कंप्लीट नहीं है। हालांकि मैं स्वर्ड एम्परर बन चुका हूँ लेकिन इसके बावजूद मेरे पास तलवारबाजी में कुछ ना कुछ तो कमी है। लेकिन किसने ऐसा चांस मेरे हाथ से छीन लिया है, वो कौन हो सकता है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है स्मार्टे का दिखाया जाता है। स्मार्टे
बड़ी स्टैंस के साथ बैठा होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ा हो रहा है, सीक्रेटली यहाँ पर इस जगह के ऊपर कुछ हो रहा है। मुजिन उसे कहता है कि हाँ मुझे तो ऐसा लगता है कि सीक्रेटली कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, किस तरह से यहाँ पर बैठे हुए हो, वो भी इतने सीरियस पोस्टर के अंदर। माते उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मास्टर इस वक्त सो नहीं रहे, क्योंकि दिन के वक्त वो सोते नहीं है। मुझे लगता है कि वो कहीं से छुपकर हमारे पर नजर रख रहे हैं कि हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं या नहीं, इसी वजह से मैं स्टैंस में बैठा हुआ हूँ। मुझे लगता है कि साइलेंट के ऊपर मास्टर हमें इसीलिए लेकर आए थे ताकि हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग कर सके, क्योंकि उन्हें पता होगा कि यहाँ पर अटैक होने वाला है और वो यहाँ पर हमारे पर नजर रख रहे हैं। मुजिन उसे कहता है मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमारे पर नजर रख रहे हैं। माते उसे कहता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर सोने के लिए नहीं गए, बल्कि वो इस वक्त उस केव के अंदर गए होंगे जहाँ पर मार्शल गार्ड की लेगेसी पड़ी हुई है, और वहां से हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आएंगे और हमें आकर कहेंगे कि मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पर गिफ्ट्स लेकर आया हूँ। तो मुजिन उसे कहता है कि अगर ऐसा हो जाए तो मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा अगर वो वहां पर चले जाए, वहां पर जाकर हमारे लिए कुछ अच्छे गिफ्ट्स लेकर आए। इसके साथ ही उन दोनों को वहां पर पीछे से आवाज आती है। तुम्हारा वुजन वहां पर पहुंच आता है, उनसे कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से मेरे पास आओ। तो दोनों भागते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा वुजन ने वहां पर अपने कंधे पर एक थैला उठा रखा होता है। तो वुजन कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मैं लेट हो गया, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। और वो उनके सामने वहां पर उस बड़े से थैले को फेंक देता है। तो वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। स्मार्टे भागता वाके पड़ता है, उस थैले को खोलता है, कहता है कि मास्टर हमारे लिए क्या अच्छी चीज लेकर आए हो सकता है कि इसके अंदर से कोई बहुत ही महान मार्शल आर्ट्स की टेक्निक निकल आए। तो जैसे ही वहां पर उसको ओपन करता है तो उसके अंदर से 2 शॉवल्स निकल आते हैं। तो वो दोनों इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो वुजन कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या तुमने कभी पहले शॉवल्स नहीं देखे? तो दोनों कहते हैं लेकिन मास्टर इनका हम लोग क्या करेंगे? तो वुजन कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है इनका क्या करते हैं, चलो जल्दी से यहाँ पर गड्ढा खोदना शुरू करो। दोनों को यहाँ पर एक झटका लगता है, क्या इन्हें यहाँ पर गड्ढा खोदना पड़ेगा? तो हमारा वुजन कहता है कि तुम लोगों ने सुना नहीं मैंने क्या कहा, चलो जल्दी से यहाँ पर गड्ढा खोदना शुरू करो। और दोनों वहां पर गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। दोनों शॉवल्स के साथ वहां पर गहरा गड्ढा खोद देते हैं। तुम्हारा वुजन कहता है तुमने जहाँ पर बहुत ही अच्छा किया, आप जहाँ पर पूरी स्ट्रेंथ लगा, पूरी जान लगाकर 3 गड्ढे खोद कर दो। और 3 गड्ढे खुदने के बाद उसे कहते हैं कि मास्टर हो गया, हमने कर दिया। तुम्हारा वुजन कहता है बहुत ही अच्छी बात है। फिर साथ ही उसे कहता है कि चलो जल्दी से आप वहां पर उन झाड़ियों के अंदर जाओ। स्मार्टे से कहता है कि वहां पर झाड़ियों के अंदर जो कुछ भी है उसे लेकर आओ और बड़ी एहतियात और ध्यान से लेकर आना। के साथ स्मार्टे भागता हुआ झाड़ियों में जाता है, जहाँ पर जाकर सोच रहा था ये फिर से मुझे यहाँ पर ऑर्डर्स दे रहा है, देखो तो जरा यहाँ पर जो मेरे साथ करता क्या है। वो वहां पर जाता है तो झाड़ियों के अंदर कुछ भी नहीं होता। वो कहता है मास्टर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि जरा अपना हाथ आगे बढ़ाओ, वहां पर एक हिडन फॉर्मेशन है, उसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है। तो वो स्मार्टे कहता है कि लेकिन यहाँ पर एक हिडन फॉर्मेशन की जरूरत ही क्या है, यहाँ पर क्या हो सकता है? तो अपना हाथ आगे बढ़ाता है हिडन फॉर्मेशन के अंदर, तो हिडन फॉर्मेशन जो होती है वो डीएक्टिवेट हो जाती है। और इसी के साथ उसके सामने वहां पर 3 कंकाल पड़े होते हैं। तीनों कंकालों को देखने के बाद स्मार्टे को झटका लगता है। वो चलाकर कहता है मास्टर ये क्या है? स्मार्टे उसे कहता है कि मैंने मास्टर ये स्केलेटन यहाँ पर क्या कर रहा है? तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि इन तीनों को उठाओ बड़ी एहतियात के साथ और इन तीनों को यहाँ पर एक एक कब्र के अंदर आकर दफना दो, और जहाँ पर बहुत ही ज्यादा इज्जत के साथ इनको दफनाना। और इसी के साथ ही वो तीनों की कब्र वहां पर बना देते हैं। जबकि यहाँ पर से नेक्स्ट सीन शुई का दिखाया जाता है कि शुई जो होती है वो अपने घर में बैठी होती है, लेकिन वो ये सोच रही होती है कि वाकई में उस टैबलेट के ऊपर डैन वुजन का नाम लिखा हुआ था। लेकिन डैन वुजन 1000 साल पहले डैन वुजन जो मार्शल गार्ड हुआ करता था उसका नाम अब यहाँ पर जो कारपेंटर डैन वुजन है, सोमी के डैड, उन दोनों का नाम एक जैसा कैसे हो सकता है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों के नाम एक जैसे हैं? और ऊपर से ये मैन बहुत सा मिस्टीरियस भी है। साथ ही वो कहती है लेकिन ये तो पॉसिबल है कि एक जैसे नाम हो सकते हैं, क्योंकि 1000 साल गुजर चुके हैं। 1000 साल के बाद यहाँ पर एक जैसे नाम होना ये तो कोइंसिडेंस हो सकता है, क्योंकि इंसान 1000 साल तक जिंदा नहीं रह सकते, चाहे वो कितनी पावरफुल क्यों ना हो। 1000 साल तक तो जिंदा नहीं रह सकते। इसके साथ ही ग्रैंडफादर वहां पर पहुंच आते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो, लगता है कि तुम कुछ ज्यादा परेशान हो। तो वो कहती है ग्रैंडफादर यहाँ पर किसी बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान हूँ, बात जो है वो मेरे दिमाग के ऊपर काफी ज्यादा जोर डाल रही है। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि हाँ बताओ तुम यहाँ पर क्या सोच रही हो? मुझे पता है कि आइलैंड के ऊपर अटैक और वहां पर मार्शल गार्ड की सारी लेगेसी को ले जाया जा चुका है, और साथ ही वहां पर से तीनों डेड बॉडीज को भी हटा दिया गया है। तो इनमें से कौन सी बात है जो तुम्हें तंग कर रही है? तो शुई कहती है ग्रैंडफादर मैं ये जानना चाहती हूँ क्या इंसानों के लिए पॉसिबल है कि वो 1000 साल तक जिंदा रह सकते हैं? ग्रैंडफादर उसे कहता है कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन अफसोस बेटा यहाँ पर इंसान 1000 साल तक जिंदा नहीं रह सकते। किन के बारे में तुम जानती होगी, एम्परर किन ने जहाँ पर अपनी सारी जिंदगी लगा दी, अपना सारी दौलत लगा दी एक ऐसी पिल बनाने में जिससे वो अपनी लाइफ को बढ़ा सके, लेकिन अफसोस के वो भी अपनी लाइफ को नहीं बढ़ा सका और 100 साल में मर गया। तो इंसान जो होते हैं वो इतनी ज्यादा लंबी जिंदगी नहीं जी सकते, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो कि यहाँ पर लंबी जिंदगी जी सकती है, जिनमें तुम्हें याद होगा 8 इमोर्टल्स जो कि यहाँ पर ब्लू मून में अपीयर हुए थे। इससे 1000 साल पहले आसमान के ऊपर से 8 इमोर्टल्स जो थे वो हमारी इस दुनिया के ऊपर डिसेंड हुए थे, और यहाँ पर आकर पता नहीं उन लोगों ने क्या किया था, लेकिन उनके बारे में कहानी है कि वो 8 इमोर्टल्स हैं। अगर वो वाकई में इमोर्टल्स हैं तो इसका मतलब यह है कि वो अभी तक जिंदा होंगे। मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक लेजेंडरी कहानी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि आसमान के ऊपर से कोई 8 इमोर्टल्स यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर उतरे हों। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 34
एपिसोड का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि शुई को हमारे वूजन के ऊपर शक है तो वो अपने शक को कैसे क्लियर करेगी। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी शुई जो होती है वो इस बारे में सोच रही होती है क्या इंसान 1000 साल तक जी सकते हैं, क्योंकि उसे वहां पर कब्र के ऊपर एक तख्ती मिलती है जिसके ऊपर डैन वूजुन लिखा होता है। तो उसके ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ 8 इमोर्टल्स हैं जिनके बारे में सिर्फ कहानी है। मुझे लगता है कि वही ऐसे लोग हैं जो अभी तक जिंदा हो सकते हैं, लेकिन ये तो है ही एक कहानी, तो हम इसके ऊपर क्या यकीन करेंगे। तो शुई अपने ग्रैंडफादर की बातें सुनने के बाद सोच रही होती है अगर वो लड़का डैन वूजुन वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो 1000 साल पहले वाला मार्शल गार्ड हो सकता है, क्योंकि मार्शल गार्ड होना कोई आम सी बात तो नहीं है। मेरे ग्रैंडफादर जो कि स्वर्ड एम्परर हैं, स्वर्ड एम्परर होने की वजह से इनकी बॉडी की स्पिरिट काफी ज्यादा अलग है, बाकी सभी लोगों से बहुत ज्यादा अलग है। अगर डैन वूजुन मार्शल गार्ड होता तो उसकी बॉडी के इर्द गिर्द जो एयर है वो बहुत ज्यादा अलग होती। मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और मुझे लगता है कि वो 8 इमोर्टल्स की कहानी भी झूठी है। तो इसी के साथ ही उसके ग्रैंडफादर उसे कहता है कि आप यहाँ पर तुम्हें थोड़ी सी संतुष्टि मिली, तो वो कहती है हाँ मुझे यहाँ पर संतुष्टि मिल गई है। वाकई में बहुत ज्यादा ग्रेट है ग्रैंडफादर। फिर साथ ही ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि अब जबकि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ तो क्यों ना हम लोग डोंगटिंग लेक के ऊपर चले, वहां पर चलकर घूम कर आते, क्योंकि वहां का सीन बहुत ज्यादा मजेदार है। तो वो उसे कहते हैं क्यों नहीं ग्रैंडफादर। इसी के साथ ही वो लोग वहां पर चले जाते हैं। जबकि नेक्स्ट सीन हमारे वूजुन का दिखाया जाता है कि हमारा वूजुन जो होता है उन तीनों कंकालों को वहां पर दफनाने के बाद उनकी कब्र बनवाता है और साथ ही उनके सामने वहां पर इनको पोर कर रहा होता है, यानी वाइन डाल रहा होता है। शायद उनकी कोई रीति रिवाज होती है जिसके मुताबिक वो ये सब कुछ कर रहा होता है। तुम्हारा वूजुन कहता है कि तुम सभी लोग जब जिंदा थे तुम्हें यहाँ पर वाइन पीना बहुत ज्यादा पसंद था, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे मरने के बाद वाइन पोर कर रहा हूँ। तो स्मार्टी और मूचिन दोनों वहां पर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं। इसी के साथ स्मार्टी आगे बढ़ता है और कहता है कि मास्टर मैं भी यहाँ पर इनके सामने वाइन ऑफर करना चाहता हूँ। तुम्हारा वूजुन कहता है अच्छा ठीक है तुम कर सकते हो, और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है, वाइन की बोतल को पकड़ता है और उसे वहां पर डाल रहा होता है और सोच रहा होता है मेरे मास्टर यहाँ पर बहुत ही अकेला फील कर रहे होंगे, क्योंकि वो शायद जो भी है ये इसके दोस्त होंगे या फिर जो भी होंगे जिनको ये रिस्पेक्ट देना चाहता है। स्मार्टी जब वहां पर वाइन गिरा रहा था साथ ही उसे वहां पर वाइन की स्मेल काफी ज्यादा अच्छी लगती है, तो वो ग्लास के अंदर वाइन डाल लेता है और कहता है कि चलो इसको टेस्ट करके देख लेते हैं क्योंकि ये काफी अच्छी लग रही है। तो वूजुन उसके पेट पे मारता और कहता बेवकूफ गई कि मैंने तुम्हें वाइन पीने का नहीं कहा, ये वाइन इनके सामने पोर करने के लिए थी। इसके साथ ही ये तो बैकग्राउंड सीन हो गया। जब प्रेजेंट में सीन आता है तो वहां पर स्मार्ट चलाकर उसे कह रहा होता है कि मास्टर तुम्हें बताना ही होगा, तुम हर पास यहाँ पर हमारे से छुपा नहीं सकते, तुम यहाँ पर ये तो नहीं कह सकते कि वो तीनों बॉडीज जो थी वो उन तीनों मास्टर्स की नहीं थी जो कि उस केव के अंदर से तुम लेकर आए हो, हम इस बात के ऊपर यकीन कर ही नहीं सकते। तुम्हारा वूजुन उसे कहता है कि तुम्हें करना होगा, तो कहता है लेकिन तुमने उन तीनों की कब्रों के ऊपर नाम भी लिखे थे, उन तीनों के नाम लिखे हुए थे, वो नाम तो वही थे। तुम्हारा वूजुन उसे कहता है कि तुम ये समझ लो कि तुमने वहां पर नाम गलत पढ़े हैं, लेकिन असल में जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वही सच है। ये बात सुनने के बाद स्मार्टी और भी गुस्सा आता है, कहता है कि मास्टर प्लीज ऐसा मत करो, हमें इस बारे बताओ ना क्या है वो तीनों कंकाल किसके थे। तुम्हारा वूजुन उसे सच नहीं बताना चाहता, वहां पर अपनी मुट्ठी बंद करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें सच नहीं बताना चाहता, क्योंकि उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मूजिन जो होता है वो सोच रहा होता है कि ये बेवकूफ यहाँ पर चुप क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अगर इस तरह ये सवाल पूछता रहा तो मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। इसी के साथ सोमी भागती हुई वहां पर आती है और स्मार्टी से कहती है मिस्टर स्लेव मेरी मदद करो ना, मेरी बॉल जो है वो उड़कर बाहर चली गई है, जाओ ना बाहर से जाकर उस बॉल को उठा लाओ। तो वो कहता है कि ये क्या, मैं यहाँ पर मास्टर से एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछ रहा हूँ, क्या तुम बाद में नहीं जहाँ पर आ सकती, थोड़ी देर रुक जाओ ना। सोमी से कहती है नहीं मेरी बॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेरी बॉल ले आओ ना। तो इसी के साथ स्मार्टी भागता हुआ चला जाता है और कहता है अच्छा ठीक है मैं जाकर ले आता हूँ। तो बॉल लेने के लिए चला जाता है तो वूजुन उसे कहता है कि तुम्हारे पास तो कोई बॉल है ही नहीं, तो फिर तुमने उसे वहां पर झूठ क्यों बोला। सोमी उसे कहती है कि मुझे लगता है कि बाज दफा यहाँ पर झूठ बोल लेना चाहिए, जब किसी को यहाँ पर बात को छुपाना होता है यहाँ पर झूठ बोलना पड़ता है। तो वूजुन से कहता है कि मेरी बेटी मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम मुझे सबसे ज्यादा अच्छे से समझती हो, अगर मैं कोई बात नहीं बताना चाहता तो उसे छुपाने के लिए अगर झूठ भी बोला जाए तो बुरा नहीं है। तो सोमी उसे कहते हैं कि लेकिन डैड मैं यहाँ पर एक बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो रही हूँ। तो उसके डैड उसे कहते हैं कि वो कौन सी बात है। तो सोमी कहती है कि शुई जो थी वो यहाँ पर से अचानक से चली गई थी जब उसे मैसेज मिला था, और उसके बाद से मुझे उसकी कोई खबर नहीं है, पता नहीं अब दोबारा हमसे मिलने के लिए कब आएगी, वो काफी ज्यादा परेशान लग रही थी, पता नहीं वो किस हाल में होगी। तुम्हारा वूजुन से कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, और साथ ही वो सोच रहा होता है मुझे लगता है कि म्यूरियम लाइंस के लोग इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में होंगे, उन्हें ये लगता है कि कोई अननोन फैक्शन के लोग यहाँ पर आए और तीनों कंकाल को उठाकर ले गए हैं। इसी के साथ दरवाजे के ऊपर नॉक होती है। तुम्हारा वूजुन कहता है लगता है कोई यहाँ पर हमारे घर पर गेस्ट आया, चलो चल के देखते हैं कौन आया है। और वो जाकर जैसे दरवाजा खोलता है, दरवाजा खोलने के बाद सामने देखता है तो शुई खड़ी होती है। तो सोमी तो उसे देखती बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, तो शुई भी उसे हेलो बोलती है और इसी के साथ शुई उनसे कहती है कि मैं यहाँ पर इतनी रात के वक्त, तो वो भी अपनी बात को कंप्लीट भी नहीं कर
करती है कि हमारा वुशन कहता है लगता है कि आज हमारे यहाँ एक बहुत ही खास गेस्ट आया है। ग्रैंडफादर भी उसके साथ ही होते हैं क्योंकि डोंगटिंग लेक यहाँ पर से काफी ज्यादा करीब है। तो ग्रैंडपा कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट गेस्ट कह रहे हो। तो इसी के साथ ही शुई से कहती है कि हम लोग यहाँ पर डोंगटिंग लेक को विजिट करने के लिए आए थे, रात काफी हो गई, हम लोग किसी होटल में नहीं जा सकते थे, इसी वजह से तुम्हारे पास है क्या रहने के लिए जगह मिलेगी। तुम्हारा वुशन अंदर चला जाता है और कहता है ठीक है आ जाओ। तो इस बात से शुई काफी हैरान होती है कि ये गुस्से नहीं हुआ। तो अंदर जाते हुए हमारा वुशन कहता है कि मैं तो यहाँ पर ये सोच रहा था कि म्यूरियम लाइन्स को इस वक्त बहुत ज्यादा काम होगा, लेकिन तुम यहाँ पर म्यूरियम लाइन्स के लोग इस वक्त डोंगटिंग लेक को विजिट कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि सब कुछ शांत हो चुका है। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि मैं एक बुढ़ा आदमी हूँ, बुढ़े आदमी को यहाँ पर इतना ज्यादा काम नहीं करना चाहिए और मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकता और मेरे लोगों को भी पता है कि मैं बुढ़ा हो चुका हूँ। वुशन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर हंसकर बात कर रहे हो, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, हालांकि तुमने इतनी बुरी सिचुएशन को फेस किया है। तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि तुम इस तरह कह सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है। बात उन दोनों को वहाँ पर रूम मिल जाता है। तो हमारा वुशन उन दोनों को जाते हुए कह जाता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें रूम दे देता हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर इस रूम का रेंट देना होगा, अगर तुम लोग रेंट दोगे तो तुम्हें फ्री में खाना मिलेगा। और इसी के साथ ही वुशन वहाँ पर चला जाता है, जबकि ग्रैंडफादर उस शुई से कहते हैं कि तुम्हारा ये दोस्त बहुत ज्यादा अजीब है। तो कहा था कि ये तुम्हारा दोस्त है और लड़की भी तुम्हारी दोस्त है, लेकिन ये तो यहाँ पर हमारे पास रूम के पैसे चार्ज कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है। तुम्हें वाकई में लगता है कि यही वो लड़का है जिसने ब्लैक फैक्शन को हराया था। तो शुई उसे कहते हैं कि उसने खुद से इस बात को एक्सेप्ट तो नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि यही वो बंदा है जिसने ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी को हराया था। ये बंदा वाकई में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। तो उसके ग्रैंडफादर भी यही सोच रहे थे और कहते हैं कि जब मैंने पहली बार इसे देखा तो उसकी आंखों से मुझे पता चल गया कि ये कोई बहुत ही महान मार्शल मास्टर है, जो कोई आम इंसान नहीं है। शुई भी अपने ग्रैंडफादर से कहती है ग्रैंडफादर क्या आपको वाकई में लगता है कि हमें यहाँ पर इस वक्त होना चाहिए, आप यहाँ पर मेरे साथ घूमने के लिए चले आए, हमें तो इस वक्त म्यूरियम अलायंस में होना चाहिए था ना, क्योंकि वहां पर एल्डर्स को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होगी। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि उन सभी को अच्छी तरह से पता है कि मैं बुढ़ा हो चुका और मैं ज्यादा काम नहीं संभाल सकता, सभी लोग इस बात को समझ सकते हैं। तो शुई कहती है मुझे नहीं लगता कि हमारे एडवाइजर जीगा जो इस बात को समझ पाएंगे। इसी के साथ ही सुबह के वक्त स्वामी तैयार होकर रेडी हो जाती है शुई से मिलने के लिए और कहती है कि मैं यहाँ पर शुई से मिलने जा रही हूँ। तुम्हारा वुशन कहता है नहीं मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि वो अकेली नहीं है, उसके ग्रैंडफादर उसके साथ हैं। तो स्वामी कहती है तो इस बार में क्या, मुझे लगता है कि मैं ग्रैंडफादर से भी जाकर मिल लूंगी। तुम्हारा वुशन कहता है कि नहीं फिलहाल के लिए ना जाओ। तो बेचारी काफी उदास हो जाती है। इसी के साथ ही मुचिन वहां पर आता है और उसे कहता है कि मैनर मास्टर मुझे लगता है कि आप यहाँ किसी बात को लेकर परेशान हैं। तुम्हारा वुशन कहता है कि तुम किस बारे में कह रहे हो कि मैं किस बात को लेकर परेशान हूँ। मुचिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर स्वर्ड एम्परर की बात कर रहा हूँ, हमारे घर में इस वक्त शुई अपने ग्रैंडफादर के साथ है और उसके ग्रैंडफादर कोई और नहीं है बल्कि म्यूरियम अलायंस के लीडर और साथ में स्वर्ड एम्परर भी हैं। तो मुचिन उसे कहता है कि स्वर्ड एम्परर के साथ साथ यहाँ पर टोटल 5 एम्परर्स हैं जो कि स्वर्ड एम्परर की तरह ही बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। इन 5 के बारे में कहा जाता है कि ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग है कि जब भी किसी बैटलफील्ड के ऊपर जाते हैं तो वहां पर से जीतकर ही वापस आते हैं। तो वुशन कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे समझ आई कि तुम यहाँ पर क्या बात कर रहे हो, क्योंकि शुई हमेशा यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर की तारीफें करती थी। तो वो कहता है कि मैंने यहाँ पर बहुत सारी तारीफें सुनी है इस बुढ़े आदमी की, यहाँ पर इसे देखने के बाद मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पर इसकी तलवारबाजी कंप्लीट नहीं है, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर बिल्कुल भी नहीं है जिस तरह के कंप्लीट मास्टर्स को होना चाहिए। मुचिन कहता है मास्टर आपको क्या लगता है कि ये लोग यहाँ पर उस आइलैंड के ऊपर जो कुछ भी हुआ था उसी वजह से यहाँ पर हमारे घर रहने के लिए आए होंगे। हमारा वुशन कहता है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये वैसे यहाँ पर आए हैं, शायद डोंगटिंग लेक को विजिट करने के लिए आए थे। जो भी हो मुझे लगता है कि हमारी किस्मत में लिखा हुआ था यहाँ पर हम सभी लोगों का एक साथ मिलना। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 35 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ग्रैंडफादर को यहाँ पर से क्या हासिल होने वाला है, कि वो मार्शल गार्ड के घर पर रहने के लिए आए हैं तो कुछ ना कुछ तो उन्हें मिलेगा ही। तो यहाँ पर एपिसोड का एंड होगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि ग्रैंडफादर जो होते हैं वहीं पर लेक के पास अपनी फिशिंग रॉड लेकर मछली पकड़ रहे होते हैं। जब वहां पर मछली पकड़ रहे होते हैं इसी के साथ ही हमारा वुशन वहां पर आता है और उसे कहता है लगता है कि तुम्हें फिशिंग का काफी शौक लगता है। तो वो कहते हैं जब मैं जंग था तब से मैं फिशिंग करना चाहता हूँ और तब से यहाँ पर मैं फिशिंग करने के लिए आता रहा हूँ, लेकिन अब मुझे बहुत ही कम टाइम मिलता है। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि लास्ट टाइम कब मैं यहाँ पर किसी लेक के किनारे इस तरह फिशिंग रॉड पकड़कर मछली पकड़ने के लिए बैठा था। साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि मैं यहाँ पर इस बारे में सोचूं तो मेरे पास यहाँ पर ऐसे कोई भी मोमेंट नहीं है जिनको मैं याद रख सकता हूँ। मैं अपनी सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इसी बारे में सोचता रहा कि मुझे किसी से हारना नहीं है, मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना है। इसी वजह से मैंने तलवार उठाई थी और तलवार उठाने के बाद से मैं यहाँ पर ताकि मेरा नाम और मेरे क्लैन का नाम हो सके, मेरी वजह से मेरे क्लैन का नाम फैल सके और मैं फेमस हो सकूं, इसी वजह से मैं अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता गया यहाँ ताकि मैं स्वर्ड एम्परर बन गया। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पास की कोई ऐसी मेमोरीज ही नहीं है जिनको याद रखा जा सकता है, जिनको याद किया जा सकता है। तो वो उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर एक क्लैन की
रेपुटेशन को राइज करने के लिए मैं जहाँ पर हायर पोजीशन तक पहुंच गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कुछ वो नहीं था जो मुझे चाहिए था, ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए था, बल्कि अपने सेक्टर के लिए जब सब कुछ मैंने किया था। अगर मैंने जहाँ पर अपने लिए कुछ किया तो वो सिर्फ एक ही ऑपरेशन था, वो जेंटलमैन आइलैंड वाला ऑपरेशन था, जुनशान आइलैंड का ऑपरेशन था, जहाँ पर उन तीनों मार्शल गार्ड्स की बॉडीज को मैं हासिल करना चाहता था और साथ ही मार्शल गार्ड की किसी को लेना चाहता था ताकि मैं अपनी मार्शल आर्ट्स को बेहतर बना सकूं, क्योंकि मैं इस वक्त बॉटल नेक के ऊपर अटका हुआ हूं। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि लेकिन अब तो वहां पर कुछ भी नहीं बचा और तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। इसी के साथ ही सोमी वहां पर एक मछली पकड़कर आ जाती है और कहती है देखो सोमी ने जहां पर एक मछली पकड़ ली, चलो जल्दी से इसको पकाते हैं। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं हाँ तुमने तो वाकई में बहुत बड़ी मछली पकड़ी है। तुम्हारा वूजन उसे कहता है ये बहुत अच्छी बात है, अगली बार हम लोग इससे बड़ी मछली पकड़ेंगे। तो सोमी कहती है हाँ क्यों नहीं, हम लोग इससे बड़ी मछली पकड़ेंगे और जब हम बड़ी मछली पकड़ेंगे तो सभी के साथ उसको शेयर भी करेंगे। साथ ही हमारा वूजन उसको उठा लेता है और साथ ही वो दोनों हंस कर बातें कर रहे होते हैं, जबकि ग्रैंडफादर उसकी तरफ देख रहे होते हैं और कहता है कि यही तो वो चीज है जिसे मैं बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। जब से मैं छोटा था तब से लेकर अभी तक मैं सिर्फ वो सब प्रैक्टिस करता रहा और मैं सीरियस मसलों में उलझा रहा और कभी मैंने यहाँ पर बच्चों के प्यार को महसूस नहीं किया। मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी। और साथ ही वो अपना पास सेल्फ दिखाता है जहाँ पर वो बहुत ज्यादा यंग था और उसके दो बच्चे थे। दोनों बेटे भागते हुए उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं डैड हैप्पी बर्थडे और साथ उसके लिए वहां पर कागज का कुछ घोड़ा बनाकर लाते हैं। तो ये देखने के बाद वो पीछे मुड़ जाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इन फालतू कामों के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर इतना फ्री टाइम है तो जाओ जाकर तलवार उठाओ, तलवारबाजी की प्रैक्टिस करो, क्योंकि तुम्हारे जैसे कमजोर लोग मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। और दोनों बच्चे बेचारे बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, उनका दिल टूट जाता है। यहाँ पर वो सोमी को हंसता हुआ देखते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन पलों को मिस कर दिया। काश वो अपने बच्चों के साथ प्यार से बात करते और इस सब को महसूस कर पाते। फिर साथ ही वो कहते हैं लेकिन अब ये सब कुछ बेकार है, मेरे लिए अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। इसी के साथ ही हमारा वूजन उसकी टेंशन को समझ रहा था। वूजन वहां पर सोमी से बात करने के बहाने उसको समझाने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर जितनी मर्जी कोशिश कर लो, अगर तुम यहाँ पर ज्यादा कोशिश करोगे तो तुम्हारे सामने जो बड़ी दीवार है तुम कभी भी उसको पार नहीं कर पाओगे। तुम चाहे उसके साथ टक्कर मार लो तब भी उसे तोड़ नहीं पाओगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरी बात को समझोगे कि अगर तुम यहाँ पर नरम हो जाओ और अपने आसपास देखो, अपनी सराउंडिंग्स को देखो और उसके बाद आगे बढ़ो, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए इस वार को ब्रीच करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ग्रैंड मादर उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं तुम वाकई में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी हो। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही शुई भागती वहां पर आती है। भागते वहां पर आने के बाद से कहती है कि ग्रैंडपा एक बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि अब क्या हो गया, जल्दी से बताओ कितनी क्या खास बात है कि तुम भागती हुई यहाँ पर आ गई हो। तो वो कहती है मुझे म्यूरियम अलायंस से एक न्यूज मिली है, एक पिजन को भेजा गया था, उसमें लिखा हुआ है कि एडवाइजर जिगाल के ऊपर किसी अननोन एलियन ने अटैक किया है और वो यहाँ पर मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं, बहुत ही बुरी तरह जख्मी है। तो ग्रैंडफादर जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तो जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें जल्दी से जल्दी अपनी मेन ब्रांच में वापस जाना होगा, जाकर मास्टर जिगाल को देखना होगा, देखते हैं कि किसने यहाँ पर अटैक किया है। तो जैसे ही वो वहां पर से वापस की तरफ मुड़ते हैं तुम्हारे वूजन को वहां पर क्रिम्सन कलर का ऑरा दिखाई देता है। तुम्हारा वूजन कहता है कि ये वाला क्रिम्सन कलर का ऑरा उन इंसानों के इटके दिखाई देता है जो लोग बहुत ही जल्दी मरने वाले हों। तो मुझे लगता है कि ये मौत के बहुत ज्यादा करीब है। तो इसी के साथ ही हमारा वूजन उसे जाने से पहले कहता है कि मैं जाने से पहले तुम्हें एक मशवरा देना चाहूंगा, तुम्हें यहाँ पर अपनी प्राइड अपनी एरोगेंस को दूर रखना होगा। अगर तुम यहाँ पर अपनी एरोगेंस और प्राइड को दूर रखोगे तुम यहाँ पर और भी ज्यादा लंबे अरसे तक जी सकते हो। कि एक मार्शल आर्टिस्ट की जिंदगी जो है किसी वक्त भी खत्म हो सकती है, वो किसी वक्त भी मर सकता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी इस एडवाइस को याद रखूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं। हमारा वूजन कहता है ये तो वक्त ही बताएगा। और इसी के साथ ही वहां पर से निकल जाते हैं। उनके चले जाने के बाद सोमी कहती है कि अब पता नहीं ये लोग कब वापस आएंगे, अचानक से फिर से यहाँ पर चले गए। वूजन से कहता है कि हम लोग जल्दी दोबारा मिलेंगे, अगर किस्मत में हुआ तो हम लोग दोबारा जल्दी मिलेंगे, अगर ये जिंदा रहा तो। इसी के साथ ही वो अपने घोड़े लेकर वहां पर से निकल पड़ते हैं। तो शुई और उसके ग्रैंडफादर दोनों अपने घोड़े लेकर मेन ब्रांच की तरफ जा रहे होते हैं, जबकि हमारा मूजिन कहता है आपको क्या लगता है मास्टर के वहां पर क्या हुआ होगा। उन दोनों के चेहरे देखकर तो लगता है कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। हमारा वूजन से कहता है कि मुझे इस बारे में तो नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि सबका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिलहाल के लिए हमें इनके बारे में सोचना छोड़ना होगा, हम लोग जो कर रहे थे वही करते हैं। उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर कुछ बात सुनी है, आजकल जुई जैंग में कुछ अजीब हो रहा है। मैंने सुना है कि यहाँ पर एक नया सेक्टर अपीयर होने की कगार पर है, कुछ लोग अपने नए सेक्टर्स बनाने की तलाश में हैं। तो हमारा वूजन कहता है क्या तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो कि नए सेक्टर्स बन रहे हैं। इसके साथ इस माते भी वहां पर आता है और कहता है कि हाँ मैंने भी यहाँ पर सुना है कि कोई बंदा यहाँ पर एक अपना नया सेक्टर बना रहा है जिसे म्यूरियम सेक्टर कहा जाएगा। तुम्हारा वूजन कहता है ये तो काफी ज्यादा अजीब बात हो जाएगी और साथ ही हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम लोग इस जंगल में अकेला अपना मैंशन बनाकर इस पूरे के पूरे एरिया के ऊपर राज कर रहे हैं फिलहाल के लिए। माते भी उसे कहता है कि हाँ बॉस मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर और सेक्टर्स बन जाएंगे तो फिर हमारे टेरिटरी को चैलेंज करने वाले बहुत सारे लोग आ जाएंगे और हम लोग यहाँ पर शांति के साथ नहीं रह पाएंगे। तुम्हारा वूजन कहता है कि हाँ तुम लोगों ने ठीक कहा, यहाँ पर ऐसी जगह के ऊपर बच्चे को पालना मुश्किल हो जाएगा। तो स्माते कहता है कि यहाँ पर बताओगे किसने इस जुई जैंग सिटी को बचाया था, किसने जैंग बेग को पकड़ा था, किसने यहाँ पर ब्लैक फैक्शन के लोगों को हराया था, किसने यहाँ पर उस गांजा बेचने वाली ट्रिपल फैक्शन को हराया था। इसका मतलब यह है कि ये
पूरे का पूरा एरिया इस वक्त हमारा है और हम लोग यहाँ पर एक नया सेक्टर बनाएंगे जिसको हम लोग डैन सेक्टर का नाम देंगे। वोशन उनकी बातें सुनने के बाद कहता है कि बकवास बात करो, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन फिर से ग्रैंडफादर और शुई का दिखाया जाता है कि वो लोग जा रहे होते हैं तो रास्ते में फिर से उन्हें एक मैसेंजर पिजन मिलता है। तो उसका मैसेज पढ़ने के बाद ग्रैंडफादर उसे कहते हैं बताओ क्या हुआ है। तो शुई कहती है मैसेज के अंदर लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने मास्टर जीगाल के ऊपर अटैक किया था वो सभी लोग इस वक्त जंग प्रोविंस की तरफ निकल गए हैं और हमारे लोग उनका पीछा कर रहे हैं और मास्टर जीगाल जो है वो इस वक्त काफी बेहतर हालत में है। ग्रैंडफादर उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं मुझे लगता है कि दुश्मन जो भी है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे पर्सनली जाना होगा उनको हैंडल करने के लिए। तो वो शुई से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम ब्रांच में वापस जाओ, जाकर मास्टर जीगाल को देखो, जबकि मैं आनयांग प्रोविंस की तरफ जाता हूँ, जाकर उन लोगों को रोकता हूँ। तो शुई उनको लेकर काफी ज्यादा चिंतित होती है। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर कोई हरा सकता है। शुई कहती है नहीं नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर 5 एम्परर्स में से पर्सनली कोई आता है तभी आपका मुकाबला कर पाएगा, वरना बाकी सब तो आपका मुकाबला नहीं कर सकते। तो मुझे आपके ऊपर बुरा भरोसा है। और इसी के साथ वो मेन ब्रांच की तरफ निकल जाती है, जबकि ग्रैंडफादर कहते हैं मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए। और इसी के साथ ही वहां पर सियांग प्रोविंस की तरफ निकल जाते हैं। हमारी शुई म्यूरियम ब्रांच में पहुंचती है। वहां पर पहुंचने के बाद वो काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और भागती हुई अंदर की तरफ जा रही होती है, जबकि वहां पर सभी लोग नॉर्मल रिएक्ट कर रहे होते हैं। नौकरानी उसे कहते हैं कैप्टन आप इतनी जल्दी वापस आ गए और आप इतनी जल्दी में क्यों हैं। तो वो उससे पूछती है कि एडवाइजर जीगाल कहाँ पर है। तो वो कहती है वो तो अपनी मेन बिल्डिंग में और इस वक्त अपनी लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ रहे हैं। सुनने के बाद वो कहती है क्या वो इस वक्त मेन बिल्डिंग में और किताबें पढ़ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो जल्दी से भागती वहां पर जाती है। जैसे वो मेन बिल्डिंग में जाती है तो वहां पर वाकई मास्टर जीगाल बैठे होते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि शुई तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा हक्की बक्की क्यों हो रही है और ऊपर से तुम्हें इतने सांस क्यों चढ़े हुए हैं। तो वो भागती हुई आगे बढ़ती है और कहते हैं कि मास्टर जीगाल क्या आप ठीक है, क्या आपको कुछ ज्यादा चोट तो नहीं लगी। मास्टर जीगाल कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है, क्या मुझे चोट लगनी चाहिए थी। शुई कहती है कि हमें एक मैसेज मिला था, उस मैसेज में लिखा हुआ था कि आपके ऊपर दुश्मन ने अटैक किया और आप यहाँ पर मौत के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं, यानी आप बहुत ही बुरी तरह जख्मी हैं। ये बात सुनने के बाद मास्टर जीगाल को भी झटका लगता है। वो कहते हैं तुम्हें वो मैसेज किसने भेजा था। इसके साथ ही शुई को समझ आ जाती है कि उसके ग्रैंडफादर की जिंदगी इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है। तो यहाँ पर एपिसोड 36 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मास्टर ग्रैंडफादर बच पाएंगे या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि ग्रैंडपा जो होते हैं वो एनयांग प्रोविंस की तरफ वापस निकल जाते हैं, जहां पर का उसे मैसेज मिला था कि वो बागी जो है उस तरफ भाग कर जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो कहते हैं कि जहां पर मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गलत है। लेकिन वो जो मैसेंजर पिजन था वो हमारी वहां पर से भेजा गया था, यानी कि म्यूरियम लाइन से ही भेजा गया था और उसके ऊपर जो राइटिंग थी वो भी जहां पर हमारे लोगों की थी। फिर जहां पर ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे रास्ते में भी तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो लगता है कि मुझे जहां तक म्यूरियम लाइन्स के कुछ लोग दिख जाने चाहिए थे जो कि उन लोगों का पीछा कर रहे थे। इसी के साथ उनका घोड़ा जो होता है एक रस्सी के साथ टकरा जाता है, यानी घोड़े का पांव जो होता है रस्सी के साथ टकरा जाता है और घोड़ा वहीं पर गिर जाता है। घोड़े के गिरने के साथ ही ग्रैंड मास्टर जो होते हैं जंप करते हुए नीचे उतरते हैं और कहते हैं देखो तो जरा, यहाँ पर लगता है मैं बुढ़ा हो गया और मेरी नजर कमजोर हो गई, जिसकी वजह से मैं नीचे बंधी हुई रस्सी को भी नहीं देख पाया। वहां पर खड़े होते हैं। इसी के साथ उनके आसपास वहां पर स्मेल आना शुरू होती है। वहां पर पॉइजन होता है, कैसा पॉइजन जो कि आपकी बॉडी के अंदर से इंटरनल एनर्जी को डेसिपेट कर देता है। तो ये देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कौन है जो यहाँ पर इस पॉइजन को यूज कर रहा है। तो ग्रैंड मास्टर की पावर जो होती है, उनकी इंटरनल एनर्जी जो होती है वहीं पर डेसिपेट हो जाती है। वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान बन चुके हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी तलवार के साथ। ग्रैंडफादर कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई यहाँ पर इस पॉइजन को कैसे यूज कर सकता है, क्योंकि इस पॉइजन को इंपीरियल फैमिली ने प्रोहिबिट कर दिया था कि क्योंकि ये यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसी वजह से इसको बनाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। फिर साथ ही नीडल्स के साथ उनके पर अटैक होता है। तो वो जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ बढ़ते और कहते हैं कि अब यहाँ पर कौन है जो अटैक कर रहा है। जैसे वो पीछे की तरफ हटकर अपनी एनर्जी को गैदर करने की कोशिश करते हैं तो इस पॉइजन की वजह से वो एनर्जी को गैदर नहीं कर पाते। वो अपने बाजू को सामने की तरफ करते हुए नैरोज को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं तो उनके बाजू के ऊपर 3 नैरोज आकर धंस जाते हैं। तो मास्टर कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मेरा वक्त आ चुका है। और इसी के साथ ही साइड के ऊपर से उसे आवाज आती है। कोई कहता है हमें पता था कि स्वर्ड एम्परर जो है इतनी आसानी से यहाँ पर हार नहीं मानेगा, ये पॉइजन भी यहाँ पर तुम्हें रोकने के लिए काफी नहीं है, इसी वजह से पर्सनली हमें ये काम करना होगा। तो उसके सामने 3 असैसिन्स होते हैं। मास्टर वहां पर उनकी आवाज को पहचानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये लोग कौन है और जहाँ पर मैं देख भी नहीं पा रहा, क्योंकि पॉइजन की वजह से वो बहुत ज्यादा ब्लर होते जा रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे सही से दिखाई नहीं दे रहा। वो असैसिन से कहता है कि तुम एक महान स्वर्ड एम्परर थे, लेकिन अब यहाँ पर सही जगह तुम्हारी कब्र बनने वाली है। स्वर्ड एम्परर भी जल्दी से अपनी तलवार निकालते और कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं यहाँ पर अपनी स्वर्ड एनर्जी को यूज नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद मैं तलवार को तो घुमा सकता हूँ। जब तक मैं यहाँ पर तलवार को घुमा सकता हूँ तब तक मैं तुम सभी को मार सकता हूँ। अपनी तलवार निकालकर उसे कहता है कि मैं नैमगोंग जोनो, जिसे पूरी दुनिया स्वर्ड एम्परर के नाम से जानती है, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। तो एक असैसिन उसे कहता है कि हाँ हमें पता है कि तुम इतनी आसानी से नहीं मरने वाले और जो सब कुछ तो हमने पहले
से कैलकुलेट किया हुआ है, इसी वजह से तो ये सब कुछ किया गया और वो तीनों जल्दी से जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर इस घमासान फाइट के बाद नेक्स्ट सीन जो होता है वुशुन का दिखाया जाता है। तो वुशुन जो होता है वो लेक के किनारे बैठा होता है, तो वहां पर उसे कश्ती दिखाई देती है जहाँ पर लोग कश्ती में बैठे होते हैं और वहां पर डाउटिंग लेक की सैर कर रहे होते हैं। तो वुशुन कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे भी यहाँ पर सोमी के लिए कश्ती बनवानी चाहिए, हम लोग एक बोट बनाकर इस लेक को विजिट करने के लिए जाएंगे। और इसी के साथ ही वो अपने दोनों हेंचमैन को वहां पर ऑर्डर दे देता है। यहाँ से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से में आनयांग प्रोविंस का दिखाया जाता है जहाँ पर म्यूरियम अलायंस से और उसके साथी जो होते हैं अपने ग्रैंडफादर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तो वो लोग जगह जगह के ऊपर उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। जैसे वो लोग उस जगह के ऊपर पहुंचते हैं जहाँ पर फाइटिंग के निशान होते हैं, वो लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वहां पर ग्राउंड के ऊपर काफी सारा ब्लड होता है। तो वो लोग कहते हैं देखो यहाँ पर ब्लड है। मास्टर जीगाल उनसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर फाइट हुई होगी, इसी वजह से यहाँ पर इतना ब्लड है और साथ ही यहाँ पर फाइटिंग के निशान भी है। शुई कहते हैं कि मुझे यहाँ पर काम रहना होगा, मेरे ग्रैंडपा जो है वो स्वर्ड एम्परर है, वो इतनी आसानी से यहाँ पर किसी के हाथ से मार तो नहीं सकते, मुझे उनके बारे में सोचना होगा कि वो ठीक है। तो जीगाल वहां पर नीचे उतरते हैं और नीचे उतरने के बाद उन्हें वहां पर गन पाउडर दिखाई देता है। तो वो कहते हैं लगता है किसी ने यहाँ पर बॉम्ब्स को यूज किया था, यहाँ पर फ्लैश बॉम्ब्स यूज हुए हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, कोई यहाँ पर गन पाउडर को कैसे यूज करता है, सिर्फ और सिर्फ इंपीरियल फैमिली वालों के पास ही गन पाउडर है। साथ उन्हें वहां पर कुछ और महसूस होता है। तो वो कहते हैं यहाँ पर यही नहीं बल्कि कुछ और भी है। तो उन्हें वहां पर स्मेल आती है, वो कहते हैं ये तो इंटरनल एनर्जी को डेसिपेट करने वाला पॉइजन है, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई यहाँ पर डिस्पर्सिंग पॉइजन को कैसे यूज कर सकता है। फिर साथ ही शुई कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पर किसी ने की डिस्पर्सिंग पॉइजन को यूज किया है तो उसका मतलब यह है कि ग्रैंडपा बिल्कुल एक आम इंसान बन चुके थे सिर्फ अपनी तलवार के साथ। तो इस हालत में ग्रैंडपा को मारना बहुत ज्यादा आसान था। मैं यहाँ पर से क्या सोच रही हूँ, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, मुझे ये सोचना चाहिए कि ग्रैंडपा जिंदा होंगे। फिर साथ ही वो सोच रही होती है कि अब मैं यहाँ पर क्या सोचूं, क्या मैं सोचूं ग्रैंडपा जिंदा है या मर चुके हैं। फिर साथ ही वहां पर एक जोरदार चीख मारती है और कहती है मुझे ग्रैंडपा को ढूंढना है, चाहे कुछ भी हो जाए ग्रैंडपा को ढूंढना है। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन में फिर से वुशुन का दिखाया जाता है। तो वुशुन के साथ ही वहां पर उसके कहने पर एक बोर्ड बना रहे होते हैं, जबकि शुई उनकी बोर्ड को खराब कर देती है और कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगी, पिछले 2 दिन से तुम लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हो, मैं भी यहाँ पर मदद करूंगी। तो स्मार्ट उसे कहता है नहीं नहीं तुम रहने ही दो, लास्ट टाइम जब तुम मदद करने के लिए आई थी हमारी बनी बनाई बोर्ड को तुमने तोड़ दिया था, इस बार मैं तुम्हें यहाँ पर डांटूंगा अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो। वो उसके सामने वहां पर मासूम बनने का नाटक करती है। तो स्मार्ट वहीं पर चुप हो जाता है। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों के हिसाब से कहती है प्लीज मुझे मदद करने दो ना। स्मार्ट कहता है अच्छा ठीक है आ जाओ, तुम मदद कर सकती हो। वो दोनों फिर से वहां पर लकड़ी के तख्ते जोड़ना शुरू कर देते हैं ताकि बोर्ड बना सके। थोड़ी देर के बाद वुशुन वहां पर आता है और कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर इस बोर्ड को बना दिया, कौन यहाँ पर इस बच्चे के ऊपर चिल्ला रहा था। स्मार्ट उसे कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर चिल्ला नहीं रहा था, मैं तो बस यहाँ पर सोमी से कह रहा था कि तुम बार बार आकर इंटरफियर मत करो। वुशुन से कहता अच्छा छोड़ो इस बात को, मुझे बताओ कि मेरी बोर्ड कहाँ पर है। तो वो कहते हैं या देखो हमारी बोर्ड बिल्कुल तैयार है। तो वहां पर उनकी बोर्ड बिल्कुल तैयार होती है। वुशुन आगे बढ़ता है और कहता है कि तुमने 2 दिन में यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया, 2 दिन में तुमने इस बोर्ड को कंप्लीट कर दिया। तो स्मार्ट सोच रहा था कि मैं तो सारा टाइम यहाँ पर लेटा ही रहा, उसी सारे का सारा काम तो मुजिन ने किया है, लेकिन अब यहाँ पर मुझे भी तारीफ मिल रही है तो मुफ्त की तारीफ ले लेता हूँ। अब वुशुन सोमी को उठाता और उन दोनों से कहता है कि तुम लोग किसका इंतजार करो, चलो जल्दी से आ जाओ, हमें इस बोट में जाना है। तो वो तीनों ही चारों जो होते हैं बोट के ऊपर चढ़ जाते हैं और बोट को लेकर डाउटिंग लेक में आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा वुशुन सामने बैठा होता है, स्मार्ट वहां पर चप्पू चला रहा होता है। तुम्हारा वुशुन कहता है कि मुझे लगता है कि ये लाइफ काफी ज्यादा अच्छी है, पिछली लाइफ के मुकाबले में ज्यादा अच्छी है, जिसमें किसी बात का कोई डर नहीं है कि कोई कहां से निकलेगा और कोई कहां से आकर अटैक कर देगा। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इस तरह की लाइफ जीने की आदत होती जा रही है। लेकिन फिर साथ से वहां पर लेक के अंदर ब्लड दिखाई देता है। वो कहता है जो किस्मत में है वो तो मिलकर ही रहेगा, जो किस्मत में है उसे मिलना लिखा हुआ है। ये लोग अपनी बोट को लेकर वहां पर सामने पहुंचते हैं जहां पर से एक झरना नीचे की तरफ गिर रहा होता है। तो सोमी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तुम्हारा वुशुन से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये सीनरी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। तो सोमी कहती है क्यों नहीं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। फिर साथ उनकी बोट किसी के साथ टकरा जाती है तो उनको झटका लगता है। स्मार्ट कहता है कि अब यहाँ पर क्या है, हमारे साथ क्या टकरा गया। वुशुन कहता है मैंने कहा था कि अगर तुम जिंदा रहे तो हम लोग दोबारा मिलेंगे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि हम लोग इतनी जल्दी दोबारा मिल जाएंगे। तो वहां पर पानी के अंदर ग्रैंड मास्टर यानी ग्रैंडफादर की बॉडी होती है जो कि तैर रही होती है। तो वो लोग उसकी बॉडी को वहां पर से बाहर निकालते हैं। साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से म्यूरियम अलायंस का दिखाया जाता है। मास्टर जीगाल जो होते हैं वो अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। इसी के साथ ही वहां पर एक बंदा आता है और उसे कहता है क्या तुम वाकई में सच कह रहे हो कि वहां पर ग्रैंड मास्टर का कोई भी नामो निशान नहीं था, यानी कि उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिल पाई। मास्टर जीगाल सोच रहे होते हैं यहाँ पर लोगों को ये बात बता दी कि यहाँ पर हमें ग्रैंड मास्टर की डेड बॉडी नहीं मिली और उन्हें ये बता दूं कि ग्रैंड मास्टर मर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर बहुत बड़ा तहलका मच जाएगा। सभी लोग यहाँ पर म्यूरियम अलायंस को बहुत ज्यादा कमजोर समझेंगे और हो सकता है कोई यहाँ पर इससे फायदा उठाने की कोशिश करे। तो जीगाल सोच रहे होते हैं लेकिन अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मुझे लोगों को इस बारे में बताना ही पड़ेगा क्योंकि 1 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है, लेकिन हमें यहाँ पर ग्रैंड मास्टर की कोई भी खबर नहीं मिल पा रही। दूसरा एल्डर जो उसके पास खड़ा होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब जबकि हमें ग्रैंड मास्टर नहीं मिल रहे तो हमें यहाँ पर उनके बारे में भूल जाना चाहिए और गिव अप कर देना चाहिए, उन्हें और ज्यादा नहीं ढूंढना चाहिए। अच्छी तरह से पता है कि जुनशान आइलैंड के ऊपर क्या हुआ था। जुनशान आइलैंड के ऊपर हमारी म्यूरियम अलायंस की नाकामी के बाद हमें पहले यहाँ पर बहुत सारी मुश्किलों का सामना
सामना करना पड़ा है। और अगर अब यहाँ पर ग्रैंड मास्टर स्वर्ड एम्परर के ऊपर अटैक की खबर फैल जाती है तो फिर और भी ज्यादा बुरा होगा। लगता है कि मैं इस खबर को छुपाकर चुपचाप यहाँ पर यह अनाउंस कर देना चाहिए कि हम लोगों ने अलायंस का नया लीडर बना लिया और पुराने लीडर जब वो रिटायर हो चुके हैं। तो ये बंदा होता है, इस बंदे का नाम मोजोंग ह्योक-जुमोन होता है। मास्टर जीकाल उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर और क्या भी किया जा सकता है। तो मास्टर मोजोंग से कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर अलायंस के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि नामगोंग क्लैन के सभी लोग तो अपने मास्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं, उनमें से कोई भी यहाँ पर नहीं है और वो लोग इस वक्त म्यूरियम अलायंस को संभालने के काबिल नहीं है। मास्टर जीकाल उसे कहते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हमारी अलायंस का नया लीडर कौन बनेगा, क्योंकि इस वक्त अलायंस को एक नए लीडर की जरूरत है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 37 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इस अलायंस का नया लीडर कौन बनेगा और ग्रैंडपा क्या वो ठीक है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि म्यूरियम अलायंस में चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहां पर मोजोंग क्लैन का एक लीडर है जो कि अब नया लीडर बनना चाहता है और वो मास्टर जीगाल से आकर बहस कर रहा था और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर म्यूरियम अलायंस के लीडर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ग्रैंडफादर वापस आने वाले हैं, यानी कि पुराने लीडर जो है वापस आने वाले हैं। तो मास्टर जीगाल से कहते हैं ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही, मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए हमें यहाँ पर उनकी सर्च को बंद कर देना चाहिए, उनको ढूंढना बंद कर देना चाहिए और अलायंस के बारे में सोचना चाहिए। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है शुई के रूम का दिखाया जाता है, जहां पर शुई अपने ग्रैंडफादर के कपड़े का एक टुकड़ा लेकर बैठी होती है। उसके डैड उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं बेटा तुम इतनी रात के वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है फादर मुझे बताया क्या ग्रैंडफादर के कोई चांसेस हैं कि वो जिंदा हो सकते हैं। तो वो आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर इतनी आसानी से नहीं मर सकते, तुम्हारे दादाजी अभी तक जिंदा हैं। शुई कहती है कि मैं अपने दादाजी को ढूंढने के लिए जो हो सका वो जरूर करूंगी, मुझे अपने दादाजी चाहिए, मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगी। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन हमारे वुजुन का दिखाया जाता है कि वुजुन के घर के ऊपर दादाजी की आंखें खुलती है। वो रिकवर करने के बाद आंखें खोलते हैं और कहते हैं कि ये क्या मैं जिंदा हूँ। फिर साथ ही वो कहते हैं कि वहां पर उसकी डिस्पर्सन पॉइजन की वजह से मेरी बॉडी के अंदर सारी की सारी एनर्जी चली गई, लेकिन मैं यहाँ पर सर्वाइव कैसे कर गया। वहां पर कुछ असैसिन थे जिन्होंने मेरे पर अटैक किया। लगता है कि ये भी ह्यूमन की मर्जी होगी कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, लगता है कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होगा। और साथ ही वो हंस रहे होते हैं। तो हमारा वुजुन वहां पर पहुंचता है और उसे कहता है कि देखो तो जरा, इतनी बुरी तरह जख्मी होने के बाद जब तुम्हें 1 महीने के बाद होश है तब भी तुम यहाँ पर हंस रहे हो, तुम्हारे अंदर हंसने की एनर्जी बाकी है। तो वुजुन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे बचाया है। तुम्हारा वुजुन उसे कहता है कि हाँ मैंने ही तुम्हें बचाया है, मेरा नाम डैन वुजुन है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि मैंने तुम्हें बचाया है, मैंने तो बस यहाँ पर तुम्हें वार्निंग दी थी और हमारी किस्मत में लिखा हुआ था और तुम मेरी बोट के साथ टकरा गए, मैं तुम्हें उठाकर वापस ले आया। ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लगता है कि तुम्ही ने मेरी जान बचाई है और मुझे लगता है कि जैसा तुमने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है, तुमने मुझे वार्निंग दी थी कि एक मार्शल आर्टिस्ट किसी वक्त भी मर सकता है। वुजुन उसे कहता है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी म्यूरियम अलायंस को इस बारे में बता सकता हूँ, हमने अभी तक तुम्हारी म्यूरियम अलायंस को तुम्हारे बारे में नहीं बताया। तो वो उसे कहते हैं कि नहीं मैं नहीं चाहता कि उनको बताओ। तो क्योंकि वो साथ ही सोच रहे होते हैं कि अगर वो यहाँ से वापस म्यूरियम अलायंस में चले जाते तो वो सभी लोग उन्हें देखकर कितना ज्यादा खुश होने वाले हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि ये एक बेकार इंसान बन चुके हैं, इनके पास की पावर भी नहीं है और साथ ही एक बाजू भी कट चुका है, तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। तो वो कहते हैं नहीं मैं नहीं चाहता, कुछ दिनों के लिए अकेला रहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर रह सकता हूँ। तुम्हारा वुजुन कहता है कि हाँ तुम रह सकते हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रहने की एक ही कंडीशन है, तुम्हें यहाँ पर काम करना होगा, मुफ्त में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकते तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर रहने की इजाजत नहीं दे सकता, ना ही तुम्हें मुफ्त का खाना खिला सकता हूँ। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर एक बुढ़े आदमी को कह रहे हो जो कि मरने के लिए बिस्तर पर पड़ा है, उसे कह रहे हो कि काम करना होगा। तुम्हारा वुजुन उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, चाहे मेल हो फीमेल हो, छोटा हो या बड़ा हो, इस घर में रहने का सिर्फ एक ही रूल है कि तुम्हें काम करना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम आज से ठीक हो गए हो तो फिर आज से उठकर अपना काम स्टार्ट करो, क्योंकि मैं मुफ्त का खाना किसी को नहीं खिलाता। और इसी के साथ ही वो चला जाता है, जबकि ग्रैंडपा उठकर बैठ जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि अब यहाँ पर क्या होगा। फिर साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि वहां पर जब मेरे पर अटैक हुआ था 3 असैसिन ने सामने से मेरे पर अटैक किया था, लेकिन उस वक्त मुझे एक और बंदे की प्रेजेंस वहां पर मौजूद हुई थी जो उनके पीछे खड़ा था। अब मुझे ये नहीं पता कि वो बंदा कौन था, लेकिन वो काफी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग था। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि इस वक्त की सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि इस वक्त म्यूरियम अलायंस के नए लीडर को चूज करने के लिए इलेक्शंस होने वाले थे, जिसमें नया लीडर चूज किया जाना था। और इसी वक्त मेरे पर अटैक किया। मुझे लगता है कि ये सब कुछ प्री प्लान था, यानी कि उन सभी लोगों ने जानबूझकर यह किया है, दुश्मन को पहले से पता था, इसी वजह से उन्होंने मुझे अकेला करके मुझे मारने की कोशिश की। तो वो कहते हैं अब यहाँ पर किया भी किया जा सकता है। लगता है कि जिसने मेरे पर अटैक किया था उसका मकसद यह है कि म्यूरियम अलायंस का नया लीडर बनना है। नेक्स्ट सीन फिर से उसी जगह का दिखाया जाता है, आनयांग प्रोविंस का, जहां पर ग्रैंडफादर के ऊपर अटैक हुआ था। तो शुई उस वक्त उस जगह के ऊपर मौजूद होती है और उसके फादर उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं उन लोगों ने बहुत ही सीक्रेटिव अटैक किया था, यानी कि ग्रैंडफादर के पास बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो इसे कहती है लेकिन मुझे लगता है ग्रैंडफादर अभी तक जिंदा है। तो फादर उसे कहते हैं हाँ इसी वजह से तो मैं यहाँ पर अपने लोगों को, पूरे नैमगोंग
लॉन्ग क्लैन के लोगों को मैंने यहाँ पर ग्रैंडफादर को ढूंढने के लिए लगाया हुआ है ताकि उन्हें आसानी से ढूंढा जा सके। कहती है लेकिन आप यहाँ पर बार बार ये क्यों कहते हैं कि उनके बचने के चांसेस कम है, क्या आपको लगता है कि बहुत ही बुरी कंडीशन में होंगे? तो उसके डैड उसे कहते हैं कि हाँ वो बहुत ही बुरी कंडीशन में हो सकते हैं क्योंकि की डिस्पर्सिंग पॉइजन की वजह से उनके पास की पावर भी नहीं है। शुई कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं ग्रैंडपा को ढूंढूंगी और उसके बाद दोबारा से उन्हें रिकवर करने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर साथ ही उन्हें एक और बंदे की आवाज आती है। उनका एक साथी चिल्लाकर कहता है कि सर यहाँ पर आए, जहाँ पर भी खून का एक दाग लगा है। और वो लोग भागते हुए उस तरफ जाते हैं तो वहां पर उन्हें खून का ब्लड स्टेन दिखाई देता है। तो फादर कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये ब्लड स्टेन ये किस तरफ लेकर जाता है। तो वो लोग कहते हैं ये ब्लड स्टेन जो ये डोंगटिंग लेक की तरफ आगे बढ़ता है। तो वो लोग कहते हैं क्या डोंगटिंग लेक की तरफ आगे बढ़ता है? वो जल्दी से अपने लोगों से कहते हैं कि जल्दी से एक बोट भेजो, यहाँ पर बोट लो और जाकर पूरी की पूरी डोंगटिंग लेक के अंदर जाकर देख कर आओ, जिस तरफ नदी का बहाव उस तरफ देख कर आओ। के फादर वहां पर सोच रहे होते हैं कि शुई के ग्रैंडफादर जो थे वो म्यूरियम अलायंस के लीडर थे और साथ ही स्वॉर्ड एम्परर कहलाते थे, यानी एक बहुत ही पावरफुल फिगर थे। वो नैमगोंग फैमिली की एक निशानी थी और नैमगोंग फैमिली का सिंबल भी थे। पूरी की पूरी म्यूरियम अलायंस उनके नाम से जानी जाती थी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर उनकी की डिस्पर्स हो चुकी है और साथ ही वो अटैक की वजह से जख्मी है तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी दोबारा वापस आना चाहेंगे। अगर वो जिंदा भी है तो वो किस जगह के ऊपर छुप कर बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर वो वापस आ भी जाते हैं तब भी उनके वापस आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी उनकी इज्जत नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके होंगे। लोग वहां पर से खून के दागों का पीछा करते करते डोंगटिंग लेक तक पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि वो जहां तक पहुंचे होंगे। शुई कहती है कि आपको क्या लगता है कि इससे आगे वो कहां पर गए, क्या वो नदी के अंदर गिर गए? तो उसके डैड उसे कहते हैं कि हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है, मुझे लगता है कि वो इसी नदी के अंदर चले गए हैं। मैं अपने लोगों को यहाँ पर आसपास नदी के तमाम इलाकों में जहां तक नदी जाती है वहां पर उनको भेज दिया है ताकि वो जाकर उन्हें ढूंढ सकें। उनके साथ ही उसे कहते हैं कि मास्टर जीगाल भी यहाँ पर आसपास के इलाकों में उन्हें ढूंढ रहे हैं। तो फादर कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ खुद ये काम करना है, सिर्फ और सिर्फ नैमगोंग फैमिली के लोग ही यहाँ पर ग्रैंडफादर को ढूंढने की कोशिश करें। वो कहते हैं ठीक है सर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। और फिर नेक्स्ट सीन में फिर से वहीं का दिखाया जाता है वूचुन के घर का, जहाँ पर शुई बहुत ज्यादा खुश होती है। ग्रैंडफादर शुई के साथ खेल रहे होते हैं और उससे तो यहाँ पर ग्रैंडफादर मिल गया तो वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश होती है, जबकि समाते और मूजिन दोनों ही काफी हैरान होते हैं। वो लोग वहां पर खड़े खड़े देख रहे होते हैं। समाते कहता है कि आखिर इस बुढ़े आदमी के साथ मसला क्या है, ये जब से यहाँ पर आया कोई काम नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ सोमी के साथ खेलता रहता है। ये बहुत ही बुरी तरह जख्मी था, एक बासु काट चुका था, लेकिन 15 दिन में ये उठकर खड़ा हो गया। तब से ये उठकर खड़ा हुआ है तब से सोमी की क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दोनों रोजाना मछली पकड़ने के लिए चले जाते हैं। वो ग्रैंडपा से कहती है कि ग्रैंडपा चलो आज हम लोग जाकर एक बड़ी सी ईल पकड़ कर लाते हैं, उसको पकड़ कर लाएंगे, उसको पकाकर खाएंगे क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होगी। तो ग्रैंडपा उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग ईल को पकड़ सकते हैं? उसे पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं एक बड़ी से बड़ी ईल को भी पकड़ सकती हूँ। और उसके बाद आपके पास आपका राइट आर्म तो है ना जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप अपने राइट आर्म के साथ उसको आसानी से बाहर खींच सकते हैं। मुझे लगता है कि पानी में कोई भी ऐसी बड़ी फिश नहीं है जिसे आप अपने राइट आर्म के साथ नहीं पकड़ सकते, आपकी राइट आर्म बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसका हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ रही होती है, जबकि ग्रैंडफादर वहां पर साथ ही अपने लेफ्ट आर्म की तरफ देखते हैं कि उनका लेफ्ट आर्म जो है वो कट चुका है, तो वो इस बारे में काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है ये पानी की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पर मछली पकड़नी है। तो रास्ते में जाते हुए ग्रैंडफादर उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इस जगह के ऊपर बहुत ज्यादा बोर हो जाती होगी, क्योंकि ये जगह जो है ये मेन सिटी से बहुत ज्यादा दूर है, जंगल के अंदर रहना वो भी अकेले काफी ज्यादा अजीब लगता होगा, तुम्हारा स्कूल भी यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। तो वो कहती है नहीं मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है कि तुम्हें ऐसा बोरिंग नहीं लगता? तो सोमी कहती है कि मुझे बोरिंग इसलिए नहीं लगता क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं रात को सोकर सुबह उठूंगी और स्कूल जाऊंगी वहां पर मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे, और जब मैं वहां से वापस आऊंगी तो मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही होगी। तो इसी वजह से मुझे ये बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि मेरे पास यहाँ पर दोस्त भी है और मेरे पास फैमिली भी है और मेरी लाइफ इस वक्त बहुत ज्यादा हैप्पी गुजर रही है। जैसे कि ग्रैंडपा आपको यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने अपने लेफ्ट आर्म को खो दिया तो कोई बात नहीं, आपके पास राइट आर्म तो है, आप अपने राइट आर्म के साथ मेरा हाथ पकड़ सकते हैं और हम दोनों यहाँ पर सामने की तरफ चल सकते हैं। आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर आपको इस बात का शुक्र मनाना चाहिए? तो ग्रैंडपा कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे यहाँ पर अपने राइट आर्म के साथ ही सब कुछ करना चाहिए, ना कि मुझे यहाँ पर लेफ्ट आर्म को लेकर परेशान होना चाहिए। ग्रैंडपा उसकी बातें सुनने के बाद इतना असर लेते हैं कि वो तलवार लेकर प्रैक्टिस करने के लिए निकल पड़ते हैं और कहते हैं कि अगर मेरे पास एक बाजू नहीं है तो इसका मतलब यह है कि मुझे दूसरे बाजू के साथ ही यहाँ पर अपने आप को इसके साथ डालना होगा और इसी को इस्तेमाल करना सीखना होगा। और वो तलवार लेकर वहां पर प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर एपिसोड 38 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 39 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ग्रैंडपा सोमी की बातें सुनने के बाद अपनी राइट आर्म में तलवार पकड़ते हैं और कहते हैं कि मुझे यहाँ पर दोबारा से अपने आप को बेहतर बनाना होगा, मेरे पास अभी यहाँ पर राइट आर्म तो है, मेरी जिंदगी भी खत्म नहीं हुई, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर फिर से प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही वो तलवार लेकर वहां पर प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। लेकिन राइट आर्म के साथ प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। पूरी जिंदगी उन्होंने यहाँ पर दोनों हाथों के साथ तलवार को चलाया था, तो अब यहाँ पर सिर्फ राइट आर्म को यूज करना काफी ज्यादा मुश्किल
मुश्किल है, और साथ क्योंकि लेफ्ट आर्म नहीं है इसी वजह से बैलेंस करना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो वो सुबह से रात हो जाती है और वहां पे प्रैक्टिस करते रहते हैं। प्रैक्टिस करते करते उनकी प्रैक्टिस काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है और वो इस बात से काफी खुश भी होते हैं। एक सीन अगले दिन का दिखाया जाता है तो वो वूजुन से कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, तुमने कहा था कि जिंदगी खत्म नहीं होती, मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ स्पार करना चाहोगे? तुम्हारा वूजुन उसकी बाजू की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम इस कंडीशन में मुझसे फाइट करना चाहोगे? तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे लाइटली मत लो, कभी मैं यहाँ पर स्वर्ड एम्परर हुआ करता था, मुझे अपने पर पूरा भरोसा है कि मैं यहाँ पर तुम्हें हरा सकता हूँ। तो वूजुन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है मुझे बंदा यहाँ पर अपनी की डिस्पर्सिंग ऑरा को यूज नहीं कर सकता, यानी स्वर्ड एनर्जी को यूज नहीं कर सकता, साथ इसके पास लेफ्ट आर्म भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर समाते और वूजुन मोजिन दोनों ही इसको यहाँ पर स्वर्ड एम्परर समझते हैं। उन्हें लगता है कि ये एक बहुत ही महान तलवारबाज है। तो चलो देख लेते हैं कि इसके तलवारबाजी का स्टाइल क्या है। हालांकि मैंने यहाँ पर शुई को तलवारबाजी करते हुए देखा है, उसकी तलवारबाजी का स्टाइल तो मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा एरोगेंट स्टाइल है, फिर इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो वूजुन कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तो फिर ठीक है मैं तुमसे फाइट करूंगा। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, और इसी के साथ ही मोजिन, समाते और सोमी वो तीनों वहां पर झाड़ियों के अंदर छुपकर देख रहे होते हैं और कहते हैं कि लगता है कि यहाँ पर फाइट होने वाली है। तो मोजिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? समाते उसे कहता है कि कौन जीत सकता है, ऑफ कोर्स हमारे लॉर्ड यहाँ पर जीतने वाले हैं। उस बुढ़े खूसट को तुम्हें देखकर लगता है कि वो किसी एंगल से यहाँ पर मास्टर से जीत सकता है, और ऊपर से उसके पास एक बाजू भी नहीं है। मोजिन उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर उसको कम नहीं आंकना चाहिए, वो स्वर्ड एम्परर हुआ करता था। के साथ ही वहां पर फाइट स्टार्ट होती है। तो स्वर्ड एम्परर जो होते हैं यानी ग्रैंडपा अपने हाथ में लकड़ी का डंडा पकड़ते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। जबकि हमारा वूजुन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे यही कहना चाहूंगा कि अपना बेस्ट देना, हेजिटेट करने की कोशिश मत करना, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हिट कर सकते हो तो हिट करके दिखाओ। इसी के साथ ही ग्रैंडपा बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, फुल स्पीड के साथ वो आगे बढ़ते हैं और वूजुन के ऊपर अपनी तलवार से स्ट्राइक लगाते हैं। ग्रैंडपा वहां पर अपने बारे में सोच रहे थे कि मैं स्वर्ड एम्परर हूं और मैं इतने सालों तक तलवारबाजी करता रहा हूं, तो इस तरह के एक छोटे लड़के को मेरे लिए हराना ज्यादा मुश्किल नहीं है, कम से कम मैं इसे ब्लॉक तो कर ही सकता हूं। लेकिन जैसे ही उसके करीब पहुंचता है उनकी तलवार उनके हाथ से छूट जाती है और ग्रैंडपा को एक जबरदस्त झटका लगता है। वो कहते हैं ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ, तुम्हारी वजह से मेरी तलवार कैसे छूट गई? और सभी देखने वाले भी काफी हैरान होते हैं। कहते हैं कि लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ गलत कह दिया। तुम्हारे वूजुन उसे कहता है, तो वूजुन उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब कुछ लेकर आओ, यानी कि फुल स्ट्रेंथ के साथ अटैक करो, लेकिन तुम तो यहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रहे हो। ग्रैंडपा वहां पर सोच रहे होते हैं कि मैंने कोई मजाक नहीं किया, बल्कि मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा था। कहते हैं कि मैं स्वर्ड एम्परर, जिसे नामगोंग जियोन के नाम से सभी लोग जानते हैं, मुझे लगा था कि जिस लेवल पर मैं पहुंच चुका हूं, यानी स्वर्ड एम्परर के लेवल तक मैं पहुंच चुका हूं और इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता, मेरी तलवारबाजी से ज्यादा डेवलप नहीं हो सकती, मैं सालों से इस स्टेज के ऊपर फंसा हुआ था। लेकिन आज इस लड़के से फाइट करते हुए मुझे समझ आ रही है कि मैंने अभी तक यहाँ पर स्वर्ड्समैनशिप के एस को भी नहीं सीखा है, क्योंकि ये लड़का यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी तलवार के साथ मुझे ब्लॉक कर रहा है, एक ही जगह के ऊपर खड़े रहकर ये मेरे अटैक्स को ब्लॉक किए जा रहा है और मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे कर रहा है। मैं चाहे किसी भी एंगल से इसके ऊपर अटैक क्यों ना कर लूं, ये वहां पर खड़े खड़े मुझे ब्लॉक कर लेता है। हर बार या तो मुझे अवॉइड कर लेता है या मुझे ब्लॉक कर लेता है। तो मुजिन कहता है कि यार तुमने देखा यहाँ पर क्या हो रहा है? स्मार्टे उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यहाँ पर यही होने वाला है। ये बुढ़ा आदमी बार बार हमारे मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जब उसे पता है कि वो मास्टर को एक बार भी हिट नहीं कर पाएगा। तो मास्टर ग्रैंडपा भी जो होते हैं वहां पर सांस चढ़ा होता है, ग्राउंड के ऊपर बैठे होते हैं, फिर साथ ही वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर हार कैसे सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नामगोंग जियोन हूँ, मैं यहाँ पर नहीं हार सकता। अरे इस लड़के के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? इस लड़के के पास जो कुछ भी है वो कम से कम मुझे सरपास करने के लिए बहुत ज्यादा है। तो हमारा वूजुन उसे कहता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? तो वो कहते हैं नहीं अभी और है, अभी मैं और अटैक करना चाहता हूँ, और फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रिजल्ट फिर भी सेम ही रहता है। तो यहाँ पर वो बिस्तर के ऊपर जाकर लेट जाते हैं और कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पर पूरी तरह से हार गया, चाहे मैंने 100 बार अटैक किया हो या 200 बार अटैक किया हो, मैं हर बार हारा हूँ। वहां पर ये सोच रहे होते हैं, तुम्हारा स्मार्टी उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर इतना डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। शुक्र करो कि तुम यहाँ पर बच गए, क्योंकि तुम जिससे फाइट कर रहे थे उससे फाइट में बचना ये एक बहुत ही बड़ी कमाल की बात है ग्रैंड सायर। ग्रैंडफादर उसे कहता है कि ये तुम मुझे क्या कह रहे हो, क्या तुमने मुझे ग्रैंड सायर कहा? तुम्हारा स्मार्टी उसे कहता है कि मैं बुढ़े आदमी को बुढ़ा आदमी नहीं करूंगा, कहूंगा तो क्या कहूंगा, क्योंकि तुम कभी स्वर्ड एम्परर हुआ करते थे, इसी वजह से मैं तुम्हें ग्रैंड सायर कह रहा हूँ। साथ ही स्मार्टी उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ, मुझे तो लगा था कि तुम एक महान स्वर्ड एम्परर हो, तो तुम यहाँ पर मास्टर को हरा पाओगे, जहाँ पर उसे टक्कर दे पाओगे, लेकिन अफसोस तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर निकले और ऊपर से तुम बहुत ज्यादा बोरिंग भी हो। स्वर्ड एम्परर से कहते हैं कि लड़के क्या तुम तलवारबाजी कर सकते हो? तो इसी के साथ वो अपनी तारीफें करना शुरू कर देता है और कहता है बुढ़े खूसट गई कि तुम्हें क्या पता कि मैं किस तरह से तलवारबाजी कर सकता हूँ, मैं जब तलवार उठाता हूँ तो मेरे सामने कोई भी नहीं टिक सकता। और मुजिन पीछे खड़ा होता है और मुजिन सोच रहा था कि बेवकूफ यहाँ पर मार खाएगा, क्योंकि स्वर्ड एम्परर के सामने ये लंबी लंबी छोड़ है और उसे बार बार बुढ़ा आदमी कह रहा है। साथ ही मुजिन भागता हुआ आगे बढ़ता है ताकि उसे रोक सके, लेकिन इसी के साथ ही दूसरी तरह से ग्रैंडपा उठ खड़े होते हैं और उठने के बाद अपने लकड़ी के डंडे के साथ उसके मुंह
ऊपर अटैक करते हैं। जब ग्रैंडपा लकड़ी का डंडा उसके मुंह पर मारते हैं तो माते बेचारे का पूरा मुंह सूज जाता है। मूजिन उसे बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन इसके बावजूद वो मार खाकर वहां पर बैठा होता है। सीन खाने की टेबल का दिखाया जाता है जहां पर ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या मैं यहाँ पर और कुछ दिनों तक रह सकता हूँ। तो वूजन कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ पर रह सकते हो, जितने दिन तक चाहो वहां पर रह सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर काम करना होगा। ग्रैंडपा वहां पर सोच रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसे मेरी सिचुएशन के ऊपर तरस आ गया, इसी वजह से ये यहाँ पर मुझे रहने की इजाजत दे रहा है। इस वक्त मैं बिल्कुल बेकार हो चुका हूँ, मेरे लिए यहाँ पर करने के लिए कुछ भी नहीं और ना ही मैं यहाँ पर इसके कुछ काम आ सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ पर एक बाजू गंवाने के बाद और अपनी इंटरनल एनर्जी को गंवाने के बाद मुझे फाइनली समझ आई है कि मुझे उस दीवार के ऊपर चढ़ने का मौका मिल गया है, यानी कि उस दीवार को मैं पार कर सकता हूँ। तो यहाँ से नेक्स्ट सीन जो होता है वो इनके स्कूल की तरफ का दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडपा को सोमी को स्कूल ले जाने और वापस लाने का जिम्मा दिया गया होता है। वो सोमी को लेकर गली में वापस आ रहे होते हैं। सोमी वहां पर एक बड़ा सा स्क्विड लेकर चल रही होती है और कहते हैं ग्रैंडपा मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं अच्छा तुम्हें ये बहुत ज्यादा पसंद है। फिर साथ ही उसे याद आती है कि वूजन ने उसे कहा था कि क्या तुम सोमी को पिक एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो ग्रैंडपा कहते हैं पता नहीं उसने मुझे ये काम क्यों दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये काम इतना भी बुरा नहीं है। मुझे ये लगा था कि ये काम बहुत ज्यादा बोरिंग होगा, एक बच्चे को स्कूल छोड़ना फिर उसे वापस लेकर आना, लेकिन मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तो इसी के साथ सोमी उसे कहती है ग्रैंडपा यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है। तो वहां पर एक मास्क वाली दुकान होती है। तो उसे कहती है ग्रैंडपा यहाँ पर तो मास्क बेचे जा रहे हैं, ग्रैंडपा क्या हम लोग यहाँ पर से एक मास्क खरीद सकते हैं। जबकि ग्रैंडपा वहां पर सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि इसे मास्क बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। तो उसके लिए एक मास्क उठाती है और कहती है ग्रैंडपा मुझे लगता है ये मास्क आपका बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, जरा इसको ट्राई करके देखें। यहाँ के जुनशांस के स्वर्ड्स बैंड का मास्क है। तो हमारे ग्रैंडपा जो होते हैं उस मास्क को अपने हाथ में पकड़ते हैं, साथ ही अपने चेहरे के ऊपर लगा लेते हैं। जब अपने चेहरे के ऊपर उस मास्क को लगाते हैं तो ग्रैंडपा कहता है कि मैं इस मास्क में कैसा लग रहा हूँ। तो साथ ही वो शॉपकीपर से पूछते हैं मुझे बताओ कि ये मास्क किसका है, किससे मॉडल करके बनाया गया है। तो वो कहता है कि वहां पर आपको सामने वो घर दिखाई दे रहा है, उस घर के अंदर शो परफॉर्म होता है जहां पर एक मास्क वाला आदमी एक मास्क वाला हीरो जो होता है वो विलन से आकर फाइट करता है। ये मास्क जो है उसी हीरो का बनाया गया है। उस मास्क वाले हीरो को जो कि यहाँ पर आकर प्रिंसेस को बचाता है गुंडों से, उसको जेंटलमैन स्वर्ड्समैन कहा जाता है और ये उसी का मास्क है। तो ग्रैंडपा कहते हैं वाह आजकल बच्चों को देखो तो यहाँ किस तरह के प्ले देखते हैं और इसमें जेंटलमैन स्वर्ड्समैन का नाम तो काफी ज्यादा महान है, यानी कि अच्छे हीरो का नाम दिया गया है। और इसी के साथ ही जो आसपास के बच्चे होते हैं वो भागते हैं वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं वो देखो जेंटलमैन हीरो यहाँ पर है। सभी लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसी वजह से वो मास्क की वजह से भागते हुए उसके करीब आ जाते हैं और उसके साथ आकर चिपक जाते हैं और कहते हैं तुम तो सबसे बेस्ट हो, तुम एक महान हीरो हो, जेंटलमैन हीरो, तुम मेरे हीरो हो। ग्रैंडपा सोच रहे होता है कि किस किस्म की सिचुएशन है। आज से पहले बच्चों में इतना ज्यादा फेमस नहीं था, लगता है कि जो मास्क वाला बंदा जो है इन सभी बच्चों में बहुत ज्यादा फेमस है, इसी वजह से ये सभी मेरे इर्द गिर्द आकर घूम रहे हैं। उसके बाद वो स्वामी को अपने साथ लेकर वहां से वापस घर की तरफ चल पड़ते हैं। जबकि स्वामी से कहते हैं ग्रैंडपा आपके ऊपर ये मास्क बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इस मास्क को पहने रखें। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 39 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ग्रैंडपा को यहाँ पर अपनी लाइफ का दोबारा कोई मकसद मिल पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 40 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि स्वामी जो होती है वहां पर से ग्रैंडपा के लिए एक मास्क खरीदती है और ग्रैंडपा उस मास्क को लगाते हैं तो सभी बच्चे उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इसी के साथ ही वो लोग मास्क खरीदकर वहां पर से वापस आ जाते हैं। तो जब वो लोग वहां पर घर वापस आते हैं, वापस आने के बाद स्वामी भागती हुई वूजन के पास आती है और उसे कहती है कि डैड मैं वापस आ गई। मैं वूजन से कहता है तो तुम वापस आ गई। फिर साथ ही उसे कहता है फाइनली तुमने यहाँ पर इस मास्क को खरीद लिया। ग्रैंडपा उसे कहते हैं क्या तुम इस मास्क के बारे में जानते हो, क्या तुम्हें पता है कि इस मास्क को खरीदना चाहती थी। तो डैड उसे कहते हैं कि हाँ मैं इस बारे में पहले से जानता हूँ, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे से स्कूल छोड़ने के लिए जाता था तो रास्ते में इस मास्क वाली दुकान की तरफ जो देखती थी, लेकिन ये एक बेकार चीज है, इसी वजह से मैंने इसे खरीद कर नहीं दी। हर रोज यहाँ पर जेंटलमैन स्वर्ड्समैन के बारे में बात करती रहती है, तो मैं इसके बारे में कैसे नहीं जान सकता। तो हमारा वूजन सोमी से कहता है कि सोमी मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा खुश होगी कि अब तुम्हें वो चीज मिल गई है जो तुम्हें चाहिए थी, क्योंकि मैंने तुम्हें वो खरीद कर नहीं दी और तुमने जहाँ पर ग्रैंडपा के साथ जाकर इसको खरीद लिया। साथ ही सोमी से कहती है नहीं ये मेरी नहीं है, ये तो ग्रैंडपा की है। क्योंकि ग्रैंडपा बेचारे वहाँ पर चुप करके खड़े होते हैं और शर्मिंदा हो रहे होते हैं कि ये यहाँ पर अब इल्जाम मेरे पर लगा रही है कि मैंने इसको खरीदा है। किसके साथ सोमी आगे बढ़ते और ग्रैंडपा को मास्क पकड़ा देते और कहते हैं ग्रैंडपा ये मास्क आपने खरीदा था, ये मेरा नहीं है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे जाकर स्टडी करनी है। और सोमी वहां पर से चली जाती है। सोमी के चले जाने के बाद ग्रैंडपा कहते हैं कि अब मुझे समझ आ रही है कि एक बच्चे को पालना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसका मूड किसी वक्त भी खराब हो सकता है। तुम्हारा वूजन से कहता है कि हाँ मैं तो ये अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। फिर साथ ही ग्रैंडपा से कहता है कि मुझे एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ पर एनर्जी डिसिपेटिंग पॉइजन के बारे में जानते हो, की डिस्पर्सिंग पॉइजन के बारे में जानते हो। तुम्हारा वूजन से कहता है कि तुम इस बारे में क्यों जानना चाहते हो, तुम तो स्वर्ड एम्परर हो, तुम्हें तो इस बारे में पता होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं स्वर्ड एम्परर हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके बारे में मैं नहीं जानता, जैसे कि यहाँ पर की डिस्पर्सिंग पॉइजन के इफेक्ट्स को कैसे खत्म किया जाता है, इसका कोई एंटीडोट होता भी है या नहीं। क्या तुमने इस बारे में नहीं सुना कि किसी महान आत्मा ने कहा था कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, चाहे आप बच्चे हो या बूढ़े हो, आप सीख सकते हैं जब तक आपका मन हो। पूछने से कहता है अच्छा अच्छा ठीक है अब जबकि तुमने मुझसे पूछ लिया तो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। एनर्जी डिसिपेटिंग पॉइजन यानी की डिस्पर्सिंग पॉइजन जो
होता है उसके बारे में कुछ जानता हूँ। ये पॉइजन मेरे ऊपर काफी बार इस्तेमाल हो चुका है, इसी वजह से मुझे इस पॉइजन के बारे में पता है। तो ग्रैंडपा को ये बात सुनने के बाद झटका लगता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि जब लास्ट टाइम ऐसे फाइट कर रहा था मैंने देखा था ये इंटरनल फोर्स को यूज कर रहा था, यानी अपनी स्वर्ड एनर्जी को रिलीज कर रहा था। अगर इसने यहाँ पर की डिस्पर्सिंग पॉइजन को फेस किया तो फिर उसकी बॉडी के अंदर से ये एनर्जी कहाँ से निकल रही थी? इसका मतलब यह है कि इस पॉइजन का कोई ना कोई एंटीडोट जरूर होता है। तो वो इस बारे में सोच रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे इससे पूछना होगा कि उसका एंटीडोट क्या है। अगर मुझे यहाँ पर एंटीडोट मिल जाए तो मैं अपनी इंटरनल एनर्जी को वापस हासिल कर सकता हूँ। हो सकता है कि मैं वापस म्यूरियम अलायंस में स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बनकर वापस चला जाऊँ और सब कुछ ठीक हो जाए। जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ते हैं और उसे कहता है कि मेरे दोस्त मुझे जल्दी से बताओ कि इसका क्या तरीका है, क्या यहाँ पर एनर्जी को दोबारा से रिकवर करने का कोई तरीका होता है, क्या यहाँ पर इसका कोई एंटीडोट होता है? तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि इसका कोई एंटीडोट नहीं होता। वुजन उसे कहता है कि इसके एंटीडोट की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि ये एक ऐसा पॉइजन होता है जो तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारी एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। इससे तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारी एनर्जी कंप्लीटली डिस्पर्स नहीं होती बल्कि वो सारी की सारी एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर ही है, लेकिन उसको ब्लॉक कर दिया गया है। इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर किसी किस्म के पॉइजन या फिर एंटीडोट की जरूरत नहीं है। इस एनर्जी को ब्रेक थ्रू करने के लिए तुम्हें यहाँ पर ब्लॉकेज को हटाना होगा। अगर तुम यहाँ पर ब्लॉकेज को हटा देते हो तो इसी के साथ ही वो सारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी और तुम फिर से पहले स्टेट में आ जाओगे। ग्रैंडपा से कहते तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि इसको फिक्स किया जा सकता है, यानी कि मैं अपनी एनर्जी को दोबारा हासिल कर सकता हूँ। तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि हाँ तुम इसको हासिल कर सकते हो, लेकिन अब जबकि यहाँ पर तुम्हारी एनर्जी ब्लॉक हो चुकी है तो इसके लिए एक नीडल होल की जरूरत पड़ेगी। तो वो सोच रहे थे कि अब ये नीडल होल क्या है। तो वो हमारे वुजन से कहते हैं कि तुम यहाँ पर सही से बताओगे कि कहने का मतलब क्या है। फिर साथ ही समाते वहां पर बीच में भागता हुआ जाता है। वो चिल्लाते वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। वुजन कहता है कि अब अचानक से क्या हो गया, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो, क्या हो गया है? तो वो कहता है कि ये म्यूरियम अलायंस के बारे में है। म्यूरियम अलायंस में एक नया लीडर आ गया, उन्होंने एक नए लीडर को इलेक्ट कर लिया और एक नया लीडर उनकी कुर्सी के ऊपर बैठ गया है। तुम्हारा वुजन कहता है तो इसमें यहाँ पर परेशान होने वाली कौन सी बात है? मुझे तो ये बात हैरान करने वाली नहीं मिल लगती क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। अगर उनका पुराना लीडर उन्हें लगता है कि मर गया है तो उसकी जगह के ऊपर वो नया लीडर ही चूज करेंगे ना। वुजन जो होता है वो मास्टर से कहता है कि ग्रैंड मास्टर क्या आप भी यहाँ पर इस बात से परेशान हो रहे हैं? तो वो कहता है नहीं मैं इस बात से बिल्कुल परेशान नहीं हो रहा क्योंकि ये नेचुरल है। बहुत ही जल्दी मैं भी यहाँ पर रिटायर होने वाला था और मेरी जगह के ऊपर उन्होंने एक नया लीडर चूज करना ही था क्योंकि तकरीबन मुझे गायब हुए यहाँ पर 2 महीने होने क्यों है और मेरे 2 महीने तक अभी तक मैं उनको मिला नहीं हूं तो वो लोग मुझे मरा हुआ ही समझेंगे। इसी वजह से वो लोग यहाँ पर नया लीडर चूज कर लेंगे। तो फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब उनका जो नया लीडर होगा वो शाओलिन मास्टर सियोन जिन होगा। मास्टर सियोन जिन बहुत ही अच्छा लीडर है, वो मुझे लगता है कि मुझसे एक अच्छा लीडर बनेगा और हमारी अलायंस को बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है। तो इसी के साथ स्माते से कहता है नहीं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो तो लीडर नहीं बना। मास्टर से कहते हैं कि तो फिर यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो, क्या यहाँ पर मास्टर कुनलुन जो है वो नया लीडर बना है? तो स्माते कहता है नहीं वो भी लीडर नहीं बना। तो मास्टर से कहते हैं तो फिर बताओ तो सही कि यहाँ पर कौन बन गया है? तो ये दोनों यहाँ पर म्यूरियम अलायंस के लीडर नहीं बने तो फिर यहाँ पर म्यूरियम अलायंस का लीडर बनने के लायक कौन है? तो इसी के साथ स्माते से कहता है कि मुझे उसका नाम थोड़ा बहुत याद है, पता नहीं उसका नाम क्या था, शायद उसका नाम मोयोंग था। वो यहाँ पर मोयोंग का नाम लेता है। इसी के साथ ही ग्रैंडपा चिल्लाकर उसे कहते हैं क्या क्या तुमने यहाँ पर मोयोंग क्लैन के यंग मास्टर का नाम लिया है? साथ ही वो गुस्से के साथ चिल्लाकर आगे बढ़ते हैं, स्माते को कॉलर से पकड़ते और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? आयरन मास्टर जीगाल यहाँ पर इस बात के लिए एग्री कैसे कर सकते हैं? वो मोयोंग क्लैन के मास्टर को यहाँ पर नया अलायंस लीडर कैसे बना सकते हैं? स्माते उसे कहता है कि यहाँ पर मास्टर जीगाल के बारे में भी एक न्यूज है। जैसे ही आप वहां पर से गायब हुए थे उसके कुछ हफ्तों के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया और रिजाइन करने के बाद वो भी आपको ढूंढने में लगे हुए हैं और उनकी जगह के ऊपर एक नया मास्टर आ गया है जिसका नाम मैन हुरियोंग है। ग्रैंडपा ये बात सुनने के बाद फिर से चिल्लाकर उसे कहते हैं क्या नैम हुरियोंग वो कमीना, उसको किसने यहाँ पर नया एडवाइजर बना दिया? ग्रैंडफादर कहते हैं कि शाओलिन के मास्टर सियोन जिन, कुनलुन जोंग और ली क्वुन डू वैंग ये सारे के सारे मास्टर जो है ये बहुत ज्यादा स्पेशल मास्टर्स हैं, यानी कि मेरे अलावा ये चारों मास्टर जो है ये बिल्कुल परफेक्ट थे अलायंस लीडर की पोजीशन के लिए। और मैंने इन्हीं चारों के नाम सोच रखे थे कि मेरे रिटायर होने के बाद मैं इन चारों के नाम यहाँ पर इनके सामने रखूंगा और इनके लिए वोटिंग करवाई जाएगी। अच्छा ये बात तो है कि यहाँ पर मोयोंग क्लैन का मास्टर वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर मैं उसके साथ डायरेक्ट बैटल करूं तो वो मुझसे बैटल में हारेगा नहीं बल्कि हम दोनों बराबरी पर रहेंगे। लेकिन असल में वो करप्शन करते हुए पकड़ा गया था क्योंकि वो करप्शन में मुलविस था। इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि वो हमारी अलायंस का लीडर बने। अब जबकि वो अलायंस का लीडर बन गया तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। बहुत ही जल्दी वो पूरी की पूरी म्यूरियम अलायंस के जितने भी फंड्स हैं उन सभी को हड़प लेंगे और सारी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो ग्रैंड मास्टर वहां पर सोच रहे थे कि आखिर मेरी नामगोंग फैमिली कर क्या रही है, नामगोंग फैमिली के बाकी के लोग कहां पर है, शुई और उसके फादर कहां पर है, वो लोग इस सब के बारे में कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठा रहे। फिर साथ ही वो यहाँ पर ये सोच रहे थे कि आखिर अचानक से ये कैसे हो गया, आखिर मोयोंग क्लैन का हेड मेरी जगह के ऊपर नया हेड कैसे बन गया। फिर साथ ही वो सोच रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ करवाया हो, यानी कि मुझे मारने के पीछे उसी का हाथ हो। पूशन जो होता है उसकी बात सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होता है क्योंकि उसे पता होता है कि यहाँ पर यही केस है। दूसरी तरफ मोयोंग क्लैन के लीडर को दिखाता है कि वो अपने गार्डन में वहां पर फूल काट रहा था और इसी के साथ उसका बेटा वहां पर आता है और उसे आकर कहता है कि डैड यहाँ पर आ गया। तो उसके डैड उसे पूछते हैं बताओ कि क्या तुम्हें इसकी डेड बॉडी मिल गई? तो वो कहता है नहीं डैड हमें उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है। तो उसका डैड उसे कहता है मैंने तुम्हें
कितनी बार कहा कि जब तक उसकी बॉडी नहीं मिलती तब तक यहाँ पर वापस मत आना। तो उसका बेटा उसे कहता है कि आपको पता है ना कि उसे यहाँ पर की डिस्पर्सिंग पॉइजन के साथ इफेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी जाती रही है। एक बेकार इंसान और साथ में उसका बाजू काट दिया गया, एक ट्रिपल इंसान यहाँ पर आकर वापस कर भी क्या लेगा, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसी के साथ डैड उसी फूल के साथ उसके मुंह पर मारते हैं और फूल के साथ कांटा होता है, जिसकी वजह से उसके चेहरे के ऊपर स्लैश लग जाती है। तो वो उसे कहता है बेवकूफ कहीं कि मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि तुम्हें जो भी काम करना है उसे बिल्कुल परफेक्ट करना होगा। तुम्हें पता नहीं है कि अगर यहाँ पर जड़ी बूटियों को जड़ से नहीं उखाड़ा जाएगा तो वो दोबारा से ग्रो हो जाती है, यानी वो दोबारा से निकल आती है। इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर इनको जड़ से उखाड़ना होगा। तो बेटा उसे कहता है डैड प्लीज मुझे माफ करना। तो इसी के साथ ही उसे पूछता है अच्छा ठीक है मुझे ये बताओ कि नामगंग फैमिली के लोग कहाँ पर है। तो वो कहता है कि नामगंग फैमिली के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे हुनान प्रोविंस की तरफ निकल गए हैं। वो अभी भी जाकर अपने मास्टर को ढूंढ रहे हैं, यानी कि स्वर्ण एम्परर को ढूंढ रहे हैं। फादर उसे कहता है कि नामगंग फैमिली तो हमारे लिए एक मुश्किल है ही, लेकिन मुझे ये बताओ कि वून जीगाल कहाँ पर है, वो कहाँ पर चला गया। तो वो कहता है कि सर वून जीगाल जो थे वो भी इस वक्त मास्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। मैंने सुना है कि वो इस वक्त हीनान प्रोविंस की तरफ जा रहे हैं ताकि वो जाकर नामगंग फैमिली के साथ मिल सके और नामगंग फैमिली के साथ मिलकर अपने पुराने मास्टर को ढूंढ सके। फादर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि म्यूरियम की सिचुएशन इस वक्त बहुत ज्यादा क्योटिक है, किसी वक्त भी किसी की मौत हो सकती है। तुम मेरी बात को समझ रहे हो ना। मैं चाहता हूँ कि जीगाल को मार दिया जाए क्योंकि वो किसी वक्त भी हमारे लिए मुश्किल क्रिएट कर सकता है। ठीक है, साथ ही वो अपने बेटे को वहां पर एक नया मिशन दे देते हैं, जबकि यहीं पर हमारी एपिसोड 40 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर मोजोंग क्लैन के हेड जो होते हैं वो अपने बेटे को ऑर्डर देते हैं कि जाओ जाकर मास्टर जीगाल वून को मार डालो क्योंकि वो हमारे लिए ज्यादा मुश्किल क्रिएट कर सकता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ग्रैंडफादर को दिखाते हैं कि वो अभी भी वहां पर विला में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो वहां वूजन उसके पास आकर खड़ा होता है और उसे कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर वापस जाने के बारे में सोच रहे हो, इसी वजह से तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ताकि तुम म्यूरियम अलायंस में वापस जाकर सब कुछ ठीक कर सको। तो वो उसे कहता है कि नहीं, मैं वापस जाने के बारे में नहीं सोच रहा, मैं वापस जाकर करूंगा भी क्या, मैं इंटरनल एनर्जी को यूज नहीं कर सकता और ना ही जहाँ पर मेरे पास तलवारबाजी बेहतर हो रही है। और एक बाजू के साथ वो लोग मेरे ऑर्डर्स को भी नहीं सुनेंगे क्योंकि वहां पर पावर का राज है। मोयोंग क्लैन का जो लीडर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और तुम्हें क्या लगता है कि वो उसकी जगह पर मेरे जैसे एक बुढ़े आदमी की बात सुनेंगे जो कमजोर है। तो ना वूजन उसे कहता है कि जिस तरह तुम बार बार उसकी तारीफ करते हो मुझे लगता है कि ये मोयोंग क्लैन का लीडर जो भी है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। तो मास्टर उसे कहते हैं कि हाँ वाकई में वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट ओपोनेंट होता। अगर मैं यहाँ पर स्वर्ण एम्परर होता पहले वाला और अपनी स्वर्ण एनर्जी को यूज कर पाता तभी मैं उसे फाइट नहीं कर पाता। इसी वजह से तो म्यूरियम अलायंस ने उसे चूज किया है ताकि वो नया लीडर बन सके, क्योंकि म्यूरियम अलायंस में बाकी के सभी मास्टर जो हैं उससे ज्यादा अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो एक लीडर बनने के लायक नहीं है। इसी वजह से मैं ज्यादा परेशान हूँ। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि अच्छा तो ये बात है। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि अगर ये बात है यानी कि तुम जहाँ पर अपना डिसीजन ले चुके हो, यहाँ से नहीं जाना चाहते तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। और साथ ही मेरा वूजन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि टाइम इसी तरह खत्म हो जाता है, यानी टाइम गुजरता जाता है और सब कुछ जैसा होना है बिल्कुल वैसा ही होगा। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि अब जबकि तुम यहाँ पर मेरे लिए काफी ज्यादा परेशान और तुमने यहाँ पर मेरी काफी अच्छे से केयर किया, क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊं। और वो आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम एक बंदे के बारे में जानते हो जिसका नाम जियोंग वैंगसू है। जियोंग वैंगसू जिसे गोल्ड थीफ भी कहा जाता है, वो एक बहुत ही महान चोर था। वूजन उसे कहता है नहीं मैं उसके बारे में नहीं जानता। तो वो कहते हैं उसके बारे में कहानी बहुत ज्यादा फेमस है। वो एक बहुत ही महान चोर था, इतना महान चोर था कि वो जहां पर से भी चोरी करता किसी को भी इसके बारे में भनक भी नहीं लगने पाती। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर चला जाता, इंपीरियल फैमिलीज के रॉयल क्राउन को भी जाकर चोरी कर सकता था। वो इतना ज्यादा महान चोर था, यानी कि मतलब यह है कि वो किसी की हत्या नहीं करता था, बड़ी सफाई के साथ वो चोरी करता था। और उस वक्त जब मैं बहुत ज्यादा यंग था मैंने उसका पीछा किया था। तो उसका पीछा करते करते मैं एक जगह के पर पहुंचा जहां पर मुझे उसके पास एक पेपर मिला और ये पेपर जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा काम का है। मेरे लिए तो ये किसी काम का नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए ज्यादा काम का होगा। मेरा वूजन उसे कहता है इस पेपर के अंदर क्या है। तो मास्टर ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि इस पेपर के अंदर तुम्हारे मैनर को अगले कई सालों तक चलाने के लिए, ढेर सारे पैसों का बंदोबस्त करने के लिए ये एक नक्शा है। ये एक नक्शा है जो कि तुम्हें उस चोर के जितनी भी जिंदगी की सारी लूट थी उस तक लेकर जाएगा। वहां पर उसने अपना सारा खजाना छुपा कर रखा हुआ है, इस नक्शे के ऊपर वो सब कुछ लिखा हुआ है। साथ ही मेरा वूजन वहां से वापस आने के बाद अपने लोगों से कहता है कि मैं हुबाई की तरफ निकलने वाला हूं। तो मुझसे कहते हैं मास्टर क्या वाकई में जाने वाले हैं। तो वो कहता है हाँ मैं हुबाई जाने वाला हूं। तो सोमी से कहती है कि डैड मुझे भी हुबाई में जाना है, मैंने अपने स्कूल में हुबाई प्रोविंस के बारे में सुना था कि वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ। किस माते उसे कहता है लेकिन मैंने हुबाई के बारे में ये सुना है कि वहां पर वुडेंग सेक्टर के लोग रहते हैं। अगर वुडेंग सेक्टर के लोग वहां पर है तो इसका मतलब यह है कि वहां पर जाना आसान नहीं होगा और
हमें कभी भी वहाँ पर मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। आखिर में तो हम सभी लोगों को वहाँ पर लेकर जाने वाले हो। तुम्हारा वूजन उसे कहता है नहीं, तुम और सोमी यहीं पर रहने वाले हो, मैं और मूजिन हम दोनों वहाँ पर जाएंगे। सोमी उसे कहते हैं लेकिन मैं भी जाना चाहती हूँ। तो वूजन उसे कहता है वो बहुत ज्यादा दूर है और खतरा भी काफी ज्यादा, और साथ ही तुम्हें यहाँ पर अपना स्कूल भी तो लेना है, तुम्हें क्लासेस लेनी है, तुम यहाँ पर छुट्टी नहीं कर सकती। साथ ही वो स्मार्टे से कहता है कि तुम भी हमारे साथ नहीं चल सकते। अब मैं यहाँ पर मैनर को अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकता, इस मैनर का ख्याल रखने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। स्मार्टे दोनों से कहता है कि तुम दोनों यहीं पर रुकोगे। सभी लोग जहाँ चले जाते हैं तो फिर सब्जियों को पानी कौन देगा, वो सारी की सारी सब्जियां तो मर जाएंगी। तो स्मार्टे उसे कहता है अच्छा ठीक है। फिर साथ ही ग्रैंडपा भी कहते हैं मैं भी यहाँ पर स्वामी के साथ रहूंगा। वो जो उसे कहता है क्या तुम ठीक रहोगे, तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मुझे स्वामी के साथ काफी ज्यादा मजा आता है, हम दोनों दादा पोती यहाँ पर मिलकर बहुत सारे खेल खेलेंगे और उसके बाद बहुत ज्यादा मजा करेंगे, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा वूजन वहाँ पर चैन की सांस लेता है कि कम से कम यहाँ पर दादाजी के साथ काफी ज्यादा खुश तो है। साथ ही हमारा वूजन अपनी कार लेता है और वहाँ पर से निकल पड़ता है। वूजन और मूजिन दोनों ही कार के अंदर बैठे होते हैं। मूजिन उसे कहता है कि मास्टर मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर मुझे किस लिए वहाँ पर लेकर जाना चाहते हो, तुम हुबी में क्यों जा रहे हो, आखिर वहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है। वूजन उसे कहता है कि मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी चोर के बारे में सुना है जिसको गोल्ड किंग कहते हैं, क्या तुमने कभी उसका नाम सुना है। मूजिन उसे कहता है कि हाँ मैंने गोल्ड किंग का नाम सुना है, मैंने उसके बारे में सुना है कि वो एक बहुत ही बड़ा चोर था और उसने बहुत सारी चोरियां की, उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ चोरियां की थी और बहुत सारा माल लूटा था। तुम्हारा वूजन अपने पास एक नक्शा निकालता है और उसे कहता है कि ये वो वजह है जिसकी वजह से मैं हुबाई में जाने वाला हूँ। तो मूजिन उसे कहता है कि ये तो एक नक्शा है। तो हमारा वूजन उसे कहता है कि हाँ ये नक्शा है और ये ग्रैंडफादर ने मुझे दिया है। ये बात सुनने के बाद वो काफी हैरान होता है और कहता है, मूजिन उसे कहता है कि ये तो वाकई में एक नक्शा है और क्या ये वाकई में गोल्ड किंग का नक्शा हो सकता है। अगर तो यहाँ पर म्यूरम लाइंस के पुराने लीडर ने हमें ये नक्शा दिया है तो इसका मतलब यह है कि इसकी क्रेडिबिलिटी तो है, यानी ये सच हो सकता है कि वहां पर जाकर हमें इसके सारा का सारा खजाना मिल जाए। तो मूजिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि इसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कोई बात नहीं, वहां पर से जब पैसे मिलेंगे तो उसका आधा हिस्सा मैं तुम्हें भी दूंगा क्योंकि तुम भी सब में शामिल हो। तो मूजिन बहुत ज्यादा खुश होता है, वहां पर खुशी खुशी उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। जबकि 7 दिन के बाद का सीन दिखाते हैं। 7 दिन के बाद मूजिन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि वो लोग चल चल कर थक चुके होते हैं उस खजाने को ढूंढने के चक्कर में। जबकि हमारा वूजन बड़ी आसानी से आगे की तरफ चलता जा रहा था। तो मूजिन कहता है क्या मास्टर कभी थकते भी हैं या नहीं, तो चुपचाप आगे चलते जा रहे हैं। तो चलते चलते वो लोग एक जगह के ऊपर पहुंचते हैं जहां पर एक गांव होता है। हमारा वूजन कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर नक्शे के ऊपर इसी गांव के बारे में लिखा गया है, इस गांव को हैंडियान विलेज कहते हैं। इसके साथ उन्हें वहां पर से कुछ शराबियों की आवाज आती है, कुछ बैंडिट्स वहां पर कुछ माल लूट कर लाए होते हैं और बैठकर वहां पर पी रहे होते हैं। हमारा वूजन और धोनी वहां पर अंदर देखते हैं और कहते हैं लगता है कि यहाँ की सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, यहाँ पर तो कुछ बैंडिट्स बैठे हुए हैं। तो मूजिन कहता है कि मास्टर जी तो बैंडिट्स हैं। तुम्हारा वूजन उसे कहता है हाँ मुझे भी दिखाई दे रहा है। तो मूजिन उसे कहता है कि मास्टर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सभी बैंडिट्स भी यहाँ पर इसी ट्रेजर को ढूंढने के लिए आए हैं, गोल्ड किंग के खजाने को ढूंढने के लिए आए होंगे। तुम्हारा वूजन इसकी बात सुनने के बाद काफी गुस्सा हो जाता है, जल्दी से आगे बढ़ता जाकर उन सभी को पीटना शुरू कर देता है। तो मूजिन वहां पर खड़ा होकर देख रहा होता है कि मास्टर यहाँ पर इस नक्शे को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं और यहाँ पर इस खजाने को ढूंढने के लिए काफी ज्यादा सीरियस लग रहे हैं। तुम्हारा वूजन वहां पर उन सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीट देता है और उन सभी को पीटने के बाद एक वाले को पकड़ता है और उसे कहता है कि जल्दी से बताओ कि तुम लोग यहाँ पर कब से हो। तो वो उसे कहता है कि हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ 1 साल से हैं। तो वूजन उसे कहता है कि बताओ कि यहाँ पर जो लोग पहले रहते थे वो कहाँ पर चले गए हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर हमसे पहले कोई भी नहीं था, ये जगह पूरी तरह से खाली थी जब हम लोग यहाँ पर आए थे। तो वूजन कहता है तो फिर यहाँ से दफा हो जाओ, अपने साथी को लो, यहाँ से निकल जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना, और वहां पर से भाग जाता है। वूजन अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है। तो वो मूजिन से कहता है कि मूजिन चलो जल्दी से हम लोग आसपास को ढूंढना स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहीं पर नक्शे के मुताबिक यही वो लोकेशन है, यहीं पर हमें वो खजाना मिलेगा। तो इसी के साथ वो दोनों वहां पर ढूंढना शुरू कर देते हैं। वहां पर उस मैनर के कमरों में ढूंढते हैं, फिर साथ ही वहां पर उन्हें कंकाल भी मिलता है। तो वहां पर वो सबको सर्च करते हैं। फिर साथ ही वूजन जो होता है वहां पर गार्डन में जाकर पर मूजिन ग्राउंड के अंदर गड्ढा खोदकर उसको चेक कर रहा होता है। इसके साथ ही वो दोनों जब वहां पर चेक कर रहे होते हैं तो हमारे वूजन को वहां पर वो कुछ मिलता है। तो वूजन उसे कहता है कि मुझे मिल गया। तो मूजिन भागता है उसके पास जाता है, उसे कहता है कि मास्टर मास्टर आपको क्या मिला है। तो वहां पर पॉन्ड के बीच में एक मूर्ति बैठी होती है और उस मूर्ति के मुंह के अंदर से उसे एक पेपर मिला होता है। मूजिन उसे कहता है कि मास्टर ये तो सिर्फ और सिर्फ एक स्टोन स्टैचू है, आपको क्या मिला। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ अजीब मिला है। यहाँ पर देखो जरा, इस तरह की कोई भी मूर्ति यहाँ पर पूरी बिल्डिंग में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन पानी के बीचों बीच एक मूर्ति है और उसके मुंह के अंदर एक पेपर पड़ा हुआ था। उस पेपर को जब ओपन किया तो देखो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो उसके ऊपर एक नक्शा होता है। मूजिन बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर उसकी लोकेशन मिल गई, हमें पता चल गया है कि खजाना कहाँ पर है, क्योंकि अब यहाँ पर दूसरा मैप मिला है। तो इसका मतलब यह खजाना मिलने वाला है। तो वो दोनों वहां पर उस नक्शे को पढ़ते हैं। तो उस नक्शे के मुताबिक उन्हें यहाँ पर ग्राउंड के नीचे से 5 किलोमीटर सामने की तरफ जाना होगा। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर नीचे से जाना पड़ेगा। उन्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं और कहते हैं कि लगता है कि हम लोग इसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं, बहुत ही जल्दी हमें यहाँ पर खजाना मिलने वाला है, गोल्ड किंग का ट्रेजर हमें मिलकर ही रहेगा। इसके साथ ही वो दोनों वहां पर नीचे अंडरग्राउंड टनल के अंदर चले जाते हैं और वहां पर से लुढ़कते हुए आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मूजिन उसे कहता है कि माय लॉर्ड प्लीज मेरे लिए भी रुके ना, आप जरा आगे बढ़ गए हैं। तो वो कहता है अपनी स्पीड को बढ़ाओ, मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता, हम लोग बहुत ही
जल्दी पहुंचने वाले हैं, वहां पर खजाना हमारा इंतजार कर रहा है। तो जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 41 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इन्हें कौन सा खजाना मिलने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वूजिन और मूजिन दोनों वहां पर अंडरग्राउंड टनल के अंदर से 5 किलोमीटर सामने की तरफ जा रहे थे, जहां पर उन्हें लगता है कि खजाना मिलने वाला है। और वो दोनों इस महान चोर गोल्ड किंग रॉजर के खजाने को ढूंढने के लिए आगे बढ़े होते ताकि उन्हें वन पीस मिल सके। तो दोनों वहां पर पुरजोश होते हैं, लेकिन हमारे मूजिन की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। मूजिन कहता है कि मैं यहाँ पर कब से इसी तरह आगे तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, पता नहीं वो निशान यानी मैप के ऊपर जो निशान लगाया गया था वो सच्चा भी है या नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग रास्ता भटक चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग ग्राउंड के अंदर यहीं पर दबकर मरने वाले हैं। लेकिन मास्टर को देखो, मास्टर तो चुपचाप आगे बढ़ते जा रहे जैसे कि उन्हें यहाँ पर वन पीस मिलने वाला है। लेकिन क्या वाकई में यहाँ पर गोल्ड किंग रॉजर ने यहाँ पर खजाना छोड़ा होगा? इसी के साथ ही वूजन उसे कहता है कि लगता है कि हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर फाइनली मार्क का निशान यहीं पर है। तो इसी के साथ सामने एक निशान दिखाई देता है। वो कहता है वहां पर देखो दीवार के ऊपर एक निशान है और वो निशान मूर्ति का आता है। मूर्ति के निशान के साथ ही ऊपर की तरफ एरो का निशान दिया गया होता है। और वूजन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि इसके मुताबिक हमें ऊपर जाना होगा, जहाँ पर से ऊपर निकलने के बाद एक मूर्ति मिलेगी और उसी के नीचे में खजाना मिलने वाला है। जबकि हमारा वूजन जो होता है वो अब यहाँ पर निशानों की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि उसके सबर यहाँ पर जवाब दे रहा होता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। मूजिन कहता है लगता है कि मास्टर यहाँ पर गुस्से से फटने वाले हैं। अगर अब भी यहाँ पर खजाना नहीं मिला तो फिर ये उस गोल्ड किंग रॉजर को ढूंढेंगे और उसे खुद अपने हाथों से मार डालेंगे। तो हमारा वूजन अपने हाथ से मिशाल मूजिन को पकड़ाता है और उसे कहता है कि तुम जरा इसे पकड़ो। तो मूजिन कहता है कि मास्टर आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं? तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि मैं इस दीवार को तोड़ने वाला हूँ। तो मूजिन कहता है मास्टर अगर आप दीवार को तोड़ेंगे तो फिर टनल गिर जाएगी और हम लोग इसके नीचे दबकर मर जाएंगे। तो वूजन इसे कहता है जरा सबर करो। इसी के साथ ही अपने हाथ को आगे की तरफ करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। एक बहुत ही बड़े धमाके के साथ उनके ऊपर का पूरा एरिया ही उड़ जाता है। जिन बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है मास्टर जी आपने क्या कर दिया? आपने तो यहाँ पर पूरी की पूरी दीवार को ही उड़ा दिया। मुझे लगा था कि ऊपर की छत हमारे पर गिर जाएगी। तो जैसे ही वो लोग वहां पर से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद देखते हैं तो वो लोग वापस घूमकर उसी जगह के पर पहुंच आए होते हैं जहां पर से उन्होंने स्टार्ट किया था। उनके सामने वही पॉइंट के अंदर मूर्ति पड़ी होती है। मूजिन उसे कहता है कि मास्टर ये तो वही जगह है जहां पर से हमने शुरू किया था। तो वूजन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि दोबारा इस बारे में बात मत करना, मुझे पता है कि हम लोग कहां पर आए हैं। तो मूजिन वहीं पर नीचे बैठ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल काट कर वापस उस जगह पर आए हैं। किसी ने हमें यहाँ पर बेवकूफ बना दिया। वो गोल्ड किंग रॉजर जो भी था उसने हमें यहाँ पर बेवकूफ बनाया है। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि अब मुझे यहाँ पर अपना गुस्सा उतारना, और इसी के साथ ही वो कहता है मुझे पहले इस मूर्ति को तोड़ देना चाहिए था। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है और उस मूर्ति को तोड़ देता है। जब उस मूर्ति को तोड़कर उसके ऊपर गुस्सा उतारता है तो इसी के साथ ही मूजिन भागता है, उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है मास्टर मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, लेकिन आपको यहाँ पर इस तरह चीजें नहीं तोड़नी चाहिए। लेकिन जैसे वहां पर उसके करीब पहुंचता है तो मूर्ति के अंदर से उन्हें एक बॉक्स मिलता है। तो वो बॉक्स जो होता है उन्हें लगता है खजाने का बॉक्स है। तुम्हारा वूजन से कहता है कि मुझे पहले इस मूर्ति को तोड़ देना चाहिए था। अगर मैं पहले इस मूर्ति को तोड़ देता तो ये बॉक्स में पहले मिल जाता और हमें यहाँ पर इतना ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता और उस फेक मैप को हमें फॉलो नहीं करना पड़ता। अब जल्दी से आगे बढ़ो और जाकर उसको उठा कर लाओ। और साथ ही वो अंदर से काफी ज्यादा खुश भी हो रहा है कि उसे यहाँ पर ये मिलने वाला है। तुम्हारा वूजन से कहता है कि अब जबकि हमें यहाँ पर खजाने का बॉक्स मिल गया है तो फिर ठीक है, मैंने अपना प्लान बदल दिया है, वरना मैं पहले अगर मुझे यहाँ पर से कुछ नहीं मिलता तो मैं उस गोल्ड किंग को ढूंढता, जाकर उसको अपने हाथों से मार डालता। वूजन आगे बढ़ता है, जाकर उस बॉक्स को किक मारकर उसको ओपन करता है। जब वो बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर से कुछ पेनीज निकलती हैं और साथ ही एक और पेपर निकल आता है। तो ये देखने के बाद दोनों काफी हैरान होते हैं। फिर साथ ही हमारा वूजन उस पेपर को ओपन करता है। जैसे वो उस पेपर को ओपन करता है तो वूजन कहता है मास्टर इसके ऊपर क्या है? क्या यहाँ पर एक और नक्शा है? क्या यहाँ पर एक और नक्शा है जो हमें खजाने तक लेकर जाएगा? तो हमारा वूजन उसे कहता है नहीं, यहाँ पर एक और नक्शा नहीं है। उस पेपर के ऊपर लिखा होता है कि डूड अगली बार कोशिश करना, इस बार तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके साथ ही उन दोनों को वहां पर एक झटका लगता है। लेकिन हमारा वूजन इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें मास्टर जीगाल का दिखाया जाता है। मास्टर जीगाल अपनी बेटी के साथ वहां पर से किसी एरिया में जा रहे होते हैं तो उनके ऊपर अटैक हो जाता है, क्योंकि पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि मास्टर मोजोंग ने यहाँ पर उनको मारने का ऑर्डर दिया है। जीगाल उसे कहता है कि तुम्हें पता भी है कि हम लोग कौन है और तुम हमारे पर यहाँ पर अटैक कर रहे हो। उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारे पर अटैक कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर रोकने वाला कौन है? साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है कि मेरे पीछे तो यहाँ पर मोजोंग क्लैन के लीडर हैं, जो कि इस वक्त म्यूरियम लायंस के नए लीडर भी हैं। कि मुझे उन्होंने यहाँ पर ऑर्डर्स दिए थे कि इस बंदे को मारना है, तो इस बंदे को मारने के बदले मुझे पैसे तो मिलेंगे, साथ साथ मुझे यहाँ पर प्रोटेक्शन भी मिलेगी और फ्यूचर में मैं जो भी काम करना चाहूँ मोजोंग क्लैन के लीडर मुझे बिल्कुल भी नहीं रोकने वाले। इसी के साथ ही मास्टर जीगाल की बेटी उनके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि डैड मैं आपको बचाऊंगी। जबकि मास्टर जीगाल से कहता है कि बेटी जॉन मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, इनको किसी न किसी ने यहाँ पर भेजा है। तो जॉन उसे कहती है कि
नहीं डैड, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसी के साथ सामने वाला बैंडिट अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम्हें मारना मुश्किल होगा, लेकिन जीकाल फैमिली के लोगों को मारना तो बहुत ज्यादा आसान है, और तुम्हें मारने के बाद हम लोग यहाँ पर और के ऊपर इल्जाम लगा देंगे, जैसे कि बैंडिट्स के ऊपर इल्जाम लगा देंगे। और इसी के साथ ही जैसे वो उसके करीब पहुंच रहा था, हमारा वूजन वहां पर पहुंच जाता है और उसके मुंह पर एक पंच मारता है। जैसे वो उसे एक पंच मारता है तो वो उड़ता हुआ पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। जीकाल फैमिली के लोग जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर कौन आ गया। वूजन कहता है कि मास्टर जी आपने क्या किया, आप यहाँ पर सिंपली उस गोल्ड किंग का गुस्सा इस बंदे के ऊपर उतारिए, आप ऐसा मत करें। तो वूजन उसे कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कोई गुस्सा नहीं उतारा। जबकि वो बंदा जिसे पंच पड़ता है वो कहता है कि यार तुम कौन हो, जहाँ पर बीच में क्यों आ रहे हो। तुम्हारा वूजन घूर कर उसकी तरफ देखता है। जब वो उसकी तरफ घूर कर देखता है, इसी के साथ ही वहां पर से एक असैसन निकलता है और असैसन बड़ी तेजी के साथ ऊपर की तरफ जंप करते हुए हमारे वूजन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हमारा वूजन जो होता है उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक करता है, उसकी तलवार गिर जाती है और साथ उसके ऊपर कट लगाता है जिससे वो मर जाता है। जबकि एक असैसन पीछे से निकलता है और उसके हाथ में ब्लेड होते हैं, वो छोटे ब्लेड्स के साथ हमारे वूजन के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है। उसके पास टोटल 8 ब्लेड होते हैं और 8 ब्लेड्स के साथ जब वूजन के ऊपर वो अटैक करता है तो ब्लेड्स ग्राउंड के ऊपर जाकर गिरते हैं, वहां पर एक ब्लास्ट होता है। इसी ब्लास्ट के साथ वो असैसन नीचे उतर आता है और कहता है कि यहाँ पर इसको मारना काफी ज्यादा आसान था, लेकिन साथ इस धुएं के अंदर से दिखाता है कि हमारा वूजन धुएं के अंदर से बाहर निकल आता है और उसके हाथ में वही 8 ब्लेड्स होते हैं। उसने सारे ब्लेड्स को पकड़ लिया होता है। तो वो असैसन भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि इसने यहाँ पर उड़ते हुए फ्लाइंग नाइफ्स को अपनी इतनी आसानी से कैसे पकड़ लिया। हमारा वूजन वहीं पर से उन ब्लेड्स को उसकी तरफ फेंकता है और ब्लेड सीधे जाकर उसकी बॉडी के अंदर धंस जाते हैं और वो भी वहीं पर मर जाता है। मास्टर जीकाल से देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि आज ये बंदा अचानक कहां से निकला और ऊपर से इतना ज्यादा स्किल्ड कैसे है, लगता है कोई ग्रैंड मास्टर है। मुझे वहां पर सोच रहा होता है कि जीकाल फैमिली के लोग यहाँ पर बच गए। जीकाल फैमिली के लोगों की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है कि मास्टर ने यहाँ पर उनकी जान बचा ली है, ताकि ये पुराने म्यूरम अलायंस लीडर की वजह से यहाँ पर मुश्किल में पड़े हैं, क्योंकि वो छुपे हुए हैं, इसी वजह से ये लोग यहाँ पर मुश्किल में पड़ गए हैं। तुम्हारा वूजन उन सभी को मारने के बाद आगे बढ़ता और कहता है कि तुम दोनों, वो कहते हैं हाँ मास्टर। वूजन उनसे कहता है क्या तुम लोगों को पता है कि यहाँ पर गोल्ड किंग कहाँ पर मिलेगा, क्या तुम गोल्ड किंग को जानते हो। तो वो दोनों आगे से खामोश होता है क्योंकि उन्हें गोल्ड किंग के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। हमारा वूजन कहता है कि लगता नहीं है कि इनको पता होगा, और वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है और मुजिन से कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, और वो भी भागता है उसके पीछे चला जाता है। जबकि मास्टर जीकाल सोच रहे होते हैं कि आखिर अचानक से ये बंदा कहाँ से आ रहा, ऊपर से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे था। तो शियोन कहती है कि डैड क्या आपने इस बंदे को देखा, इस बंदे के साथ जो लड़का उसके पीछे पीछे भाग रहा था वो डबल स्वर्ड मास्टर मुजिन है। तो जीकाल उसे कहता है क्या वाकई में तुम यहाँ पर उस मुजिन की बात कर रही हो, लेकिन वो तो अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर से है, क्या ये बंदा फिर अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर से है। अगर अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर वालों के पास इतना पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है फिर तो म्यूरम अलायंस को बहुत बड़ा झटका पहुंचेगा। तो वो कहती है नहीं डैड, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर से है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले यहाँ पर मुजिन के मरने की खबर आई थी। ये कहा गया था कि मुजिन मर गया है, लेकिन असल में अगर मुजिन जिंदा है तो फिर ये अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर्स में तो नहीं हो सकता, बल्कि ये ऑर्थोडॉक्स सेक्टर्स में हो सकता है, या फिर किसी और पावर के पास हो सकता है। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें सोमी का दिखाया जाता है। सोमी गली में चलती हुई जा रही होती है, लेकिन वहां पर काफी सारे अजीब से लोग होते हैं। तो सोमी के साथ उसकी जो दोस्त होती है वो उसे कहती है, जीजा उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर इस तरह गलियों में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मुझे लगता है कि मैं वापस स्कूल एरिया में चले जाना चाहिए। सोमी उसे कहती है लेकिन क्यों। तो वो उसे कहती है कि आजकल यहाँ पर बहुत ही अजीब से अंकल घूम रहे हैं और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं, मुझे मार्शल आर्टिस्ट बिल्कुल ही पसंद नहीं है, उन सभी के पास तलवार होती है और वो हमें घूर घूर कर देखते हैं। मैंने सुना है कि वो बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। उसे कहती है क्या वो बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, और साथ उसे यहाँ पर ग्रैंडपा की बात याद आती है। जब ग्रैंडपा उसे कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दूंगा, तो वो कहती है नहीं मुझे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग पसंद नहीं है। जबकि ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग जो होती है वो किसी को मारने के लिए नहीं होती, बल्कि अपनों को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। तो सोमी ये बात सुनने के बाद याद करने के बाद सोच रही होती है कि काश मैं मार्शल आर्ट्स को सीख लेती, ग्रैंडपा के पास मार्शल आर्ट्स को सीख लेती तो आज मैं यहाँ पर जीजे की रक्षा कर सकती थी। लेकिन ये अजीब से लोग कौन है जो कि इस वक्त गलियों में घूम रहे हैं, जिनके पास तलवारें भी हैं, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर कौन सी नई फैक्शन आ गई है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे आप सब लोग रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 43 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारा वूजन जो होता है वो मुजिन के साथ वापस आ जाता है। जैसे वो लोग घर वापस आते हैं, सोमी भागती हुई आती है और कहती है कि डैड आप घर वापस आ गए, और आकर उसके साथ लिपट जाती है। जबकि वो उससे पूछता है कि मेरे बिना तुम यहाँ पर कैसे रही, तो वो कहती है मैं यहाँ पर ग्रैंडपा के साथ बहुत ज्यादा खेली, मैं बहुत ज्यादा अच्छी रही। तो उसके डैड उसे कहता है कि मैं थोड़ा सा गुस्से में था, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर तुम्हारे हंसते हुए चेहरे को देखा तो मेरा सारे का सारा गुस्सा खत्म हो गया। तो सोमी कहती है लेकिन डैड आप यहाँ पर गुस्से में क्यों थे, और इसी के साथ वो दोनों वहां पर खामोश हो जाते हैं और उसे बताना नहीं चाहते क्या उनके साथ क्या प्रैंक हुआ है। तो ग्रैंडपा भी वहीं पर आ जाते हैं और वो भी बिल्कुल खामोश होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो यहाँ पर उन्हें ये नक्शा दिया था। तो ग्रैंडपा वहां पर सोच रहे होते हैं लगता है कि मेरी भी यहाँ पर इंसल्ट होने वाली है। भूषण से कहते हैं कि अब ये मत कहना कि तुम लोग वहां पर उस खजाने को नहीं ढूंढ पाए, इसी वजह से तुम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में हो। तो भूषण उसकी बात सुनने के बाद ग्रैंडपा की तरफ भी घूर कर देखता है और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अब तुम इसके बारे में कोई बात ना करो। और मुजिन भी उसे कहता है कि हाँ प्लीज इसके बारे में कुछ भी
भी मत पूछना। तो ग्रैंडपा कहते हैं हाँ क्यों नहीं। तो इस साथ स्मार्टे वहां पर पहुंच जाता है। स्मार्टे राशन खरीदने के लिए गया होता है, तो वो बहुत सारी बोरियां उठाकर वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि मास्टर मूजिन तुम दोनों वापस आ गए। ना वूजन उसे कहता है कि हाँ काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं, तुम बताओ तुम कैसे हो। तो स्मार्टे जो है भागता है उसकी तरफ आके बढ़ता है और कहता है कि मास्टर बताओ ना कि तुम्हारी ट्रिप कैसी रही। तुम्हारा वूजन अपने पास से पेपर को निकालता है और कहता है कि हमारी ट्रिप तो बहुत ज्यादा अच्छी रही। तो स्मार्टे जैसे उस पेपर को देखता है वो कहता है ये पेपर तुम्हारे पास कहाँ से आया? मैं तो इसे काफी दिनों के बाद इस पेपर को देख रहा हूँ, अरे तुम्हें ये पेपर कहाँ से मिल गया? तुम्हारा वूजन कहता है क्या तुम इस पेपर को जानते हो? तो स्मार्टे उसे कहता है हाँ मैं इसे क्यों नहीं जानता होगा, जरा दिखाओ तो सही मुझे इस पेपर को। और जल्दी से उसके हाथ से पेपर ले लेता है और उसको खोलकर देखता है और कहता है कि इस पेपर को देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, क्योंकि आज बिल्कुल वैसे का वैसे ही लगता है जब मैंने पहली बार इसको लिखा था। कि इसको बनाने में मेरा बहुत ज्यादा दिमाग लगा था कि इसको बनाकर मैंने इसको कंप्लीट किया। उसके बाद पेपर्स के ऊपर मैंने यहाँ पर इस तरह के नक्शे छोड़े। तो हमारा वूजन उसे कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि तुमने इस पेपर को बनाया था? तो वो कहता है कि हमारे क्लैन का एक बहुत ही खास रूल हुआ करता था, क्योंकि हमारे क्लैन में सभी चोर हुआ करते थे और सभी लोग यहाँ पर इसी तरह के नक्शे छोड़ा करते थे। और यहाँ पर नक्शे छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी था ताकि कोई भी यहाँ पर हमारे माल को चोरी न कर सके। हम लोग इसी तरह लोगों को बेवकूफ बनाया करते थे और ये वाला काम जो था ये मेरा था। मैंने यहाँ पर एक पेपर के ऊपर नक्शा छोड़ा और उसके बाद एक मूर्ति के नीचे जाकर एक बॉक्स के अंदर ये सब कुछ लिखकर छोड़ दिया। पहले तो मैं वहां पर उस मूर्ति के बॉक्स के अंदर पोटी रखना चाहता था, लेकिन वो बहुत ज्यादा गंदी थी, इसी वजह से मैं खुद भी उसको हाथ नहीं लगाना चाहता था। इसी वजह से मैंने उस बॉक्स के अंदर पोटी नहीं रखी, वरना जो भी एंड के ऊपर उस टनल के अंदर से होकर जाकर बॉक्स को ओपन करता तो उसके हाथ भी गंदे हो जाते। उसके बाद उसका चेहरा देखने लायक होता। तुम्हारा वूजन और स्मार्टे जो होते हैं वो दोनों उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और इसी के साथ ही वहां पर एक खामोशी छा जाती है। तो स्मार्टे कहता है कि क्या हुआ तुम लोग यहाँ पर इस तरह से खामोश क्यों हो गए हो और तुम्हारे पास ये पेपर क्या कर रहा है? तो जैसे वो उन दोनों की तरफ देखता है कि दोनों वहां पर बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। स्मार्टे कहता है कि मुझे अचानक से काम याद आ गया है, मैं वो काम करके आता हूँ। और बड़ी तेजी से घर से बाहर भाग जाता है, जबकि हमारा वूजन जो होता है वो मुजिन से कहता है कि जल्दी से पकड़ कर लाओ। और मुजिन बड़ी तेजी से जाता है, उसे जाकर पकड़ कर ले आता है। उसके बाद वो दोनों से बहुत सारा पीटते हैं और बहुत सारा पीटने के बाद मेरा वूजन उसे सजा देता है। यहीं पर एक नए सेक्टर की एंट्री होती है, जहां पर सेक्टर मास्टर जो होता है वो डोंगटिंग लेक के किनारे बैठा होता है और ये विंड स्वॉर्ड सेक्टर के लोग होते हैं। विंड स्वॉर्ड सेक्टर का मास्टर बैठा होता है, उसके पास एक बंदा आता है और उसे कहता है यहाँ पर आसपास के सभी बोटमैन से पूछ लिया है, वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो एरिया है वो इस लेक का सबसे डीपेस्ट एरिया है। तो सेक्टर मास्टर उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि अब यहाँ पर आसपास रहने की कोई जगह है? तो वो कहता है सर यहाँ पर पास ही जंगल में एक मैनर है। सेक्टर मास्टर उसे कहता है क्या यहाँ पर पास एक मैनर है? तो चलो फिर ठीक है वहीं पर चलकर रहते हैं। तो सेक्टर मास्टर उसे कहता है लेकिन ये वाला जंगल का सारे का सारा एरिया तो इंपीरियल फैमिली के अंडर आता है, अगर जो इंपीरियल फैमिली की लैंड है तो फिर कोई यहाँ पर आकर अपने लिए पैलेस कैसे बना सकता है? किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने यहाँ पर आकर पैलेस बना दिया? तो उसका मास्टर उसका साथी उसे कहता है कि सर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला है कि यहाँ पर जो पैलेस है वो काफी ज्यादा अजीब है और पैलेस का मास्टर जो है वो भी अचानक से कहीं पर से निकल आया। मुझे लगता है कि हो सकता है कि इनहेरिटेंस में उसे ये जगह मिली हो, या फिर हो सकता है कि ये जगह उसने किसी तरीके से हासिल की हो या फिर कब्जा किया हो। मुझे इस बारे में कुछ ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ के गवर्नर जो है वो उसका साथ दे रहे हैं, गवर्नर ने खुद उसे यहाँ पर रहने के लिए अलाउ किया है। उनका सेक्टर मास्टर उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर किस वजह से आए हैं, क्या तुम्हें पता है? कहा जाता है कि डोंगटिंग लेक के सबसे डीपेस्ट पार्ट में यहाँ पर मार्शल गार्ड को सील करके छोड़ा गया था और जी हम लोग इस वक्त हम लोग सबसे ज्यादा डीपेस्ट पार्ट के पास खड़े हैं और हम लोग इसको सर्च करना चाहते हैं, तो हमें यहीं पर आसपास ही किसी जगह के ऊपर रहना पड़ेगा। जब से यहाँ पर मार्शल गार्ड की कैवरन मिली थी उस जेंटलमैन आइलैंड के ऊपर, उसके बाद से ये रूमर भी कंफर्म हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये वाकई में सच है। 1000 साल पहले यहाँ पर मार्शल गार्ड हुआ करता था और मार्शल गार्ड को सील करने की कहानी भी सच हो सकती है। अगर हमें मार्शल गार्ड की सील बॉडी मिल जाती है तो फिर हमें बहुत कुछ मिल सकता है। वजह से मैं चाहता हूँ कि हमें मैनर में जाकर रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर जितना करीब रहेंगे उतना ज्यादा आसान रहेगा यहाँ पर आकर लेक में सर्च करना। मास्टर अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग उस मैनर के मास्टर से जाकर मिलेंगे और जाकर उससे मैनर खरीद लेंगे ताकि हम लोग अपने लिए उस मैनर में रह सके। तो उसके साथी उसे कहते हैं हाँ ठीक है सर। तो नेक्स्ट सीन स्मार्टे का दिखाते हैं कि स्मार्टे मार खाने के बाद वहां पर अपने हाथ उठाकर खड़ा होता है, क्योंकि वूजन उसे हाथ उठाकर रखने की सजा दी होती है। तो वूजन कहता है कि अपने हाथ नीचे मत करना। तो वो कहता है हाँ मास्टर मैंने हाथ ऊपर ही रखे हुए हैं। तो वूजन कहता है हाँ बहुत ही अच्छी बात है। जबकि स्मार्टे वहां पर सोच रहा होता है किसने यहाँ पर सोचा था कि जो पेपर मैंने यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए लिखा था उस पेपर को मेरे मास्टर ही उठाकर बेवकूफ बन जाएंगे। इसी को बेवकूफ बनना था, इसे क्या जरूरत पड़ी थी उस पेपर को फॉलो करते वहां पर जाकर खजाना ढूंढने की? तो इसकी गलती है ना कि ये जाकर उस पेपर को देखकर बेवकूफ बन गया, जबकि इसे पता होना चाहिए था कि इस तरह के पेपर्स के साथ नक्शा नहीं मिलता। फिर साथ ही उनके दरवाजे के ऊपर नॉक होती है। जैसे दरवाजे पर नॉक होती है स्मार्टे कहता है कि मास्टर दरवाजे पे कोई आया है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है जाओ जाकर देख कर आओ। तो स्मार्टे इसी के साथ अपने हाथ नीचे कर लेता है और क्या सोच रहा था क्या मैं यहाँ पर अपने हाथ नीचे कर सकता हूँ। तो जैसे वो जाने लगता है तो वो उनसे कहता है कि अपने हाथ उठाओ और उसी के साथ स्मार्टे अपने हाथ उठाकर भागता हुआ दरवाजे की तरफ जाता है। लेकिन इससे पहले मुजिन वहां पर पहुंच जाता है। तो मुजिन दरवाजा खोलता है। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो उनके सामने वहां
जहाँ पर सेक्टर मास्टर अपनी आर्मी के साथ खड़ा होता है। तो मूजिन जल्दी से अपनी तलवार पे हाथ रखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है कि यहाँ पर फाइट करनी पड़े। इसके साथ ही सेक्टर मास्टर उसके सामने खड़ा होता है और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उसे कहता है कि मैं विंड्सवर्थ सेक्टर का सेक्टर मास्टर हूँ, तुम इसी मैनर में रहते हो? तो मूजिन उसे कहता है कि हाँ मैं इसी मैनर में रहता हूँ, अपने बारे में बताओ। तो सेक्टर मास्टर उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम हु जेरियोंग है। साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा इंट्रोडक्शन इतना ही काफी है, जल्दी से जाओ जाकर अपने ओनर को बुला कर लो, तुम्हारा मालिक कहाँ पर है? तो मूजिन उसे कहता तो फिर यहीं पर रुको, मैं जाकर अपने ओनर को बुला कर लाता हूँ। और इसी के साथ ही वो समाते के साथ ही खड़ा हो जाता है और कहता है कि इस बंदे का मसला क्या है, इसने हाथ क्यों उठा रखे हैं? तो इसी हमारा वूजन जो होता है थोड़ी देर के बाद अंदर से बाहर आता है और उसे कहता है कि मैंने सुना कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो, बताओ तुम्हें क्या काम है? तो वूजन को देखने के बाद थोड़ी देर के लिए हैरान तो होता है कि क्या वाकई में यही यहाँ का मैनर मास्टर है, लेकिन ये तो बिल्कुल एक काम सा बंदा है। तो सेक्टर मास्टर उसे कहता है कि मैं विंड्सवर्थ सेक्टर का सेक्टर मास्टर हूँ। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि ये तो मैंने सुन लिया, अब आगे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या काम है, मुझसे क्या कहना चाहते हो? और इस बात से वो काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है और कहता है कि जी देखो जरा, मैं विंड्सवर्थ सेक्टर का सेक्टर मास्टर हूँ, ये मेरे लोगों के सामने मेरी इंसल्ट किए जा रहा है। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर और घुमा फिरा कर बातें नहीं करूंगा, मैं सीधी बात करूंगा, मुझे तुम्हारा जो मैनर चाहिए, क्या तुम अपना मैनर मुझे बेचोगे? तुम्हारा वूजन और उसके साथ ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि ये यहाँ पर क्या बात कर रहा है। साथ ही वो हमारे वूजन के सामने पैसों की एक थैली फेंकता है जिसके अंदर पूरे 200 नियांग्स होते हैं। तो वो उसे कहता है कि इस थैली को ओपन करके देखो, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा इसके अंदर पैसा होगा। साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये लोग जैसे इस थैली को ओपन करेंगे तो ये लोग लालची होकर इस पैसे को लेंगे और यहाँ पर से चले जाएंगे इस मैनर को छोड़कर, क्योंकि मैंने इसके अंदर बहुत सारे पैसे डाले हुए हैं। वूजन जो होता है उसके थैले को देखने के बाद उसके थैले को किक मारता है और उसकी तरफ फेंक देता है और कहता है कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, ये काफी नहीं है। ये बात सुनने के बाद सेक्टर मास्टर का बंदा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे साथ बदतमीजी करने की, तुमने हमारे फेंके हुए पैसों को इस तरह दोबारा वापस क्यों फेंका है? सेक्टर मास्टर कहता है कि अच्छा ठीक है बताओ, अगर ये काफी नहीं है तो फिर तुम्हें इस मैनर के बदले में कितने पैसे चाहिए? तुम्हारा वूजन कहता है कि तुम्हें यहाँ पर 10 मिलियन गोल्ड नियांग्स देने पड़ेंगे, तब मैं जाकर ये मैनर बेचूंगा। सेक्टर मास्टर से कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर तुम यहाँ पर ना करना चाहते हो तो फिर डायरेक्टली भी ना कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पर इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए। तुम्हारा वूजन से कहता है क्या तुम्हें मेरी शक्ल देखकर लगता है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ? तो सेक्टर मास्टर से कहता है कि अच्छा फिर ठीक है, फिलहाल के लिए मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम अपना माइंड चेंज करो तो उसके बाद मेरे पास चले आना। इसी के साथ ही सेक्टर मास्टर वहां पर से चला जाता है अपनी आर्मी को लेकर, और जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 43 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सेक्टर मास्टर जो होता है वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता कि हमारा वूजन उसे अपना मैनर नहीं बेचता और वो शर्मिंदा होकर वहां पर से चला जाता है। लेकिन मूजिन आगे बढ़ता और कहता है कि मास्टर मुझे लगता है कि ये मसला यहाँ पर खत्म नहीं होगा, जिस तरह के ये लोग हैं मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से यहाँ पर गिव अप करने वाले, अब हम लोग क्या करेंगे? वूजन कहता है कि ग्रैंडपा कहाँ पर है, चलो उनके पास चलते हैं। और इसी के साथ वो ग्रैंडपा से पूछते हैं कि विंड्सवर्थ सेक्टर के बारे में बताओ। तो ग्रैंडपा कहता है कि मैंने विंड्सवर्थ सेक्टर के बारे में काफी बार सुना है, विंड्सवर्थ सेक्टर जो है वो भी यहाँ पर एक नई अपराइजिंग पावर है जहाँ पर यूजियांग में आकर वो लोग अपनी बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से वो लगता है कि यहाँ पर गलियों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। मैंने गलियों में उनको काफी सारे लोगों को देखा है, विंड्सवर्थ सेक्टर के लोगों को। मूजिन उसे कहता है कि मैंने तो पहले कभी यहाँ पर विंड्सवर्थ सेक्टर के बारे में नहीं सुना। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि इस तरह के सेक्टर्स जो होते हैं ये जल्दी से आते हैं और जल्दी से खत्म भी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए सेक्टर्स बनते रहते हैं और नए सेक्टर्स बनने के बाद वो अपनी पावर की दाग जमाने के लिए इस तरह के काम करते रहते हैं। और मूजिन उसे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि मुझे लगता है कि ये भी एक नया सेक्टर है जो यहाँ पर अपनी दाग जमाने के लिए हमारे पास हमारा मैनर छीनने की कोशिश कर रहा है। उन्हें लगता है कि अगर इस मैनर के ऊपर कब्जा कर लेते हैं तो उसके बाद पूरे यूजियांग के ऊपर राज किया जा सकता है। ग्रैंडपा उन लोगों से कहते हैं कि अब जबकि वो चुपचाप यहाँ से चले गए हैं तो मुझे लगता है कि हमें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर हमारे लिए कोई मसला काज नहीं किया और ना ही वो मसला काज करेंगे। तुम्हारा वूजन कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर इसको इग्नोर कर सकते हो? मुझे तो लगता है कि वो यहाँ पर किसी वजह के लिए आया है, उन्हें यहाँ पर यूजियांग में कोई काम है जिसके लिए उन्हें यहाँ पर ये मैनर चाहिए था ताकि इस मैनर के करीब रह सके और इसके साथ आसपास के इलाके में उन्हें कुछ काम होगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो जरूर यहाँ पर वापस आएंगे। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि सेक्टर मास्टर यूजियांग में जाकर अपने लिए घर किराए पर लेता है और वहां पर जाकर रह रहा होता है और साथ ही वो वूजन और उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है। तो इस इन्फॉर्मेशन में लिखा होता है कि उसकी एक बेटी है जो यहाँ पर सिटी के सबसे अच्छे स्कूल में जाती है, जो कि काफी ज्यादा महंगा भी है। तो वो अपने बंदे से कहता है क्या वाकई में ऐसी बात है, क्या उसकी बेटी सबसे महंगे स्कूल में जाती है लेकिन वो बंदा तो कोई काम भी नहीं करता? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है कि उसने यहाँ पर उस जंगल में यानी कि इंपीरियल फैमिली की प्रॉपर्टी के ऊपर अपना मैनर बनाने
बनाने के लिए मजिस्ट्रेट को बहुत सारा पैसा दिया होगा, उसे बहुत सारी रिश्वत दी होगी। अगर उसने उसे इतना सारा पैसा दिया है तो फिर यहाँ पर अपनी बेटी को बढ़ाने के लिए वो इतना पैसा कहाँ से ला रहा है, क्योंकि स्कूल की फीस तो बहुत ज्यादा हायर है और वो कोई काम धंधा भी नहीं करता। उसका सोल्जर उसे कहता है कि सर हो सकता है कि उसे इनहेरिटेंस में ये सब कुछ मिला, हो सकता है कि उसके बाप दादा उसके लिए सब कुछ छोड़ कर गए हों। तो वो ये बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि उसके बाप दादा भी इतनी पैसे छोड़ कर गए हों, तब भी यहाँ पर 200 नियांग कम नहीं होते। 200 सिल्वर नियांग के बदले में इतना बड़ा मैनर में उसे ले रहा था, क्योंकि 200 नियांग तो बहुत ज्यादा रकम है, लेकिन इसके बावजूद उसने मेरी रकम को छोड़ दिया। फिर साथ ही वो अपने बंदे से कहता है कि मैं जहाँ पर इस मसले को इग्नोर कर सकता था, लेकिन अब जबकि उसने मेरी इंसल्ट कर दिया, ये मेरी इज्जत का मसला है, तो अब यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो वो कहता है कि जाओ जाकर उनके स्कूल में सब कुछ अरेंज कर दो। तो उसका सोल्जर उसे कहता है ठीक है सर, हम सब कुछ अरेंज कर देंगे। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है वो सोमी का दिखाया जाता है कि सोमी के आसपास कोई भी नहीं होता, सभी लोग वहां पर से उसके दूर जा रहे होते हैं। इसी के साथ जब ग्रैंडपा वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि स्कूल के बाहर खड़ी होती है, ग्रैंडपा वहां पर आते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और भागती हुई ग्रैंडपा के साथ जाकर चिपक जाती है। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं क्या तुम्हें आज मजा आया? तो वो कहती है हाँ मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। फिर साथ ही वहां पर स्कूल का ऑनर निकलता है और उसे कहता है कि सर क्या आप सोमी के ग्रैंडफादर हैं? तो उसे कहते हैं हाँ मैं सोमी का ग्रैंडफादर हूं। तो उसे कहता है सर मेरे साथ मेरे ऑफिस में आ जाएं। तो ऑफिस में आने के बाद वो बंदा उसे कहता है कि सर आपकी पोती जो है ये स्कूल में बहुत ही ज्यादा खराब माहौल पैदा कर रही है, जिसकी वजह से बाकी के सारे बच्चे खराब हो रहे हैं, इसी वजह से प्लीज हमें माफ करना, हम लोग इस बिहेवियर को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। ग्रैंडपा उसे कहते हैं लेकिन आज से पहले तो इस तरह की कोई शिकायत नहीं थी, सोमी बहुत अच्छे से पढ़ रही थी और दोस्तों के साथ भी काफी ज्यादा अच्छी थी। तो स्कूल ओनर उसे कहता है कि सर असल में वो यहाँ पर गेम्स खेलती है, कुछ ऐसी गेम्स है जो गैम्बलिंग की तरह की होती है, जो कि एडिक्टिव है, और हम नहीं चाहते कि यहाँ पर वो गेम्स खेलें। जबकि स्कूल के बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ पर आकर हमसे शिकायत कर चुके हैं कि उनके बच्चे पढ़ने की बजाय गेम्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और हम लोग इस बात को इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ग्रैंडफादर उसे कहते तो फिर तुम क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? तो वो बंदा कहता है कि सर हम लोग आपकी पोती को यहाँ पर स्कूल में नहीं रख सकते, प्लीज माफ करिएगा, कल से आपकी पोती स्कूल नहीं आ सकती, हम आपकी पोती को स्कूल से निकाल रहे हैं। ग्रैंडपा को ये बात सुनने के बाद काफी हैरानी तो होती है। फिर साथ ही वो उसे कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं जाकर मैनर मास्टर यानी कि सोमी के फादर को इस बारे में बता दूंगा। और इसी के साथ ही वो सोमी को लेकर वहां पर से बाहर आ जाते हैं और साथ ही वो सोच रहे होते हैं लगता है कि ये सब कुछ उसी का काम है, यानी कि इस विंडसवर्ड सेक्टर के मास्टर का ही काम है, जानबूझकर किया जा रहा है। बाहर आते हैं तो सोमी बाहर खड़ी होती है और सोमी जो होती है उसे कहती है ग्रैंडपा चलो चलते हैं। और साथ ही रास्ते में वो ग्रैंडपा से कहती है ग्रैंडपा मुझे लगता है कि आज के बाद से मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे स्कूल से निकाल दिया है। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं हाँ सोमी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो सोमी कहती है चले कोई बात नहीं, मैं ग्रैंडपा और बाकी सभी लोगों के साथ घर पे बहुत ज्यादा खुश रहूंगी। तो ग्रैंडपा कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ पर पढ़कर तुम क्या करोगी, घर पर चलो, घर पर मैं तुम्हें सब कुछ पढ़ा दूंगा, मुझे जितना कुछ आता है वो सब कुछ मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और घर पर तुम्हारी क्लासेस हो जाएंगी। और वो फिर से उसे उठा लेते हैं। इसी के साथ ही रास्ते में उसे वहां पर डम्पलिंग्स दिखाई देते हैं। तो वो कहती है कि डैड ग्रैंडपा मुझे जो बहुत ज्यादा पसंद है। तुम्हारा ग्रैंडपा कहता है कि हाँ अच्छा तुम्हें पसंद है तो फिर मैं तुम्हारे लिए खरीद देता हूँ। तो वो शॉपकीपर से कहता है कि हमें एक दे दो। तो शॉपकीपर कहता है प्लीज सर ये सारे के सारे बिक चुके हैं, मैं आपको नहीं बेच सकता। तो ग्रैंडपा कहते हैं लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे पड़े हैं। तो वो कहता है नहीं सर माफ करना, लेकिन आपको नहीं बेच सकता। और इसी के साथ वो अपनी शॉप भी बंद कर देता है और कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरी काम है, लगता है कि मेरी दादी मर गई है, मुझे जल्दी से घर वापस जाना होगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये अचानक से क्या हुआ, ये हमें कोई चीज बेचने को तैयार नहीं है। फिर साथ ही वो साथ वाली सारी शॉप्स की तरफ देखते हैं तो वहां पर जितने शॉप ओनर्स होते हैं सभी लोग कोई अपनी दुकान को बंद कर रहा होता है, कोई अपनी चीज बेचना नहीं चाहता और कोई कहता है कि सारी चीजें बिक चुकी हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं मुझे लगता है कि ये सब कुछ विंडसवर्ड सेक्टर के लोगों का ही किया धरा है, वो लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर हमें राशन मिले। तो ग्रैंडपा वापस आने के बाद सारी बात वूजन को बता देते हैं। तो वूजन कहता है कि तो अब ये हुआ है। तो सुमाते काफी ज्यादा गुस्से में वापस आता है और कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? तो वूजन उसे कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया? सुमाते कहता है कि मैं राशन लेने के लिए गया था, जब मैं वहां पर पहुंचा तो कोई बंदा हमें राशन बेचने को तैयार नहीं है, वो खाने पीने की चीजें मसाले और कुछ भी हमें बेचने को तैयार नहीं है, कि हम लोग ब्लैंकेट्स और कपड़े भी नहीं खरीद सकते। यानी उन्हें क्या हो गया, वो कुछ भी हमें बेचने को तैयार नहीं। ऐसा तो नहीं है कि ये सब कुछ उसी कमीने ने किया है जो कल यहाँ पर हमारा मैनर खरीदने के लिए आया था, मुझे लगता है कि उसी ने किया है। ग्रैंडपा कहता है कि मैंने भी यहाँ पर इसी बारे में सोचा था, मुझे भी लगा था कि ये काम उन्हीं का होगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर से नहीं है बल्कि ऑर्थोडॉक्स सेक्टर यानी म्यूरियम अलायंस के अंडर है। तो अगर वो म्यूरियम अलायंस के अंडर है तो वो राइटियस सेक्टर हुआ, वो इतना बुरा काम कैसे कर सकते हैं? तो स्मार्टे उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम रियलिटी से कोसों दूर हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि असल में यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स सेक्टर के लोग कितने कमीने हो सकते हैं, तुम तो सिर्फ और सिर्फ अपनी अलायंस की गद्दी के ऊपर बैठे रहते थे। तो मूजिन भी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि जैंग स्मार्टे ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल ठीक कहा है, अगर यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स सेक्टर हो या फिर अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर हो, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे कमीने और घटिया लोग होते हैं जो कि इस तरह के काम करते रहते हैं। हमारी म्यूरियम अलायंस अगर जहाँ पर राइटियस है, इसका मतलब ये नहीं है कि म्यूरियम अलायंस के नीचे जितने भी सेक्टर्स आते हैं वो सारे भी राइटियस होंगे। तो वूजन कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मैं ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्मार्टे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास यहाँ पर चेंज करने को कपड़े नहीं है, हमारे पास यहाँ पर कपड़े धोने के लिए साबुन नहीं है, हमारे पास यहाँ पर सोने के लिए ब्लैंकेट्स नहीं है, हमारे पास खाने के लिए राशन
राशन नहीं है। मम्मी उसे कहती है कि हमें यहाँ पर क्लोथ खुद बनाने होंगे, हमें यहाँ पर फ्री टाइम में मछली पकड़ कर लानी होगी ताकि हम लोग उसे खा सके। तुम्हारा भोजन कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमारी लाइफ तो यहाँ पर बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली। माता बेचारा वहाँ पर बिल्कुल खामोश हो जाता है क्योंकि उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होता। तुम्हारा भोजन उनसे कहता है कि मीटिंग यहीं पर खत्म होती है, तुम लोग जाओ, जाकर खेती बाड़ी करो और वहाँ पर से जो मिलेगा उसको पकाएंगे और मछली पकड़ कर लाएंगे, उसको खाएंगे और साथ ही यहाँ पर कपड़े खुद ही बनाएंगे जानवरों की खाल के साथ। दूसरी तरफ विंड्सवर्थ सेक्टर का मास्टर जो होता है वो इंतजार कर रहा होता है कि जल्दी वो बंदा मेरे पास भागता हुआ आएगा और माफी की भीख मांगेगा और कहेगा कि मेरा मैनर फ्री में ही ले लो। हम लोगों ने यहाँ पर उसकी बेटी को स्कूल से निकलवा दिया, गलियों में सभी को उनको राशन बेचने से मना कर दिया और इसकी वजह से अब कोई भी उनको राशन नहीं बेचेगा। के साथ सोल्जर वहाँ पर आता है तो वो सोल्जर से कहता है कि कितने दिन हो गए अभी तक वो लोग यहाँ पर आए क्यों नहीं है, मैंने तो सोचा था अभी तक वो यहाँ पर आ जाएगा। सोल्जर उसे कहता है कि सर मुझे लगता है कि वो आएंगे भी नहीं क्योंकि वो जहाँ पर डोंगटिंग लेक के अंदर से मछली पकड़ते हैं, जब उन्हें भूख लगती है मछली पकड़ कर खा लेते हैं। फिर साथ ही जब उन्हें यहाँ पर कपड़ों की जरूरत पड़ती है तो वो ब्लैंकेट्स बना लेते हैं, यहाँ पर एनिमल्स की लेदर के साथ ब्लैंकेट्स बना रहे हैं और साथ ही उन्होंने घर में खेती बाड़ी की हुई है और उसी के साथ ही वो वहाँ पर से सब्जियां खा रहे हैं। तो सुनने के बाद मिलिटर कहता है कि आयशा किस किस्म के लोग हैं। साथ ही वो अपने सोल्जर से पूछता है मैंने तुमसे कहा था ना कि पुलिस वालों में से किसी को यहाँ पर खरीद लो, तो वो कहता है हाँ सर हमने पुलिस में से कुछ अफसर्स को खरीद लिया है, लेकिन ज्यादातर पुलिस वाले जो है वो उस मैनर में उसके साथ जाने से मना कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उस मैनर के अंदर जो ओनर है वो उनके लिए गार्ड की तरह है, वो उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते और ना ही उनके करीब जाना चाहते हैं। तो सेक्टर मास्टर कहता है कि ये किस किस्म की बकवास है। फिर साथ ही वो सोच रहा था लगता है कि ये काम भी मुझे खुद ही करना पड़ेगा और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 44 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 45 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि विंड्सवर्थ सेक्टर का जो सेक्टर मास्टर होता है वो अपने लिए कुछ पुलिस वालों को खरीद लेता है और उन पुलिस वालों को वहां पर मैनर के ऊपर जाकर बेचने का कहता है, लेकिन उनमें से ज्यादा पुलिस वाले जो होते हैं उस पुलिस वाले के साथ जाने को तैयार नहीं होते। तो सेक्टर मास्टर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि मुझे खुद ही ये काम करना पड़ेगा, तो अपने बहुत सारे लोगों को वहां पर पुलिस वालों के कपड़े पहना देता है और उनमें से एक पुलिस वाला जो उसने खरीदा होता है उसके साथ बाकी के सभी को भेजवा देता है, जबकि गवर्नर को वो यहाँ पर सिटी से बाहर भिजवा देता है, किसी न किसी तरीके से गवर्नर को बाहर भिजवा देता है और उसे इंपीरियल कोर्ट में जाना पड़ता है। तो उसका खरीदा हुआ बंदा जो होता है इस वक्त एक्टिंग गवर्नर के तौर पर काम कर रहा होता है, वो दरवाजे पे आता है और आकर उसे दरवाजा खटखटाता है। स्मार्ट घर से बाहर निकलता है तो उसे कहता है कि तुम सभी को जल्दी से जल्दी घर से छोड़कर जाना होगा क्योंकि ये जगह जो है ये इंपीरियल फैमिली की और तुम लोग यहाँ पर अपना मैनर नहीं बना सकते। तुम्हारा स्मार्ट उसे कहता है कि अब तुम कौन हो, तो वो उसे अपने बारे में बताता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं पुलिस वाला हूँ, अपनी कंट्री की पुलिस की वर्दी को पहचानते नहीं हो। तुम्हारा भूषण भी साइड के ऊपर से आ जाता है। तुम्हारा भूषण उसे कहता है कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है। तो स्मार्ट कहता है कि सर ये साइको कहता है कि हमें यहाँ पर पैलेस को छोड़कर जाना होगा क्योंकि हम लोग गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर रह रहे हैं। तो पुलिस वाला उसे कहता है कि तुम यहाँ पर साइको किसको कह रहे हो। तुम्हारा भूषण कहता है कि मुझे ये बताओ कि होंग वोंगचेंग कहाँ पर है, उसने मुझे यहाँ पर कोई मैसेज नहीं भिजवाया, तुम कौन है जो यहाँ पर मुंह उठाकर चले आए हो। तो ये बात सुनने के बाद वो पुलिस वाला उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ पर हमारे गवर्नर को उसके नाम से पुकार रहे हो। इस वक्त इंपीरियल कोर्ट में गए हुए और मैं उसकी जगह के ऊपर एक्टिंग गवर्नर हूँ, इसका मतलब यह है कि मेरे पास गवर्नर की पूरी पावर है। तुम्हारा भूषण उसे कहता है अच्छा ऐसी बात है। तो वो सोल्जर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मैं ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुम्हें इस मैनर को छोड़कर जाना होगा। तुम्हारा भूषण उसे कहता है लेकिन हमारे पास और कोई जगह नहीं, हम लोग कहाँ जाएंगे। तो वो कहता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इस जगह के ऊपर अपना मैनर बनाने की जो कि इंपीरियल कोर्ट की जगह है, जहाँ पर इंपीरियल फैमिली का कानून चलेगा। जैसे कहते हैं लेकिन ये सच नहीं है, बल्कि यहाँ पर पहले से एक घर था, मेरे डैड ने बस उसको थोड़ा सा रिपेयर किया है, हमने यहाँ पर कोई घर नहीं बनाया है। कैसी बात है ना डैड। उसके डैड उसे कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो सोल्जर उसे कहता है कि बस यहाँ पर बहुत हुआ, जिस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोगों ने यहाँ पर पहले से घर को बनाकर सही किया है या फिर यहाँ पर तुमने इस घर को खरीदा है। ये जगह जो है ये इंपीरियल फैमिली की जगह है, यहाँ पर घर बनाना गैर कानूनी है, तुम्हें कल तक यहाँ पर इस घर को छोड़कर जाना होगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। तो हमारा भूषण कहता है हाँ क्यों नहीं, ठीक है कल हम लोग इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। स्मार्टी कहता है कि मैनर मास्टर जी आप क्या कर रहे हैं, जबकि पुलिस वाला काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हें पहले एक बात कह देनी चाहिए थी, इसकी वजह से तुम्हें ज्यादा मुश्किल नहीं होती। और इसी के साथ ही वो अपने पुलिस वालों को लेकर वहां पर से चला जाता है, जबकि ग्रैंडपा उसे कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास और कोई जगह भी रहने के लिए नहीं है। मूचिन भी उसे कहता है कि अब वाकई में हम लोग यहाँ पर छोड़कर जाने वाले हैं। स्मार्टी उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर इनसे डर कर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, आखिर हम लोग और कहाँ पर जाएंगे। तो भूषण कहता है किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। और इसी के साथ ही सिटी का सीन दिखाता है कि ये जो नया बंदा होता है यानी जो नया गवर्नर बना है ये काफी ज्यादा कमीना होता है, ये गलियों में जाकर लोगों के पास फीस मांग रहा होता है, उनसे फंड्स मांग रहा होता है और साथ ही उनके दुकानें जो होते हैं
होते हैं उनके ठेले तोड़ रहा होता है और उनसे कहता है कि चाहे तुम लोग कितने गरीब क्यों ना हो, तुम्हें यहाँ पर फंड देने होंगे। तो वो लोग उसे कहते हैं लेकिन गवर्नर ने तो कभी हमसे कोई एक्सट्रैक्शन फीस नहीं ली, ना ही कभी यहाँ पर हमसे कोई फंड्स मांगी हैं। तो पुलिस वाला उसे कहता है कि मैंने तुमसे क्या कहा, अब मैजिस्ट्रेट यहाँ पर नहीं है, पुराना गवर्नर अब जा चुका है, अब मैं उसकी जगह पर हूँ, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर बिजनेस करना है, तुम्हें यहाँ पर फंड्स देने होंगे। तो वो बेचारे काफी ज्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं कि पता नहीं ये बकवास बंदा कहाँ से आ गया है, उम्मीद करते हैं कि हमारा गवर्नर पहले से वापस आ जाए। वो पैलेस में गया था वो इंपीरियल कोर्ट की मीटिंग के लिए, अचानक से उसे पता नहीं क्या काम आ गया, अगर वो जल्दी से वापस नहीं आया तो फिर तो हमारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। इस साथ उस पुलिस वाले को दिखाता है कि वो अपने रूम में बैठा वहां पर पी रहा होता है, एक लड़की के उसके पास बैठी होती है जो उसे पिला रही होती है। उसे कहती है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे मूड में लग रहे हो। तो वो कहता है हाँ मैं अच्छे मूड में हूँ, बहुत ही अच्छे मूड में हूँ, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में सारी की सारी प्रॉब्लम्स हल होने वाली है और मुझे यहाँ पर पूरी सपोर्ट मिल चुकी है, मुझे विंडसवर्ड सेक्टर के मास्टर की सपोर्ट है, तो मुझे यहाँ पर डरने की क्या जरूरत है। साथ ही वो सोच रहा होता है उन्होंने मुझे यहाँ पर वादा दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर मैं उनका काम कर देता हूँ, उस मैनर को खाली करवा देता हूँ, तो वो गवर्नर को पक्का पक्का यहाँ से छुट्टी करवा देंगे और गवर्नर के बाद जो पोजीशन मुझे मिल जाएगी और मैं यहाँ पर सिटी का नया गवर्नर बन जाऊंगा। उनके पास बहुत सारा पैसा है और पैसे की मदद से ये सब कुछ करवा सकते हैं, इसी वजह से बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर गवर्नर बनने वाला हूँ, मुझे बस यहाँ पर उस मैनर को खाली करवाना था और मैनर को खाली करवाने का काम तो मैं कर ही आया हूँ, वो लोग कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे। तो इसी के साथ ही वो लड़की उसे कहती है क्या तुमने उस मैनर के बारे में सुना है जो मैनर जंगल में है। तो वो कहता है हाँ मैंने उस मैनर के बारे में सुना है, लेकिन अब तुम यहाँ पर मुझे उसके बारे में क्या बताने वाली हो। तो वो कहती है क्या तुम्हें पता है कि उस मैनर के अंदर एक गॉड रहता है। सुनने के बाद पुलिस वाला काफी हैरान होता है। तो वो लड़की उसे कहती है कि वो जायंट मैनर अचानक से एक दिन में वहां पर अपीयर हो गया था, इसी वजह से गाँव वाले सभी लोग उसके करीब जाने से भी डरते हैं और जो लोग भी उसके करीब जाते हैं वहां पर अपनी ग्रेटिट्यूड देकर वापिस आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि वहां पर कोई गार्ड रहता है जिस गार्ड ने सिर्फ एक ही दिन में पूरे का पूरा मैनर बना दिया था। स्पेशली हमारे गवर्नर होंग जो है वो स्पेशली वहां पर जाते हैं और जाकर अपना सर झुकाकर ग्रेटिट्यूड देते हैं। वो तो हर हफ्ते वहां पर जाते हैं, हर महीने वहां पर जाते हैं ताकि वहां पर जाकर अपनी रिस्पेक्ट पे कर सके। तो पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि बकवास मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कोई नहीं होता, गार्ड्स वगैरह नहीं होते। फिर साथ ही उसे कहते हैं अगर मैंने यहाँ पर तुम्हारे मुंह से और कोई ऐसी बकवास सुनी तो उसी के साथ मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा और तुम्हें छुट्टी करवा दूंगा। फिर साथ ही वहीं पर बेहोश हो जाता है, उसे झटका लगता है, वहां पर बेहोश हो जाता है और दोबारा जब उसकी आंख खुलती है तो वो सामने की तरफ देखता है तो उल्टा लटका होता है, वो एक पेड़ के साथ उल्टा लटका होता है। तो वो कहता है कि ये क्या, मैं कहां पर हूं, और चिल्लाना शुरू कर देता है। जबकि हमारा वूजन अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है, सभी लोगों ने मास्क लगा रखे होते हैं। वूजन उसे कहता है तो फाइनली तुम्हें होश आ ही गई। तो वो चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम कमीने कहीं के, तुम लोग इससे बिल्कुल भी निकल कर नहीं जा पाओगे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर एक्टिंग गवर्नर को इस तरह से पेड़ के साथ अटका सकते हो। तुम्हारा वूजन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो, क्या तुम हमें जानते हो, तुम तो हमें कैसे जान सकते हो। तो वो चिल्लाकर कहता है बकवास बंद करो, मैं तुम सभी को जानता हूँ, तुमने चेहरे पर मास्क क्या लगा लिया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं, तुमने सभी ने वही कपड़े पहने हुए जो तिनको पहने हुए थे। वूजन कहता है कि हमें नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्या बातें कर रहे हो, हम लोग तो यहाँ पर बैंडिट्स हैं, हम लोग बैंडिट्स हैं जिन्होंने तुम्हें यहाँ पर पकड़ कर रखा हुआ है। तो वो समाते से कहता है कि मुझे लगता है कि इसके अंदर अभी भी काफी सारी एनर्जी है। कहता है ठीक है मैनर मास्टर, मैं अभी जाकर इसको सबक सिखाता। और उसके बाद वो आगे बढ़ता है, जाकर उसे पीटना शुरू कर देता है और वो उसे बहुत ज्यादा पीटता है। बहुत ज्यादा पीटने के बाद उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर हमारे साथ कोऑपरेट करने को तैयार हो। तो वो कहता है ठीक है प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, बताओ कि मुझे क्या कोऑपरेट करना है। तुम्हारा वूजन उसे कहता है बताओ, चलो फिर बोलना शुरू करो, बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि तुम सभी लोग ये सिर्फ और सिर्फ अपने मैनर के लिए कर रहे हो ना, मुझे ये ऑर्डर्स दिए थे, मुझे हु जैरियोंग ने ये कहा था, उसने जानबूझकर यहाँ पर ये सब कुछ जो है वो कनेक्टेड किया है। उसने यहाँ पर पुराने गवर्नर को जानबूझकर इंपीरियल पैलेस में किसी काम से भिजवा दिया और उसके बाद अब मैं उसकी जगह के ऊपर गवर्नर बना और उसे अपने काफी सारे पुलिस वालों को मेरे साथ भेजा था ताकि तुम्हारे उस पैलेस को खाली करवा सकूं। और वूजन उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस मैनर की बात कर रहे हो, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ बैंडिट्स हैं, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जबकि ग्रैंडपा वहां पर सोच रहे होता है कि मैं यहाँ पर किस किस्म की हरकतें कर रहा हूं, मैं कभी अलायंस का एक प्राइडफुल लीडर हुआ करता था और अब देखो मैं यहाँ पर एक मास्क चढ़ाकर एक बंदे को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। फिर साथ ही वो कहते हैं लेकिन मुझे यहाँ पर पता नहीं मजा क्यों आ रहा है। तुम्हारा वूजन इन्फॉर्मेशन लेने के बाद समाते से कहता है कि मिस्टर समाते आगे बढ़ो और इसे जाने दो। वो कहता है अच्छा ठीक है मास्टर, मैं इसे खोल देता हूँ। इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और कहता है कि मास्टर चले मैं इसे खोल देता हूँ। जब वो आगे बढ़ रहा होता है इसी के साथ ही वो कहता है कि हिलना बंद करो, अगर तुम हिलते रहोगे तो फिर मैं तुम्हें खोल कैसे पाऊंगा। लेकिन जब वो वहां पर हिल रहा होता है तो इसी के साथ ही ऊपर की डाल टूट जाती है जिसके साथ उन्होंने रस्सी को बांधा होता है। जैसे वो डाली टूट जाती है क्योंकि उन लोगों ने उसे क्लिफ के ऊपर लटकाया होता है, तो समाते और सभी लोग उसे देखते ही रह जाते हैं और वो बेचारा पुलिस वाला जो होता है वो क्लिफ के ऊपर से नीचे गिर जाता है। समाते कहता है मास्टर ये तो वाट लग गई, वो तो नीचे गिर गया। और नीचे गिरने के बाद जाकर धड़ाम की आवाज आती है और इसी के साथ वो पुलिस वाला ऊपर से नीचे गिरकर मर जाता है। तो नेक्स्ट दिन 10 दिन के बाद का दिखाया जाता है। उसको मरे हुए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर वो सेक्टर लीडर जो होता है बैठकर सोच
रहा होता है कि क्या हुआ, जिन लोगों को निकालने का मैंने ऑर्डर दिया था वो लोग अभी भी अपने मैनर में मजे उड़ा रहे हैं, जबकि जिस बंदे को मैंने नकली पुलिस वाला बनाया था, जिस पुलिस वाले को मैंने पैसे देकर खरीदा था, वो पुलिस वाला पिछले 10 दिन से मुझे नजर नहीं आया, वो पता नहीं कहां पर चला गया है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 45 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जब सेक्टर मास्टर पर्सनली अटैक करने के लिए आगे बढ़ेगा तो उस वक्त हमारा वोजन कैसे इनसे फाइट करेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट एपिसोड 46 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था विंड्सवर्थ सेक्टर के मास्टर को दिखाते हैं कि सेक्टर मास्टर अपने रूम में बैठा सोच रहा होता है कि जिन लोगों को वहां पर से निकालना था वो सभी लोग अभी मैनर में है, जबकि हम लोगों ने जिस पुलिस वाले को रिश्वत देकर उन्हें निकालने के लिए भेजा था वो कहीं पर गायब है, 10 दिन हो गया, उसका कुछ पता नहीं है। इसी के साथ ही एक गार्ड भागता वहां पर आता है, उसे कहता है सर मेरे पास एक बुरी खबर है। तो लीडर उसे कहता है कि बताओ क्या हो गया। तो वो कहता है सर एक बहुत ही बुरी खबर है, हमें यहाँ पर युइलू माउंटेन की क्लिफ के नीचे से एक डेड बॉडी मिली है और उस डेड बॉडी को यहाँ पर एग्जामिन करने के बाद पता चला है कि वो डेड बॉडी उस पुलिस ऑफिसर की, जिस पुलिस ऑफिसर को हमने रिश्वत देकर खरीदा था। बात सुनने के बाद सेक्टर लीडर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने यहाँ पर ये क्या खा। और इसी के साथ ही वो भागता हुआ उस बॉडी की शिनाख्त करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है, जहां पर पहले से एक सोल्जर खड़ा होता है। वो सोल्जर उसकी डेड बॉडी को रखकर वहां पर पास खड़ा होता है। तो सेक्टर लीडर भागता वहां पर आता है तो वो सोल्जर उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम कौन हो। तो वहां पर आने के बाद उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर सुना कि ये सोल्जर मर गया, क्या वाकई में ये वाइस मॉन्क था। तो वो कहता है कि हाँ ये बात वाकई में सच है, हमें यहाँ पर काली इसकी बॉडी मिली थी। तो लीडर उसे कहता है कि मुझे पता है कि इसको किसने मारा है। तो सोल्जर कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि इसको किसने मारा है, हमें यहाँ पर अच्छी तरह से पता है कि इसको किसने मारा है, हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है, इसने सुसाइड किया है। तो लीडर चिल्लाकर उसे कहता है क्या बकवास कर रहे हो, ये सुसाइड क्यों करेगा, तुम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गलत इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, इसने सुसाइड नहीं किया बल्कि ये एक मर्डर है। सोल्जर उसे कहता है कि हम लोगों ने पहले यहाँ पर केस को क्लोज कर दिया हुआ है, इसने सुसाइड किया था, तो हम यहाँ पर तुम्हें कह रहे हैं ये सुसाइड है। लीडर उसे कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर इसे किसने मारा है। तो सोल्जर कहता है तो फिर बकवास करना बंद करो, जाओ जाकर इसके लिए कोई सबूत लेकर आओ, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। इस बात से सेक्टर लीडर काफी ज्यादा गुस्से में हो रहा था और वहां पर सोच रहा था कि ये मुझसे किस तरह बदतमीजी से बात कर रहा है। तो सोल्जर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तो इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि ये एक मर्डर है, हमने यहाँ पर पूरी इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद गवर्नर ने खुद हमें यहाँ पर कहा है कि ये एक मर्डर नहीं है बल्कि ये एक सुसाइड है। सेक्टर लीडर गुस्से के साथ उसे कहता है क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कौन हूँ, जबकि इसी के साथ ही गवर्नर वहां पर आ जाता है और कहता है कौन यहाँ पर आकर शोर मचा रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर गवर्नर के होते हुए शोर मचाने की, तुम होते कौन है यहाँ पर आकर इस तरह बात करने की। सोल्जर कहता है कि सर पता नहीं ये बंदा कौन है, यहाँ पर आकर इस तरह की बकवास की जा रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पर वाइस मॉन्क ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसका मर्डर हुआ है। तो गवर्नर उसे कहता है कि अच्छा ठीक है तुम ये कह रहे हो कि यहाँ पर मर्डर हुआ है तो क्यों ना तुम यहाँ पर हमें बताओ कि किसने इसका मर्डर किया है। तो सेक्टर लीडर उसे कहता है क्या तुम डोंगटिंग लेक के करीब जो जंगल में एक मैनर है, क्या उस मैनर के बारे में जानते हो। तो गवर्नर उसे कहता है कि हाँ मैं उसके बारे में जानता हूँ। तो सेक्टर लीडर उसे कहता है कि उस मैनर का जो मास्टर है उसी ने इसको मारा है। सुनने के बाद गवर्नर को एक झटका लगता है, जाके बाकी के सभी सोल्जर्स वहां पर अपना सर लटकाकर खड़े हो जाते हैं। वो सभी लोग यहाँ पर यही सोच रहे थे कि ये पागल तो नहीं हो गया, ये यहाँ पर उस मैनर के मास्टर के बारे में किस तरह की बातें कर रहा है। तो वो कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहते, तुम लोग यहाँ पर सच्चाई को नहीं निकालना चाहते। हायर ऐसी क्या बात है, अगर तुम लोग यहाँ पर इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे तो मैं हायर अथॉरिटी से जाकर इस बात की शिकायत करूंगा, मैं इंपीरियल फैमिली वालों को लेकर आऊंगा और उन्हें कहूंगा कि यहाँ पर उस मैनर के मास्टर को जाकर गिरफ्तार करें। हमारा जो गवर्नर होता है वो उसकी बात सुनने के बाद आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी सारी बातें सुन ली जो भी तुमने कहा और तुम्हारी बातें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनो। और तुम वाकई में यहाँ पर पीसफुली जिंदा रहना चाहते हो तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हें उस मैनर से दूर रहना होगा, जितना ज्यादा उस मैनर से दूर होगा उतना ज्यादा तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे भी तुम्हारे जैसे लोगों की औकात ही क्या है उस मैनर के मास्टर के सामने, वो मैनर का मास्टर चाहे तो एक चुटकी में तुम्हें गायब कर सकता है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। और अगली बार अगर तुम्हें यहाँ पर मेरी बात की समझ आ गया तो कभी भी उस मैनर के करीब भी मत जाना, क्योंकि अगर तुम उस मैनर के करीब जाओगे तो फिर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। और इसी के साथ ही गवर्नर वहां से चला जाता है, जबकि सेक्टर लीडर वहां से वापस आने के बाद कहता है कि जहां पर चल क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर उस मैनर के मास्टर में ऐसा क्या है कि ये सभी लोग उससे इतना ज्यादा डरते हैं। गवर्नर और उसके साथ साथ उसके सभी सोल्जर्स यहाँ पर उससे डर रहे हैं, सभी लोग जानबूझकर उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो इन्हें बहुत सारा पैसा देता है जिसकी वजह से उसे प्रोटेक्शन मिल रही है। तो वो कहता है मुझे लगता है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, मुझे खुद ही अपने सोल्जर्स लेकर जाकर अटैक करना होगा, जो चीज मुझे यहाँ पर पसंद है मुझे वो छीननी होगी। तो हम लोग जाकर उनके ऊपर अटैक करेंगे और सभी को बता देंगे कि युई गैंग के ऊपर यानी कि इस सिटी के ऊपर अब हमारा राज है, अब इस सिटी के ऊपर पूरे का पूरी तरह से हम लोग कब्जा करेंगे। उसका गार्ड उसे कहता है ठीक है सर मैं अभी जाकर अपने सोल्जर्स को रेडी करता हूँ। तो वो कहता है हाँ ठीक है आज रात हम लोग निकलेंगे, आज रात के वक्त हम लोग जाकर मैनर के ऊपर अटैक करेंगे, तब तक अटैक करेंगे जब तक कि मैनर को मिट्टी में नहीं मिला देते और सभी लोगों को मार नहीं देते। तो रात के वक्त ये सोल्जर्स जो होते हैं निकल पड़ते हैं। रात के वक्त विंड्सवर्थ सेक्टर के लोग उनके ऊपर अटैक करने के लिए निकल जाते हैं, जबकि उनका सेक्टर लीडर उनके साथ ही होता है। वो पर्सनली उनके साथ होता है और कहता है कि जो भी यहाँ पर रस्ते में है उसे मार डालना, किसी एक को भी जिंदा मत छोड़ना। तो वो कहते हैं
हैं ठीक है सर। और इसी के साथ ही वो लोग जंप करते हुए जैसे वहां पर उसकी छत के ऊपर चढ़ते हैं ताकि अंदर जा सके, जैसे वो लोग दीवार के ऊपर चढ़ते हैं इसी के साथ उनमें से एक सोल्जर के सर के ऊपर एक पत्थर लगता है और कहा जाता है कि मैंने तो कहा था ना कि ये लोग यहाँ पर जरूर आएंगे। और जब उसे पत्थर लगता है तो वो लोग सामने की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर जो पत्थर किसने मारा होगा। सेक्टर लीडर कहता है कि अब तुम कौन हो। तो वहां पर उनके सामने ग्रैंडपा खड़े होते हैं। ग्रैंडपा ने अपने चेहरे के ऊपर वही मास्क लगाया होता है, तो वो उनके सामने खड़े होते हैं और वो सभी लोग कहते हैं कि बुड्ढे घुसट तुम कौन हो। तो वो उनसे कहता है कि ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम लोग आधी रात के वक्त यहाँ पर हमारे मैनर के अंदर आकर घुस रहे हो। तुम्हें इतनी रात के वक्त किसी के घर में चोरी छुपे से नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तो यहाँ पर मेरे जैसा जेंटलमैन स्वॉर्डमैन यहाँ पर आएगा ही तुम्हें रोकने के लिए। साथ ही सेक्टर लीडर अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो, इसको मार डालो। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। और ग्रैंडपा अपनी तलवार लेकर उनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि जेंटलमैन स्वॉर्ड्समैन किस तरह से इस शहर के लोगों की रक्षा करता है। जबकि वो सोल्जर्स होते हैं उसे कहते हैं कि बुड्ढे घूसट कहीं के, लगता है कि तुम पागल हो गए हो। हमने यहाँ पर बच्चों की उस कहानी के बारे में सुना है जहाँ पर जेंटलमैन स्वॉर्ड्समैन मास्क पहनकर लोगों की रक्षा करता है, लेकिन असल में ये सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है। तो ग्रैंड मास्टर जो होते हैं अपनी तलवार लेकर खड़े होते हैं और साथ ही सोच रहे होते हैं कि अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, क्योंकि हमारे भूषण से बात करते हुए उन्होंने खुद ही उससे कहा था कि मैं यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना चाहता हूँ। हाँ मुझे पता है कि मैं यहाँ पर स्वर्ड एनर्जी को यूज नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद मैं म्यूरियम अलायंस का मास्टर रह चुका हूँ। और साथ ही ये लोग यानी विंडस्वर्ड सेक्टर ये जो म्यूरियम अलायंस में आता था, वो लोग यहाँ पर वाकई में इस हद तक पहुंच चुके हैं कि वो लोग निर्दोष शहरियों को मारने के लिए आगे बढ़ेंगे, उनके इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। तो फिर मैं यहाँ पर इन लोगों को सबक सिखाऊंगा। मैं पर्सनली ये करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर बीच में आओ। अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी तब तुम बीच में आ सकते हो। तो ग्रैंड मास्टर का ये अपना फैसला था कि वो यहाँ पर इन सभी को खुद रोकेंगे, क्योंकि इनका जो सेक्टर है ये म्यूरियम अलायंस के अंडर आता है। को लगता है कि जो उनकी गलती है कि उन्होंने यहाँ पर इन सभी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। एक असैसिन जो होता है वो ग्रैंडपा के करीब पहुंचता है, तो ग्रैंडपा उसके ऊपर अटैक करते हैं और वो पीछे जाकर पेड़ के साथ टकराता है। बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बुड्ढा तो काफी ज्यादा तेज निकला। तो वो सोल्जर जो होता है उस पेड़ के साथ टकराने के बाद वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है, जबकि बाकी के सभी लोग कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या होगा। और वो सभी लोग एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं हाँ आ जाओ, और साथ ही वहां पर उनकी तलवारों के ऊपर लगा हुआ ब्लड देखते हैं और कहते हैं कि जरा इनकी तलवारों को देखो, इनकी तलवारें खून से रंगी हैं। ऐसे लगता है जैसे जिन लोगों ने ये काम पहले भी बहुत बार किया होगा। और मैंने यहाँ पर अपनी आंखें बंद की हुई थी, मैं म्यूरियम का लीडर था, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पर एक हायर पोस्ट के ऊपर हूँ, मुझे इनके ऊपर ज्यादा नजर रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने इन्हें कुछ ज्यादा ही फ्री हैंड दे दिया था, जिसकी वजह से सभी लोग यहाँ पर मेरे नीचे बैठकर क्राइम करते रहे और मुझे पता भी नहीं चला। हमेशा से यही मानता था कि मैं राइटियस सेक्टर यानी म्यूरियम अलायंस जो कि राइटियस है, इसके जितने भी सेक्टर्स हैं वो सारे के सारे राइटियस है और हमेशा अच्छे काम करते हैं। लेकिन असल में इनमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि दूसरे की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं और रात के वक्त आकर उनको मारने की कोशिश करते हैं। तो इनको सबक सिखाना ये मेरी जिम्मेदारी है। और इसी के साथ ग्रैंडपा अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ग्रैंडपा उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं। तो सेक्टर लीडर अपने लोगों से कहता है कि इस बुढ़े आदमी की सिर्फ एक ही बाजू है, मैं चाहता हूं कि इसके बाजू के ऊपर फोकस करो, इसका बाजू काट दो। तो सोल्जर्स कहते हैं हाँ क्यों नहीं सर, और वो लोग भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ग्रैंडपा सभी आम सोल्जर्स के ऊपर भारी पड़े होते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है। हालांकि उनके पास वर्ड एनर्जी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा है। सेक्टर लीडर भी इस बात से काफी हैरान हो रहा था। वो दूर खड़ा देखकर इसको एनालाइज कर रहा था और कहता है कि ये बुढ़ा आदमी काफी ज्यादा स्पेशल लगता है कि इसने बहुत सारी फाइट्स की हैं, जिसकी वजह से इसका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है। ये सारे सेक्टर लीडर उसके पीछे पहुंच जाता है, स्नीक अटैक करते हुए उसके ऊपर कट लगाता है और कहता है कि बुढ़े घूसट कहेंगे, तुम्हारे मरने का वक्त हो चुका है, तुम्हारी आधी टांगे तो कब्र में, चलो जल्दी से मर जाओ। वो स्ट्राइक लगाकर ग्रैंडपा को बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर देता है। जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 46 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ग्रैंडपा यहाँ पर अकेले विंडस्वर्ड सेक्टर के सेक्टर मास्टर को हरा पाएंगे या नहीं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सेक्टर मास्टर पर्सनली वहां पर अपनी आर्मी को लेकर उनके ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है, जबकि ग्रैंडपा वहां पर रास्ते में उनका मुकाबला करने के लिए खड़े होते हैं और ग्रैंडपा की उनके साथ फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो लास्ट सीन के ऊपर दिखाते हैं कि सेक्टर मास्टर खुद पीछे से निकलता है, ग्रैंडपा के ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है, उससे कहता है कि अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है और ग्रैंडपा वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। जबकि अंदर का सीन दिखाता है जहां पर हमारा भूषण बड़ी आराम से बैठा होता है, सोमी सो रही होती है। हमारा भूषण कहता है कि मुझे लगता है कि वो बुढ़ा आदमी सब कुछ संभाल लेगा, जबकि मुजिन उसे कहता है माय लॉर्ड आपको क्या लगता है कि सब कुछ ठीक है? मुझे तो नहीं लगता कि सिर्फ एक बाजू के साथ पूरी आर्मी को वहां पर फेस करना ठीक रहेगा, पूरी आर्मी को वो अकेला फेस नहीं कर पाएगा। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि उसे ये करना ही पड़ेगा, उससे अपनी जान को दांव पर लगाना होगा तभी ये कर पाएगा। वूजन उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि एक ऐसा बंदा जो हाईएस्ट प्लेस के ऊपर पहुंचना चाहता हो उसके करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? ऐसा बंदा जो कि हाईएस्ट प्लेस तक नहीं पहुंच सकता उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? तो वूजन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क है, अगर वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेगा तभी तो वो हाईएस्ट प्लेस
तक पहुंच पाएगा। तुम्हारा वोजन उसे कहता है नहीं, ये इंस्टिंक्ट्स होते हैं, अपने इंस्टिंक्ट्स की वजह से ही कोई बंदा हाईएस्ट प्लेस तक पहुंच पाता है। तो मुझे इस बात से काफी हैरान होता है। तुम्हारा वोजन उसे कहता है कि तुम्हें फिलहाल के लिए समझ नहीं आएगी। जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, वही मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं अपने इंस्टिंक्ट्स के ऊपर बेस करते हुए अपनी सिचुएशंस को बांटते हैं और अपनी सिचुएशन में से निकल जाते हैं। इंस्टिंक्ट्स ही होते हैं जो उन्हें बताते हैं कि उन्हें कौन सा रास्ता चूज करना है, उन्हें कौन से रास्ते पर आगे बढ़ना है, उन्हें कौन सा ब्रेक थ्रू करना है। और इसी तरह एक मार्शल आर्टिस्ट जो होता है वो पीक तक पहुंच पाता है। ग्रैंडपा की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है क्योंकि सेक्टर मास्टर जो होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। तो ग्रैंडपा कहते हैं जरा देखो तो सही, लगता नहीं है कि तुमसे फाइट काफी ज्यादा आसान होने वाली है। मुझे तो यहाँ पर काफी बुरी तरह से चोटें लगी जबकि तुम बिल्कुल सही सलामत हो। सेक्टर मास्टर से कहता है कि लगता है कि तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने अपनी तलवार उठा ली, मेरे कुछ साथियों को मार दे तो तुम स्ट्रॉन्ग बन गए? ऐसा नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हें चाहूं तो बड़ी आसानी से मार सकता हूँ। हालांकि तुम्हारी तलवारबाजी के अंदर बिल्कुल भी इंटरनल फोर्स नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी तलवारबाजी के स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। लगता है कि तुम कोई पुराने मास्टर रह चुके हो। और इसी के साथ वो फिर से अपनी तलवारें टकराते हैं, दोनों अपनी तलवारें टकराते हैं, दोनों फिर से तलवारें टकराते हैं और फाइट कर रहे होते हैं। जबकि सेक्टर लीडर वहां पर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर इससे फाइट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस बुढ़े आदमी के बेसिक्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, यानी कि इसकी तलवारबाजी के प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर अपनी इंटरनल एनर्जी को इसमें कंबाइन नहीं कर पा रहा। इसके पास इंटरनल एनर्जी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं किसी बिगिनर से फाइट कर रहा हूँ जो कि सिर्फ अपनी तलवार को घुमाना जानता है। और इसी के साथ ही वो फिर से ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करता है। जब ग्रैंडपा के ऊपर फिर से अटैक करता है उसकी बॉडी के ऊपर फिर से कट्स लगते हैं और यहाँ पर ग्रैंडपा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। उनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट्स लगे हुए हैं, लेकिन वो अभी भी यहाँ पर खड़े हैं। वो अपनी तलवार अपने हाथ में पकड़कर खड़े हैं और कहते हैं यहाँ पर से नहीं हट सकता और ना ही तुम्हें अंदर जाने दे सकता। जबकि सेक्टर मास्टर से कहता है कि तुम यहाँ पर मरना क्यों चाहते हो, जबकि तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर फाइट करके मुझे नहीं हरा सकते और तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तो क्यों ना तुम साइड के ऊपर हट जाओ और मैनर के बाकी लोगों को आकर फाइट करने दो। ग्रैंडपा वहां पर सोच रही होती है कि मुझे पता है कि मैं यहाँ पर इससे नहीं जीत पाऊंगा क्योंकि ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अभी तक मैं उसकी बॉडी के ऊपर एक कट भी नहीं लगा पाया। जब मैं एक स्वॉर्ड डैम्पर था उस वक्त मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी इंटरनल एनर्जी थी और मैं मार्शल आर्ट्स को यूज कर सकता था। उस वक्त का गैप और यहाँ पर बिना कल्टीवेशन के मेरे पास जो गैप है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। अब मुझे यहाँ पर समझ आ रही है कि मैं सिर्फ और सिर्फ नाम का ही स्वॉर्ड डैम्पर था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ग्रैंडपा कहता है लेकिन क्या मैं यहाँ पर इस एम्बैरेसमेंट की फीलिंग से निकल सकता हूँ? मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन क्या मैं शर्मिंदगी की फीलिंग से निकलकर अपने ओपोनेंट को हरा सकता हूँ? बचपन में जब मैं छोटा था उस वक्त मेरे सामने अगर टफ ओपोनेंट आ जाता था तो मैं वहां पर से भागता नहीं और ना ही यहाँ पर बुरी तरह जख्मी होने के बाद हार मानने की कोशिश करता था, बल्कि मेरा यही कोशिश होती थी कि मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट टाइम में उनको हरा दूं। मेरे सामने जो भी दुश्मन आए मैं उसको हरा कर ही सांस लूं, चाहे मेरी जान ही क्यों ना उसमें चली जाए। वो एक अजीब ही फीलिंग थी। वो अजीब फीलिंग ये थी कि मैं उस वक्त बहुत ज्यादा जवान था और मुझे लगता था कि अगर ओपोनेंट को हरा दिया तभी मेरी जीत होगी। उस वक्त मुझे हर एक ओपोनेंट को हराना था और इसी के साथ उन्हें फिर से वही फीलिंग आती है और कहते हैं कि मुझे फिर से वही फीलिंग आ रही है जैसे कि मुझे पता है कि मेरे सामने का ओपोनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे यहाँ पर इसको हराने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, यहाँ तक कि अपनी जान भी देनी पड़े तो कोई बात नहीं, कम से कम मैं यहाँ पर आखिरी बार उस फीलिंग को महसूस करना चाहता हूँ। ग्रैंडपा कहता है कि मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है। और वो सेक्टर मास्टर से कहता है कि तुम यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो, चलो जल्दी से आ जाओ। जबकि सेक्टर मास्टर से कहता है कि बुढ़े खुसट कहीं के जहाँ पर तुम्हारी बॉडी के इतने कट लग चुके हैं कि तुम ठीक से चल भी नहीं पाओगे और तुम फिर से यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो। लगता नहीं है कि तुम्हें जिंदा रहने की कोई ख्वाहिश बची है। अगर तुम यहाँ पर मरना चाहते हो तो फिर ठीक है, पछताना मत। और वो अपनी तलवार में इंटरनल एनर्जी को रिलीज करते हुए ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और इसी के साथ ही अगले दिन सुबह का सीन दिखाते हैं। सुबह के वक्त ग्रैंडपा जो होते हैं वो दरवाजा खोलते हैं और अंदर आ जाते हैं। ग्रैंडपा की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। तुम्हारा वूजन उसे वहां पर देखने के बाद कहता है अगर तुम यहाँ पर आए तो उसका मतलब यह है कि तुमने उसे मार दिया। और इसी के साथ ही ग्रैंडपा वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। तो मुझे ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो गया, ये बुढ़ा आदमी अकेले यहाँ पर फाइट को कैसे जीत गया, वो भी एक बाजू के साथ, जबकि इसके सामने पूरी आर्मी थी। हमारा वूजन कहता है कि मुझे लगता है कि ग्रैंडपा ने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा होगा। और साथ ही वो मुजिन से कहता है कि जल्दी से जाकर गवर्नर को कहो कि यहाँ पर आए और इन सभी को उठाकर ले जाए। तो वो कहता है हाँ ठीक है। थोड़ी देर के बाद गवर्नर वहां पर आ जाता है। गवर्नर वहां पर आने के बाद अपने सोल्जर से कहता है कि सभी लोग जल्दी से सभी लोगों को गिरफ्तार कर लो, इनमें से कोई भी यहाँ पर से भाग कर ना जाने पाए। इन लोगों की हिम्मत कैसे भी किसी के मैनर के ऊपर आकर अटैक करने की। वो सभी लोग जाकर उनको बंदी बना लेते हैं। उन सभी को पकड़ कर लेकर जा रहे होते हैं तो गली में लोग बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हम लोगों ने सुना है कि ये लोग जो थे ये नया सेक्टर था विंड्सवर्थ सेक्टर के नाम से, जहाँ पर आकर यूजैंग में ये लोग मुश्किल क्रिएट कर रहे थे और रात के वक्त इन लोगों ने एक मैनर के ऊपर अटैक करके उसके लोगों को मारने की कोशिश की। इसी वजह से इन लोगों को यहाँ पर बंदी बनाया गया है। ज्यादातर लोग तो इनकी वजह से काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इनके यहाँ पर आने की वजह से हालात काफी खराब हो गए थे। के वक्त जब सोमी उठती है तो वो ग्रैंडपा से कहती है ग्रैंडपा ये क्या, आपको इतनी चोटें क्यों लगी हुई है, आपने किससे फाइट किया? तो ग्रैंडपा से कहते हैं नहीं बेटा मैंने किसी से फाइट नहीं की। क्या तुम्हें मुझे देखकर लगता है कि मेरे जैसा बुढ़ा आदमी किसी से फाइट कर सकता है? तो मैं गुस्से के साथ से कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है कि तुम फाइटिंग कर रहे थे। तुम किससे फाइटिंग कर रहे थे? तुम्हें पता है कि फाइटिंग बहुत ज्यादा बुरी है। मेरे डैड ने मुझसे
कहा था कि फाइटिंग नहीं करनी चाहिए, मेरे डैड कभी फाइट नहीं करते। और ये बात सुनने के बाद वो तीनों ही बहुत सा हैरान होते हैं। फिर साय सोमी भागती हुई अपने डैड के पास आती है और उसे कहती है, डैड मैंने यहाँ पर ठीक कहा ना, मैं फाइट नहीं करनी चाहिए। तो उसका डैड उसे कहता है, हाँ फाइटिंग बहुत ज्यादा बुरी होती है, हमें फाइट नहीं करनी चाहिए। जबकि स्मार्ट से कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे मैनर मास्टर ये फाइट नहीं करते, बल्कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक तरफा फाइट होती है, क्योंकि तुम्हारे फादर के सामने तो कोई टिक भी नहीं सकता। ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग वहाँ पर खामोश हो जाते हैं। जबकि हमारा वूजन उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, बस बहुत हो गया, क्योंकि यहाँ पर विंडसवर्ड सेक्टर का मसला हल हो चुका है, तो मुझे लगता है कि अब हम लोग चैन की सांस ले सकते हैं। तो स्मार्ट कहता है कि अब जबकि गवर्नर यहाँ पर उन सभी लोगों को बंदी बनाकर ले गया और यहाँ पर वो सारे मैटर्स को खुद ही टेक केयर करने वाला है, तो मुझे लगता है कि बाहर के लोगों को इस बारे में नहीं पता चलेगा। जबकि वूजिन कहता है कि मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी ज़ुईज़ेंग में फिर से कोई यहाँ पर आएगा, फिर से कोई नई फोर्स आएगी और फिर से हमारे लिए यहाँ पर मुश्किल काज करेंगे। तो इसी के साथ ही वो लोग कहता है, क्यों ना हम लोग यहाँ पर अपनी एक फैमिली बना ले। अगर हम लोग यहाँ पर अपनी फैमिली को रिनाउंड फैमिली का नाम दे देते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर आने के बाद कोई हमारे लिए मुश्किल काज नहीं कर पाएगा। तो ये ग्रैंडपा उन लोगों को मशवरा देते हैं और कहते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर अपनी मेंशन के बाहर एक फैमिली का नाम लिख देते हैं या फिर एक मार्शल आर्ट सेक्टर का नाम लिख देते हैं, तो फिर कोई भी हमें तंग नहीं करेगा। ज्यादातर लोग जो होते हैं वो इस तरह की फैमिलीज और इस तरह के सेक्टर से दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक पावरफुल फोर्स है। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन में डीमन गर्ल के सेक्टर के लीडर का दिखाया जाता है। उसके पास एक सोल्जर रिपोर्ट लेकर आता है और उसे सब कुछ बताता है कि वहां पर क्या हुआ। वहां पर एक मास्क पहने हुए बंदे जो अपने आप को जुनशान जेंटलमैन स्वॉर्डमैन कहता है, उसने वहां पर विंडसवर्ड सेक्टर के सभी लोगों को हरा दिया। ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ऐसा कोई मास्टर होता है? मैंने सुना है कि ये बच्चों की कहानियों में होता है, वहां पर बच्चों का जो प्ले है उसमें इस तरह का कैरेक्टर है। उसका सोल्जर उसे कहता है कि सर मुझे लगता है कि वहां पर कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। उस मैनर का जो मास्टर है वो भी काफी ज्यादा अजीब है, उसका नाम डैन वू यून है और वो काफी ज्यादा सस्पिशियस है। तो ये बात सुनने के बाद वो डीमन कल्ट का लीडर हंसना शुरू कर देता है और कहता है, हाँ तुमने कहा कि वो बंदा काफी ज्यादा अजीब है, साथ ही वहां पर मास्क पहने हुए एक बुढ़ा आदमी है, वो भी काफी ज्यादा अजीब है। तो क्यों ना मैं खुद वहां पर जाकर देखूं? तो ठीक है, फिर मैं वहां पर जाऊंगा, जाकर देख कर आऊंगा कि आखिर वहां पर हुआ क्या है। काफी ज्यादा बोर हो रहा हूं, तो अपनी बोरियत को दूर करने के लिए वहीं पर जाकर चेक करता हूं कि आखिर वो कितने ज्यादा सस्पिशियस हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 47 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ये ग्रैंडपा जो होते हैं वहां पर विंडसवर्ड सेक्टर के लोगों को हरा देते हैं और उनको हराने के बाद उनको पुलिस वाले पकड़ कर ले जाते हैं। लेकिन इसी के साथ जब ग्रैंडपा वहां पर होश में आता है तो वो लोग एक फैमिली का नाम रखने के बारे में बात कर रहे होते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में उन्हें यहाँ पर यही कह रहा होता है कि स्मार्ट और मुजिन दोनों यहाँ पर ये कह रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर अपनी एक फैमिली ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। अगर हम लोग अपने मैंशन के बाहर एक फैमिली का नाम लिख देते हैं तो उसके बाद कोई भी यहाँ पर हमें तंग नहीं करेगा। जबकि हमारा वूजन उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है अगर हम लोग यहाँ पर अपनी एक फैमिली बना लेते हैं तो फिर हम लोग शांति के साथ नहीं रह पाएंगे, बल्कि यहाँ पर ऐसे हादसे और ज्यादा बढ़ जाएंगे। जो लोग यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर और भी तेजी के साथ बढ़ना शुरू करेंगे और यहाँ पर रोजाना आ जाया करेंगे। फादर उसे कहते तो फिर बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो? तो हमारा वोजन कहता है कि मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग जिस तरह से रह रहे हैं उसी तरह रहना चाहिए। हमें यहाँ पर ना तो कोई सेक्टर बनाना है, ना कोई फैमिली का साइन बोर्ड बाहर लगाना है और दोबारा इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं होगी। जबकि ग्रैंडपा सोच रहे होता है क्या ये किस किस्म का बंदा है जो यहाँ पर अपनी एक मार्शल आर्ट्स की फैमिली बनाने के बारे में बिल्कुल भी राजीमंद नहीं है। हम लोग यहाँ पर एक फैमिली एस्टेब्लिश करेंगे तो फिर यहाँ पर हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर साइन बोर्ड नहीं लगवाना चाहता तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर सोमी को लीड करना चाहिए, मुझे एक मार्शल आर्टिस्ट बनाना चाहिए, क्योंकि सोमी की आंखों में वो चमक दिखाई देती है कि सोमी इससे हर एक बात मनवा सकती है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है ग्रैंडपा का दिखाया जाता है। ग्रैंडपा जो होते हैं वो सोमी को बता रहे होते हैं, वो उसे हिस्ट्री के बारे में बता रहे होते हैं कि हमारे यहाँ की म्यूरम के लाइन्स की जो हिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा लंबी है। सोमी कहती है कितनी ज्यादा लंबी है? तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि 10,000 साल से भी ज्यादा लंबी है। सोमी कहती है जी तो बहुत अच्छी बात है, फिर मुझे यहाँ पर बताएं यहाँ पर आपको क्या कुछ पता है? तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि मुझे यहाँ पर हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ पता है। ये जो मार्शल अलायंस है ये तकरीबन 1000 साल पहले से शुरू हुई थी, जहाँ पर एक मार्शल गार्ड अपीयर हुआ था। कहा जाता है कि उस वक्त दुनिया में एक बहुत ही पावरफुल मार्शल गार्ड था। उस वक्त धारमा के 3 स्काइज भी थे जिन्हें 3 ह्यूमंस भी कहा जाता है। शाओलिन के मास्टर थे, वुडैंग सेक्टर के मास्टर थे और साथ ही ह्यूमन कल्ट के एक बहुत ही पावरफुल मास्टर थे। और इनके अलावा एक और एंटिटी जिसे सबसे ज्यादा पावरफुल कहा जाता है उसे मार्शल गार्ड कहा जाता था। ये बात सुनने के बाद स्वामी कहती है ये 3 ह्यूमंस और साथ में मार्शल गार्ड आकर इनके बारे में मुझे आपको अब कुछ और बता सकते हैं? के साथ ही ग्रैंडपा से कहता है कि 3 ह्यूमंस जो थे वो 3 पावरफुल इंसान थे, वो यहाँ का 3 सेक्टर्स के लीडर थे और बहुत ज्यादा पावरफुल थे। वो इस लेवल तक पहुंच चुके थे कि उन्हें यहाँ पर इमोर्टल्स कहा जाने लगा। इसी वजह से उन्हें यहाँ पर टाइटल दिया गया, उन्हें 3 ह्यूमंस का टाइटल दिया गया। तो सोमी कहती है कि आप यहाँ पर कह रहे हो कि तीनों ह्यूमंस जो थे उन्हें इमोर्टल का टाइटल दिया गया था और साथ में उन्हें ह्यूमंस कहा जाता था। अगर आप यहाँ पर उनकी बात कर रहे हैं तो फिर अगर हम लोग यहाँ पर मार्शल गार्ड की बात करें वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा? ग्रैंडपा से कहते हैं कि मार्शल गार्ड एक ऐसा इंसान था, उसे मार्शल गार्ड का टाइटल
टाइटल इसी वजह से दिया गया था क्योंकि उसकी मार्शल आर्ट्स की प्रोग्रेस बाकी सभी लोगों से बहुत ज्यादा थी, कोई भी उस तक नहीं पहुंच सकता था, इसी वजह से वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था और वो एक लेजेंडरी कैरेक्टर था, कोई उसको अभी भी सरपास नहीं कर सकता। सोमी कहती है तो बहुत ही कमाल की बात है। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि जब वो अपनी तलवार को घुमाता था वो यहाँ तक के पहाड़ों को भी दो हिस्सों में काट सकता था, वो ह्यूमंस को भी दो हिस्सों में कट कर सकता था, वो इतना ज्यादा पावरफुल था। उसके पाँव के एक धमक के साथ पूरे के पूरे पहाड़ जो थे वो रेजा रेजा हो जाया करते थे, वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। तो सोमी जो होती है उनकी बातें सुनने के बाद कह रही होती है ये बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, क्या वाकई में इस दुनिया में इस तरह का कोई भी इंसान एग्जिस्ट करता था, यानी कितना पावरफुल इंसान भी हुआ करता था। ग्रैंडपा उसे कहता है कि हाँ वो यहाँ पर एग्जिस्ट किया करता था, काश मैं यहाँ पर उसकी जनरेशन में होता, काश मैं 1000 साल पहले पैदा हुआ होता तो मैं यहाँ पर उसका डिसाइपल बन जाता, अगर वो मुझे अपना डिसाइपल बनाता तो। इसी के साथ ही वुशन बीच में बोल पड़ता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को भी अपना डिसाइपल नहीं बनाने वाला, इसलिए प्लीज इस तरह की बातें करना बंद करो कि तुम उसके डिसाइपल बन सकते हो। तो ग्रैंडपा बात सुनने के बाद हैरान होते हैं और साथ उसे कहते हैं मैंने यहाँ पर तुम्हारे बारे में तो कोई बात ही नहीं की, मैं यहाँ पर तुम्हारा डिसाइपल क्यों बनूंगा, मैं तो मार्शल गार्ड की बात कर रहा था। तुम्हारा वुशन उसे कहता है अगर मैं यहाँ पर तुम्हें अपना डिसाइपल नहीं बनाना चाहता इसका मतलब यह है कि मार्शल गार्ड भी तुम्हें अपना डिसाइपल नहीं बनाना चाहेगा क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। ग्रैंडपा उसे कहते हैं लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता कि मार्शल गार्ड मुझे अपना डिसाइपल नहीं बनाता। वुशन उसे कहता है कि मुझे सब कुछ पता है। फिर साथ ही सोमी कहती है कि ग्रैंडफादर मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर फादर से बहस नहीं करनी चाहिए। फिर साथ ही वो कहती है अगर ये वाकई में सच है, अगर ये वाकई में सच है तो इसका मतलब यह है कि इस वक्त आपकी इस म्यूजियम में 1000 साल से लेकर अभी तक कोई भी इतना पावरफुल इंसान नहीं हो जो कि मार्शल गार्ड से ज्यादा पावरफुल हो सके। ग्रैंडपा से कहते हैं हाँ ये बात वाकई में सच है कि तब से लेकर अभी तक हमारे पास कोई भी इतना पावरफुल इंसान नहीं जैसे मार्शल गार्ड का टाइटल दिया जा सके। तो हमारा वुशन फिर से बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि तुम गलत हो। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम बार बार यहाँ पर बीच में क्यों अटक रहे हो, तुम बार बार यहाँ पर आकर बीच में मैं क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, मुझे यहाँ पर कहानी सुनाने दो। तुम्हारा वुशन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर गलत कह रहे हो, तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि मार्शल गार्ड जो था वो सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान था, लेकिन असल में मार्शल गार्ड सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे बेस्ट नहीं था। तो ये बात सुनने के बाद ग्रैंडपा उसे कहते हैं तो फिर कौन था, क्या शाओलिन के तीनों हीवंस में से कोई एक था। तुम्हारा वुशन कहता है नहीं। तो वो कहते हैं क्या धर्मा में से कोई एक था या फिर डीमन कल्ट में से कोई एक था। तो वो कहता है कि वो यहाँ पर जो भी था वो बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान था। यहाँ पर तुम जिस मार्शल गार्ड की लेगेसी की बात कर रहे हो, मार्शल गार्ड वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उससे ज्यादा बेस्ट इंसान एक और था जिसे ब्लड डीमन कहते हैं। डीमन जो था उस वक्त मार्शल गार्ड से भी ज्यादा बेस्ट था और यहाँ पर मार्शल गार्ड के जरिए ब्लड डीमन को भी थोड़ा सा दिखाया जा रहा है, सिर्फ उसके बाल दिखाए जा रहे हैं। ग्रैंडपा की बातें सुनने के बाद वहां पर से बैक माउंटेन के ऊपर आ जाते ताकि थोड़ी देर अकेले में बैठ सके। तो वहां पर बैठे बैठे वो सोच रहे होते हैं कि आखिर इस बंदे को इतना सब कुछ कैसे पता है, आखिर इस बंदे को यहाँ पर सब कुछ कैसे पता हो सकता है हमारी हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि मेरी उम्र उससे बहुत ज्यादा है, मैं म्यूजियम अलायंस का लीडर हूँ, लेकिन मेरे पास भी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं थी और इसे यहाँ पर ब्लड डीमन के बारे में पता है। इसे ब्लड डीमन के बारे में कैसे पता चला, मुझे अभी तक इसकी अपीयरेंस के बारे में समझ नहीं आ रही कि आज ये बंदा कौन और कहां से अपीयर हुआ, अचानक से कहीं पर ये मेंशन में आ गया और उसके बाद से अगर ये इतना ही पावरफुल था तो फिर दुनिया को इसके बारे में पहले क्यों नहीं पता चला, दुनिया इसको क्यों नहीं जान सकी, ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है और अचानक कहीं से कैसे निकल सकता है। तो ग्रैंडपा वहां पर आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते और कहते हैं मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर और ज्यादा रुकना पड़ेगा, जितना ज्यादा मैं यहाँ पर रुकूंगा उतना ज्यादा मैं इस बंदे को पहचान सकता हूँ। तो जब वो चलते हुए आगे बढ़ रहे होते तो उन्हें वहां पर 3 कब्रें दिखाई देती हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर 3 कब्रें किसने बना दी, ये बड़ी हैरानी की बात है, पहले कभी इस माउंटेन के ऊपर नहीं आया, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर 3 कब्रें भी हैं। वो आगे बढ़ते हैं और जाकर उन कब्रों के ऊपर जो तख्तियां लगी होती है उनको पढ़ते हैं। तो वहां पर टाई गोंगजिन, शोन मोगवैन और नैम यूरी उनके नाम लिखे होते हैं। तो इस पास से वो पहुंचता हैरान हो जाते हैं और भागते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इसमें कोई गलती नहीं है, यहाँ पर जो 3 नाम लिखे हुए हैं तीनों स्काइज के हैं, यानी ये तीनों ही नाम तीनों हीवंस के हैं जो कि उस आइलैंड के ऊपर थे, जिनकी डेड बॉडीज वहां पर आइलैंड के ऊपर पड़ी हुई थी, जिनको रिट्रीव करने के लिए हम लोग वहां पर गए थे। हमें तो लगा था कि डिमोनिक कल्ट के वो लोग जिन लोगों ने अटैक किया था वो लोग इन तीनों की डेड बॉडीज को उठाकर ले गए और हमें यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि ये यहाँ पर है, यहाँ पर इनकी कब्रें बनी हुई हैं। इसी के साथ ही ग्रैंडपा को एक झटका लगता है, ग्रैंडपा जल्दी से भागते हुए वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद हमारे वुशन से कहते हैं मुझे जल्दी से बताओ क्या तुम मार्शल गार्ड के कोई डिसेंडेंट हो या फिर मार्शल गार्ड ने तुम्हें अपनी लेगेसी की पावर दी है। तो वुशन और बाकी ये सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद हैरान होते हैं कि अचानक से इनको क्या हो गया। ग्रैंडपा से कहता है कि मैं कब से तुम्हें यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारे पास जो की एनर्जी है वो बहुत ज्यादा किसी ओल्ड मॉन्स्टर की एनर्जी की तरह है, क्योंकि तुम्हारी एज के साथ वो रिजेंबल नहीं करती, तुम्हारी नॉलेज है वो 1000 साल पहले की नॉलेज के बराबर है, क्योंकि तुम्हारे पास जो नॉलेज है वो हमसे भी ज्यादा है। तुम्हारे मैनर के पीछे वाली साइड के ऊपर उस पहाड़ी के ऊपर 3 ह्यूमंस की कब्रें बनी हुई हैं। वुशन से कहता है मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो, वो 3 ह्यूमंस की कब्रें नहीं है बल्कि 3 लोगों की कब्रें हैं जिनके ऊपर सेम नाम लिखे हुए हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे सामने झूठ बोलना बात करो, मैंने वहां पर खुद जाकर चेक किया, उनके ऊपर नाम लिखे हुए सेम वही नाम लिखे हुए जो कि 3 ह्यूमंस के थे जो कि उस आइलैंड के ऊपर थी। उसे कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बताऊंगा। भी यहाँ पर एक जैसे नाम होना तो एक कॉमन बात है, बहुत सारे लोगों के एक जैसे नाम होते हैं। लगता है कि इस जुईजैंग में और इस तरह के 3 ह्यूमंस नहीं हो सकते, वो इस लेवल पर नहीं थे कि वो इतने ज्यादा पावरफुल हो कि उन्हें 3 ह्यूमंस कहा जा सके। सुनने के बाद ग्रैंडपा से कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे जो पूछ रहा हूँ मुझे वो बताओ, तुम यहाँ पर टॉपिक को चेंज नहीं कर सकते, मुझे ये बताओ
बताओ क्या वाकई में तुम मार्शल गार्ड के रिलेटिव हो या फिर उसकी लेगेसी की तुम्हारे पास है या फिर तुम उसके डिसेंडेंट हो। तो सोमी भी इस बात से काफी हैरान हो रही थी। मूजिन और समाते वो सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि वोजिन उसे यहाँ पर जवाब दे। ग्रैंडपा को उसका जवाब नहीं मिलता तो वो खुद ही वहाँ पर जवाब देना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर आने के बाद, इस हुनान सिटी में आने के बाद तुम्हें मार्शल गार्ड की लेगेसी की पावर मिली, जिसकी वजह से तुम्हें ब्लड डीमन के बारे में पता है, क्योंकि ब्लड डीमन के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसी वजह से तुम यहाँ पर उन तीनों ह्यूमंस की डेड बॉडीज को उठाकर यहाँ पर आइलैंड के ऊपर लेकर और रिस्पेक्टफुली उन लोगों को यहाँ पर आकर दफना दिया, क्योंकि अगर कोई और उनको लेकर जाता तो वो उनके पास से उनकी पावर्स को लेने की कोशिश करता, उन मरी हुई डेड बॉडीज के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करता। फूजन उसकी सारी बातें सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होता है, फिर जात ही वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 48 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा भूषण यहाँ पर हंस क्यों रहा है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वोजन ग्रैंडपा की बातें सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारा हाइपोथेसिस काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर कुछ सही किया कुछ गलत कहा है, यानी कि जहाँ पर तुम्हारा कहना सही भी था और गलत भी था। ग्रैंडपा उसे कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम यहाँ पर उसके डिसेंडेंट हो या नहीं, या फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम यहाँ पर 1000 साल से अभी तक जिंदा हो। मार्शल गार्ड चाहे जो भी हो, लेकिन वो एक गार्ड तो नहीं था जो इतने सालों से जिंदा रह सकता है। जो बताओ क्या है तुम रियली हो कौन। तुम्हारा वोजन उसे कहता है कि मेरा नाम डैन वोजून है, सभी लोग यहाँ पर मेरी फैमिली के लोग हो, चाहे मेरी आइडेंटिटी कुछ भी हो, यहाँ पर ये नहीं बदलने वाला। और मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर से ज्यादा जानने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही तुम्हें यहाँ पर से ज्यादा मैं कुछ बताने वाला हूँ। तुम लोग मेरी फैमिली के लोग हो, मैं चाहे जो भी हो जाए तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हें जो भी यहाँ पर जवाब दे रहा हूँ तुम्हारे लिए काफी है। जुनशान स्वर्ड जैसी वो से ये वाली बात करता है तो ग्रैंडपा को एक झटका लगता है। तुम्हारा वोजन पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है अब दोबारा यहाँ पर इस तरह की बातें मेरे सामने मत करना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हमारा वोजन वहां चला जाता है। जबकि मुझे सोच रहा था क्या वाकई में हमारे मास्टर जो है ये मार्शल गार्ड के डिसेंडेंट है। स्मार्ट कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर एक अच्छे मास्टर को सर्व कर रहे हैं। तो ग्रैंडपा कहता है कि मुझे भी ऐसा लगता है। दोनों इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उनका मास्टर मार्शल गार्ड के डिसेंडेंट है। तो ग्रैंडपा उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा मास्टर इस वक्त इस दुनिया में सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर ये मार्शल गार्ड का डिसेंडेंट है तो इसका मतलब यह है कि इससे ज्यादा पावरफुल इस वक्त इस दुनिया में कोई भी नहीं है। सीन फिर से ग्रैंडपा का दिखाया जाता है। ग्रैंडपा जो होते हैं वो बड़ी मेहनत करके एक तख्ती के ऊपर एक नाम लिखते हैं, तो वो यहाँ पर डैन फैमिली या फूनान लिख देते हैं। वो एक फैमिली का नाम लिखते हैं, यानी इसको डैन फैमिली का नाम दे दिया गया है। तो सोमी ये देखने के बाद कहते हैं तो बहुत ज्यादा कूल है, मुझे भी यहाँ पर इस तरह की कैलीग्राफी सीखनी है। तो ग्रैंडपा से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैंने यहाँ पर इसके ऊपर काम किया और तुम्हें ये बहुत ज्यादा पसंद आया तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो वो उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें भी यहाँ पर इस बारे में सिखाऊंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे नाम लिखे जाते हैं। तब उससे बात कर रहे होते हैं तो हमारा वोजन वहां पर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे मेंशन में जो चाहे वो कर सकते हो। ग्रैंडपा उसे कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर एक साइन बोर्ड बना रहा हूँ जिसे दरवाजे के बाहर लटकाया जाएगा। वोजन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने लास्ट टाइम क्लियरली तुम्हें कहा था कि ये टॉपिक क्लोज हो चुका है, दोबारा मुझसे इस बारे में बात मत करना, दोबारा यहाँ पर ये बात नहीं की जाएगी। उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर ये चाहते हो कि हम लोग एक सेक्टर एस्टेब्लिश ना करें, एक फैमिली एस्टेब्लिश ना करें, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती है जो ऐसे यहाँ पर अपने नाम का टैग जो होती है वो बाहर लगाती है ताकि लोगों को कम से कम इतना पता हो कि यहाँ पर कौन सी फैमिली रहती है, इसका ताल्लुक सेक्टर बनाने से नहीं है। तुम्हारा वोजन कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, लेकिन इसी के साथ जब वो सोमी को देखता है, सोमी उस नाम को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तुम्हारा वोजन कहता है अच्छा ठीक है तुम इसको बाहर लटका सकते हो। साथ ही हमारा वोजन उसे कहता है कि आप मुझे ये बताओ कि तुम वापस कब जाने वाले हो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर रहते हुए काफी महीने हो गए हैं। तो ग्रैंडपा उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन वापस जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मुझे ये नहीं लगता कि मेरे जैसा एक बुढ़ा आदमी यहाँ पर मरने के लिए जगह ढूंढ रहा है, क्या मैं यहाँ पर आराम से मर भी नहीं सकता। तुम्हारा वोजन कहता है नहीं, हमारे पास यहाँ पर तुम्हें दफनाने की कोई जगह नहीं है। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं अगर मैं यहाँ पर मर जाता हूँ तो फिर मुझे उन तीनों ह्यूमंस के साथ दफना देना, उनके साथ अगर मेरी कब्र बनेगी तो मुझे बहुत ज्यादा शांति मिलेगी। वोजन कहता है कि नहीं, वहां पर कोई भी 3 ह्यूमंस नहीं और ना उनके साथ मैं तुम्हें दफना सकता हूँ। ग्रैंडपा उसे कहता है कि तुम भी यहाँ पर मेरी हालत को देखकर अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सिर्फ 1 साल तक ही जिंदा रहूंगा, क्योंकि मेरे पास जो की पावर थी वो सारी चली गई है की डेसिपोटिंग पॉइजन की वजह से, और अब मेरी उम्र जो है यहाँ पर और ज्यादा बढ़ना बंद हो जाएगी, क्योंकि अब मैं ज्यादा लंबी उम्र नहीं जी सकता, क्योंकि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूँ और 1 साल के बाद मैं मर जाऊंगा। अब जबकि मैं यहाँ पर 1 साल में मरने वाला हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इन बच्चों के साथ एक अच्छी लाइफ गुजारनी चाहिए, मैं तुम सभी के साथ एक फैमिली, एक घर के जैसा महसूस करता हूँ। जबकि सोमी उसे पकड़ती है और उसे कहती है ग्रैंडपा जी आप क्या कह रहे हैं, क्या आप मरने वाले हैं। तो वो उसे उठा लेते हैं और कहते हैं बेटा सोमी तुम्हें यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी इस दुनिया में आता है उसे एक ना एक दिन तो मरना ही होता है। ये तो ऊपर से लिखा हुआ कानून है जिसे कोई मिटा नहीं सकता, यानी कि ह्यूमंस की तरफ से ऐसे लिखा आता है जो पैदा होता है उसे मरना होता है। तुम इस बुढ़े आदमी को याद रखना, मेरी कब्र यहीं पर बनेगी, तुम उसके पर आकर मुझे श्रद्धांजलि दे सकते हो। तो सोमी वहां पर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। जब वो वहां पर रो रही होती है तुम्हारा वोजन उसे कहता है कि अब इसे तुम खुद ही चुप कराओगे, तो यहाँ पर इसे खुद रुलाया तो खुद ही से चुप करवाओ। और मुझे ये बताओ क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि उस पॉइजन के तुम्हारी बॉडी के अंदर जाने के बाद तुम यहाँ पर दोबारा से कल्टीवेट
नहीं कर सकते। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि हमारे जैसे मार्शल आर्टिस्ट जिन्हें इसकी डिस्पर्सन पॉइजन को बॉडी से निकालना नहीं आता, हम लोग बस ऐसे ही मर जाते हैं। लेकिन अगर तुम यहाँ पर मुझे एंटीडोट दे दो और मुझे यहाँ पर बताओ कि कैसे मैं इसको निकाल सकता हूँ तो मैं दोबारा से लंबी उम्र जी सकता हूँ। तुम्हारा वूजन उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें यहाँ पर स्पिरिचुअल हर्ब की जरूरत है। ग्रैंडपा कहते हैं क्या स्पिरिचुअल हर्ब की जरूरत है? तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि हाँ तुम्हें स्पिरिचुअल हर्ब्स की जरूरत है। तो ग्रैंडपा कहता है फिर मुझे बताओ कि मुझे यहाँ पर कौन सा स्पिरिचुअल हर्ब की जरूरत है, मुझे बस नाम बताओ, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी स्पिरिचुअल हर्ब को ढूंढ कर लाऊं। जबकि सोमी से कहते हैं क्या ग्रैंडपा यहाँ पर बच सकते हैं, स्पिरिचुअल हर्ब्स क्या होती हैं? तुम्हारा वूजन उसे बताता है कि स्पिरिचुअल हर्ब्स एक ऐसी चीज होती है जो कि स्पेशल ग्रास किसी कह सकते हो, तुम लोग यहाँ पर किसी भी जड़ी बूटी को स्पिरिचुअल हर्ब कह सकते हो, लेकिन वो ऐसी जड़ी बूटी होनी चाहिए जिसके अंदर ह्यूमन एंड अर्थ की एनर्जी इकट्ठी होती है। वो कई हजार साल पुरानी हो सकती है, कई 100 साल पुरानी हो सकती है, इसके अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठी होती है, इसी वजह से स्पिरिचुअल हर्ब कहते हैं और इसे ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ग्रैंडपा उसे कहता है कि हमारी नामकुंग फैमिली में इस वक्त एक स्पिरिचुअल हर्ब है, क्या मैं उसे लेकर आऊं? वो उसके साथ उन्होंने एक पिल बनाकर वहां पर रखी हुई है। तो वो कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम वहां पर जाकर उसे ला पाओगे, यहाँ पर किसी किस्म की स्पिरिचुअल हर्ब को ही ढूंढना होगा, ये नेचर में उगती है, तुम्हें यहाँ पर से इसी जंगल के ऊपर जाकर ढूंढना होगा, शायद तुम्हें कोई स्पिरिचुअल हर्ब मिल जाए। तो ग्रैंडपा कहते हैं तो फिर ये तो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि बाजार से अगर स्पिरिचुअल हर्ब्स खरीदे तो उसके तो बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल हर्ब्स इतनी आसानी से मिलती भी नहीं है और ये जड़ी बूटियां इतनी आसानी से मिलती नहीं है, तो इसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और मेरे पास पैसे हैं नहीं, और इतनी मेरी किस्मत अच्छी नहीं है कि मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल हर्ब्स मिल सके। यानी कि अगर मैं यहाँ पर आज भी ढूंढना शुरू को तो हो सकता है कि 10 साल लग जाए मुझे यहाँ पर उस जड़ी बूटी को ढूंढने में, क्योंकि मेरी किस्मत काफी ज्यादा खराब चल रही है। जबकि सोमी उसी की तरफ देख रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन जो होता है उसी माउंटेन के ऊपर का दिखाया जाता है। तो ग्रैंडपा सोमी को अपने साथ लेते हैं, साथ में मोजिन और स्मार्टे वो सभी लोग वहां पर माउंटेन के ऊपर जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तो मोजिन उसे कहता है कि वाकई में तुम्हें लगता है कि इस माउंटेन के ऊपर स्पिरिचुअल जड़ी बूटी मिल सकती है? तो स्मार्टे उसे कहता है कि इतनी सुबह सुबह मुझे जगा लिया, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर जड़ी बूटी मिलेगी? ग्रैंडपा कहते हैं ढूंढने से तो खुदा भी मिलता है, चलो जल्दी से इस माउंटेन के ऊपर ढूंढना स्टार्ट करते हैं। ये माउंटेन काफी अरसे से यहाँ पर है, तो हो सकता है कोई जड़ी बूटी यहाँ पर छुपी हुई हो। ग्रैंडपा कहता है कि हमें यहाँ पर उस माउंटेन के ऊपर जाकर चेक करना होगा, वहां पर हमें जड़ी बूटियां मिल सकती है। जबकि सोमी आगे की तरफ चलना शुरू कर देती है। ग्रैंडपा उसे कहता है कि यहाँ पर अकेले मत चलो, ये जगह खतरनाक हो सकती है, यहाँ पर बहुत सारे जानवर हो सकते हैं जो तुम्हें काट सकते हैं। सोमी कहती है परेशान होने की जरूरत नहीं है, सोमी ऐसी जगह के ऊपर नहीं जाएगी जहाँ पर खतरा हो, मैं दूर दूर यानी साफ साफ जगह के ऊपर ही जाऊंगी। ग्रैंडपा उसे कहते हैं सोमी क्या तुम भी यहाँ पर मेरे लिए उस जड़ी बूटी को ढूंढोगी? तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं ग्रैंडपा, मैं चाहती हूँ कि आप जिंदा रहें और मेरे साथ खुश रहे, तो मैं यहाँ पर आपको बचाने के लिए जरूर करूंगी। तो ग्रैंडपा कहते हैं तो भी ठीक है। वो मोजिन से कहते हैं कि मोजिन तुम सोमी के साथ रहो, जबकि मैं और स्मार्टे हम दोनों पहाड़ी की तरफ जाते हैं और वहां पर चेक करके आते हैं। तुम दोनों यहाँ पर आसपास के एरिया को स्कैन करो और जहाँ पर अगर खतरा हो तो दूर रहना। मोजिन उसे कहता है कि आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। और इसी के साथ ही स्मार्टे और ग्रैंडपा दोनों वहां पर पहाड़ी के ऊपर चढ़ रही होती है। तो स्मार्टे कहता है कि तुम्हें वाकई में लगता है कि इस माउंटेन के ऊपर तुम्हें स्पिरिचुअल जड़ी बूटी मिल सकती है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, जरा देखो हम लोग यहाँ पर कहाँ तक पहुंच चुके हैं और अभी तक हमें यहाँ पर एक स्पिरिचुअल जड़ी बूटी का छोटा सा तिनका भी नहीं मिला। ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि हाँ मुझे भी लगता है कि यहाँ पर हमें नहीं मिलेगा, जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा मुश्किल है। माते उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बता रहा हूँ अगर कोई जड़ी बूटियां खोजने वाला इंसान भी यहाँ पर जड़ी बूटी खोजने के लिए आएगा, हो सकता है कि उसे पूरा 1 साल लग जाए जड़ी बूटी ढूंढने में, और तुम्हें लगा था कि सिर्फ और सिर्फ 1 दिन में तुम यहाँ पर से जड़ी बूटी ढूंढोगे और अपनी पावर्स को रिकवर कर लोगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उस माते उसे कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मुझे लगता है कि मैं वापस चलना चाहिए, कल दोबारा यहाँ पर आएंगे और फिर से आकर ढूंढेंगे, या फिर तुम क्यों ना जाकर नामकुंग फैमिली से इस बारे में बात करो, उनसे पास जो जड़ी बूटियां वो ले लो। ग्रैंडपा कहता है कि नहीं मैं वहां पर नहीं जा सकता, मैंने नामकुंग फैमिली को छोड़ दिया, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। तो स्मार्टे उसे कहता है कि वैसे मैंने यहाँ पर कुछ अफवाहें सुनी है, वो सारी की सारी हो सकता है कि अफवाहें या फिर सच भी हो सकती है कि नामकुंग फैमिली की हालत काफी ज्यादा खराब है। ग्रैंडपा उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, चलो जल्दी से मुझे विस्तार में बताओ कि क्या हुआ है। तो वूजन उसे कहता है कि ये मोजोंग क्लैन के लीडर के बारे में है जो कि इस वक्त तुम्हारी मीरो अलायंस का लीडर बन चुका है। तो वो कहता है कि अब उसने क्या कर दिया। तो स्मार्टे उसे कहता है कि मैंने सुना है कि उसने यहाँ पर एक नया कानून पास किया, एक नया कानून जिसमें वो यहाँ पर जितने भी छोटे मोटे ताजिर हैं उन सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उन सभी से यहाँ पर चंदा मांग रहा है। चंदा मतलब एक्सटॉर्शन फीस मांग रहा है, और वो लोग आकर उसको पैसे देते हैं ताकि वो अपना धंधा चालू रख सके। अगर कोई फीस नहीं देगा तो उसके धंधे को बंद कर दिया जाएगा। अब से उन लोगों ने यहाँ पर पैसे इकट्ठे करना शुरू किया, उन लोगों की जिंदगी पहले से बेहतर हो गई है, वो अपने पैलेस में बैठकर याशी कर रहे हैं। और सुनने के बाद ग्रैंडपा काफी हैरान होते हैं और कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये लोग करप्ट लोग हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ जरूर करेंगे। तो यहाँ पर एपिसोड 49 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या इन लोगों को यहाँ पर से स्पिरिचुअल जड़ी बूटी मिल पाएगी या भी नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 50 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सोमी और मूजिन को दिखाते हैं। मूजिन कहता है कि मैं वहां पर साइड के ऊपर झाड़ियों में देखने के लिए जा रहा हूं, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम्हें यहीं पर रहना होगा, यहाँ पर से हिलना मत। तो सोमी एक पत्थर के ऊपर बैठी होती है, वो उसे कहते हैं कि ठीक है मैं यहीं पर बैठी रहूंगी, लेकिन जब मूजिन वहां से चला जाता है तो उसे भूख लग जाती है। वो कहती है मुझे तो भूख लग रही है। इसी के साथ उसे सामने कुछ जड़ी बूटियां दिखाई देती है, तो वो कहती है ये तो खाने वाली चीजें हैं, ये तो एरो रूट है। और वो जल्दी से भागती हुई आगे बढ़ती है और कहती है कि मुझे इसे उखाड़ लेना चाहिए। और वहां पर से कुछ उखाड़ लेती है, कुछ खा लेती है और साथ ही कुछ बैग के अंदर रख लेती है। और इसी के साथ से वहां पर और भी बहुत सारी एरो रूट्स दिखाई देती है। वहां क्या कहती है कि यहाँ पर तो बहुत सारी है, मुझे लगता है कि मुझे पूरा बैग बांट लेना चाहिए, मैं बाकी के सभी लोगों को भी यही दूंगी, आज सभी लोग इसे खाएंगे। थोड़ी देर के बाद वहां पर ग्रैंडपा समाते वो दोनों भी वापस आ जाते हैं। समाते कहता है कि मुझे लगता है कि इतनी बड़ी माउंटेन के ऊपर चढ़ने के बाद हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिला, ये बिल्कुल बेकार ट्रिप रही। फिलहाल के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा, रात होने वाली है, कल सुबह हम लोग फिर से वापस आएंगे। उसके साथ ही समाते वहां पर सोच रहा होता है कि जब से मैंने इसे यहाँ पर बताया कि इसकी नैमकुंग फैमिली के हालात काफी ज्यादा बुरे हैं और साथ ही म्यूरियम अलायंस का जो लीडर है वो बहुत ही बुरा है, तो ये तब से इसने कुछ एक लफ्ज भी नहीं बोला और ये चुपचाप है। ग्रैंडपा वहां पर मोयोंग क्लैन के लीडर के बारे में सोच रहे थे, जो कि अब अलायंस का नया लीडर बना है। ये चलते चलते वहां पर वापस पहुंच जाते जहां पर से इन लोगों ने शुरू किया था। तो सोमी भी वहीं पर होती है और वहां पर से जड़ी बूटियां उखाड़ रही होती है और उखाड़ कर उन्हें बैग के अंदर रख रही होती है। ये लोग वहां पर पहुंचने के बाद कहते हैं कि सोमी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सोमी उन्हें कहती है कि ग्रैंडफादर हम लोग तो यहाँ पर खाने के लिए एरो रूट्स को निकाल रहे हैं। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि ये सारे का सारा गड्ढा तुमने गोदा है। तो वो कहती है हाँ ग्रैंडपा ये सब कुछ मैंने किया, और साथ ही वो उसके सामने एरो रूट करती है और कहती है ग्रैंडपा ये खाई जा सकती है, क्यों ना आप भी इसको खा ले। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं भी इसको खाऊंगा। और इसी के साथ ही उसे कहते हैं तुमने तो यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियां उखाड़ ली हैं। सोमी उसे कहता है कि इनमें से कुछ जड़ी बूटियां मैं जाकर अपने डैड को देने वाली हूँ। तो वो कहता है क्या तुम सारी की सारी अपनी डैड को दे दोगी, क्या ग्रैंडफादर को कुछ नहीं दोगी। तो वो कहते हैं ग्रैंडफादर आपके लिए तो यहाँ पर एक स्पेशल जड़ी बूटी है। और इसी के साथ ही वो वहां पर बैग के अंदर ढूंढना शुरू करती है। जब वो बैग के अंदर ढूंढ रही होती है, इसी के साथ ही वहां पर से वो जिनसन निकाल लेती है और उसे कहती है ये देखें ग्रैंडपा जी आपके लिए, ये बहुत सा चमक रही थी, इसी वजह से मैंने इसे स्पेशली आपके लिए रखा है। तो ग्रैंडपा उसे देखने के बाद कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो 10,000 ईयर पुरानी जेनशिंग है। वाली बात सुनने के बाद समाते और उसके साथ साथ मूजिन दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सोमी कहती है कि आपने यहाँ पर क्या कहा कि ये 10,000 साल पुरानी जेनशिंग है। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि हाँ इसमें कोई शक नहीं है, ये वही है, 10,000 साल पुरानी जेनशिंग है, यानी कि एक स्पिरिचुअल हर्ब है, ये एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल हर्ब है। सोमी से पूछते हैं बताओ जो तुम्हें कहाँ पर मिली। तो सोमी कहती है कि वहीं उस पत्थर के पीछे जिसके ऊपर मैं बैठी हुई थी। तो ये बात सुनने के बाद समाते और मूजिन दोनों काफी हैरान होते हैं और कहते हैं अगर ये यहाँ पर थी तो फिर हम लोग पूरी माउंटेन को ढूंढ कर क्यों आ गए। जबकि ग्रैंडपा सोमी को उठाते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने यहाँ पर ग्रैंडपा की जान बचा ली, तुमने यहाँ पर ग्रैंडपा को दोबारा जिंदा कर दिया। सोमी कह रही होती है ग्रैंडपा प्लीज आप मुझे नीचे छोड़ दे, आप तो यहाँ पर घुमा घुमा कर मुझे चक्कर दिलाएंगे। समाते चढ़ाकर कहता है कि हमें पहले यहाँ पर देख लेना चाहिए था, इस पत्थर के नीचे देख लेते तो हमें माउंटेन के ऊपर नहीं चढ़ना पड़ता। वहां से वापस आने के बाद वो जड़ी बूटी लेकर हमारे वुजन के पास आते हैं। तो वुजन उसे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा लकी जो तुम्हें इसी माउंटेन के ऊपर जड़ी बूटी मिल गई, अब यहाँ पर अपनी क्रॉस लेग करके बैठ जाओ और अपनी की को सर्कुलेट करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारी जो ब्लॉकेज है उसको हटाने वाला हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, और इसी के साथ ही वो उसके सामने बैठ जाते हैं। जबकि वुजन उसे कहता है कि इस प्रोसेस पे तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है, इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर इस दर्द को बर्दाश्त करना होगा। तब ग्रैंडपा वहां पर अपनी की को सर्कुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है। इसी के साथ हमारा वुजन उसके पीछे बैठ जाता है, अपनी एक्यूपंक्चर टेक्निक को यूज करते हैं उसकी बॉडी के अंदर की ब्लॉकेज को अनब्लॉक करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ग्रैंडपा को बहुत ज्यादा दर्द होता है। उनकी पूरी बॉडी के अंदर जितनी मेडियंस होती हैं वो सारी की सारी फट रही होती हैं और दोबारा से रीजनरेट हो रही होती हैं। और इसी के साथ ही थोड़ी देर के बाद वहां पर उनकी बॉडी के अंदर से एनर्जी सर्कुलेट करना शुरू कर देती है। और सुबह का वक्त दिखाते हैं कि सुबह के वक्त ग्रैंडपा जो होते हैं वो काफी हद तक इंटरनल एनर्जी को यूज कर रहे होते हैं। तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इंटरनल एनर्जी को यूज कर रहे हो, जिसका मतलब यह है कि बहुत ही जल्दी तुम इंटरनल एनर्जी को पीक तक पहुंचा सकते हो। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ 10% है, ये एनर्जी तो उस एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ 10% है जो एनर्जी में पहले यूज कर सकता था। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि ये तो उस एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ 10% है जो एनर्जी में यहाँ पर यूज किया करता था स्वर डैम्पर होने पर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं इसको दोबारा से रिकवर कर सकता हूँ, तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसे कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया, अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो मैं कभी भी यहाँ पर नहीं कर पाता। तुम्हारा वुजन से कहता है कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ बल्कि ये सोमी की वजह से हुआ है। अगर सोमी इतनी लकी नहीं होती और तुम्हारे लिए यहाँ पर उस जेनसन को नहीं ढूंढती, तुम कभी भी यहाँ पर अपनी मेडियंस के ऊपर लगी ब्लॉकेज को नहीं हटा पाते। तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर सोमी को बहुत ही अच्छे से थैंक यू बोलना होगा। जबकि ग्रैंडपा वहां पर सोच रहे होते हैं कि अभी मैं यहाँ पर इसी बारे में सोच रहा हूँ कि अगर ये वाकई में यहाँ पर मार्शल गार्ड का डिसेंडेंट है तो फिर तो ये म्यूरियम अलायंस का दुश्मन हुआ, क्योंकि जो मार्शल गार्ड था वो कोई अच्छा इंसान नहीं था बल्कि वो एक बहुत ही बुरा इंसान था। म्यूरियम अलायंस का तो वो कट्टर दुश्मन था, और अगर ये उसका डिसेंडेंट है तो फिर मैं यहाँ पर इसकी मदद लेकर अपने आप को बचा रहा हूँ। ये तो वाकई में बहुत ही हैरान करने वाली बात है। ग्रैंडपा काफी दिनों तक प्रैक्टिस करते रहते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद उनकी इंटरनल एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो समाते और मूजिन दोनों साइड के ऊपर छुपकर देख रहे होते हैं। तो समाते कहता है कि मुझे लगता है कि अब अगर हम लोग इस बुढ़े आदमी के सामने से बुढ़ा आदमी कहेगा
रहेंगे, जहाँ पर इसके साथ कोई गलत बात करेंगे तो हम लोग मारे जाएंगे। तो इसी के साथ ग्रैंडपा वहाँ पर ना चाहते हुए उनकी पावर रिलीज होती है, जिसकी वजह से उन दोनों को झटका लगता है, वो दोनों पीछे की तरफ गिर जाते हैं। मुजिन कहता है कि जरा देखो तो सही, स्वर्ड डैम्पर की एनर्जी रिलीज हुई है, अब मुझे पता चल रहा है कि स्वर्ड डैम्पर पहले कितने पावरफुल थे। तो ग्रैंडपा उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेला हूँ, फिर मुझे अचानक से यहाँ पर दो लोगों की प्रेजेंस महसूस हुई, तो मैंने यहाँ पर एनर्जी को ऐसे रिलीज कर दिया, मुझे नहीं पता कि ये तुम दोनों हो। टोनी से कहता है कि इसमें यहाँ पर एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं है। जबकि ग्रैंडपा से कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर जिस तरह पहले मुझसे बात करते थे फिर भी यहाँ पर मुझसे वैसी बात कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जबकि हमारा स्मार्ट से कहता है सभी इंसान एक बराबर है, सभी इंसान एक जैसे है, तो फिर हम सभी लोग यहाँ पर जैसे चाहे जिससे बात कर सकते हैं। तो स्मार्टियो से कहता है कि मुझे लगता है कि अब जबकि तुमने यहाँ पर अपनी इंटरनल एनर्जी को वापस हासिल कर लिया है, तो तुम जाकर उन सभी लोगों से बदला लोगे जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है। तो ग्रैंडपा से कहता है कि मैंने अभी तक अपनी इतनी एनर्जी को रिकवर नहीं किया कि मैं उनका मुकाबला कर सकूं, क्योंकि वो सभी लोग मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। और वैसे मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर ये सब कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि मेरे ऐसा करने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। स्मार्टियो से कहता है क्या तुम उन लोगों से बदला नहीं लेना चाहते? क्या तुम उन लोगों को नहीं ढूंढना चाहते जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है? तो वो कहते हैं हाँ, मैं उनको ढूंढना चाहता हूँ, उनसे बदला भी लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे फैसलों से म्यूरम अलायंस के ऊपर असर पड़ सकता है, इसी वजह से मैं यहाँ पर कोई गलत फैसला नहीं लूंगा। तब के अंदर ही अंदर ग्रैंडपा वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि मुझे फिलहाल के लिए ये तो नहीं पता कि किसने मेरे साथ ये सब कुछ किया, किसने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन जब मुझे पता चल जाएगा उसके बाद चाहे मुझे यहाँ पर कितने ही साल क्यों ना लग जाए, मैं उन्हें ढूंढूंगा और ढूंढने के बाद उन्हें निकाल कर मार डालूंगा। के साथ उन्हें वहाँ पर ट्रेमर्स महसूस होते जैसे कि ग्राउंड हिल रहा हो, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी आर्मी होती है जो कि हमारे वूजन को चारों तरफ से घेर रही होती है। तो दूसरी तरफ का सीन दिखाता है जहाँ पर हमारा वूजन चारों तरफ से घिर चुका होता है, तो वूजन के आसपास बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं। तो वो लोग उससे पूछते हैं क्या तुम सामने वाले मैनर में रहते हो? तुम्हारा वूजन कहता है कि हाँ, अगर मैं वहां पर रहता हूँ तो फिर इससे क्या? तो इसी के साथ वो सभी लोग अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। तुम्हारा वूजन कहता है कि लगता है कि यहाँ पर फाइट करना पड़ेगी, जब किसी के साथ ही वहां पर डीमन कल्ट का लीडर पहुंच जाता है, चलाकर कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? तुम सभी कमीने कितने घटिया लोग हो, तुम सभी लोग यहाँ पर एक अनाम इंसान के ऊपर अटैक करने के लिए, तुम सभी के पास वेपन हो, तुम सभी लोग ज्यादा हो, जबकि एक अकेले इंसान जिसके पास वेपन भी नहीं उसके ऊपर अटैक करना चाहते हो। सभी लोग उसकी तरफ देखते हो और कहते हैं कि अब तुम कौन हो जो बीच में यहाँ पर आकर अपनी टांग अड़ा रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। जबकि जो डीमन कल्ट के लीडर होते हैं वो उनसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, जैसे ऐसे लोग जिनकी कोई औकात नहीं है, वो लोग इस लायक नहीं है कि मैं तुम्हें अपने बारे में बता सकूं। तो ये बात सुनने के बाद वो भी काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर ये कहने की कि हमारी कोई औकात नहीं है। तो वो लोग कहते हैं चलो पहले इसको मार डाल दे, उसके बाद इस बंदे को पकड़ेंगे, और इसी के साथ ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन डीमन कल्ट का लीडर, क्योंकि वो एक कल्ट का लीडर है, तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, यानी कि उसका लेवल भी स्वर्ड एम्परर के लेवल के बराबर ही है, तो वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है। एक सोल्जर जो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, उसके हाथ से उसकी तलवार छीनकर उसकी गर्दन काट देता है, और फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसकी पावर्स रिलीज होती है। और बाकी के सभी लोग इस बात से काफी हैरान हो रहे थे कि आखिर इसकी पावर्स इतनी ज्यादा कैसे रिलीज हो सकती है, आखिर बंदा कौन है, इतना पावरफुल बंदा कौन हो सकता है। और साथ ही वो वहां पर उनके ऊपर पंचेस मारना शुरू करता है, क्योंकि डीमन कल्ट का जो लीडर है इसका स्टाइल जो होता है वो पंचेस होते हैं, तो वो सभी को वहां पर पंचेस मार रहा होता है, हालांकि उसने तलवार हाथ में पकड़ी होती है। हमारा वोशन भी ये देखकर काफी हैरान हो रहा होता है कि अब ये बंदा कहां से आ गया जो इतना स्ट्रॉन्ग है कि पंच मारकर यहाँ पर सभी को ढेर किए जा रहा है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 50 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे डीमन कल्ट का लीडर अब यहाँ पर क्या हासिल करने के लिए आया है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।